तो वेलकम बैक गाइस, नई वीडियो आ चुकी है। और जैसे कि लोग तो मतलब ऑलरेडी देख ही लिया होगा। तो ये जो वीडियो ये 5 आवर की बन चुकी है। आई नो इसे मतलब काफ़ी बड़ी है और इस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी है, क्योंकि या मेहनत तो लगी, ऑफ कोर्स लगनी थी। और ये मेरी तरफ से ना 10K स्पेशल तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो या बस मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो, 10K के लिए फैमिली हो चुकी है हमारी। बाकी आई होप हम 1 मिलियन भी कंप्लीट कर पाए जल्दी। आई मीन गोल तो काफ़ी बड़ा है, बट जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आई थिंक मुझे उसके मुताबिक सही लग रहा है इतना बड़ा गोल। तो या मेंटेन रखना है ऐसा ही सपोर्ट। बाकी यही कहना था। अभी देखो मेरी तो एग्ज़ाम कंटिन्यूस चल रही है, मतलब एग्ज़ाम के बीच ही अपलोड करना थोड़ा मुश्किल था, बट कर लिया मैंने कैसे तो एडजस्ट। बाकी अभी मेरा मंडे को लास्ट पेपर है तो वो हो जाएगा। वो जो हाँ, तो मुझे एक और चीज़ कहनी थी कि मेरा जो विस्पर्स इन द फॉग सॉन्ग है ना, वो आई थिंक मैं मंडे को यानी कल जो है ना मंडे, तो मैं आई थिंक तब अपलोड कर दूंगा। पहले मेंबर्स ओनली करूंगा, बाद में फिर सबको आ जाएगा। तो वही कहना था, उसे हाइप कर देना। और ये संडे तो तुम इस पे सारे पॉइंट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मंडे को रिफ्रेश हो जाता है तो उस पर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगले संडे के लिए बचा के रखना। और जो वेडनेसडे को वीडियो आएगी उसके लिए। तो उतना ही कहना था। बाकी आई थिंक अभी मैं कंटिन्यूस आऊँगा, क्योंकि अभी कॉलेज शुरू हो जाएगा। मंडे को लास्ट एग्जाम है। तो या इतना ही था। बाकी सपोर्ट बनाए रखना। और जो मतलब एक बंदे ने ना वाईटी पे मुझे सुपर थैंक दिया था, तो मैं उसका नाम ले लेता हूँ। तो @edit.x.00793 भाई को दिस ए थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स एंड रियली अप्रिशिएट द सपोर्ट, थैंक्स फॉर इट। एंड मेंबर्स भी बड़े हैं तो मैं उनका भी नाम ले रहा हूँ। मियान अहमद भाई को भी दिल से शाउट आउट एंड थैंक यू फॉर बिकमिंग चैनल मेंबर एंड बिकमिंग अ फैमिली मेंबर। एंड यूसुफ रहमान भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर बिकमिंग चैनल मेंबर एंड सपोर्टिंग। एंड T.H भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर बिकमिंग चैनल मेंबर एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट। शाहरुख शर्मा को भी दिल से थैंक यू फॉर बिकमिंग चैनल मेंबर। और आई थिंक ये जो शाहरुख शर्मा है ना, इन्होंने आई थिंक ये पहले चैनल के मेंबर्स है जिन्होंने एंजल का ये लिया है। तो या और MD रेहान भाई भी है जिन्होंने एंजल 1 का लिया है। तो बिग शाउट आउट टू देम टू। बाकी कंटिन्यूस वीडियो आती रहेगी तो मुझे बताना। मैंने इमेजेस की थोड़ी क्वालिटी भी चेंज की है, और एंड में मैंने आउटरो में सॉन्ग भी डाला है। और थोड़ा आई थिंक मैं ना आगे के थंबनेल से मतलब चेंजेस करने वाला था, बट उसका कोई जान दो। बाकी तुम रिव्यू देना मुझे कैसा लगा। और आई थिंक 10K हो चुके हैं, तो मुझे तुम बताना कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ या क्या करूँ। अब ये संडे तो नहीं होगा, मतलब अगले संडे होगा, मतलब आज नहीं होगा, अगले संडे जो आ रहा है उस वक्त हम ट्राई कर सकते हैं। तुम मुझे बताना मैं क्या करूँ, तुम्हारे सजेशंस देना। बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी बताना एंड एंजॉय द वीडियो। तो भाई चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे ड्वेन डांटेस यानी कि क्लाइंट से, जो अपने बटलर वाल्टर के बारे में सोच रहा है। हुआ ये था कि वाल्टर ने बताया कि उसके घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसे एक लेटर मिला है। अब क्लाइंट का दिमाग यहाँ तुरंत डिटेक्टिव मोड में चला जाता है। वो सोचता है कि यार ये बात कुछ हजम नहीं हुई। वाल्टर की फैमिली तो यहीं बैकलैंड में रहती है, तो अगर सच में कोई इमरजेंसी होती तो कोई फैमिली मेंबर सीधे पब्लिक कैरिज या रेंटल कैरिज लेकर आ जाता है ना। लेटर भेजने में टाइम लगता है, और वाल्टर की जो सैलरी है और गांव में जो उसकी जमीन है उसके हिसाब से वो कैरिज का खर्चा आराम से उठा सकता है। तो फिर ये लेटर वाला चक्कर क्या है? लेकिन क्लाइंट ने अपना शक जाहिर नहीं किया, बस ऐसे ही सिर हिला दिया जैसे ने बस यूं ही पूछ लिया हो। वो वापस अपनी रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठ गया और पेपर्स पढ़ने का नाटक करने लगा, पर उसका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था। रिचर्डसन जो दूसरा सर्वेंट है, वो क्लाइंट को देखकर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज आई, क्लाइंट ने पेपर्स से नजर हटाए और सोचने लगा। वो सोचता है कि रिचर्डसन का एक और फायदा पता चला। वो अपने आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है, काम की इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। जैसे पहले भी उसने बिशप इलेक्ट्रा को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पर गेस्ट के तौर पर सबसे पहले देखा था। लेकिन क्लाइंट ये भी नोट करता है कि रिचर्डसन की ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्टर की तरह नहीं है। वो बस इवेंट पर फोकस करता है, डिटेल्स पर नहीं। खैर, इन सब बातों को साइड में रख क्लाइंट पूरा ध्यान वाल्टर की अजीब सिचुएशन पर आ जाता है। उसे याद आता है कि मैजिक मिरर एरोड्स ने उसे किसी एडिशनल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। तो क्या ये वही है? अब क्लाइंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो सोचता है कि भाई, इससे पहले कि कोई खतरा मेरे सर पर आ जाए, मुझे डिवाइन करके चेक कर लेना चाहिए। और बस ये सोचते ही वो तुरंत अपने बाथरूम में जाता है और अपनी स्पेशल रिचुअल शुरू करता है। 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज, और बूम, वो ग्रे फॉग के ऊपर अपनी थ्रोन पे पहुंच जाता है फूल के अवतार में। ये सीन मुझे हमेशा बहुत कूल लगता है। मतलब 1 सेकंड में नॉर्मल इंसान से एक मिस्टीरियस गॉड लाइक फिगर बन जाना। अब क्योंकि उसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो सिर्फ ये डिवाइन कर सकता था कि वाल्टर की प्रॉब्लम से उसे कोई खतरा है या नहीं। उसने अपना स्पिरिट पेंडुलम निकाला और डिवाइनेशन स्टेटमेंट लिखा, वाल्टर की एबनॉर्मेलिटी मेरे लिए खतरा लाएगी। इसके बाद उसने 7 बार उस स्टेटमेंट को दोहराया
और जब आंखें खोली तो देखा कि पेंडुलम काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा था, वो भी नॉर्मल स्पीड से। इसका मतलब था कि वाल्टर के मैटर से उसे डायरेक्ट कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्लाइन को अपने एक्सपीरियंस से पता था कि इसका एक और मतलब भी हो सकता है। हो सकता है खतरा इस बात पर डिपेंड करता हो कि वो क्या चॉइस लेता है। अगर वो बिना सोचे समझे इस मामले में कूद पड़ा तो जो चीज़ खतरनाक नहीं है वो भी खतरनाक बन सकती है। मतलब उसे संभलकर कदम उठाने होंगे। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे द हमिट यानी कैटलिया का क्रिम्सन स्टार चमकता हुआ दिखाई देता है। क्लाइन को लगा कि शायद स्केल्स ऑफ लक की पेमेंट आ गई है, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कैटलिया तो बस मिस्टर फूल से एक मैसेज दहमेंत पहुंचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। उसने द वर्ल्ड के साथ डील कब क्लोज करेगी, इसका कोई जिक्र नहीं किया। अब मैसेज ये था कि सोनिया आइलैंड के नॉर्थ में एबिस मेलस्ट्रॉम में ऑब्निस्क मौजूद हैं। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि मिस्टर हैंग्ड मैन की किस्मत अच्छी है, कम से कम उसे गॉड्स के बैटलफील्ड के रूइंस में तो नहीं जाना पड़ा। हालांकि ऑब्निस्क भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं और उनका इस्तेमाल रिचुअल के करना आसान नहीं होगा। शायद सी गॉड की हेल्प लेनी पड़े। फिर उसे कैटरिया की दूसरी रिक्वेस्ट पता चलती है। वो अब्राहम फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को ढूंढने में मदद चाहती थी। ये सुनते ही क्लाइन का दिमाग चलने लगता है। वो सोचता है कि इसका मतलब क्वीन मिस्टिक को मिस्टर डोर के ओरिजिन्स के बारे में काफी कुछ पता है। शायद एम्पेरर ने उन्हें बताया हो। वो तुरंत ये मैसेज हैंग्ड मैन तक पहुंचा देता है। दूलजीरिया ने अभी अपनी रिपोर्ट खत्म की थी और उसे अपने शिप ब्लू अवेंजर पर लौटने की परमिशन मिली थी। जैसे ही उसे द हर्मिट का मैसेज मिलता है वो बिना कोई एक्सप्रेशन दिए अपने कैप्टन केबिन की तरफ चल देता है। कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करके वो सीधे अल्कोहल कैबिनेट के पास जाता है और एक बोतल निकालता है, लैंटी प्रूफ, जो पायरेट्स की फेवरेट ड्रिंक है। वो आधा कप भरता है और एक ही घूंट में पानी की तरफ पी जाता है। ये सीन दिखाता है कि बाहर से वो जितना शांत दिख रहा था, अंदर से उतना ही टेंशन में था। ड्रिंक खत्म करने के बाद वो धीरे से हंसता है। अब्राहम फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट दूसरों के लिए ये शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। वो सोचता है कि मैं मिस मैजिशियन से पूछ सकता हूँ। उसकी टीचर खुद एक अब्राहम है। हे एडमिरल ऑफ स्टार्स को अभी तक ये बात नहीं पता। पहले तो उसके मन में लालच आता है कि वो ये जानकारी छुपा ले, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि ये बात आसानी से सामने आ सकती है। वो सोचता है कि एडमिरल ऑफ स्टार्स अगले टैरो गैदरिंग में ये मिशन सबके सामने रख सकती है और बाकी लोगों को भी पता है कि मिस मैजिशियन की टीचर एक अब्राहम है। ऐसे झूठ का कोई फायदा नहीं जो आसानी से पकड़ा जाए। इससे फ्यूचर में होने वाली डील्स खराब हो सकती है। कभी कभी ईमानदारी ही बेस्ट पॉलिसी होती है। ये सोचकर वो मिस्टर फूल को अपना जवाब भेजता है। वो कहता है कि प्लीज मैम हर्मिट को बता दीजिए कि वो अब्राहम फैमिली के क्लूज के लिए सीधे मिस मैजिशियन से पूछ सकती हैं। इसके बाद ब्लड मून वाली रात की घटना के बारे में मिस्टर फूल से पूछता है। वो जानना चाहता था कि जिस चीज़ ने ओशियन सॉन्गस्टर के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के साथ रेजोनेट किया था, क्या वो बुक ऑफ कैलेमिटी थी? और कोरल पैलेस में जो फीमेल गोल्डन कप कोहिनेम थी, क्या वो कोहिनेम थी? ये सुनते ही क्लाइन के कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचा कुछ अच्छा। क्वीन ऑफ कैलेमिटी शायद पूरी तरह से मरी नहीं है। हो सकता है उसने अपनी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को स्प्लिट कर दिया हो, एक बुक ऑफ कैलेमिटी में और दूसरा उस अंडरसी रूइन में। और क्या पता तीसरा या चौथा हिस्सा भी कहीं और हो। क्लाइन बिना किसी हिचकिचाहट के कन्फर्म कर देता है कि वो एल्फ क्वीन ऑफ कैलेमिटी कोहिनेम ही थी। ये कोई इंट्यूशन नहीं था, बल्कि लॉजिकल इन्फेरेंस था, क्योंकि कोहिनेम का फेवरेट गोल्डन कप पहले क्लाइन के पास था और वैसा ही कप सपने में भी दिखा था। और ये भी फैक्ट था कि एल्फ सॉन्गस्टर सियाटास का क्वीन के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन था। तो ये लॉजिकल था कि उसकी बियॉर्डर कैरेक्टरिस्टिक ब्लड मून की रात को रेजोनेट करे। ये सब सोचते सोचते क्लाइन को एक और बात याद आती है। उसने कोहिनेम का वो गोल्डन कप वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना को दिया था ताकि वो उसे सियाटास की कब्र में दफना दे। अब क्लाइन टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है कि अगर क्वीन ऑफ कैलेमिटी सच में पूरी तरह से नहीं मरी है तो क्या वो गोल्डन कप सियाटास की लाश में कोई म्यूटेशन पैदा कर सकता है। वो तुरंत द हैंग्ड मैन को दैट्स राइट कहकर जवाब देता है और फिर द हर्मिट को भी मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। इसके बाद वो दर वर्ल्ड यानी गेरेमन स्पैरो को कॉन्जर करता है और उससे एक प्रेयर करवाता है। वो डेनिट्स को मैसेज भेजता है कि वो वाइस एडमिरल आइसबर्ग से पूछे कि एल्फ सॉन्गस्टर सियाटास की लाश और गोल्डन कप के बीच कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ये सब करने के बाद क्लाइन एक लंबी सांस लेता है और वापस रियल वर्ल्ड में लौट आता है। वो शीशे में खुद को देखता है, ग्रे साइडबर्न्स, नीली आंखें। उसे एहसास होता है कि वो मिस्टर फूल से वापस मिस्टीरियस मर्चेंट ड्वेन डांटेस बन चुका है। दूसरी तरफ बायाम में डेनिट्स एक पार्टी में मजे कर रहा था। अचानक काम जाता है जब उसे मिस्टर फूल का मैसेज मिलता है। पहली बार नहीं था, लेकिन वो आज भी उतना ही डर जाता है। जब उसे पता चलता है कि ये काम गेरेमन स्पैरो ने दिया है तो उसकी जान में जान आती है। वो सोचता है कैप्टन से पूछना है। ये तो आसान है, गोल्डन ड्रीम कुछ ही दिनों में मुझे पिक करने आ रही है। और फिर वो मन ही मन हंसता, हे गेरेमन स्पैरो पागल नहीं है। वो भी माइटी फूल के सामने कितना सिंसियर और रेवरेंट रहता है। उधर फ्यूचर शिप पर कैटलिया को जब जवाब मिलता है तो वो हैरान रह जाती है। सीधे मिस मैजिशियन से पूछूं, वो सोचने लगती है।
हाँ, वो अप्रेंटिस पाथवे की बियॉन्डर है, तो क्या वो सच में अब्राहम फैमिली से रिलेटेड है? जैसा मैंने सोचा था, वो सिंपल नहीं है। इस बीच शाम को वाल्टर वापस आ जाता है और उसका एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल था, जैसे उसने सब कुछ आसानी से सॉल्व कर लिया हो। क्लाइन उससे कुछ नहीं पूछता, क्योंकि उसे लगता रिलेशन अभी इतना भी गहरा नहीं है कि बटलर से सब सच सच बता दे। टाइम बीतता है और अगली शाम फुल मून के दिन क्लाइन अपने सर्वेंट रिचर्डसन के साथ सेंट सैमुअल कैथेड्रल के लिए निकलता है मून मास के लिए। उसे डोनेशन की चिंता नहीं थी, क्योंकि मिस जस्टिस ने उसे 1000 पाउंड्स पे किए थे और अब उसके पास टोटू 186 पाउंड्स थे, तो कुछ 100 पाउंड्स डोनेट करना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। हालांकि वो मन ही मन सोचता है, बस बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब आसान भी नहीं है, और एक गहरी सांस लेता है। तो भाई, चैप्टर शुरू होता है। क्लाइन सेंट सैमुअल कैथेड्रल के प्रे हॉल के बाहर वेट कर रहा है। करीब 10 मिनट के इंतजार के बाद वो बाकी बिलीवर्स के साथ एक पृष्ठ पीछे पीछे अंदर जाता है। ये कोई नॉर्मल प्रेयर नहीं थी, ये थी ग्रैंड मून मास, जो कि एक बहुत ही स्पेशल सेरेमनी होती है। अंदर का माहौल एकदम डार्क और शांत था, और बैकग्राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत और इथेरियल चैंटिंग चल रही थी, जैसे कोई होली क्वायर गा रहा हो। इस चैंटिंग का इफेक्ट इतना पावरफुल था कि सब लोग अपने आप ही एकदम शांत हो गए। उन्हें अपनी लाइफ की सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम, सब कुछ भूल गया। मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे वो एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। सिचुएशन ये थी कि लोग अपनी रियल वर्ल्ड की मुश्किलों को भूलकर एक तरह की शांति महसूस कर रहे थे। इसके बाद इलेक्ट्रा, जो उस मास को लीड कर रहे थे, उन्होंने प्रीचिंग शुरू की, यानी उपदेश देना। फिर कुछ प्रीस्ट ने सबको पानी और ब्रेड सर्व किया। ये एवरनाइट गॉडेस की तरफ से एक लविंग ग्रेस मानी जाती थी, एक ऐसा खाना जिसे जिंदा और मरे हुए लोग दोनों शेयर कर सकते हैं, ऐसा उनका विश्वास था। अब हमारे क्लाइंट को तो डिनर मिला नहीं था, तो उसने चुपचाप वो एवरेज क्वालिटी की ब्रेड और पानी फिनिश कर लिया। वेस्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं था। इसके बाद ऑल्टर पर कैंडल्स जलाई जाती हैं, और उस अंधेरे में वो कैंडल्स ऐसी लग रही थी जैसे रात के आसमान में अनगिनत सितारे चमक रहे हों। माहौल बहुत ही पीसफुल और कंफर्टिंग होता जा रहा था। और फिर बिशप इलेक्ट्रा और बाकी सारे प्रीस्ट्स ने मिलकर मेन चैंटिंग शुरू की। ये चैंटिंग इतनी होली और पावरफुल थी कि वो हर बिलीवर के कानों में गूंज रही थी। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि ऐसा लग रहा था जैसे वहां प्रेजेंट सारी स्पिरिट्स एक साथ रेजनेट कर रही हों, मतलब एक साथ वाइब्रेट कर रही हों। अब क्लाइन तो एक सीक्वेंस 5 बेयोंडर है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर इसका असर और भी ज्यादा हुआ। उसको लिटरली फील हुआ कि जैसे उसका सोल बॉडी क्लींस हो रहा है, उसकी स्पिरिचुअलिटी बहुत आराम से और कंफर्ट के साथ फ्लो कर रही थी। और तभी अचानक क्लाइन की आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है, एकदम शांधेरा जहां कोई आवाज नहीं थी। इस अंधेरे में उसको कुछ लाशें दिखाई देती हैं, जिनके चेहरे पर कोई डर या तकलीफ नहीं थी, बल्कि एकदम शांति थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मरे नहीं, बल्कि बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। क्लाइन भी बिना डरे आराम से उस अंधेरे में आगे बढ़ रहा था कि तभी वो अचानक एक जगह रुक जाता है। दोस्तों, ये सीन इस चैप्टर का सबसे इमोशनल और सबसे इम्पैक्टफुल पार्ट है। ध्यान से सुनना। उसे मूनफ्लावर्स के बीच कुछ लोग सोते हुए दिखते हैं, और ये लोग कोई और नहीं बल्कि टिंगन सिटी में उसके पुराने साथी थे। डैन स्मिथ, जिसके सिर पर हैट नहीं थी, ओल्ड नील, जो अपने क्लासिक ब्लैक रोब में थे, और छोटा सा केनली, जो पैसे बचाने के लिए बहुत मेहनत करता था। वो सब लोग आंखें बंद करके इतने आराम से सो रहे थे, और उनके होंठों पर एक हल्की सी स्माइल भी थी। उनके आसपास कब्रें बनी हुई थी, और हर कब्र पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, गार्डियन, यानी रक्षक। ये सीन देखकर तो सच में गूज़बम्प्स आ जाते हैं। मतलब क्लाइन ने उन सबको देखा जिन्होंने उसकी और शहर की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। ये देखकर क्लाइन इंस्टेंटली अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके कानों में अभी भी वो होली चैंटिंग गूंज रही थी, दी ओनली एस्केप इज ट्रैंक्विलिटी। क्लाइन भी सर झुकाकर आंखें बंद करके और अपने हाथ चेस्ट पर क्रॉस करके मन ही मन रिपीट करने लगता है, शांति में ही मुक्ति है। ये लाइन बार बार उसके दिमाग में गूंजती रही। जब मास खत्म हुई और क्लाइन ने अपनी आंखें खोली, तो उसने नोटिस किया कि वहां प्रेजेंट ज्यादातर बिलीवर्स की आंखों में आंसू थे, और उन्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं था। इवन उसका सर्वेंट रिचर्डसन भी बिना आंसू पोंछे लगातार रो रहा था। तब क्लाइन को पूरा मामला समझ में आया। ये मून मास बेसिकली एक रिचुअल था जिसमें बियॉन्डर पावर्स इन्वॉल्व थीं। इसका इफेक्ट ये था कि सबकी स्पिरिट रेजनेट करती थी, और उन्हें उस अंधेरे में अपने वो मरे हुए रिश्तेदार दिखते थे जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इससे उनका दुख और दर्द हल्का हो जाता था, और उन्हें एक अजीब सी शांति मिलती थी। तो क्लाइन ने सोचा, चलो ये तो अच्छी बात है, ये कोई ही जो ऐसी चीज फिकली उसको टारगेट करने के लिए बनाई गई हो। ये एक जनरल इफेक्ट था। नॉर्मल लोगों के लिए तो ये किसी चमत्कार जैसा था, गॉडेस का आशीर्वाद। इसके बाद क्लाइन के दिमाग में वर्ल्ड बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ और थॉट्स आने लगे। उसने सोचा कि क्या ये जो फूलों से भरा अंधेरा मैदान उसने देखा, वो गॉडेस का डिवाइन किंगडम है? अगर हाँ, तो फिर उस बैटल ऑफ द गॉड्स रूइन में जो रात के अंधेरे का सोर्स था, वो क्या था? मतलब दोनों ही चीजें रात और डार्कनेस से जुड़ी हैं, तो ये कंफ्यूजन होना तो नेचुरल था। खैर, जैसे ही मास खत्म होने वाली थी, क्लाइन ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला, और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई जो उसके कैरेक्टर को दिखाती है। वो ऑल्टर के पास गए डोनेशन बॉक्स के सामने रुका और अपने सारे बड़े नोट्स, यानी पूरे 300 पाउंड्स, उस बॉक्स में डाल दिए।
300 पाउंड्स, ये उस जमाने में बहुत ही बड़ा अमाउंट था। लेकिन इस बार क्लाइन को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, उसे जरा भी पिंच नहीं हुआ, क्योंकि उसको ओल्ड नील का वो रिचुअल याद आ गया जब उन्हें गॉडेस के ब्लेसिंग्स की वजह से एक वॉलेट मिला था जिसमें एग्जैक्टली 300 पाउंड्स थे। तो ये एक तरह से उसने वो कर्ज चुका दिया था, और ये मोमेंट सच में काफी मीनिंगफुल था। डोनेशन के बाद बिशप इलेक्ट्रा खुद उसके पास से बात की, और यही तो क्लाइन का असली प्लान था, चर्च के हायरअप्स के करीब आना। उसने बिशप से कहा कि वो उनसे कुछ टीचिंग्स लेना चाहता है, बाइबल को समझना चाहता है। अब आप ही सोचो, जो बंदा अभी अभी 300 पाउंड्स डोनेट करके गया हो, उसको कोई कैसे मना कर सकता है। बिशप फौरन मान गए और उन्होंने क्लाइन को लाइब्रेरी में 15 मिनट वेट करने को कहा। तो अब सीन शिफ्ट होता है कैथेड्रल की लाइब्रेरी में। वह क्लाइन बुक्स देख रहा था, बिल्कुल एक सच्चे स्कॉलर की तरह एक्ट कर रहा था। थोड़ी देर बाद बिशप आए और उन्होंने क्लाइन से बाइबल के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। क्लाइन भी एक बहुत ही पवित्र बिलीवर होने की पूरी एक्टिंग कर रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मन ही मन वो डर भी रहा था कि कहीं गॉडेस उस पर बिजलीन गिरा दे, इतना झूठ बोलने के लिए। फिर उसने खुद को ही कंसोल किया कि अरे, लाइटनिंग तो गॉडेस के डोमेन में आती ही नहीं है, तो मैं सेफ हूँ। जब ये डिस्कशन चल रहा था तभी अचानक क्लाइन की स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हुई। ये क्लाउन की एक क्यूटिव फोरसाइट थी जो ग्रे फॉग की वजह से और भी स्ट्रांग हो गई थी। उसे दरवाजे के बाहर का एक सीन दिखा। एक बुजुर्ग क्लर्जीमैन वहां से गुजरा। वो काफी पतला सा था, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें एकदम प्योर ब्लैक थीं। क्लाइन तुरंत समझ गया कि ये एक कीपर है। अब ये कीपर्स कौन होते हैं? कीपर्स बेसिकली चर्च के वो पावरफुल लोग होते हैं जो चैनिस गेट के पीछे के सबसे खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट्स को गार्ड करते हैं। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो आज इसकी ड्यूटी है। उसने चुपके से नोट कर लिया कि आज क्या दिन और डेट है, ताकि वो कीपर्स का रोटेशन शेड्यूल फिगर आउट कर सके। दोस्तों, यहाँ से क्लाइन का असली मास्टर प्लान शुरू हो रहा है। वो इन्हीं में से किसी कीपर को टारगेट करने का सोच रहा है ताकि वो चैनिस गेट के राज जान सके। डिस्कशन खत्म होने के बाद क्लाइन ने बिशप से पूछा कि क्या वो फ्यूचर में भी उनसे मिलने आ सकता है, और बिशप ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। इसके बाद क्लाइन अपने सर्वेंट रिचर्डसन के साथ वहां से निकल जाता है। वो रात 8 बजे से पहले घर पहुंच गया, डिनर किया और आराम से बाकी की रात स्पेंड की। और अब आता है इस चैप्टर का फाइनल क्लिफहैंगर। देर रात में जब क्लाइन अपने मास्टर बेडरूम में सो रहा था, अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन से क्लियरली बता रही थी कि उसके मैंशन में कोई घुस आया है। और बूम, यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। अब सोचो, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद कौन आया होगा? कोई दुश्मन, कोई पुराना जानने वाला, या फिर कोई और ही है? तो भाई, चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे हीरो क्लाइन के साथ, जो ड्वेन डांटेस के भेष में बड़े से मैंशन में सो रहा है। लेकिन आधी रात को अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके कंपाउंड में घुस आया है। अब देखो, कोई नॉर्मल इंसान होता तो पैनिक कर जाता, चिल्लाने लगता, लेकिन ये हमारा क्लाइन, वो जरा भी नहीं घबराता, बस शांति से अपनी साइड बदलता है और तकिए के नीचे से अपना हाथ डालकर अपनी खतरनाक रिवॉल्वर डेथ नेल पकड़ लेता है, और साथ ही वो अपना दूसरा हाथ भी तैयार कर लेता है उस क्रीपिंग हंगर ग्लव को एक्टिवेट करने के लिए। याद है ना वो ग्लव जिसको जिंदा इंसानों को खिलाना पड़ता है? उसके लिए क्लाइन पहले ही देसी बे के एक जेल में जाकर मौत की सजा पाए एक कैदी को खिला चुका था, वो भी ये कन्फर्म करने के बाद कि उस कैदी का जुर्म वाकई में सही। मतलब हमारा हीरो पावरफुल तो बन रहा है, पर अपने मॉरल्स नहीं भूलता। अब उसके दिमाग में थॉट्स की ट्रेन चलने लगती है। कौन हो सकता है ये? क्या रोज स्कूल ऑफ थॉट वालों ने उसे ढूंढ लिया? नहीं यार, इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है। और अगर वो होते भी तो ऐसे डायरेक्ट हमला नहीं करते, वो किसी सुनसान जगह पर मौका देखकर अटैक करते ताकि बैकलैंड की ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस को पता ना चले। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मून मास में जो इतना सारा पैसा डोनेट किया, उसकी वजह से कोई से एक अमीर टारगेट समझकर आ गया हो? मतलब एक अमीर आदमी जो अभी अभी बाहर से बैकलैंड आया है, वो तो चोरों के लिए इजी टारगेट होता ही है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये नाइट हॉक्स की कोई रूटीन इन्वेस्टिगेशन हो। ये सब वो सोच ही रहा था कि उसे बगल वाले कमरे की बालकनी से हल्की सी आवाज आती है, और फिर कांच के दरवाजे का लॉक घूमने की आवाज आई और वो दरवाजा लगभग बिना आवाज किए खुल गया। क्लाइन एकदम ध्यान से सुनता है और उसे कदमों की आहट सुनाई देती है जो साधे खुले कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आती है। वो कदम थोड़ी देर रुकते हैं और फिर उसके मास्टर बेडरूम की तरफ आते हैं, लेकिन उसके दरवाजे के पास से गुजर जाते हैं। उस रिचर्डसन के कमरे का दरवाजा खोलते हैं। अरे, ये तो गलत कमरे में चला गया, या फिर ये रिचर्डसन के लिए आया है। ये सोचते ही क्लाइन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपनी गन डेथ नेल से हाथ हटा लेता है और उसकी जगह वो पास के आयरन केस को छू चुका है। जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअलिटी की दीवार हटाता है, एक डार्क रेड कोट और पुरानी तिकोनी हैट पहने एक ओन यानी इल्यूजनरी फिगर उसके बगल में दिखाई देता है। ये था सेन्योर, उसका रेथ मैरियनेट। सेन्योर तुरंत दीवार से होते हुए फुल बॉडी मिरर में घुस जाता है और रिचर्डसन के कमरे की खिड़की तक पहुंच जाता है। अब यहाँ से सीन और इंटरेस्टिंग हो जाता है। सेन्योर देखता है कि एक आदमी जिसकी स्किन ऑरेंज येलो है, बाल एकदम काले हैं और चेहरे के फीचर्स सॉफ्ट हैं, वो रिचर्डसन के कमरे से बाहर निकल रहा है। और बेचारा रिचर्डसन
वो चुपचाप अपने बेड के किनारे पर बैठा हुआ है, उसकी बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई है और पीठ ऐसी मुड़ी हुई है जैसे वो अंधेरे में घुल गया हो। उसके चेहरे पर डर और कन्फ्यूजन साफ दिख रहा था। तो क्लाइंट समझ जाता है कि ये आदमी असल में रिचर्डसन के लिए ही आया था। उसके फीचर्स देखकर लग रहा है कि वो सदर्न कॉन्टिनेंट से हैं, और जिस तरह वो आया उससे पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, काफ़ी स्किल्ड है। क्लाइंट सोचने लगता है, क्या ये रिचर्डसन का कोई दोस्त है जो उसे सदर्न कॉन्टिनेंट में मिला था, या फिर उसकी माँ की तरफ से कोई रिश्तेदार। रिचर्डसन तो बस एक वैलेट है जिसकी सैलरी सिर्फ 35 पाउंड्स है। ऐसा क्या काम आ पड़ा जो किसी को ऐसे आधी रात को आना पड़े। और तभी क्लाइंट को और बात याद आती है। उसे समझ आता है कि रिचर्डसन इतना ऑब्जर्वर क्यों है और क्यों वो अक्सर बालकनी में खड़ा होकर आने जाने वालों को घूरता रहता था। असल में वो किसी के मिलने से डर रहा था। क्लाइंट सोचता है आई होप ये कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो और मेरे प्लान्स पर असर ना डाले। मैं बाद में इस मामले पर डिवाइनेशन कर लूंगा, और अगर रिचर्डसन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो मुझे कोई बहाना बनाकर उसे नौकरी से निकालना पड़ेगा। ये सोचकर वो अपने रेत मैरियनेट को वापस बुला लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चलते हैं 7 पिंस्टर स्ट्रीट पर, जहां लियोनार्ड मिचेल रहता है। लियोनार्ड एक बार फिर सपनों की दुनिया में धुंध से ढके बैकलैंड में एंटर करता है। उसने पहले डेली ऑब्जर्वर के रिपोर्टर माइक जोसेफ से पूछताछ की थी और उसे पता चला था कि शेरलॉक मोरियार्टी यानी हमारा क्लाइंट लेनवुस के मामले में खुद शामिल नहीं हुआ था, बल्कि उसे हायर किया गया था। इस बात से लियोनार्ड का शक काफी कम हो गया था। अगर शेरलॉक का नाम कैपिम के मामले में और हार्वेस्ट चर्च के एमलिन व्हाइट के साथ ना जुड़ा होता तो लियोनार्ड शायद इन्वेस्टिगेशन छोड़कर इन जैंगविल को ढूंढने निकल जाता। अब क्योंकि शेरलॉक के क्विलाक क्लब में ज्यादा दोस्त नहीं थे, तो लियोनार्ड के पास बस एक ही टारगेट बचा था, डॉक्टर एन सेरेनसेरे के हिसाब से ये डॉक्टर कभी मॉन्स्टर पाथवे के एक बियॉन्डर मैटर में फंसा था। तो लियोनार्ड सोचता है शेरलॉक मोरियार्टी जिन लोगों को जानता है उनमें से ज्यादातर बियॉन्ड मैटर्स में इन्वॉल्व हैं। ये डिटेक्टिव पक्का कोई मामूली आदमी नहीं है। ये सोचते हुए वो डॉक्टर एरन सेरेस के सपने में घंटी बजाता है। सपने घुसकर वो आराम से सोफे पर बैठ जाता है और डॉक्टर एरन से कहता है, मुझे डिटेल में बताओ कि तुम शेरलॉक मोरियार्टी को कैसे जानते हो। सपने में एरन कोई झूठ नहीं बोलता और वो सब कुछ सच सच पा देता है। लियोनार्ड मन में सोचता है, जो सच इसने बताया वो तो फाइल्स में भी लिखा है। शेरलॉक ऑफिशियल बियॉन्डर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ काफी फ्रेंडली लगता है और उसे इसेंगार्ड स्टैंटन का सपोर्ट भी मिला है। जब एरन अपनी पूरी कहानी खत्म करता है तो वो कहता है वो साउथ में वेकेशन पर गया है और अब तक वापस नहीं आया। मुझे उसकी चिंता होती है, लेकिन वो बहुत समझदार और दयालु डिटेक्टिव है। मुझे यकीन है उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये सुनकर लियोनार्ड को लगता है शायद शेरलॉक मोरियार्टी अब कभी बैकलैंड वापस ही ना आए। वो पोलाइटली विदा लेता है, डॉक्टर एरन के सपने से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो मुड़कर देखता है, उसे घर के अंदर सपनों को रिप्रेजेंट करने वाली धुंधली रोशनी के गोले दिखाई देते हैं। सब कुछ नॉर्मल था। वो खुद से कहता है, वो क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे बारे में कुछ बदल रहा है? वो ये बड़बड़ाते हुए वापस अपनी गली पिंस्टर स्ट्रीट की तरफ उड़ने लगता है। चारों तरफ घना कोहरा था और स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी भी पीली और उदास लग रही थी। अचानक लियोनार्ड उड़ते उड़ते रुक जाता है और उसकी नज़र एक बिल्डिंग पर पड़ती है। उस घर में लगभग 5 रोशनी के गोले चुपचाप तैर रहे थे, जो उसे बाकी बिल्डिंग से अलग दिखा रहा था। लेकिन लियोनार्ड की स्पिरिचुअल परसेप्शन उसे बता रही थी कि उस घर में कोई ब्लैक होल जैसी चीज है जो सारी रोशनी को सोख सकती है। और तभी उसे एहसास होता है कि वो जिस गली में है उसे पहचान नहीं पा रहा। वो एकदम से घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद उस कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और वो तुरंत वहां से निकलने की तैयारी करता है। लेकिन तभी उस नॉर्मल सी दिखने वाली बिल्डिंग से एक मजाकिया आवाज आती है, अंदर आकर एक कप चाय क्यों नहीं पीते। ये सुनते ही लियोनार्ड के होश उड़ जाते हैं और वो बिना सोचे समझे तेज स्पीड से ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन में पीछे की सारी बिल्डिंग्स, गार्डन, सब कुछ बड़ा होने लगता है और खिड़कियां दरवाजे किसी मुंह की तरह उसे काटने के लिए खुल जाते हैं। आसपास के स्ट्रीट लैंप्स भी लंबे होकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे वो स्टील के जंगल में फंस गया हो। लेकिन लियोनार्ड रुकता नहीं, वो बस भागता रहता है और उसकी पीठ पर एक ठंडी सी सिहरन दौड़ जो और भी गहरी होती जाती है। उसकी बॉडी धीरे धीरे अकड़ने लगती है, जैसे उसे अनगिनत अदृश्य हाथों ने पकड़ लिया हो। जब उसे लगता है कि अब वो और नहीं टिक पाएगा, तभी उसे एक जाना पहचाना घर, एक जानी पहचानी खिड़की और रोशनी दिखाई देती है। वो नीचे की तरफ डाइव लगाता है और सीधा अपने सपने में वापस गिर जाता है। फ्यू, उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि वो ठंडे पसीने से भीगा हुआ है। वो डरते हुए पूछता है, ओल्ड मैन, मैंने अभी अभी क्या देखा था? उसके दिमाग में मौजूद बूढ़ी आवाज यानी पैलेस ज़ोरोआस्ट कुछ सेकंड बाद जवाब देती है, मुझे यकीन नहीं है। लियोनार्ड इस बात पर और सवाल नहीं करता। अब कहानी वापस आती है 160 बॉकलैंड स्ट्रीट पर ड्वेन डांटेस के मैंशन में। रिचर्डसन कमरे में आता और क्लाइन से कहता है, सर, मैडम वहाना हेसेन आई हैं। क्लाइन अपने कागज नीचे रखता है। वो अभी भी वैसा ही डरा दिखता था, कम बोलने वाला और शांत था। उसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। क्लाइन सोचता है, अगर डिवाइनेशन का रिजल्ट ठीक नहीं होता तो मैं उसे निकाल देता,
लेकिन अचानक किसी एम्प्लॉय को फायर करने से शक पैदा हो सकता है। फिर 15 मिनट बाद अपनी एटिकेट टीचर वाहाना हेसेन के साथ डांस सीख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वाहाना उसकी तारीफ करती है। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में मेरी जॉब चली जाएगी, लेकिन आप अभी भी थोड़े रिजर्व्ड हैं। आपको हर वक्त इतनी दूरी बनाए रखने की जरूरत नहीं है। आप जैसा बिहेव कर रहे हैं उससे आप थोड़े कठोर और डल लगते हैं। क्लाइन उसे थोड़ा और करीब खींचता है और मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे डर था कि मैं कहीं रूड ना लगूं। इस पर वाहाना मन में सोचती है, क्या इसका मतलब ये है कि लेडीज के ज्यादा करीब आना रूडनेस है, या ये कहना चाह रहा है कि मैं बहुत चार्मिंग हूं और वो करीब आने पर खुद को एम्बेरेस कर सकता है। ये तो तारीफ करने का काफी घुमावदार तरीका है। डांस चलता रहता है और क्लाइन कैजुअल तरीके से पूछता है, मैम आप कुछ परेशान लग रही हैं। वाहाना सिर झुकाकर हंसती है और कहती है, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है और हाल ही में उनका कुछ लोगों से छोटा मोटा झगड़ा हुआ है। हम इसे सुलझा लेंगे। ओह, और आपका सवाल थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट था। जब तक दो लोगों में अच्छी दोस्ती ना हो जाए तब तक उनके पर्सनल मामलों के बारे में नहीं पूछना चाहिए। क्लाइन समझ जाता है कि वो एक नए टाइकून के तौर पर अभी भी सोशल कनेक्शंस में पीछे है। वो धीरे से सिर हिलाता है और मुस्कुराकर कहता है, मुझे लगा कि अब हम अजनबी नहीं हैं। फिर वो टॉपिक बदल देता है और वाहाना भी बातों बातों में क्लाइन को उसके पड़ोसियों के बारे में कुछ जरूरी बातें बता देती है। वाहाना के जाने के बाद क्लाइन अपने बटलर वाल्टर से कहता है, पता करो कि मैडम वाहाना किस मुसीबत में है। अगर वो इसे सॉल्व नहीं कर पा रही हैं तो हम सही समय पर उनकी कुछ मदद करेंगे। और यहाँ पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। एक तरफ लेओनार्ड एक खतरनाक एंटिटी से बाल बाल बचा है और दूसरी तरफ क्लाइन बैकलैंड की हाई सोसाइटी में अपने कनेक्शंस बना रहा है। तो भाई चैप्टर शुरू होता है क्लाइन के साथ जो अब सेंट सैमुअल कैथेड्रल से अपने घर लौटा है। याद है ना, वो अब बैक उनकी हाई सोसाइटी में एक अमीर आदमी ड्वेन डांटेस बनकर रह रहा है। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ता है उसका बटलर वॉल्टर उसके पास आता है और बहुत पोलाइटली झुककर कहता है, सर आपने जिस मामले की जांच करने को कहा था वो पूरी हो गई है। अब देखो क्लाइन कितना स्मार्ट है। वो दूसरे नौकरों के सामने कोई भी डिटेल नहीं पूछता, बस शांति से सिर हिलाता है और कहता है, स्टडी में बात करते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही उसके कैरेक्टर को एक असली अमीर और पावरफुल इंसान जैसा दिखाती हैं। तो वॉल्टर उसके पीछे पीछे थर्ड फ्लोर पर स्टडी तक आता है और रिचर्डसन दरवाजा खोलकर गैस लैंप जला देता है। क्लाइन अपनी डेस्क पर जाकर बैठता है और अपने बटलर की तरफ रिपोर्ट के लिए देखता है। वॉल्टर पहले रिचर्डसन को दरबार पहरा देने का इशारा करता है और जब दरवाजा बंद हो जाता है तब वो बात शुरू करता है। वो बताता है कि मैम वाहाना के पति जो एक कपड़े के व्यापारी हैं, उनके साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। किसी ने उनके साथ पार्टनरशिप करके 1000 पाउंड इन्वेस्टमेंट करवाया और फिर माल लेकर भाग गया। अब सोचो उस जमाने में 1000 पाउंड्स कितनी बड़ी रकम होती थी, खासकर एक नॉर्मल व्यापारी के लिए। ये तो उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जैसा था, एक झटके में सब लुट गया। वॉल्टर ये भी बताता है कि वाहाना ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क्ट और मैम रियाना से मदद मांगी है ताकि पुलिस डिपार्टमेंट केस को जल्दी सॉल्व करे, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस से ज्यादा उम्मीद नहीं होती। क्लाइन अपनी डेस्क पर रखा ब्लैक फाउंटेन पेन उठाते हुए कहता है, मैम वाहाना की फैमिली के लिए 1000 पाउंड्स कोई छोटी रकम नहीं है। उसे पता कि वाहाना जैसी एक हाई सोसाइटी की एटिकेट टीचर भी साल में मुश्किल से 400 to 500 पाउंड्स ही कमा पाती है और उसका भी बड़ा हिस्सा उसे अपने रखरखाव पर खर्च करना पड़ता था। मेरे हिसाब से क्लाइन का ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि अमीर बनने के बाद भी वो नॉर्मल लोगों की तकलीफों को समझता है। वॉल्टर भी इस बात से एग्री करता है और कहता है कि वाहाना के पति के लिए ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। क्लाइन मन ही मन सोचता है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी रकम है, और फिर स्माइल करके कहता है, मैं अभी बैक ओन में नया हूँ इसलिए पुलिस में मेरी ज्यादा जान पहचान नहीं है। इस पर वॉल्टर तुरंत जवाब देता है, सर जब मैं विस्काउंट कॉनराड के यहाँ काम करता था तो मेरी बैक ऑन हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स से जान पहचान हुई थी। अब ये एसोसिएशन कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, इसमें सिविलॉस यार्ड यानी बैक पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े बड़े ऑफिसर्स थे। तो आप समझ सकते हो कि वॉल्टर कितने हाई लेवल का बटलर था। लेकिन क्लाइन यहाँ एक बिल्कुल अलग ही चाल चलता है जो उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग बना देता है। वो सिर हिलाकर कहता है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैम वाहाना की मदद के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क्ट जैसे लोग हैं ही, वो लोग सिविलॉस यार्ड पर प्रेशर बना लेंगे। और फिर वो जानबूझकर एक कैजुअल टोन में कहता है, मैंने सोसाइटी के निचले तबके को देखा है और मैं उनके काम करने के तरीके जानता हूँ। कभी कभी पुलिस से ज्यादा काम गैंग मेंबर्स या बाउंटी हंटर्स कर जाते हैं। ये लाइन सुनकर तो मजा ही आ गया। मतलब वो अपने पुराने एक्सपीरियंस को कितने सही तरीके से यूज कर रहा है। वो वॉल्टर को ऑर्डर देता है, पुलिस डिपार्टमेंट से केस की डिटेल्स निकालो और बैक ब्रिज एरिया और ईस्ट बोरो के फेम्स बार्स में जाकर एक बाउंटी मिशन जारी करो। और बाउंटी क्या थी? जो भी उन क्रिमिनल्स को या फिर कपड़ों के उस बैच को ढूंढेगा मैं उसे 200 पाउंड्स दूंगा। 200 पाउंड्स। वॉल्टर भी ये रकम सुनकर शॉक हो जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि उसका मालिक किसी और के मामले के लिए इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है।
लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, बस सीरियस होकर कहता है, ठीक है सर। क्लाइन अपनी जेब से कैश का एक मोटा बंडल निकाल कर उसे देता है। वॉल्टर पैसे लेते हुए पूछता है, क्या ये बात मैम वहाना को बतानी है? क्लाइन स्माइल करते ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वॉल्टर समझ जाता है, झुककर कहता है, आपकी ये दरियादिली इस सड़क पर जरूर फैलेगी। अब सीन शिफ्ट होता है ईस्ट बोरो के एक छोटे और भीड़ भाड़ वाले पब में। यहाँ एंट्री होती है हमारी अपनी बाउंटी हंटर शियो की, जिसने बाहर आने से पहले अपने छोटे ब्लॉन्ड बालों को अच्छे से कंघी किया था। वो पब में शराब और पसीने की बदबू से भरे आदमियों के बीच से निकलकर बार काउंटर पर पहुंचती है। वो काउंटर पर टैप करके बारटेंडर से पूछती है, आज कोई नया मिशन है? बारटेंडर शियो को पहचानता था, इसलिए वो आप भरकर कहता है, एक बहुत ही शानदार इनाम वाला मिशन है, 200 पाउंड्स। 200 पाउंड्स। शियो को यकीन नहीं होता कि उसने सही सुना है। मिस ऑड्रे के मिशंस को छोड़कर उसने ईस्ट बोरो में इतना बड़ा इनाम कभी नहीं देखा था। एक नॉर्मल बाउंटी हंटर के लिए तो ये इतनी बड़ी रकम थी कि वो 1 साल तक बिना काम किए रह सकता था, और शियो के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो एक मिस्टीरियस गोल्डन मास्क वाले आदमी की मदद कर रही थी जो MI9 से था। उसे इंट्रोगेटर पोशन फार्मूला के बदले में कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ रहा था, इसलिए उसे कैश बहुत कम मिलता था। वो सोचती है, फार्मूला मिलने के बाद मुझे बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, और मेरे पास सिर्फ 300 पाउंड्स ही हैं। वो बारटेंडर से सावधानी से पूछती हैं, मिशन क्या है और किसने दिया है? बारटेंडर उसे डिटेल्स देते हुए बताता है, कुछ धोखेबाजों को ढूंढना है जिन्होंने 1000 पाउंड्स के कपड़े चुराए हैं। मिशन एक बटलर ने दिया है जिसका नाम वॉल्टर है, और वो बोकलुंड स्ट्रीट के मिस्टर ड्वेन डांटेस के लिए काम करता है। शियो फटाफट डॉक्यूमेंट्स देखती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन इस डायरेक्शन में करनी है। प्रोफेशनल जो ठहरी वो तुरंत कहती, मैं ये मिशन लेती हूँ। और भाई साहब, कहानी में ट्विस्ट देखो अगले ही दिन, मतलब कितनी तेजी से काम हुआ। क्लाइन जब अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके गार्डन में टहलने जा रहा होता है तो बटलर वॉल्टर उसके पास आता है। वो कहता है, सर 2 मामले हैं जिन पर आपका ध्यान चाहिए। क्लाइन थोड़ा हैरान होता है, उसे लगा था कि सिर्फ एक ही मामला होगा। वॉल्टर बताता है, पहला मामला बैक उन बाइक कंपनी के 10% शेयर्स का है। किसी ने 10,000 पाउंड्स की बोली लगा दी है। क्लाइन थोड़ा सोचने का नाटक करता है और फिर कहता है, अभी रहने देते हैं। वो स्मार्टली पीछे हट जाता है। फिर वॉल्टर कहता है, दूसरा मामला यह है कि मैम वहाना के पति को धोखा देने वाले क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं। बाउंटी हंटर पेमेंट लेने के लिए आ गई है। इतनी जल्दी? ये सुनकर क्लाइन भी शॉक हो जाता है। अगर वो खुद ये काम करता तो शायद एक दिन में कर लेता, क्योंकि उसके पास डोजिंग रॉड सीकिंग जैसी पावर्स है। लेकिन ज्यादातर बाउंटी हंटर्स तो नॉर्मल होते हैं। वो मन ही मन सोचता है, जरूर ये कोई बियॉन्डर है जो ट्रैकिंग में माहिर है। वॉल्टर बताता है कि उस बाउंटी हंट ने ब्लैक मार्केट सेल से रिवर्स सर्च करके क्रिमिनल्स को पकड़ा। क्लाइन पूछता है, उस बाउंटी हंटर का नाम क्या है? वो काफी काबिल है। वॉल्टर जवाब देता है, वो खुद को शियो बुलाती है। नो वे। ये सुनते ही क्लाइन का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो लगभग गिरने ही वाला था, लेकिन शुक्र है कि उसके पास एक क्लाउन का इंप्रेसिव बैलेंस था। वो अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए बाहर से एकदम शांत दिखने का नाटक करता और कहता है, उस बाउंटी हंटर का कॉन्टैक्ट मेथड रख लो, शायद भविष्य में उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। क्या कमाल की एक्टिंग थी। अंदर से फुल पैनिक और बाहर से फुल कंट्रोल। इसके बाद क्लाइन पूछता है कि कितना माल रिकवर हुआ। वॉल्टर बताता है कि कैश और बिना बिका हुआ कपड़ा मिलाकर लगभग 150 पाउंड्स का सामान वापस मिल गया है। क्लाइन कहता है, बहुत अच्छा। बाउंटी हंटर को पेमेंट करने के बाद उन क्रिमिनल्स और सामान को पास के पुलिस स्टेशन भेज दो। अब सीन पहुंचता है नॉर्थबोरो पुलिस स्टेशन। वहाना और उसके पति बैक्स हैरान होकर इंस्पेक्टर से पूछते, मिल गया? वो पकड़े गए? इंस्पेक्टर स्माइल करके हाँ कहता है। जब उन्हें पता चलता है कि उनका सिर्फ 150 पाउंड्स का नुकसान हुआ है तो उनकी जान में जान आती है। वहाना इंस्पेक्टर से पूछती है कि उन्होंने इतनी जल्दी उन धोखेबाजों को कैसे ढूंढ लिया। इंस्पेक्टर सच बता देता है, असल में ये काम एक बाउंटी हंटर ने किया है जिसे किसी ने 200 पाउंड्स की बाउंटी दी थी। 200 पाउंड्स। वहाना हैरान रह जाती है, और जब इंस्पेक्टर उस बटलर का हुलिया बताता है तो वो अंदाजा लगा लेती है कि ये नेकदिल इंसान कौन हो सकता है। चैप्टर के एंड में वहाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माख्त के घर पर होती है, जहां मैम रियाना उससे मिस्टर ड्वेन डांटेस के बारे में पूछती है, और वहाना उसकी तारीफों के पुल बांध देती है। वो एक सच्चे जेंटलमैन है। वो दिलदार, उदयालु, पढ़े लिखे और बहुत नॉलेजेबल हैं। ये सुनकर रियाना कहती है, काश वो थोड़े ज्यादा उम्र के न होते तो एक अच्छा मैच बन सकते थे। खैर, मैं उन्हें इस वीकेंड अपनी बॉल पर इनवाइट करने का सोच रही हूँ। तो बस क्लाइन का प्लान काम कर गया। उसकी इमेज एक उदार और रहस्यमयी अमीर आदमी की बन चुकी थी, और अब हाई सोसाइटी में उसकी एंट्री और भी ज्यादा ग्रैंड होने वाली थी। तो भाई, कहानी का ये चैप्टर सैटरडे नाइट रात के 8 बजे शुरू होता है। हमारा क्वीन जब ड्वेन डांटेस बना हुआ है, अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मास्ट के घर पहुंचता है, जिसका एड्रेस 39 बॉकलैंड स्ट्रीट। घर के बाहर एक खूबसूरत सा फाउंटेन चल रहा था, और क्लेन उसे एक नज़र देखा, अपना कोट ठीक किया और गाड़ी से उतरकर मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसका वलेट रिचर्डसन एक महंगी साउथवे रेड वाइन की बोतल लेकर चल रहा था।
जैसे ही क्लेन ने मेन डोर से अंदर कदम रखा, सामने से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मास्टर और उनकी वाइफ रियाना उसे वेलकम करने के लिए आ गए। मार्च ने एक ऑलिव ग्रीन कलर की आर्मी ऑफिसर यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। कमर पर ऑरेंज रेड सैश था और चेस्ट पर कुछ मेडल्स भी लगे थे। दरअसल लोएन किंगडम में ये एक ट्रेंड था कि रिटायर या सर्विंग ऑफिसर्स पार्टीज में अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनना पसंद करते थे। उनकी वाइफ रियाना ने एक येलो कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी जिसमें काफी फ्रिल्स और रेयर लेस वर्क था जो उन्हें बाकी अनमैरिड लेडीज से अलग दिखा रहा था। क्लेन ने रिचर्डसन से वाइन की बोतली और मास्ट को देते हुए थोड़ा झुककर कहा, माफ कीजिएगा, मैं कुछ मिनट लेट हो गया। अब देखो, ये भी एक कल्चर का पार्ट था। लोएन की बॉल्स में गेस्ट का थोड़ा लेट आना कॉमन माना जाता था क्योंकि होस्ट आखिरी मिनट की तैयारियों में बिजी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, 10 मिनट से ज्यादा लेट होना भी ठीक नहीं था और क्लेन की एटिकेट टीचर वहाना ने उसे ये सब न सिखाया होता तो वो तो रिस्पेक्ट दिखाने के चक्कर में टाइम से पहले ही पहुंच जाता। मार्च ने वाइन की बोतल अपने वैलेट को दी और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बॉल अभी ऑफिशियली शुरू नहीं हुई है। लोएन की हाई सोसाइटी में ये एक रूल जैसा था कि अगर आप किसी के घर पहली बार बॉल पर जा रहे हैं तो आपको होस्ट के लिए एक गिफ्ट लाना होता है और शराब सबसे बेस्ट गिफ्ट मानी जाती थी। मार्च से बात करने के बाद क्लेन ने मैडम रियाना की तरफ देखा जिन्होंने अपना दाहिना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया था। क्लेन ने आगे बढ़कर उनके हाथ को पकड़ा और झुककर उसे किस किया और कहा, आपने तो पूरे बॉल को रोशन कर दिया है। ये भी एक सोशल कस्टम था। बॉल शुरू होने से पहले होस्ट की तारीफ करना जरूरी होता था और लोएन में हैंड किसिंग का भी एक तरीका था, जब तक लेडी खुद इशारा नहीं कर सकते, वरना ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती। रियाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपके आने से भी। इसके बाद कपल ड्वेन डांटेस को हॉल की तरफ ले गया जहां एक बहुत ही प्यारा म्यूजिक बज रहा था। कुछ कदम चलने के बाद मॉरी मार्च ने एक स्काई ब्लू ड्रेस पहनी लेडी की तरफ इशारा किया और कहा, ये मेरी बेटी है हेजल। और जैसे ही क्लेन ने उस लड़की को देखा, भाई उसकी तो आंखें ही फटी रह गईं। वो इस लड़की को जानता था, मतलब उसने इसकी इमेज पहले देखी थी। आपको याद होगा जब क्लेन ने मैजिक मिरर एरोर से पूछा था कि उसे दूसरों की बेयॉन्डर चुराने वाला मिस्टिकल आइटम कहाँ मिलेगा, तो मिरर ने एक सीन दिखाया था। उस सीन में एक घमंडी लड़की सीवर में घूम रही थी और वो कोई और नहीं बल्कि यही हेजल मार्च थी। उसके वेवी ब्लैक ग्रीन बाल और ब्राइट ब्राउन आंखें, क्लेन को सब याद था। अब क्लेन का दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह चलने लगा। इसके पास प्रोमेथियस से जुड़ा कोई मिस्टिकल आइटम है, इसकी फैमिली इतनी अमीर है, तो ये सीवर में क्या कर रही थी? क्या उसे कोई खजाना मिला था या वो किसी का इंतजार कर रही थी? क्या वो पहले से ही एक बेयॉन्डर बन चुकी है? और अगर हाँ, तो कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बॉडी में कोई ग्रैंडपा टाइप पावरफुल सोल पैरासाइट बनकर रह रहा हो? हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन बाहर से वो एकदम शांत और कंपोर्ड था। उसने अपना हाथ चेस्ट पर रखा और झुककर बोला, गुड इवनिंग मिस हेजल। इस दौरान उसने हेजल के चेहरे पर नजर डाली, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं था। उसकी आंखों में एक घमंड था और उसने बस पोलाइटली स्माइल करके जवाब दिया, गुड इवनिंग मिस्टर डांटेस। क्लेन ने सोचा, इसने कोई एबनॉर्मल रिएक्शन नहीं दिया, इसका मतलब ये ग्रे फॉग की ऑरा को महसूस नहीं कर सकती। कम से कम इसके अंदर कोई ग्रैंडपा तो नहीं है। अभी कुछ भी पक्का नहीं कह सकते, मुझे इसे ऑब्जर्व करते रहना होगा। ये सोचते हुए क्लेन सीधा खड़ा हुआ और एक वेटर की ट्रे से शैंपेन का गिलास उठाया और फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्च से बातें करने लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप एक मेजर हैं, उसने मार्च के कंधे पर लगे बैज को देखकर कहा। अगर वो कर्नल होते तो क्लेन को शक होता कि वो भी एक बेयॉन्डर हो सकते हैं, लेकिन मेजर के रैंक पर कुछ कहना मुश्किल था। मार्च ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये कुछ नहीं है, बालम में ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। फिर वो बोले, लेकिन वहाँ का मौसम बहुत खराब है। मैं हमेशा आर्मी के बड़े ऑफिसर्स को सजेस्ट करता हूँ कि वेस्ट बालम के लिए एक अलग यूनिफॉर्म डिजाइन करें, वरना वहाँ तो ऑफिसर्स को ऐसा लगता है जैसे वो रोस्ट होने वाला बीफ हों। थोड़ी देर उधर की बातें करने के बाद मार्च और उनकी वाइफ सीढ़ियों की तरफ चले गए। उन्होंने सेकंड फ्लोर पर रेलिंग के पास खड़े होकर रेड वाइन का कप उठाया और कहा, आप सभी का हमारे बॉल में आने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले हम गॉड्स को टोस्ट करते हैं, वही हर खूबसूरत चीज का सोर्स है। सबने अपने भगवान को प्रे किया। फिर मार्च ने कहा, दूसरा टोस्ट किंगडम के लिए, ये हमारी स्टेबल फाउंडेशन है, किंगडम के लिए। क्लेन ने भी बाकी गेस्ट के साथ अपना कप उठाया। इसके बाद मार्च ने मजाक में पूछा, और आखिर में हमें किस चीज के लिए टोस्ट करना चाहिए? और यहाँ पर हमारे क्लेन ने अपना दिमाग चलाया। उसने जोर से मुस्कुराते हुए कहा, बैकलैंड की हवा में सुधार के लिए एक टोस्ट। ये सुनकर मार्च हैरान रह गए और फिर मुस्कुरा दिए। बहुत बढ़िया सुझाव है, बैकलैंड की हवा में सुधार के लिए टोस्ट, ये हमारी बेहतर जिंदगी का सिंबल है। चीयर्स। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का मुद्दा हमेशा से मार्च के पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा रहा था, तो बैकलैंड की हवा को टोस्ट करना एक तरह से उन्हें ही टोस्ट करने जैसा था, वो भी बहुत ही क्लासी तरीके से। सब गेस्ट्स ने खुशी खुशी अपने ड्रिंक्स खत्म किए। इसके ठीक बाद मार्च और उनकी वाइफ हॉल में आए और उन्होंने ओपनिंग डांस शुरू किया। अब वहां मौजूद सभी जेंटलमैन अपनी पहली डांस पार्टनर ढूंढने लगे। क्लेन ने एक और कप शैंपेन का उठाया और आराम से गेस्ट को देखने लगा। उसकी नजर मैडम मैरी पर पड़ी, जो कोइम कंपनी की एक बड़ी शेयर होल्डर थीं। क्लेन ने शर्लक मोरियार्टी बनकर उनके लिए काम किया था,
लेकिन अभी वो ड्वेन डांटेस था, इसलिए वो अनजान बना रहा। फिर उसकी नज़र हेजल मास्ट पर गई, जो हाथ में वाइन का कप लिए साइड में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दूरी वाली स्माइल थी और वो देख रही थी कि कैसे जेंटलमैन अपनी डांस पार्टनर्स चुन रहे थे। क्लेन ने सोचा, ये लड़की दिखने में काफी अच्छी है, लेकिन इसकी आंखों में जो घमंड है, उसकी वजह से कोई भी लड़का जो इसे देखता है वो तुरंत अपना टारगेट बदल लेता है। मैंने ये लोग कुछ बेयोंडर्स की आंखों में भी देखा है। उन्हें लगता है कि वो आम इंसानों से ऊपर हैं। ही, इसका मतलब मिस हेजल के बेयोंडर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और सही भी है। अगर वो बेयोंडर नहीं होती तो सीवर में घूमने की हिम्मत कैसे करती। अब क्लेन सीरियसली सोचने लगा कि उसे किसे इनवाइट करना चाहिए। ड्वेन डांटेस की उम्र 40s में है, तो किसी यंग लेडी को पहले डांस के लिए इनवाइट करना ठीक नहीं होगा, और ज्यादातर मैरिड लेडीज अपने हस्बैंड के साथ पहला डांस करती हैं। मैं अपनी एटिकेट टीचर वहाना को भी इनवाइट नहीं कर सकता, वरना वो गलत समझ सकती हैं। मैं कोई एम्परर रोजेल तो हूं नहीं, जिसे दूसरों की वॉइस में इंटरेस्ट हो। ये सब सोचते सोचते म्यूजिक बदल गया। क्लेन ने देखा कि अभी भी कोई हेजल मास्ट के पास नहीं गया था। ये इस बॉल की होस्ट में से एक है। इसके अलावा मुझे इसे करीब से ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। ही अगर ये सच में मरॉडर पाथवे की बेयोंडर हुई, तो इसका मतलब है कि ग्रे फॉग सच में सीर पाथ के पड़ोसी पाथवेज के बेयोंडर्स को कन्वर्ज यानी अपनी तरफ खींच सकता है। ये सोचते हुए क्लेन चेहरे पर एक जेंटल स्माइल लाया और उस घमंडी लेडी तरफ चल पड़ा। मिस हेजल, क्या मुझे आपके साथ डांस करने का सम्मान मिल सकता है? व्हाइट साइडबर्न्स वाले ड्वेन डांटेस ने झुककर पूछा। हेजल ने उसे देखा, कुछ सेकंड चुप रही और फिर कहा, ये मेरा ऑनर होगा, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। क्लेन ने पोलाइटली उसका हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर पर आ गया। डांस करते हुए क्लेन ने उसके खूबसूरत लेकिन एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर बात शुरू करने की कोशिश की। मैंने अभी नोटिस किया कि बहुत से यंग जेंटलमैन आपको डांस के लिए इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हुई। हेजल ने ऊपर देखकर मुझसे घुरा और कटेस, ये एक पोलाइट टॉपिक नहीं है। बेचारा क्लेन, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या जवाब दे। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि क्लाइन यानी हमारा ड्वेन डांटेस एक ग्रैंड पार्टी में है और वो हेजल नाम की एक लड़की के साथ डांस कर रहा है। अब देखो, क्लाइन ने सोचा था कि जब वो हेजल से पूछेगा कि उसे कैसे लड़के पसंद हैं, तो वो बड़े घमंड से जवाब देगी कि उसे इमेच्योर और इनकैपेबल मर्द पसंद नहीं है, मतलब वो आम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। लेकिन भाई, हुआ ये कि उसने तो जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा, मतलब फुआन इग्नोर। क्लाइन मन ही मन हंसता है और सोचता है, वाह, इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ऐसे लोग तो आगे चलकर आसानी से अपना कंट्रोल खो देते हैं। ये सीन मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये क्लाइन के पर्सपेक्टिव को दिखाता है। उसके हिसाब से बेयोंडर्स भी आखिर में होते तो इंसान ही हैं, बस उनके पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स आ जाती हैं। जैसे किसी के पास बहुत सारा पैसा या स्टेट्स आ जाता है, वो अभी भी ह्यूमन सोसाइटी का ही हिस्सा हैं, इससे भाग नहीं सकते। असल में जो एक बड़ा बदलाव आता है वो सीक्वेंस 4 पर पहुंचने के बाद आता है, जब वो डेमिगॉड बन जाते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि ज्यादातर डेमिगॉड्स भी इंसानी दुनिया में ही एक्टिव रहते हैं। क्लाइन सोचता है कि यहाँ तक कि सीक्वेंस 1 का स्नेक ऑफ फेट विल ऑसेप्टिन भी तो पेट में पड़ा हुआ बच्चा बनकर रह रहा है। शायद सिर्फ ब्लेस्फेमर एमन जैसे लोग ही होंगे जो इस दुनिया को सच में एक भगवान की नज़र से देखते होंगे। तो भाई, इतना सब सोचने के बाद क्लाइन अपनी सोच से बाहर आता है और हेजल से कहता है, माफ करना, मैं एक मर्चेंट हूँ और ज्यादातर नॉर्थ और साउथ कॉन्टिनेंट में ही रहा हूँ, तो मुझे ऐसे बॉल्स का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हेजल का जवाब एकदम ठंडा था, कोई बात नहीं, जैसे उसे इस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। अब सोचो, अगर क्लाइन की जगह कोई और होता तो इस घमंडी लड़की के साथ बातचीत वहीं खत्म हो जाती और वो बस चुपचाप डांस करता रहता। लेकिन हमारा क्लाइन तो अब तक काफी नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड बन चुका है। वो जानता है कि ऐसे लोगों का इंटरेस्ट कैसे जगाना है। तो वो एक स्माइल के साथ कहता है, ये बॉल भी समंदर से कम चैलेंजिंग नहीं है, यहाँ भी खूबसूरत नज़ारे हैं और अनगिनत मुश्किलें भी छिपी हैं। और फिर वो असली हुक फेंकता है। बेशक समंदर में हर तरह के खजानों की कहानियां भी हैं, कुछ तो साफ साफ नकली लगती हैं, पर कुछ सुनने में काफी असली लगती हैं, लेकिन उन्हें वेरीफाई करना नामुमकिन है, जैसे कि डेथ्स की जो उन खजानों में पहले नंबर पर आती हैं। और भाई, ट्रिक काम कर गई। डेथ्स की। हेजल ने पहली बार नजर उठाकर ड्वेन डांटेस को देखा, जो उससे काफी लंबा था। क्लाइन वही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि एक बेयोंडर जिसमें इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, उसका इंटरेस्ट मिस्ट्री और रहस्यों वाली बातों में जरूर आएगा। वो सिर हिलाकर कहता है, हाँ, कहते हैं कि वो बरसेर्क सी में कहीं छिपी हुई है। इसके बाद क्लाइन उन सारी कहानियों को मिर्च मसाला लगाकर सुनाने लगता है जो उसने व्हाइट एगेट जहाज पर सुनी थीं और अपने एडवेंचर करियर के दौरान जानी थीं। इस बातचीत में वो जाहिर है 4 किंग्स और 7 पायरेट एडमिरल्स का जिक्र भी करता है। और जैसा कि उम्मीद थी, हेजल को इन सब में बहुत इंटरेस्ट आने लगता है और वो पहली बार खुद से कुछ सवाल भी पूछती है, जिससे उनके बीच का डांस कम ऑकवर्ड हो जाता है। देखते ही देखते उनका डांस खत्म हो जाता है। डांस खत्म होने के बाद क्लाइंट टॉपिक को बड़ी स्मार्टनेस से खत्म करता है और पूछता है, आप वापस अपनी जगह जाना चाहेंगी या फिर कुछ खाने के लिए चलेंगी? हेजल के चेहरे से लग रहा था कि वो और भी सुनना चाहती है, लेकिन वो अपनी रिजर्व्ड नेचर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती और बस सिर हिलाकर कहती है, जहां मैं थी।
क्लाइन मन ही मन हंसता है। साफ दिख रहा है कि इसे समंदर की कहानी और सुननी है। ये तो बस एक बड़ी बच्ची है, अगर तुम इसका गुस्सा समझ लो और इसके इंटरेस्ट की चीज ढूंढ लो तो मुश्किल नहीं है। वो हेजल को उसकी जगह छोड़ना कर सीधा खाने की टेबल की तरफ बढ़ जाता है। भाई, पार्टी फंक्शन अपनी का, लेकिन खाना तो असली चीज है। वो अपनी प्लेट में पैन फ्राइड ड्रैगन बोन फिश और ब्लैक पेपर स्टेक के कुछ स्लाइस रखता है। उसी समय वहां पर मैम मैरी आती हैं और क्लाइन उन्हें देखकर एक पोलाइट स्माइल देता है। शायद ड्वेन डांटेस के ग्रे बाल और गहरी नीली आंखें काफी चार्मिंग थीं, इसलिए मैम मैरी खुद ही बात शुरू करती हैं। मैं आपको कैसे बुला सकती हूँ? मैंने आपको पहले कभी मैक की पार्टी में नहीं देखा। क्लाइन हंसकर जवाब देता है, मैं ड्वेन डांटेस एक मर्चेंट हूँ जो अभी अभी डेसी बे से लौटा है और मैं इसी स्ट्रीट पर रहता हूँ। यहाँ पर आता है कहानी का सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट। मैं अपना नाम बताती है, मैरी शॉर्ट, कोइम कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्लाइन को तुरंत याद आ जाता है कि ये तो वही लेडी है जिससे वो शर्लॉक मोरियार्टी बनकर मिल चुका है। मैरी ने तलाक के बाद अपना पुराना सरनेम वापस ले लिया था और कमाल की बात यह है कि मैरी उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती। ये देखकर क्लाइन को अंदर ही अंदर मजा आ रहा होता है। सोचो, बस पहचान और हुलिया बदलने से लोग आपको बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। ये फीलिंग कितनी मैजिकल होगी। उसे लगता है कि उसका फेसलेस पोर्शन और भी तेजी से डाइजेस्ट हो रहा है। तभी वहां एक और हैंडसम आदमी आता है जिसका नाम था हिबर्ट हॉल, जो अर्ल ऑफ ईस्ट चेस्टर का सबसे बड़ा बेटा था। मैरी उन दोनों का इंट्रोडक्शन कराती है और फिर आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसने चैप्टर के टाइटल व्हाट अ स्मॉल सर्कल को जस्टिफाई कर दिया। बातचीत के दौरान हिबर्ट बताता है कि उसकी बहन ऑड्रे बैकलैंड बाइक कंपनी के 10% शेयर्स खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड है। ये सुनते ही क्लाइन के होश उड़ जाते हैं। क्या किस्मत है, ये वही शेयर्स है जिन्हें खरीदने के लिए उसने भी बोली लगाई थी। वो बड़ी चालाकी से अनजान बनते हुए कहता है, अरे मैंने भी उन 10% शेयर्स को खरीदने की कोशिश की थी। मैंने 9,000 पाउंड्स तक की बोली लगाई थी, लेकिन अफसोस मैं बाकी कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला नहीं कर सका। ये सुनकर हिबर्ट और मैरी दोनों ही ड्वेन डांटेस के पैसों का अंदाजा लगाने लगते हैं और उसे और ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। इसके बाद हिबर्ट और मैरी डांस करने चले जाते हैं। क्लाइन पार्टी को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि हाई सोसाइटी में सोशलाइज करना कितना मुश्किल काम है। शायद इसीलिए लोएन के जेंटलमैन के बाल जल्दी झड़ जाते हैं। एक छोटा सा फनी थॉट, और जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है तभी उसकी नज़र एक कोने में हेजल मैक्टर पड़ती है, जो बड़ी तेजी से तीसरे फ्लोर की तरफ जा रही थी। बस यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है, एक सस्पेंस के साथ। आखिर हेजल तीसरे फ्लोर पर इतनी जल्दी में क्यों जा रही थी? वहां ऐसा क्या राज है? ये सीन पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस शानदार पार्टी के पीछे और भी बहुत कुछ चल रहा है। तो भाई, कहानी आगे बढ़ती है और क्लाइन यानी कि हमारा ड्वेन डांटेस एक हाई सोसाइटी बॉल में है। माहौल एकदम ग्रैंड है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन भी क्लाइन की नज़र हेजल मार्क पर पड़ती है, जो अचानक सीढ़ियों की तरफ तेजी से भागती है। अब भाई, क्लाइन के साथ इतने कांड हो चुके हैं कि वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर भी तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसे एक तरह का पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया है, जहां उसे हर अजीब चीज़ में कोई बियॉन्डर साजिश नजर आती है। लेकिन फिर वो खुद को शांत करता है और सिचुएशन को एनालाइज करता है। वो सोचता है कि हेजल सिर्फ जल्दी में थी, घबराई हुई नहीं लग रही थी, मतलब सिचुएशन उसके कंट्रोल में होगी। और वैसे भी ये कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं थी। हेजल के पिता मार्क्ड पार्लियामेंट के मेंबर हैं और यहाँ अल हॉल का बेटा भी मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ सिक्योरिटी के लिए पावरफुल बियॉन्डर्स होंगे। ऊपर से सेंट सैमुअल कैथेड्रल भी पास में ही है, तो अगर कुछ बड़ा होता भी है तो नाइटॉक्स तुरंत पहुंच जाएंगे। तो क्लाइन इस नतीजे पर पहुंचता है कि कोई भी बेवकूफ़ यहाँ पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर उसके दिमाग में एक और थ्योरी आती है, शायद हेजल अपने किसी मिस्टिकल आइटम के नेगेटिव इफेक्ट्स को संभालने के लिए ऊपर भागी थी। आपको याद होगा कि क्लाइन ने एरोडेस से पूछा था कि ऐसा मिस्टिकल आइटम का मिलेगा जो दूसरों की बियॉन्डर पावर्स चुरा सके, और एक जवाब था हेजल मार्क्ड। ये सोचते ही क्लाइन के दिमाग में हेजल की पूरी इमेज रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है। वो उसकी हर एक्सेसरी को ध्यान से याद करने की कोशिश करता है, हेयर ऑर्नामेंट्स, ईयररिंग्स, नेकलेस, ब्रोच, आखिर वो आइटम है कौन सा? ये मिस्ट्री सीन को और भी इंटेंस बना देती है। तभी उसकी एटिकेट टीचर वाहाना हेसन उसके पास आती है और बातों बातों में बताती है कि उसके हस्बैंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब ये वही प्रॉब्लम थी जिसे क्लाइन ने चुपके से सॉल्व किया था, लेकिन वो ड्वेन डांटेस बनकर ऐसा दिखाता है जे उसे कुछ पता ही नहीं। वो बस मुस्कुराकर उन्हें बधाई देता है। ये सीन दिखाता है कि क्लाइन अपनी आइडेंटिटी को कितनी अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा है। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे अपना कवर भी बनाए रखना है। कुछ देर बाद क्लाइन वॉशरूम से वापस आता है और देखता है कि हेजल अब आराम से सीढ़ियों से नीचे उतर रही हैं। उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं है। इससे क्लाइन का शक और भी पक्का हो जाता है कि ये जरूर उसके मिस्टिकल आइटम का ही कोई साइड इफेक्ट था। वो मन ही मन सोचता है कि पता नहीं वो कौन सा आइटम है, और फिर वो वापस पार्टी में बिजी हो जाता है, लोगों से मिलता है, डांस करता है और अपना नेटवर्क बढ़ाता है। अब आता है चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट। पार्टी खत्म होने के बाद हेजल की माँ मैडम रियाना उससे ड्वेन डांटेस के बारे में पूछती है। वो जानना चाहती हैं कि हेजल को वो कैसा लगा।
हेज़ल, जो अपनी उम्र की लड़कियों से कहीं ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ही नपातुला जवाब देती है। वो कहती है, उन्हें इस सर्कल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और वो कभी-कभी ऐसी बातें कर देते हैं जो लोगों को बुरी लग सकती हैं, लेकिन वो बहुत नॉलेजेबल हैं। अब ये सुनकर उसकी माँ थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि हेज़ल की तरफ से ये एक बहुत बड़ी तारीफ थी। उसे डर लगने लगता है कि कहीं हेज़ल को ड्वेन पसंद तो नहीं आ गया। लेकिन हेज़ल अपनी माँ की टेंशन को भांप जाती है और बिना किसी इमोशन के कहती है, मुझे सिर्फ वही मर्द पसंद है जो काफ़ी पावरफुल हों। ये सुनकर उसकी माँ की जान में जान आती है, क्योंकि वो जानती है कि हेज़ल कभी झूठ नहीं बोलती। मतलब हेज़ल को पैसा या स्टेटस नहीं, बल्कि असली पावर अट्रैक्ट करती है। ये लड़की सच में बहुत अलग है। और अब कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। देर रात जब सब सो जाते हैं, हेज़ल अपने बेड से उठती है और ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसमें वो आसानी से मूव कर सके। वो अपनी बालकनी से नीचे उतरती है और अपने ही घर के बॉडीगार्ड से बचते हुए गार्डन पहुंच जाती है। और फिर वो जो करती है, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो सड़क के बीच में एक मैनहोल का ढक्कन हटाती है और उसके अंदर उतर जाती है। अब सोचो, अमीर घर की लड़की एक पार्लियामेंट मेंबर की बेटी आधी रात को एक गंदे सीवर में क्या कर रही होगी। ये सस्पेंस एकदम पीक पर पहुंच जाता है। लगभग 45 मिनट्स बाद वो वापस बाहर निकलती है और तभी उसकी नज़र एक परछाई पर पड़ती है जो पास के एक गार्डन में फुर्ती से एक नंबर 160 है। ये तो ड्वेन डांटेस का घर था। उधर क्लाइन के घर के अंदर एक घुसपैठिया क्लाइन के वैलेट रिचर्डसन के कमरे में पहुंच जाता है। क्लाइन, जिसे अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन की वजह से नींद से जागने की आदत हो गई है, अपने वृद्ध मैरियोनेट सेनोर को भेजकर सब कुछ देख रहा होता है। वो घुसपैठिया रिचर्डसन पर दबाव डाल रहा होता है कि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले जो डेथ के सब्जेक्ट से जुड़ा है, यानी न्यूमिनस एपिस्कोपेट। वो रिचर्डसन को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, उसकी मरी हुई माँ और उसकी गरीबी का वास्ता देकर। रिचर्डसन बहुत परेशान और कंफ्यूज्ड लग रहा था। क्लाइन ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो रिचर्डसन को नौकरी से निकाल देता है तो वो बेचारा उन लोगों के चंगुल में फंस जाएगा। जैसे ही वो घुसपैठिया अपना काम करके घर से बाहर निकलता है, हेज़ल उस पर घात लगाकर हमला कर देती है। थर्ड, एक ही झटके में वो उसे बेहोश कर देती है। उसके चेहरे पर एक एक्साइटमेंट थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन इसके बाद वो जो करती है, वो क्लाइन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है। वो उस बेहोश घुसपैठिए को घसीटकर क्लाइन के दरवाजे पर छोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। मतलब वो एक गुमनाम पड़ोसी की तरह मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने क्लाइन को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया था। अब क्लाइन फंस गया। अगर उसका बटलर पुलिस को बुलाता है तो नाइट हॉक्स इस मामले की जांच करेंगे, और जब उन्हें पता चले कि घुसपैठिए को किसी बियोंडर ने बेहोश किया है तो वो इस घर की पूरी छानबीन करेंगे, जिससे क्लाइन का सारा प्लान चौपट हो सकता है। उसे अपनी पहचान बदलकर भागना पड़ सकता है। तो अब क्लाइन क्या करेगा? उसके पास सोचने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स थे और फिर वो एक जीनियस मूव चलता है। जैसे ही बटलर दरवाज खोलता है, क्लाइन उस बेहोश घुसपैठिए को अपनी पावर से खड़ा करता है और उसे पास की परछाई में गायब कर देता है। बटलर को दरवाज नहीं मिलता। प्रॉब्लम फिलहाल के लिए टल गई है, लेकिन एक नया तूफान आने वाला है, ये तो पक्का था। तो भाई, कहानी के इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही सस्पेंस वाले माहौल से। वाल्टर नाम का एक बंदा है जो अपने घर के गेट पर खड़ा है और स्ट्रीट लैंप की रोशनी में बाहर झांक रहा है। अभी अभी उसके घर की डोरबेल बजी थी, लेकिन जब वो देखने आया तो बाहर कोई भी नहीं था। सड़क एकदम सुनसान और खामोश थी, जिससे सिचुएशन और भी डरावनी लग रही थी। एक पल के तो वाल्टर को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया और डोरबेल बजी ही नहीं थी। खैर, उसने खुद को संभाला और सीधे सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ भागा। वहां जाकर उसने कुछ नौकरों को जगाया। उनके हाथों में डबल बैरल वाली हंटिंग राइफल्स थमाई और मेन बिल्डिंग के चारों तरफ पेट्रोलिंग करने का ऑर्डर दिया। उसको लगा कि शायद कोई चोर या डाकू घुसने की फिराक में है। उसने तुरंत पुलिस को नहीं बुलाया, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ तो था नहीं। हो सकता है किसी बेघर आदमी ने मजाक में बेल बजा दी हो, लेकिन असली कहानी तो कहीं और ही चल रही थी। पास के ही एक गंदे सीवर के नीचे वो घुसपैठिया, जिसने बेल बजाई थी, मेटल के हैंडल्स पकड़कर धीरे नीचे उतर रहा था। वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां बिल्कुल अंधेरा था। वहां जाकर वो काई से ढकी दीवार के सहारे बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी बेहोश है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही वो घुसपैठिया अपनी आंखें बंद करता है, उसके सामने एक और आदमी अचानक से प्रकट हुआ है। ये आदमी डार्क रेड कोट और एक पुरानी तिकोनी टोपी पहने हुए था, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो क्लाइन का मैरियोनेट, यानी उसकी कत्सेनोर था। मतलब सोचो, क्लाइन खुद अपने कमरे में आराम से बैठा है और मीलों दूर से अपनी कठपुतली के जरिए पूरा ऑपरेशन कंट्रोल कर रहा है। ये होती है असली पावर। सेनोर ने नीचे झुककर उस घुसपैठिए की जेबें चेक करना शुरू किया। उसे जेब से कुछ पैसे और छोटे छोटे कपड़े के बैग्स मिले, जिनमें अलग अलग तरह के पाउडर भरे हुए थे। क्लाइन, जो सब कुछ अपनी कठपुतली कैसे देख रहा था, उन पाउडर्स को पहचान गया। ये सारे हर्बल पाउडर डेथ डोमेन से रिलेटेड थे, और उनमें से कुछ का इस्तेमाल आत्माओं से बात करने, यानी स्पिरिट चैनलिंग के लिए किया जा सकता था। इससे क्लाइन का शक यकीन में बदल गया कि ये बंदा कॉप्स कल एक पाथवे का एक बियॉन्डर है जो शायद बालाम देश से आया है। अब क्लाइन ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए सेनोर को कंट्रोल करके वहीं सीवर के अंदर एक रिचुअल सेटअप करने का ऑर्डर दिया।
ये रिचुअल द फूल को प्रे करने के लिए था, जो कि क्लाइन खुद ही है। मतलब वो अपनी ही कठपुतली से खुद को ही प्रे करवा रहा था, ताकि वो ग्रेफॉक के ऊपर जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। ये सब करने के बाद वो रियल वर्ल्ड में वापस लौटा और सेनोर को कंट्रोल करके उस घुसपैठिए की आत्मा से पूछताछ करने की तैयारी करने लगा। मतलब पूरा का पूरा सीन किसी हाईटेक स्पाई मूवी जैसा लग रहा था, बस यहाँ टेक्नोलॉजी की जगह मैजिक था। जैसे ही स्पिरिट चैनलिंग शुरू हुई, क्लाइन को उस घुसपैठिए की आत्मा दिखाई दी। वो काफी धुंधली, ट्रांसलूसेंट और बिना किसी जान के लग रही थी। सेनोर ने अपनी गहरी आवाज में उससे सवाल पूछना शुरू किया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस फैक्शन के लिए काम करते हो? आत्मा ने खालीपन से जवाब दिया, गोडोट पोस्ट में ब्लैक स्केलेटन गैंग का मेंबर हूँ। ब्लैक स्केलेटन गैंग, ये नाम क्लाइन ने सुना हुआ था। ये गैंग ईस्ट बोरो और डॉक एरिया के पास एक्टिव था और इसमें ज्यादातर बालाम हेरिटेज के लोग थे। क्लाइन ने सेनोर के जरिए अगला सवाल पूछा, तुम्हारा मेन काम क्या है और तुम रिचर्डसन को क्यों ढूंढ रहे हो? रिचर्डसन क्लाइन का ही वैलेट यानी पर्सनल नौकर था। आत्मा ने जवाब दिया, हम गॉड के लिए लड़ रहे हैं। हम असल में बालाम नेशन रीएस्टेब्लिशमेंट सोसाइटी के मेंबर हैं। हमने ब्लैक स्केलेटन गैंग इसलिए बनाया ताकि हम खुफिया जानकारी और फंड्स जमा कर सकें। हमारा एक और मिशन है, डेथ से जुड़ी कोई भी चीज ढूंढना और उसे वापस सदर्न कॉन्टिनेंट भेजना। ये सुनकर क्लाइन समझ गया कि ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। आत्मा ने आगे बताया, हमें पक्की खबर मिली है कि अर्ल वुल्फ के कलेक्शन में एक मास्क है जो एगर्स फैमिली के मकबरे से निकाला गया था। ये फैमिली गॉड के वंशज हैं। ये सुनकर क्लाइन के कान खड़े हो गए, क्योंकि उसे याद आया कि उसके दोस्त मिस्टर अजीक का लास्ट नेम भी एगर्स था। मतलब ये मास्क सीधा सीधा उसके दोस्त की फैमिली से जुड़ा हुआ था। आत्मा ने आगे कहा, इस मास्क को हासिल करने के लिए हमें अर्ल वुल्फ के घर में अपना कोई आदमी एक नौकर के तौर पर भेजना था, और रिचर्डसन इसके लिए एक परफेक्ट चॉइस था, क्योंकि उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो एक एक्सपीरियंस्ड नौकर भी हैं। फिर सेनोर ने पूछा, तुम रिचर्डसन को कैसे जानते हो? आत्मा ने बताया, हम एक दूसरे को ईस्ट बालाम की एक जागीर से जानते हैं, जहां हम दोनों गुलाम थे। हम दोनों ने वहीं पर डेथ में विश्वास करना शुरू किया और एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। बाद में रिचर्डसन की मां बीमारी से मर गई और उसे बैकलैंड ले जाया गया। मैं वहीं रहा और कुछ साल बाद भाग निकला। जब मैं बैकलैंड आया तो मैं रिचर्डसन से दोबारा मिला, लेकिन वो सब कुछ भूल चुका था। वो अपनी माँ की मौत, अपने ऊपर हुए अत्याचार और गॉड में अपना विश्वास सब कुछ भूलकर एक शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा था। उसने मुझसे बचने के लिए जानबूझकर गलतियां की और अपनी जॉब्स बदलता रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका पुराना साथी अब कोई मामूली इंसान नहीं रहा। ये सुनकर क्लाइन को एहसास हुआ कि रिचर्डसन बेचारा अपनी पुरानी भरी जिंदगी से भाग रहा था, लेकिन उसका पास्ट उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। क्लाइन को लगा कि हर किसी को अपनी जिंदगी चुनने का हक है। इसके बाद क्लाइन उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जिसमें वो लोग गुलाम थे। आत्मा ने एक पल हिचकिचाने के बाद कहा, द टनल लाइफ सोसाइटी। ये नाम सुनते ही क्लाइन, जो पहले एक नाइट हॉक रह चुका था, सब समझ गया। ये नुमिनस एपिस्कोपेट की ही एक ब्रांच थी, जो एक बहुत ही खतरनाक कल्ट था। पूरी पूछताछ खत्म करने के बाद क्लाइन को पता चल गया कि ये लोग सिर्फ मास्क चुराने नहीं आए थे, बल्कि इनके हाथ कई बेगुनाह खून से भी रंगे थे। अब क्लाइन ने फैसला कर लिया था कि वो इस पूरे गैंग को ही खत्म कर देगा। उसने आधे घंटे इंतजार किया और फिर अपने रेथ मैरियोनेट को गोडोट पोस्ट के शरीर में भेज दिया। अब गोडोट पोस्ट क्लाइन के कंट्रोल में था। क्लाइन ने उसे सीवर से बाहर निकाला और वापस गलियों के अंधेरे में भेज दिया। उसी समय वाल्टर के घर के नौकर अब पेट्रोलिंग करते तरते चुके थे और उन्हें लग रहा था कि खतरा टल गया है। क्लाइन अपने कमरे में ऐसे सोने का नाटक करता रहा जैसे हुआ ही नहीं, लेकिन असल में उसने अजीक की कॉपर विसल और दूसरे मिस्टिकल आइटम्स का इस्तेमाल करके खुद को एक आत्मा के रूप में अपने घर से बाहर निकाल लिया था। वो गोडोट पोस्ट के पीछे पीछे चलने लगा और 80 मीटर्स का डिस्टेंस मेंटेन रखा। उसने गोडोट पोस्ट को एक दूसरी गली में घुमाया और एक किराए की गाड़ी में बिठा दिया। लगभग 1 घंटे बाद गोडोट पोस्ट ब्लैक स्केलेटन गैंग के हेडक्वार्टर पहुंचा, जो डॉक्स के पास एक छोटा सा घर था। अंदर बहुत सारे हथियार और हाई यील्ड एक्सप्लोसिव्स रखे हुए थे। गैंग के सारे टॉप लीडर्स वहीं बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। गोडोट पोस्ट ने दरवाजा खटखटाया और अंदर मौजूद में एक रिचर्डसन मान गया है। उस मेंबर ने लापरवाही से उसे अंदर आने दिया। अंदर जाकर क्लाइन के कंट्रोल वाले गोडोट पोस्ट ने कोने में रखे एक्सप्लोसिव्स और राइफल्स को देखा। एक मेंबर ने उसे सदर्न कॉन्टिनेंट स्टाइल की एक सिगरेट ऑफर की। गोडोट पोस्ट ने सिगरेट और टेबल पर रखी माचिस उठाई। उसने एक साथ कई तीलियां जलाईं और फिर उसने वो जलती हुई तीलियां सीधे उस कोने में फेंक दी जहां सारे एक्सप्लोसिव्स रखे थे। वहां मौजूद सभी लोग उसे हैरानी से देखते रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। और फिर रंबल, एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही दूरी पर एक पब्लिक बेंच पर बैठे हुए क्लाइन ने अपने पीछे आग की लपटों और गर्म हवा के गुबार को महसूस किया। कुछ सेकंड्स बाद उसका मैरियोनेट सेनोर उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़ों पर जलने के कुछ निशान थे। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, काश मैं इनके बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स उठा पाता, लेकिन फिर ये एक एक्सीडेंट नहीं लगता। उसने सारे सबूत मिटाकर वापस ग्रेफॉक के ऊपर चला गया। अगली सुबह क्लाइन ऐसे उठा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसका वैलेट रिचर्डसन चुपचाप कमरे में आया और अपना काम करने लगा। काम खत्म करके वो पीछे हटा और सिर झुकाकर बोला, सर मैं अपनी जॉब से रिजाइन करना चाहता हूँ।
क्लाइन ने शीशे में खुद को देखते हुए पूछा, क्यों? रिचर्डसन ने पहले से सोचा हुआ बहाना बताया, मुझे लगता है कि मुझ में एक वैलेट बनने की काबिलियत नहीं है। क्लाइन मुस्कुराया और बोला, कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, एक बार और सोच लो और कल मुझे अपना फाइनल जवाब देना। रिचर्डसन यस सर कहकर कमरे से चला गया और अपने मालिक के लिए सुबह के न्यूज़पेपर्स लेने नीचे चला गया। वो हमेशा की तरह सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स को ऊपर रखने के लिए पेपर्स पलट रहा था, तभी उसकी नज़र एक खबर पर जम गई। हेडलाइन थी, बैकलैंड ब्रिज एरिया में धमाका, ब्लैक स्केलेटन गैंग से जुड़े होने का शक, और नीचे लिखा था, पुलिस के अनुसार ब्लैक स्केल गैंग के सभी टॉप लीडर्स इस एक्सीडेंट में मारे गए, जिसमें लीमा, मोरेरा, गोडोटपोस भी शामिल हैं। ये पढ़ते ही रिचर्डसन का सिर चकरा गया। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देखे सारे दुश्मन जो उसकी जिंदगी जहन्नुम बनाने वाले थे, एक ही रात में खत्म हो गए थे। उसे क्या पता था कि ये सब उसके सीधे साधे दिखने वाले मालिक का ही काम है। तो भाई चैप्टर शुरू होता है बैकलैंड स्ट्रीट के मकान नंबर 160 से। क्लाइन अपने डाइनिंग हॉल में बैठकर अभी उठा टोस्ट का एक बाइट लेता ही है कि उसका बटलर वाल्टर अंदर आता है। अब देखो, ये वाल्टर कोई ऐसा वैसा बटलर नहीं है, महंगा एकदम क्लास काम करता है। वाल्टर झुककर बोलता है, सर कल रात किसी अनजान आदमी ने हमारे घर की डोरबेल बजाई थी। क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी तो मैंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा और नौकरों को डबल बैरल वाली राइफल्स देकर पेट्रोलिंग पर लगा दिया। अगर आप इजाज़त दे तो मैं पास के पुलिस स्टेशन जाकर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो रात में इस स्ट्रीट पर पेट्रोलिंग बढ़ा दे। ये सुनकर क्लाइन भी मही मन सोचता है कि यार ऐसा बटलर रखने का बस एक ही नुकसान है कि वो महंगा बहुत है, वरना कोई कमी नहीं है। मतलब बंदे ने सिचुएशन को खुद ही हैंडल कर लिया, क्लाइन को डिस्टर्ब तक नहीं किया और आगे का एक्शन प्लान भी रेडी रखा। तो क्लाइन बस हल्के से सिर हिलाता है और कहता है बहुत अच्छा किया। और फिर सीन कट होकर जाता है मकान नंबर 39 यानी उनके पड़ोसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क्ट के घर। यहाँ हेजल जो मार्क्ट की बेटी है एक्टिविटी रूम में आती है और ते देखती है उसकी मॉम रियाना हाउसकीपर से बातें कर रही हैं। हेजल पूछती है क्या हुआ। उसकी मॉम हंसते हुए बताती है, अरे वो जो अपने नए पड़ोसी हैं ना डांटेस, किसी ने उनके घर की डोरबेल बजा दी। हेजल कैजुअली बैठकर पूछती है, कोई प्रैंक होगा। रियाना बताती है, पता नहीं कौन था पर डांटेस के बटलर ने आज सुबह स्पेशली पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन की है। हेजल को लगता है कि ये तो सही किया, पुलिस को इन्वॉल्व करना बेस्ट है, लेकिन असली ट्विस्ट तो आपता है। रियाना हंसते हुए कहती है, पर उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि जब डोरबेल बजी तो बाहर कोई था ही नहीं। ये सुनते ही हेजल एकदम चौंक जाती है और धीरे से रिपीट करती है, वहां कोई नहीं था। उसके लिए ये एक नॉर्मल प्रैंक नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। उसकी माँ तो इस बात को नॉर्मली लेती है कि चलो इसी बहाने स्ट्रीट पर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ जाएगी, जो अच्छी बात है। लेकिन हेजल के दिमाग में ये बात अटक जाती है। चुपचाप एक्टिविटी रूम से निकल अपने कमरे की तरफ जाने लगती है और रास्ते में वो अजीब तरह से अपनी मुट्ठी बांधकर हवा में घुमाती है, जैसे वो कुछ टेस्ट कर रही हो। यहाँ पर राइटर हमें एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा है कि हेजल को शायद बियॉन्डर पावर्स के बारे में पता है, या हो सकता है वो खुद एक बियॉन्डर हो। ये सीन उसके कैरेक्टर में एक मिस्ट्री ऐड कर देता है। अब वापस आते हैं हमारे हीरो क्लाइन के पास जो अपने बेडरूम में है। और भाई साहब उसके सामने जो नज़ारा है वो किसी के भी होश उड़ा सकता है। गोल्ड कॉइन्स का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, पूरे 4000 पाउंड्स के गोल्ड कॉइन्स। ये पैसा उसे मिला था एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया से स्केल्स ऑफ लक के बदले में। और सच कहूं तो यार कैश के ढेर से ज्यादा विजुअल इम्पैक्ट गोल्ड कॉइन्स का ही होता है। वो चमक, वो फील एकदम किसी खजाने जैसा लगता है। क्लाइन अपनी जेब से वो 13 लोएन गोल्ड कॉइन्स भी निकालता है जो उसे सेनोर से मिले थे और उसी ढेर में फेंक देता है। इसके बाद वो अपना एडवेंचरर हारमोनिका निकालता है और उसे बजा है और साइलेंटली मिस मैसेंजर रेनेट टिनेकर उसके सामने अपीयर हो जाती है। वो अपने हाथ में अपने 4 ब्लॉन्ड रेड हेड्स पकड़े हुए की जो हमेशा की तरह काफी क्रीपी लग रहा था। क्लाइन उस सोने के ढेर से नजर हटाकर कहता है, मैम ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, टोटल 4013 पाउंड्स। वो मन ही मन ये भी सोच रहा था कि मिस मैसेंजर इतना सारा सोना उठाएंगी कैसे, क्योंकि वो तो हमेशा लेटर्स को अपने दांतों से पकड़ती हैं। तभी रेनेट के चारों सिर एक एक करके बोलना शुभ ही गुड, तुम्हारे पास अभी भी 5907 पाउंड्स बाकी हैं। मतलब मैडम ने पूरा हिसाब कितने पाउंड का याद दिलाया। क्लाइन जबरदस्ती की स्माइल देकर कहता है, मैं बाकी के पैसे भी जल्द से जल्द इकट्ठा करने की कोशिश के बाद जो होता है वो एकदम कमाल था। रेनेट के एक सिर का मुंह बहुत बड़ा खुलता है और उसके सामने एक डार्क और गहरा वोर्टेक्स बन जाता है और वो सारा का सारा सोना किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह उस वोर्टेक्स में खिंच जाता है। कुछ ही सेकंड्स में सोने का पूरा ढेर गायब। ये सीन दिखाता है कि हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स की पावर्स कितनी जबरदस्त होती हैं। काम होने के बाद रेनेट के चारों सी एक साथ सिर हिलाते हैं और वो स्पिरिट वर्ल्ड में वापस चली जाती है। अब क्लाइन अपना हिसाब लगाता है, उसके पास अब टोटल 8156 पाउंड्स बचे थे। वो सोचता है कि चलो अब मैं भी एक छोटा मोटा टाइकून बन गया हूँ और अगर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश करता है कि शायद किसी इन्वेस्टमेंट से ही उसका ये सारा खर्चा वापस निकल आए।
अब सीन शिफ्ट होता है ईस्ट बोरो की अंधेरी गलियों में, जहाँ स्ट्रीट लाइट्स या तो बहुत कम या फिर खराब हैं। यहाँ हमारी दूसरी हीरोइन जियो डेरेचा एक हुड वाला क्लॉक पहने एक पुरानी सी गली में एक घर के बाहर पहुंचती है। ये एक नई बियॉन्डर गैदरिंग का ठिकाना था, जिसके बारे में उसने अपनी दोस्त फॉर्स को बताया था। अंदर जाने से पहले जियो अपने कपड़ों को चेक करती है। उसने लंबे बूट्स पहने हुए थे, जिनके सोल्स काफी मोटे थे, ताकि वो अपनी असली हाइट छुपा सके और थोड़ी लंबी दिखे। एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि एक शेरिफ होने की वजह से वो अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहती थी। अपने पास अन्ना ट्रायंगुलर ब्लेड चेक करने के बाद वो एक सीक्रेट सिग्नल से दरवाजा नॉक करती है। उसे अंदर ले जाया जाता है और वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है। जब ज्यादातर लोग आ जाते हैं तो गैदरिंग का होस्ट अंदर आता था। वो मीडियम बिल्ड का था, हाइट लगभग 1.75 मीटर। उसने एक क्लासिकल रोब, एक पॉइंटेड मेज हेड और एक ब्रास का मास्क पहना हुआ था। उसे देखकर एक पुरानी और मिस्टीरियस वाइब आ रही थी। जियो एक शेरिफ की नज़रों से उसे एनालाइज करती है, उसकी स्किन, उसके बाल और अंदाजा लगाने की कोशिश करती है कि वो कहाँ से हो सकता है। वो ब्रास मास्क वाला आदमी कमरे में चारों ओर देखता है और एक गहरी आवाज में हंसकर कहता है, आप लोग मुझे मिस्टर एक्स कह सकते हैं। मिस्टर एक्स, ये नाम सुनते ही जियो के कान खड़े हो जाते हैं। MI9 की मेंबर होने की वजह से उसे पता कि ऑरोरा ऑर्डर के लोग ही अल्फ़ाबेट्स को अपने कोड ने। तो भाई, कहानी शुरू होती है क्लाइन के साथ, जो सेंट सैमुअल कैथेड्रल से अपनी आलीशान बग्घी बैठकर बोकलैंड स्ट्रीट वाले अपने बंगले पर वापस आ रहा है। अचानक उसे अपने दिमाग में प्रार्थना की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसे समझ जाता है कि ये एक फीमेल की आवाज़ है और मामला ज़्यादा अर्जेंट नहीं लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत ग्रे फॉग तो पर जाकर जवाब देने की जल्दी नहीं की। वो बाहर जलती हुई स्ट्रीट लैंप्स को देखता है और फिर अपनी चाय का कप उठाकर एक सिप लेता है, एकदम अमीर आदमी ड्वेन डांटेस वाले स्टाइल में। इसी बीच उसका वैले यानी पर्सनल सर्वेंट रिचर्डसन हिम्मत जुटाकर उससे बात करना शुरू करता है। वो कहता है, सर मैंने सोच लिया है, आप सही थे। हर कोई जीरो एक्सपीरियंस से ही शुरू करता है। मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुआ ये था कि पिछले कुछ दिनों में रिचर्डसन के साथ कुछ खतरनाक हुआ था, लेकिन अब जब वो मामला सुलझ गया तो वो अपने करियर के बारे में सोच रहा था। उसे पता था कि बार बार जॉब बदलना उसके रिकॉर्ड के खराब होगा, और अगर उसने ड्वेन डांटेस की नौकरी छोड़ी तो उसे दोबारा वेले का काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। और वेले की जॉब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। इसकी सैलरी साल में कम से कम 25 पाउंड्स थी। और सबसे बड़ी बात, वेले के पास ही सबसे अच्छा चांस होता है एक दिन बटलर बनने का। बटलर मतलब किसी अमीर घर का हेड सर्वेंट, जो बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है। तो रिचर्डसन ने फैसला किया कि वो यहीं रहेगा और मेहनत करके आगे ना। क्लाइन भी मुस्कुराकर मान जाता है, चलो देर से ही सही, तुम्हें समझ तो आया। इससे पता चलता है कि क्लाइन अपने ड्वेन डांटेस वाले कैरेक्टर को कितनी अच्छी तरह निभा रहा था, एक सख्त लेकिन समझदार मालिक बनकर। अब क्लाइन अपने घर 160 बोकलैंड स्ट्रीट पहुंचता है, अपनी हाउसकीपर को बताता है कि रात 11:30 बजे डिनर तैयार कर दे। इसके बाद वो सीधे तीसरी मंजिल पर अपने बाथरूम में जाता है, जहां एक नौकरानी ने पहले से ही नहाने के लिए गर्म पानी तैयार रखा था। लेकिन नहाने से पहले क्लाइन सीधा ग्रे फॉग के ऊपर जाता है, ये देखने के खर आखिर उसे प्रेयर किसने की थी। और वहां उसे पता चलता है कि ये प्रेयर मिस्टर एक्स के बारे में थी और करने वाली थी मिस मैजिशियन यानी फॉर्स। क्लाइन मन ही मन सोचता है, वाह, मिस मैजिशियन तो काफी एफिशिएंट हो गई है, काफी मैच्योर हो गई है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम थी। ड्वेन डांटेस, जो एक अमीर आदमी है, वो अचानक गायब नहीं हो सकता था किसी मिशन के लिए। इसलिए क्लाइन ने अपने पपेट द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो को बुलाया और उससे एक मैच पेयर के जरिए भिजवाया। मैसेज था, मुझे सही टाइम, लोकेशन और पूरी इन्फॉर्मेशन दो, तभी मैं एक्शन लूंगा। मतलब अगर मिस मैजिशियन उसे पक्की खबर देगी तो वो एक ही बार में जाकर काम खत्म कर देगा। लेकिन वो बार बार छोटी छोटी जानकारी के लिए गायब नहीं हो सकता, क्योंकि इससे उसका ड्वेन डांटेस वाला कवर खतरे में पड़ जाएगा। थोड़ी देर में फोर्स का जवाब भी आ जाता है। मैं जितनी जल्दी हो सके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ। ये मामला सेटल करने के बाद क्लाइन वापसली दुनिया में आता है और गर्म पानी के टब में आराम से बैठ जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी दिन भर की थकान धीरे धीरे दूर हो रही है। वो सोचने लगता है पिछले कुछ टाइम से वो सेंट सैमुअल कैथेड्रल कई बार जा चुका है, ताकि वो नाइटहॉक्स के बारे में और जानकारी निकाल सके। और उसे ये भी पता था कि इतनी बार एक ही चर्च में जाने से वो नाइटहॉक्स की नज़रों में ज़रूर आ गया होगा। वो मन ही मन सोचता है, पहला इन्वेस्टिगेशन जल्द ही होने वाला है। उसे पता था कि नाइटहॉक्स, जो कि चर्च की सीक्रेट पुलिस की तरह थे, वो किसी भी संदिग्ध इंसान की जांच जरूर करते हैं, खासकर जब उसका बैकग्राउंड मेरे जैसा मिस्टीरियस हो। वो सोचता है, अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो ये उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी लापरवाही होगी। मतलब क्लाइन मेटली पूरी तरह से तैयार था कि कोई न कोई उसकी जांच करने जरूर आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं सेंट सैमुअल कैथेड्रल के बेसमेंट में, जो नाइटहॉक्स का हेडक्वार्टर था। लियोनार्ड मिशेल, जो एक पुराना कैरेक्टर है और रेड ग्लव्स का मेंबर है, एक कमरे से बाहर निकलता है। वो अभी अभी प्रमोट होकर सोल एश्योर बना था, मतलब और भी ज्यादा पावरफुल। उसे कॉरिडोर में मिलती है डेली सिमोन, एक और जानी पहचानी नाइटहॉक। डेली उसे मजाक में कहती है, बहुत अच्छे, तुम सोल एश्योरर बन गए, लगभग मेरी बराबरी पर आ गए हो। लियोनार्ड को पता था कि डेली उससे मजाक कर रही है,
क्योंकि वो उससे कहीं ज़्यादा सीनियर थी और गेटकीपर बनने के करीब थी, जो कि सीक्वेंस 5 की एक बहुत पावरफुल पोजीशन है। डेली बातों बातें बताती हैं कि वो 2 महीने से प्रमोशन के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास ज़रूरी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की कमी है। मतलब प्रमोशन की ये सब रेडी है, बस एक छोटी सी चीज़ अटकी हुई है। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि लियोनार्ड कहता है कि उसे अपने कैप्टन सुएज़ को रिपोर्ट करना है और वहाँ से निकल जाता है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लियोनार्ड अपने कैप्टन सुएज़ के कमरे में पहुँचता है और कैप्टन उसे एडवांसमेंट के लिए बधाई देने के बजाय सीधे एक फाइल पकड़ा देता है। कैप्टन कहता है, बहुत बढ़िया, तुम एडवांस हो गए। पहले इस टारगेट के सपने में जाकर उसकी जांच करो। नाइटहॉक्स के लिए रात में काम करना नॉर्मल था, क्योंकि वो रात में और ज्यादा स्ट्रांग महसूस करते थे। लियोनार्ड पूछता है, ये तो लोकल नाइटहॉक्स का काम है ना? कैप्टन जवाब देता है, उनके पास काम बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने हमसे मदद मांगी है। लियोनार्ड और सवाल नहीं करता और फाइल खोलकर देख लगता है, और फाइल में जो पहली चीज उसे दिखती है वो एक तस्वीर थी, और उस तस्वीर वाले इंसान को वो बहुत अच्छे से जानता था, ड्वेन डांटेस। लियोनार्ड के तो होश ही उड़ जाते हैं, उसकी आंखें शौक से फैल जाती हैं। उसे पता था कि ये आदमी कोई अमीर आदमी नहीं, बल्कि एक अमर मॉन्स्टर है जो फोर्थ एपोक से जिंदा है, कम से कम एक सेंट या उससे भी ज्यादा पावरफुल, मतलब क्लाइन। और सबसे बड़ी बात, इस आदमी को लियोनार्ड का सीक्रेट पता था, और उसके अंदर रहने वाले ओल्ड मैन के बारे में भी। लियोनार्ड के हाथ पैर कांप जाते हैं। वो तुरंत अपने कैप्टन से कहता है, कैप्टन सोस्ट, मैं अभी अभी एडवांस हुआ हूँ, मेरी स्पिरिचुअलिटी थोड़ी अनकंट्रोल है, मैं ये काम नहीं कर सकता। कैप्टन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये काम अल्बर्ट नाम के दूसरे रेड ग्लव को दे देता है। लियोनार्ड राहत की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे चिंता होती है कि कहीं अल्बर्ट उस अमर मॉन्स्टर के सपने में जाकर कोई मुसीबत मोल न ले ले। उसे लगता है कि शायद उसे ये काम खुद ही करना चाहिए था, क्योंकि कम से कम उसे खतरे का अंदाजा था। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है, ड्वेन डांटेस यानी क्लाइन स्मार्ट है, वो अल्बर्ट को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने कोई एग्रेसिव रिएक्शन दिया तो वो चर्च की नज़रों में आ जाएगा और बैकलैंड जैसे शहर से जिंदा नहीं निकल पाएगा। इसलिए क्लाइन कोई शांत तरीका ही अपनाएगा इस ड्रीम इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए। ये सोचकर लियोनार्ड एक कुर्सी खींचकर अल्बर्ट के पास बैठ जाता है, ऐसा दिखावा करते हुए कि वो बस पेपर पढ़ा है, लेकिन असल में वो किसी भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए तैयार था। अब सीन वापस क्लाइन के बेडरूम में आता है। क्लाइन अपने सपने में अचानक जाग जाता है। उसे पता चल जाता है कि को नाइटहॉक्स का इन्वेस्टिगेशन आ ही गए आखिर। वो मन ही मन बुदबुदाता है। तभी उसके सपने वाले कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। क्लाइन नींद में बोलने की एक्टिंग करते हुए कहता है, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुलता है और एक दुबला पतला ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी अंदर आता है, जिसने ब्लैक ट्रेंच कोट पहना हुआ था। ये वही रेड ग्लव अल्बर्ट था। अल्बर्ट खुद को बैकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट बताता है और क्लाइन के सामने बैठ जाता है। क्लाइन भी पूरी तरह से अपने कैरेक्टर में घुसकर पूछता है, ऑफिसर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अल्बर्ट अपने हाथ में कुछ पेपर्स लाता है और पढ़ना शुरू करता है। ड्वेन डांटेस मेल, देसी काउंटी से वो सारी जानकारी पढ़ता है जो नाइटहॉक्स ने इकट्ठा की थी और पूछता है, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? और यहाँ क्लाइन अपना सबसे बड़ा दांव खेलता है। वो ईमानदारी से जवाब देता है, कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें से कुछ बातें नकली हैं। अल्बर्ट को लगता है कि केस में प्रोग्रेस हो रही है। वो पूछता है, कौन सी बातें नकली हैं? क्लाइन याद करने का नाटक करता है और कहता है, मेरी ज्यादातर दौलत माइनिंग से नहीं, बल्कि सदर्न कॉन्टिनेंट में एडवेंचर के आई है। और फिर वो एक शानदार कहानी का है जो उसने हंटर एंडरसन से सुनी थी, कि कैसे एक आम आदमी ने अपनी हिम्मत और समझदारी से उस खतरनाक इलाके में पैसा कमाया जहां हमेशा जंग चलती रहती है। उसकी कहानी का मकसद सिर्फ एक था, नाइटहॉक्स को ये यकीन दिलाना कि ड्वेन डांटेस कोई बियॉन्डर नहीं, बल्कि एक नॉर्मल, अमीर और एडवेंचर पसंद करने वाला इंसान है। और इस तरह क्लाइन ने नाइटहॉक्स के पहले इन्वेस्टिगेशन को बड़ी ही चालाकी से हैंडल कर लिया, उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाकर जिस पर वो आसानी से यकीन कर लें। तो भाई, चैप्टर 765 की शुरुआत होती है क्लाइन के साथ, जो अभी भी ड्वेन डांटेस बनकर अपने सपने में है, और नाइटहॉक्स का मेंबर एल्बर्ट उससे सवाल जवाब कर रहा है। एल्बर्ट ने कुछ टारगेटेड क्वेश्चंस पूछे, मतलब वो डांटेस के बताए हुए हर डिटेल को डबल चेक करना चाहता था। उसका मकसद था ये कंफर्म करना कि कहानी में कोई झोल तो नहीं है, सब कुछ मैच हो रहा है या नहीं। लेकिन भाई, सामने द फूल बैठा था, तो जाहिर सी बात है कि क्लाइन ने इतने परफेक्ट जवाब दिए कि एल्बर्ट को कोई शक हुआ ही नहीं। उसको एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल गया और वो पूरी तरह कन्विंस हो गया। एल्बर्ट फिर मुस्कुराता है और कहता है, आपके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू, आपका सपना अच्छा रहे। और ये बोलकर वो उठता है और झुकता है, और फिर अपनी नाइटमेयर पावर्स का इस्तेमाल करके डांटेस की यादों को थोड़ा धुंधला कर देता है। मतलब जब डांटेस जागेगा तो उसे बस इतना याद रहेगा कि उसने कोई सपना देखा था, पर सपने की डिटेल से बिल्कुल याद नहीं रहेंगी। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था ताकि टारगेट को शक ना हो। इसके बाद एल्बर्ट मुड़ता है, दरवाजे की नॉब घुमाता है और क्लाइन के सपने से बाहर निकल देखो। अब यहाँ क्लाइन का दिमाग देखो, वो अकेले सपने में सोफे पर बैठा सोच रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि यार, ये नाइटहॉक्स अपनी नाइटमेयर पावर्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। अगर मैं इनकी जगह होता और इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता
तो मैं पहले से ही सवालों का एक पूरा सेट तैयार करता, ऐसे सवाल जो अलग अलग एंगल से कहानी को परखें, और फिर मैं सारे जवाबों को क्रॉस रेफरेंस करके लूप होल्स ढूंढता। और वो सोचता है कि सबसे बेस्ट तरीका तो ये होगा कि मिस जस्टिस की हेल्प ली जाए, उनकी मदद से एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल क्वेश्चनियर बनाया जाए और टारगेट से सपने में ही उसे भरवाया जाए। अगर कोई झूठ बोल रहा होता तो उसके साइकोलॉजिकल स्टेट और वो जो इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा है उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस जरूर दिखते। मतलब क्लाइंट का कहना था कि नाइटहॉक्स की टेक्निक बहुत बेसिक है, उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। हालांकि ऐसा तभी पॉसिबल था जब टारगेट खुद कोई साइकोलॉजी एक्सपर्ट ना हो। ये सब सोचने के बाद क्लाइंट खिड़की के बाहर देखता है, जहां अंधेरे में स्ट्रीट लैंप्स की पीली रोशनी फैली हुई थी और एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ सेकंड्स तक वो चुपचाप बाहर देखता रहा और फिर एक हल्की सी स्माइल के साथ खुद पर ही हंसता है। उधर सेंट सैमुअल कैथेड्रल के बेसमेंट में जैसे ही एल्बर्ट नॉर्मली जागता है और अपनी रिपोर्ट देता है तो लियोनार्ड राहत की सांस लेता है, लेकिन साथ ही फोर्थ इपोक के उस कभी ना मरने वाले मॉन्स्टर के लिए उसका डर और भी गहरा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं सिटी ऑफ सिल्वर में। आसमान में बिजली कड़क रही थी और उसकी रोशनी से हर गली चमक उठती थी। डेरिक बर्ग हाथ में एक्स ऑफ हरिकेन लेकर अपने घर से निकलता है और शहर के नॉर्थ में बने ट्विन टावर्स की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में उसे सिटी ऑफ सिल्वर के कई लोग मिलते हैं। कुछ अपने काम में बिजी थे, कुछ अपने बच्चों को जनरल एजुकेशन लेसन्स के लिए भेज रहे थे, और कुछ ग्रुप्स में हर कोने में पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये पेट्रोलिंग इसलिए ज़रूरी थी ताकि अगर कोई घर में किसी एक्सीडेंट से मर जाए तो वो एक इविल स्पिरिट में ना बदल जाए। ये लोग शहर को एक तरह से जिंदा रखे हुए थे, और डेरिक को बीच बीच में छोटे बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। ये सब देखकर उसे आफ्टरनून टाउन के दिन याद आ गए। वहाँ वो दिन में मुश्किल से 20 लोगों से मिलता था और ज़्यादातर टाइम उन्हें एक सुरक्षित बिल्डिंग में ही रहना पड़ता था। बाहर हर घर में अंधेरे की आड़ में मॉन्स्टर्स छिपे रहते थे। उन्हें बार बार खत्म करने के बाद भी वो पता नहीं कहाँ से वापस आ जाते थे। एक्सपीडिशन टीम का हर मेंबर इस सिचुएशन से हेल्पलेस फील करता था, जैसे उन्हें कभी सच्ची सेफ्टी मिल ही नहीं सकती। उन्हें हर वक्त पूरी तरह अलर्ट रहना पड़ता था, रिलैक्स करने का तो कोई चांस ही नहीं था। अब जाई भी नॉर्मल इंसान इतने लंबे समय तक हाई स्ट्रेस और अलर्टनेस की हालत में नहीं रहना चाहेगा। इसलिए सिटी ऑफ सिल्वर ने एक रोटेशन सिस्टम बनाया हुआ था। आफ्टरनून टाउन से वापस सिटी ऑफ सिल्वर आने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी एक क्वारंटीन और रिलैक्सेशन पीरियड से गुजरना पड़ा। और आज जाकर डेरिक को लगा कि उसकी मेंटल स्टेट इतनी स्टेबल है कि वो एडवांसमेंट के नेगेटिव इफेक्ट्स को झेल सकता है। उसने पहले ही चीफ कॉलिन लियर्ड को बता दिया था कि उसे नोटरी का पोषण फॉर्मूला मिल गया है, और उसे इस डिस्कवरी के बदले में बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स यानी स्पिरिट पैक बर्ड के फेदर्स एक्सचेंज करने की परमिशन भी मिल गई थी। जहां तक द मून को दिए जाने वाले आइटम्स का सवाल है, वो उसने आफ्टरनून टाउन के आसपास पेट्रोलिंग करके हासिल कर लिए थे और मिस्टर फुल की मदद से उसे दे भी दिए थे। डेरिक सोचता है कि एडवांसमेंट के बाद मैं नॉन हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स के लिए एक मिस्टिकल आइटम चुनने के लिए क्वालिफाइड हो जाऊंगा। ये सोचकर वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी स्पीड बढ़ा देता है और जल्द ही ट्विन टावर्स पहुंच जाता है। हालांकि मटेरियल वेयरहाउस और मिस्टिकल आइटम स्पायर में थे, जहां 6 मेंबर काउंसिल निगरानी रखती थी, लेकिन डेरिक का गोल स्टीपल था, क्योंकि वहीं पर वो अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को आइटम्स के लिए एक्सचेंज कर सकता था। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जैसे ही डेरिक स्टीपल में एंटर करने वाला होता है, उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हो जाती है। वो सबकॉन्शियसली ऊपर स्पायर की तरफ देखता है और उसे एक औरत दिखाई देती है जो खिड़की के पीछे खड़ी होकर उसे नीचे देख रही थी। उसने ब्लैक और पर्पल पैटर्न वाला रोब पहना हुआ था। उसके बाल सिल्वर ग्रे थीं, आंखें लाइट ग्रे थीं और फेस बहुत ब्यूटीफुल था। और ये कोई और नहीं बल्कि 6 मेंबर काउंसिल की एक एल्डर शेफर्ड लोविया थी। जैसे ही उन दोनों की आंखें मिलती हैं, लोविया का गेज ऐसा था जैसे वो डेरिक की आत्मा के आर पार देख रही हो, लेकिन उनके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वो उसे ग्रीट कर रही हों, लेकिन डेरिक को तुरंत रियलाइज होता है ये टैरो क्लब की गाइडेंस से मिला हुआ एक्सपीरियंस था। उसे समझ आता है कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे जो इंसान है उसे ग्रीट कर रही हैं। ये सोचकर डेरिक भी जवाब में सिर हिलाता है और बिना कोई इब्नॉर्मलिटी दिखाए अपनी नज़रें हटा लेता है और आराम से स्टीपल के अंदर चला जाता है। अब सीन एक बार फिर शिफ्ट होता और हम पहुंचते हैं बायाम के एक प्राइवेट हार्बर पर। रात का समय था और गोल्डन ड्रीम शिप, जिसके बीच में एक अजीब सी तोप लगी हुई थी, हार्बर पर खड़ा था। डैनिड्स रेजिस्टेंस से मिले लोकल तोहफे उठाए हुए उन्हें स्माइल के साथ वेव करता हुआ शिप के डेक पर चढ़ता है। उसका हाल फिलहाल का टाइम बहुत आरामदायक बीता था। वो हथियार, खाना और कुछ बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स भेजने वाले एक दूत के तौर पर काम कर रहा था, इसलिए उसे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। या तो वो शानदार दावतें खाता या फिर शिकार करके और डींगे हाँक कर एंजॉय करता। उसे सी गॉड के रिचुअल को देखने के लिए भी इनवाइट किया गया था, जिसमें वो अपने फॉलोअर्स को आशीर्वाद देते हैं।
ये सब देखने के बाद डेनिट्स को अचानक एक बात समझ आती है। उसे रियलाइज होता है कि बायाम या शायद सारी कॉलोनीज जल्द ही एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में उलझने वाली हैं, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो दशकों या शायद एक सदी तक भी शांत नहीं होगा। इसलिए डेनिट्स ने बायाम में अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टीज बेचने का फैसला किया और सिर्फ एक प्रॉपर्टी अपने पास रखी। फिर उसने मौका देखकर इंटिस की कैपिटल ट्रायर्स और लोएन की कैपिटल बैकलैंड में प्रॉपर्टीज खरीदने का प्लान बनाया, साथ ही कुछ शांत और पीसफुल गांवों में भी। वो सोचता है कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर एलेमा टाउन भी जा सकता हूँ और अपने बूढ़े बाप और माँ से मिल सकता हूँ। हाँ, मैं एक घर कम खरीदकर उनके लिए एक वाइनयार्ड खरीद सकता हूँ। ये सोचते हुए डेनिट्स एक बार फिर जोश से रेजिस्टेंस को वेव करता है। फिर वो अपनी छाती चौड़ी करके बड़े घमंड के साथ फ्लॉवरी बोटाई जोडेसन से कहता है, कैप्टन कहाँ है? मुझे उन्हें हाल के डेवलपमेंट्स पर रिपोर्ट करना है। जोडेसन उसे घृणा से देखता है और कहता है, जाहिर है वो कैप्टन के केबिन में होंगी। और मन ही मन वो बड़बड़ाता है, यह आदमी गेरमन स्पैरो के साथ कांटेक्ट बनाने के बाद कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया है। लेकिन वो पागल एडवेंचरर सच में बहुत डरावना है। उसने एडमिरल ऑफ ब्लड का शिकार कर लिया। डेनिट्स एक घमंडी चाल चलते हुए केबिन के अंदर जाता है, जहां उसकी मुलाकात वाइस एडमिरल एसबर्ग एडविना एडवर्ड्स से होती है। उन्हें देखते ही डेनिट्स का घमंडी लुक तुरंत गायब हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, कैप्टन, मैंने मिशन पूरा कर लिया है। एडविना अपने हाथ में रखी किताब नीचे रखती हैं और कहती हैं, डेनिट्स पहले से ही तैयार था, इसलिए वो हाल में जो कुछ भी हुआ उसे बढ़ा चाकर अपनी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए बताने लगता है। जब वो अपनी बात खत्म कर ले तो कहता है, कैप्टन, मैं गेरमन स्पैरो से मिला था और उन्होंने मुझसे आपसे पूछने के लिए कहा है कि क्या एल्विन सॉन्गस्टर सियाटास की लाश उस गोल्डन वाइन कप में कोई एबनॉर्मेलिटी दिखी है। एडविना सीधे जवाब देने के बजाय के एक कोने में जाती हैं, जहां एक ब्लैक कलर का लकड़ी का बक्सा रखा था, क्योंकि गोल्डन ड्रीम सोनिया आइलैंड की ओर जा रहा था। सियाटास और मोबेट के अवशेष अभी भी शिप पर ही थे। उन्हें एडविना ने एक खास तौर पर तैयार किए गए बक्से में रखा था। एडविना बक्सा खोलती हैं और अंदर आपस में उलझे हुए अवशेष दिखाई देते हैं। वो लगभग कुचला हुआ गोल्डन वाइन कप एक हड्डी वाले हाथ में चुपचाप पड़ा था और उसमें कोई भी एबनॉर्मल साइन नहीं था। एडविना कंक्लूजन देती हैं, कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। डेनिट्स एक नज़र उस पर डालता और जवाब को याद कर लेता है, ताकि जब कोई आसपास न हो तो वो माइटी फूल को रिपोर्ट कर सके और वो इस मैसेज को उस पागल गेरमन स्पैरो तक पहुंचा दें। अब सीन ग्रे फॉग के ऊपर का है। क्लाइन थोड़ा सा फ्राउन करता है। वो पजल्ड भी था और थोड़ा रिलैक्स्ड भी। उसकी थ्योरी के मुताबिक गोल्डन कप में प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, तो कुछ भी एबनॉर्मल ना होना उसकी उम्मीद से परे था। लेकिन साथ ही उसे ये जवाब पसंद भी आया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सियाटास और मोबेट की शांति में कोई खलल पड़े। वो खुद से कहता है, शायद से एक्टिवेट होने के लिए किसी और कैटलिस्ट की जरूरत है। उम्मीद है ऐसा कभी ना हो। ये सब सोचने के बाद क्लाइन अपनी नज़र जंक पाइल में रखी ग्रोसेल्स ट्रेवल्स पर डालता है। फिलहाल उसका कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर में जाने का कोई इरादा नहीं था और उसका फोकस एंटिगोन्स फैमिली की नोटबुक पर था। इसलिए उसने बुक वर्ल्ड को दोबारा सर्च करने का प्लान डिले कर दिया था। एक गहरी सांस लेकर क्लाइन अपनी नजरें हटाता है और इस हफ्ते की टैरो गैदरिंग की तैयारी करने लगता है। बैकलम के टाइम के अनुसार दोपहर के 3 बजे थे। लंबी पुरानी टेबल के दोनों तरफ से डार्क रेड कलर की रोशनी की किरणें ऊपर उठती हैं और धीरे धीरे धुंधली आकृतियों में बदल जाती हैं। ऑड्रे हमेशा की तरह अच्छे मूड में थी, या शायद हमेशा से भी ज्यादा अच्छे मूड में। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके भाई हिल्बर्ट हॉल ने एक टेलीग्राम भेजकर बताया था कि बैकलैंड बाइक कंपनी के 10% शेयर्स की खरीद पूरी हो गई है, टोटल 12,000 पाउंड्स में। और अच्छी बात यह थी कि उसे किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए बैकलैंड वापस जाने की जल्दी नहीं थी। हिल्बर्ट के निकलने से पहले ही उसने 2 वकीलों के सामने एक ऑथराइजेशन लेटर पर साइन कर दिया था। अब उसे बस सब कुछ खत्म होने का इंतजार करना था और फिर अपने भाई के लिए एक कन्फर्मेशन लेटर पर साइन करना था। ऑड्रे मुस्कुराती है, खड़ी होती है और ब्रॉन्ज टेबल के आखिर में बैठी उस धुंधली आकृति से कहती, आफ्टरनून मिस्टर फूल। और फिर वो मन ही मन प्रार्थना करने लगती है, मिस्टर फूल मुझे ब्लेस करें। उम्मीद है आज इल्यूजरी चाइम्स ट्री के फ्रूट के बारे में कोई क्लू मिलेगा। सब एक दूसरे को ग्रीट करने और बैठने के बाद कैटलीना ने क्लाइन की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। उसने एक बार फिर अपना सिर झुका लिया और मिस्टर फूल को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। वो कहती है, मिस्टर फूल, इस बार एम्परर रॉसेल की डायरी के 3 पेजेस हैं। ये सुनकर ऑड्रे बड़ी उत्सुकता से सोचने लगती है, क्या क्वीन मिस्टिक को अभी तक ये क्लू नहीं मिला कि एम्परर रॉसेल को क्यों मारा गया था। वो अभी भी मैडम हर्मिट के जरिए डायरी पेजेस दे रही हैं। बहुत अफसोस की बात है, मैं हाल ही में अपनी जागीर में थी और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के साथ मेरा ज्यादा कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं नए डायरी पेजेस भी हासिल नहीं कर पाई। मैं कुछ दिनों के बाद रेलिक सर्च एंड प्रिजर्वेशन फाउंडेशन जाकर देखूंगी, शायद मिला हो। द फूल क्लाइन हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छा, तुम अपने रिक्वेस्ट के बारे में सोच सकती हो। और क्लाइन मन ही मन सोचता है, मैं जानता हूं कि क्वीन मिस्टिक ने तुम्हें पहले ही सवाल दे दिया है। पता नहीं वो बैकलैंड में क्या कर रही हैं। जल्द ही कैटलीना तीनों डायरी पेजेस को कंज्यूर करती है और उन्हें मिस्टर फूल को सौंप देती है।
तो भाई पिछले चैप्टर के बाद अब हमारे हीरो द फूल क्लाइन के हाथ में रोजेल की डायरी के कुछ बहुत ही खास पन्ने लगे हैं, और ये पन्ने उसे क्वीन मिस्टिक ने दिए थे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि दुनिया हिला देने वाले सीक्रेट्स लिखे होंगे। क्लाइन ना पूरा ध्यान लगाकर उस पुराने से दिखने वाले गोटस्किन पर लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू करता है। और भाई पहली एंट्री पढ़ते ही क्लाइन का दिमाग सुन हो जाता है। 11 सितंबर की एंट्री थी, जिसमें रोजेल ने लिखा था कि जब से वो एक एंजेल बना है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी अपनी पहचान ही खत्म हो रही है। सोचो, एक सीक्वेंस 2 का एंजेल, जिसे दुनिया एक लेजेंड मानती है, वो ऐसी बात लिख रहा है। उसके दिल में, उसकी आत्मा में कहीं गहरे एक आवाज से लगातार उकसा रही थी, उसे ठंडा, खूनी, क्रूर और पागल बना रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये कोई बाहरी ताकत नहीं थी, ना ही किसी भगवान का असर था। ये पागलपन तो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर से ही आ रहा था, इंसानों के कलेक्टिव कॉन्शनेस से, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। मतलब जिस पावर को पाने के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं, वही पावर उन्हें अंदर से खत्म कर रही थी। रोजेल को हर जिंदा चीज को जिसमें बियॉन्डर पावर हो, खा जाने की इच्छा होती थी, और उसे खुद को रोकने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। उसने लिखा, कोई हैरानी की बात नहीं है कि मिस्टर डोर ने कहा था कि होश बस कुछ पल का है, लेकिन पागलपन हमेशा के लिए है। ये लाइन सुनकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर 27 सितंबर की एंट्री आती है, जहां रोजेल बताता है कि वो लगभग पागल होने ही वाला था कि तभी उसे अनगिनत तारीफें सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ें उसकी प्रजा की थीं, उन लोगों की थी जिनकी जिंदगी रोजेल के सुधारों की वजह से बेहतर हुई थी। वो लोग उसे स्टीम का बेटा मानकर पूजते थे, उसकी तारीफ में गाने और कविताएं लिखते थे, उसके स्टैच्यू बनाते थे। रोजेल की आवाज़ें, ये विश्वास एक जहाज के एंकर की तरह काम कर रहा था, जो उसे तूफान में भटकने से रोक रहा था। इसी विश्वास ने उसे अपनी इंसानियत वापस पाने में मदद की, और वो फिर से एक पिता, एक पति, एक नॉर्मल इंसान की तरह महसूस कर पाया। यहीं पर रोजेल एक बहुत बड़ा सीक्रेट समझ जाता है। उसे ऐसा होता है कि अगर सिर्फ सीक्वेंस 2 पर यह हाल है, तो सीक्वेंस 0 यानी सच्चे भगवान के लेवल पर पागलपन कितना भयानक होता होगा। शायद भगवानों को भी ऐसे ही एंकर की जरूरत पड़ती है, ताकि वो अपनी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के पागलपन से खुद को बचा सकें। यही वो चर्च बनाते हैं, अपना विश्वास फैलाते हैं, और अपने फॉलोअर्स की आस्था पर टिके रहते हैं। लेकिन फिर रोज एक सवाल पूछता है, जो क्लाइन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर भगवानों को इंसानी आस्था की जरूरत है, तो वो अपनी इंसानी इमेज क्यों छोड़ देते हैं और सिर्फ सिंबल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। डायरी के ये पन्ने पढ़कर क्लाइन का दिल भी भारी हो गया। रोजेल, जो उससे कहीं ज्यादा जानता था, वो भी इतना निराश था। उसे लग रहा था कि ये दुनिया शुरू से ही पागलपन और तबाही के रास्ते पर है। लेकिन उसे एक उम्मीद की किरण भी दिखी कि भगवानों ने अपनी समझदारी बनाए रखने का एक तरीका ढूंढ लिया है, और वो तरीका है हम जैसे आम इंसानों का विश्वास। लेकिन वो सिंबल्स वाला सवाल अब भी क्लाइन के दिमाग में घूम रहा था कि आखिर भगवान अपनी पहचान क्यों छिपाते हैं। खैर, क्लाइन ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और अगला पन्ना पलटा। ये एंट्री 5 दिसंबर की थी, ब्लड मून की रात, जब रोजेल ने मिस्टर डोर से बात की थी। मिस्टर डोर, जो हमेशा की तरह उसे असली दुनिया में वापस लाने में मदद मांग रहा था, उसने रोजेल के कुछ सवालों के जवाब भी दिए। रोजेल ने उससे किंग्स ऑफ एंजल्स की ताकत के बारे में पूछा। मिस्टर डोर ने बताया कि कुछ किंग्स ऑफ एंजल्स ने यूनिकनेस को एकोमोडेट कर लिया है, जबकि कुछ ने 2 सीक्वेंस 1 पोशन पिए हैं, या फिर दोनों ही किया है। यहाँ एकोमोडेट शब्द बहुत अजीब था। मिस्टर डोर ने समझाया कि अगर कोई यूनिकनेस को एकोमोडेट नहीं कर पाता, तो वो एक वरदान के बजाय एक श्राप बन जाती है, बिल्कुल एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट की तरह, जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत भयानक होते हैं। मिस्टर डोर ने यह भी बताया कि एमन और एडम, जो क्रिएटर यानी पुराने सन गॉड के बेटे थे, वो पैदाइशी यूनिकनेस के साथ पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें एकोमोडेशन की प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ये सुनकर रोजेल ने अंदाजा लगाया कि शायद पुराने सन गॉड ने खुद को प्योर करने के लिए और अपने अंदर के पागलपन को कम करने के लिए ही अपने 2 बेटे बनाए थे, और अपनी पावर्स का कुछ हिस्सा उनमें डाल दिया था। क्लाइन को यह थ्योरी बहुत सही लगी। उसने मन में सोचा, मतलब एमन और एडम पोषण पीने पीने वाले फ्रीबीज हैं। ये बात सोचकर मुझे थोड़ी हंसी भी आई। क्लाइन को यह भी समझ आया कि एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम ही शायद ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का मिस्टीरियस लीडर है। बात बात में मिस्टर डोर ने रोजेल को एडम का पूरा नाम लेने से मना किया, क्योंकि उसे डिटेक्ट किया जा सकता था। जब रोजेल ने पूछा कि तुमने तो अभी लिया, तो मिस्टर डोर ने कहा कि वो अप्रेंटिस पाथवे के सीक्वेंस 4 सीक्रेट सॉर्सर की वजह से बच सकता है, जिसमें सीक्रेट्स बनाए रखने की पावर होती है। ये सीक्रेट सॉर्सर वाली बात सुनकर क्लाइन के दिमाग की बत्ती जली। उसे तुरंत दफूल की कुर्सी के पीछे बना सिंबल याद आया, एक प्यूपिल लेस आई जो सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है, और साथ में कंटोटेड लाइंस जो चेंज को दिखाती हैं। मतलब उसके पाथवे का सीक्रेट से गहरा कनेक्शन था। मिस्टर डोर ने आखिर में रोजेल को एक हिंट दिया कि अगर उसे भगवानों के बारे में और जानना है, तो उसे चांद के ऊपर जाकर देखना चाहिए। क्लाइन ने तेजी से अपने विचारों को समेटा और डायरी का तीसरा और आखिरी पन्ना खोला। ये एंट्री एक सपने के बारे में थी, जो रोजेल ने अपने एक सबऑर्डिनेट ग्रिम के बारे में देखा था। ग्रिम एक बहुत ही स्मार्ट आदमी था, जो फॉक्सी में एक अनजाने आइलैंड पर किसी इन्फेक्शन की वजह से मर गया था। रोजेल को हमेशा इस बात का पछतावा था।
अब उसका सपना उसे बता रहा था कि वो उस आइलैंड के सीक्रेट्स को सुलझाने के लिए काफी ताकतवर हो चुका है। अगले दिन रोजेल अपने कुछ लोगों के साथ उस आइलैंड पर पहुंचा। अंदर का नज़ारा बहुत ही अजीब था। वहां ऐसे ऐसे बियॉन्डर क्रिएचर्स थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कब के खत्म हो चुके हैं, और वो सब बिना लड़झड़े एक जगह इकट्ठा थे, जैसे वो किसी चीज की पूजा कर रहे हों। रोजेल को एहसास हुआ कि ये बिना दिमाग वाले जानवर एक रिचुअल कर रहे थे किसी अनजान भगवान के लिए। और फिर उस रिचुअल के बीच में रोजेल ने ग्रिम को देखा, और यहीं पर डायरी खत्म हो जाती है एक जबरदस्त क्लिफहैंगर के साथ। तो भाई चैप्टर शुरू होता है क्लाइन के साथ, जो रोजेल की डायरी पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते उसके होश उड़ जाते हैं। डायरी में एक ऐसी बात लिखी थी जो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं थी। बात यह थी कि ग्रिम नाम का एक बंदा, जो एक अनजान आइलैंड पर इन्फेक्ट होकर मर गया था, वो मरने के बाद उसी आइलैंड पर फिर से दिखाई दिया। अब आप ही सोचो ये कितना शॉकिंग होगा। मतलब जो इंसान मर चुका है वो वापस उसी जगह पर कैसे आ सकता है। क्लाइन का दिमाग घूम गया और वो डायरी की आखिरी लाइन को घूरता रहा, लेकिन उसे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोजेल ने आगे लिखा था कि उस आइलैंड पर अजीब अजीब से बियॉन्डर क्रीचर्स इकट्ठा होते थे और किसी अनजानी शक्ति की पूजा करते थे। अब यहाँ पे सबसे डरावनी बात ये थी कि सारे बियॉन्डर क्रीचर्स के पास दिमाग नहीं होता, मतलब उनसे बात नहीं की जा सकती थी। उनमें से कई तो ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो अपना कंट्रोल खो चुके होते हैं या जन्म से ही पागल होते हैं। और सोचो, ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप एक जगह इकट्ठा होकर किसी की पूजा कर रहा था। ये सीन इमेजिन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस्मत से रोजेल ने उस आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स डायरी में नहीं लिखे थे, और सच कहूं तो क्लाइन ने सोचा कि अगर लिखे भी होते तो वो वहां जाने की हिम्मत कभी नहीं करता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो भी इन्फेक्ट ना हो जाए। मतलब सोचो, अगर वो वहां गया, मर गया और फिर उसी आइलैंड पर जिंदा हो गया, ये तो एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बन जाएगा। क्लाइन ने फैसला किया कि वो कम से कम सीक्वेंस 4 या 3 का डेमिगॉड बनने के बाद ही ऐसी खतरनाक जगहों को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचेगा। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही फैसला था। जान है तो जहान है भाई। खैर, ये सब सोचने के बाद क्लाइन डायरी को गायब देता है और वापस टैरो क्लब के मिस्टर फूल वाले अपने रोल में आ जाता है। वो कैटलिया की तरफ मुड़ता है, जो कि द हर्मिट है, और उससे पूछता क्या रिक्वेस्ट है। कैटलिया ने बिना एक सेकंड सोचे सीधा सवाल पूछा, मिस्टर फुल, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एम्परर रोजेल कभी किसी बहुत ही सीक्रेट और पुराने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। ये सवाल सुनते ही टैरो क्लब के बाकी मेंबर्स के कान खड़े हो गए। ऑड्रे यानी जस्टिस को तुरंत याद आया कि मिस्टर फूल ने पहले ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया था, और एल्गर द हैंग्ड मैन को भी याद आया कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम बाहर की दुनिया में लेना भी मना था, क्योंकि इसका नाम लेते ही उस ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है। सबको लगा कि हाँ, रोजिल जैसे बड़े आदमी के लिए ऐसी सीक्रेट संस्था परफेक्ट मैच है। अब क्लाइन के लिए कोई मुश्किल सवाल नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ थे। उसने जानबूझकर ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया, ताकि फ्यूचर में इसी टॉपिक पर एक और सवाल का जवाब देकर वो कुछ और कमा सके। मतलब अपना मिस्टफुल बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है। वो मन ही में ये भी सोच रहा था कि क्वीन मिस्टिक जो कैटलिया को ये डायरी पेजेस देती है, वो काफ़ी चालाक है। वो ऐसे पेजेस चुनती हैं जिनमें हिंट्स होते हैं। खैर, इसके बाद कैटलिया अपनी दूसरी रिक्वेस्ट के लिए द मैजिशियन यानी हमारी फोर्स की तरफ देखती है। वो कहती है, मुझे अब्राहम फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स यानी उनके सीधे वंशजों के बारे में क्लूज चाहिए। मैं इसके लिए 1000 पाउंड्स दूंगी। ये सुनते ही फोर्स पहले तो चौंक गई। उसे लगा कि इसको कैसे पता मेरे टीचर के बारे में। फिर उसे रियलाइज हुआ कि टैरो क्लब के बाकी मेंबर्स के लिए ये कोई बड़ा सीक्रेट नहीं था। अब देखो, 1000 पाउंड्स एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन फोर्स ने टीचर के बारे में जानकारी बेचने वालों में से नहीं थी। उसकी जिंदगी में बहुत कम लोग थे जिन्होंने सच में उसकी मदद की थी, और वो ऐसे रिश्तों की बहुत कद्र करती थी। तो उसने थोड़ा सोचा और बोली, तुम उन्हें क्यों ढूंढ रही हो? उसने आगे कहा, अगर तुम वजह बताओगी तो मैं तुम्हारा मैसेज उन तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन आगे वो बात करना चाहेंगे या नहीं ये उन पर डिपेंड करेगा। कैटलिया को ये तरीका सही लगा और उसने कहा, ठीक है, मैं उनसे मिस्टर डोर के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए मिलना चाहती हूँ। फिर उसने डील को थोड़ा बदला, सिर्फ मैसेज पास करने के लिए मैं तुम्हें 350 पाउंड्स दूंगी, और अगर वो लोग आगे बात करने के लिए तैयार होते हैं तो मैं बाकी के 650 पाउंड्स भी दे दूंगी। ये सुनते ही फोर्स ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और तुरंत कहा, डील। आखिर पैसे की जरूरत तो सबको होती है। अब फोर्स के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। मिस्टर डोर, अब्राहम फैमिली, उसका ब्रेसलेट और उसके टीचर। वो सोचने लगी कि वो अपने टीचर को लेटर में ये बात कैसे बताएगी कि एक गैदरिंग में कोई अब्राहम फैमिली को ढूंढ रहा था और मामला मिस्टर डोर से जुड़ा है। वो ये सोचकर एक्साइटेड हो रही थी कि उसके टीचर का क्या रिएक्शन होगा। ये सब देखकर ऑड्रे अपनी दोस्त फोर्स के लिए बहुत खुश थी कि चलो बेचारी की पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर उसे अपनी टेंशन याद आई कि उसे सीक्वेंस 7 से आगे बढ़ना है और हिप्नोटिस्ट बनना है, जिसके लिए उसे एक खास पेड़ का फल चाहिए था। उसकी नज़रें मदद के लिए क्लब के बाकी मेंबर्स पर घूमने लगीं। एल्गर, जो ऑर्डर के ठीक सामने बैठा था, उसकी परेशानी समझ गया। उसने 2 सेकंड सोचा और बोला, मेरे पास उस फल के क्लूज हैं, लेकिन उसे हासिल करने 2 हफ्ते लगेंगे।
एल्गर ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो अपना हक जताना चाहता था। उसे पता था कि उस फल को लाने के लिए उसे एडवर्ड यानी क्लाइन की मदद लगेगी, तो वो पहले से ही डील पक्की कर लेना चाहता था ताकि बाद में कोई झगड़ा न हो। ऑड्री ये सुनकर बहुत खुश होकर तुरंत मान गई। इसके बाद डेरिक यानी लिटिल सन बड़े गर्व से बताता है, मैं नोटरी बन गया हूँ। ये सुनकर हैंगमैन यानी एल्गर एक बड़े भाई की तरह उसे नोटरी पाथ की सारी ताकतें और कमजोरियां समझाता है। वो उसे बताता है कि ये एक सपोर्ट रोल है और उसे अपने लिए एक अच्छा सा मिस्टिकल आइटम चुनना चाहिए। डेरिक बेचारा दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। उसके लिए मिस्टर फूल सबसे महान थे, मिस्टर वर्ल्ड एक रोल मॉडल थे और मिस्टर हैंगमैन सबसे भरोसेमंद और दयालु इंसान थे। डेरिक को तरक्की करते देख एमलिन यानी मून को थोड़ी जलन होती है। वो सोचता है कि ये लड़का मुझसे आगे निकल रहा है, मुझे भी जल्दी कुछ करना होगा। फिर वो मिस्टर फूल की परमिशन से एक पतला सा लकड़ी जैसा पपेट हवा में दिखाता है और सबसे पूछता है, क्या कोई जानता है ये क्या चीज़ है? उसे पता था कि मिस्टर को जरूर पता होगा, लेकिन उनके सवाल का जवाब देने के लिए उसके पास अभी कुछ कीमती नहीं था। कैटलिया उस पपेट को ध्यान से देखती है और कहती है, ये शायद एक मून एनवाय है। वो बताती कि ये प्राइमोर्डियल मून के बिलीवर्स द्वारा बनाया गया एक बहुत ही खतरनाक बियॉन्ड आइटम है जिसमें वाइन पावर्स होती हैं। वो हैरान होकर पूछती है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये बहुत डेंजरस है। एमलिन अपनी सीट पर स्टाइल से बैठता है और हंसकर कहता है, मैंने इसे प्राइमोर्डियल मून के एक बिलीवर का शिकार करते हुए हासिल किया। और फिर बड़े घमंड से कहता है, वो मर चुकी है और मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसका शो ऑफ करने का अंदाज बहुत ही साफ था। कैटलिया और भी हैरान हो गई और पूछा, तुमने ये कैसे किया? क्या सैंगवाइन के बड़ों ने तुम्हारी मदद की? ये सवाल सुनकर एमलिन के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो एकदम चुप हो गया। उसे समझ आया कि ये टॉपिक और गहरा खोदने के लिए सही नहीं है, क्योंकि असलियत तो ये थी कि स्मिथ वर ने उसकी मदद की थी। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने खांसते हुए टेबल के आखिर में बैठे मिस्टर फूल की तरफ देखा और कहा, मैंने मिस्टर फूल से मदद मांगी थी। और इसी के साथ सारा क्रेडिट मिस्टर फूल के खाते में चला। तो भाई, चैप्टर शुरू होता है टैरो क्लब की मीटिंग से और इस बार स्पॉटलाइट है कैटलिया एके द हर्मिट। कैटलिया एक पायरेट एडमिरल है और बहुत नॉलेजेबल है। उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है उसे कि मिस्टर फूल से डायरेक्ट हेल्प मांगी जा सकती है। सोचो उसके लिए यह कितनी बड़ी बात थी। वो अब तक मिस्टर फूल को एक बहुत पावरफुल एंशिएंट गॉड जैसा मानती थी जो शायद अभी आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा है और रियल वर्ल्ड में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन जब एमलिन यानी द मून कैजुअली बताता है कि उसने मिस्टर फूल से हेल्प मांगी थी, तो कैटलिया का दिमाग ही हिल जाता है। उसके माइंड में फटाफट थॉट्स आने लगते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं भी डेंजर में डायरेक्ट मिस्टर फूल से प्रे कर सकती हूँ। भाई, ये तो किसी भी रिचुअल से ज्यादा पावरफुल चीज है। और दूसरी तरफ इससे यह भी पता चलता है कि मिस्टर फूल की रिकवरी यानी उनके जागने का प्रोसेस उसके शो से काफ़ी तेज चल रहा है। इस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से पूरा गेम बदल जाता है, स्पेशली कैटलिया जैसे इंसान के लिए जो हमेशा डेंजर से घिरी रहती है। अब उसके पास एक एक्स्ट्रा लाइफ जैसा ट्रम्प कार्ड आ गया है। बाकी मेंबर्स जैसे ऑड्रे और डेरिक, उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने पहले भी मिस्टर फूल से हेल्प ली है और उन्होंने तो उनके एंजल को भी देखा है, इसलिए वो सब चिल थे। सीन तब फनी हो जाता है जब सबकी नज़र एमलिन पर पड़ती। वो सैंग्विन है, थोड़ा प्राउड टाइप, तो वो अपनी गर्दन सिकुड़कर चिन ऊपर करके कहता है, मैंने एक कीमत चुकाई है। यह एक फेयर और इक्वल एक्सचेंज था। यार, मुझे ये सीन बहुत फनी लगा। एक इतने पावरफुल बीइंग से डायरेक्ट हेल्प मिलना प्राइसलेस है और यह बंदा फेयर एक्सचेंज पर जोर दे रहा है। कैटलिया भी मन ही मन सोचती है कि कैसा फेयर एक्सचेंज, ये तो अनमोल है। लेकिन वो कुछ कहती नहीं, क्योंकि फ्यूचर में वो भी इस फेयर एक्सचेंज का फायदा उठाना चाहेगी। इसके बाद टैरो गैदरिंग खत्म हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है सिटी ऑफ सिल्वर, जहां रहता है हमारा लिटिल सन डेरिक। याद है ना, वो शहर जो अंधेरे में डूबा हुआ है और जहां लोग हमेशा मॉन्स्टर्स से लड़ते रहते हैं। टैरो गैदरिंग के बाद डेरिक एक मिस्टिकल आइटम लेने जाता है। क्योंकि वो अभी अभी एडवांस हुआ है तो उसकी कंडीशन स्टेबल नहीं थी, इसलिए उसने पहले आइटम नहीं लिया। डर था कि कहीं कंट्रोल ना खो दे। उसके सामने दो ऑप्शंस आते रहेंगे। पहला है एक पुरानी सिंपल सी लोहे की अंगूठी। इसकी पावर थी कि टारगेट को डरा कर रोक सकती थी या पागल मॉन्स्टर्स को कंफ्यूज कर सकती थी। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत खतरनाक था। पहनने वाले के अंदर एक और सेल्फ पैदा हो जाता था, यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे आम भाषा में स्प्लिट पर्सनैलिटी कहते हैं। और अगर इसका टाइम से ट्रीटमेंट ना करवाओ तो दोनों सेल्फ आपस में लड़ते और बंदा कंट्रोल खो देता। सोचो कितना डेंजरस। दूसरा ऑप्शन था थंडर गॉड्स रोर। यह एक भारी स्लेजहैमर जैसा हथौड़ा था। पावर वाइज यह दुश्मनों में डर पैदा करता था और इसके हर स्ट्राइक में लाइटनिंग की डिस्ट्रक्टिव पावर थी। ऑफेंसिव पावर बहुत सॉलिड थी। इसका नेगेटिव इफेक्ट था कि यूजर धीरे धीरे थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता था, जो आराम से वेंट करके ठीक हो सकता है। लेकिन इसका एक और साइड इफेक्ट था। अगर आप बिल्कुल घने अंधेरे में हो तो 100% चांस था कि अंधेरे की गहराइयों से कोई अजीब सा मॉन्स्टर आप पर अटैक करेगा। भाई, जैसे ही डेरिक ने वो 100% नन चेहरा उतर गया। इसका साफ मतलब था कि इस हथौड़े के पिछले कई मालिक
सिटी ऑफ सिल्वर के लोग इसी वजह से मारे थे कि ये टर्म लिटरली एक डेथ ट्रैप था अगर आसपास रोशनी ना हो। अब डेरिक को चूज करना था। रिंग वाला दूसरा सेल्फ का आइडिया ही बहुत अजीब और डरावना था। दूसरी तरफ हैमर की पावर सॉलिड थी और डेरिक खुद रोशनी पैदा कर सकता था। तो उसने सोचा समझा और डिसीजन लिया। उसने उस डार्क ब्लू स्लेजहैमर की तरफ इशारा करके कहा, मुझे थंडर गॉड्स रोड चाहिए। एक ब्रेव बट रिस्की चॉइस, बिल्कुल सिटी ऑफ सिल्वर के वॉरियर जैसा। और अब आते हैं चैप्टर के मेन पार्ट पर, हमारे हीरो क्लाइन के पास। क्लाइन अब बैकलैंड शहर में ड्वेन डांटेस बनकर रह रहा है, एक अमीर हाई सोसाइटी जेंटलमैन। चैप्टर की शुरुआत उसका बटलर उसे इस हफ्ते की इनविटेशन देता है। आफ्टरनून टी, लिटरेरी सैलून, बैंक्वेट, फुल सोशल कैलेंडर। क्लाइन सबके लिए हाँ कर देता है, पर अंदर से वो परेशान है। उसको ये सब हाई सोसाइटी का ड्रामा बहुत थका देने वाला लगता है। यह सब वो एक मकसद के लिए कर रहा है, इन सर्कल्स में घुसना, इम्पोर्टेड लोगों से जान पहचान बढ़ाना, ताकि वो ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की जांच कर सके। उसका अल्टीमेट गोल है चाइनीज गेट के पीछे जाना। वो सोचता है कि इस सब में तो अभी 1 महीना और लग जाएगा। तो इन पार्टीज के लिए कन्वर्सेशन टॉपिक्स जमा करने के लिए क्लाइन एक पॉपुलर प्ले बिट्रेयर्स रिंग देखने जाता है। मतलब सोचो, इतना पावरफुल बंदा जिसको दुनिया बचानी है, वो सोशल गैदरिंग्स में फिट इन होने के लिए प्ले देख रहा है और उसके रिव्यूज पढ़ रहा है। लाइफ की आयरनी देखो, मुझे दे पार्ट रिलेटेबल भी लगता है कि कभी कभी बड़े गोल्स के लिए कैसे छोटे छोटे और बोरिंग काम करने पड़ते हैं। इसी बीच कहानी हमें चेरवुड बोरो के एक थिएटर पर ले जाती है। यहाँ मेलिसा, जो क्लाइन की बहन है, लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जब उसकी बारी आई तो उसने टिकट विंडो से कहा, द बिट्रेयर्स रिंग, 2 टिकट, संडे दोपहर बजे के लिए। इसका मतलब वो भी ये प्ले देखने का प्लान बना रही थी। प्ले देखने के बाद जब क्लाइन कैरिज में वापस आ रहा होता है तो वो शाम का न्यूज़पेपर पढ़ता है और तभी उसकी नज़र एक छोटी सी खबर पर जाती है। बैकलैंड बाइक कंपनी के 10% शेयर्स बिक गए हैं, आगे कोई पूछताछ नहीं होगी। नॉर्मल इंसान के लिए ये एक सिंपल बिजनेस न्यूज़ है, लेकिन क्लाइन के लिए यह एक हिडन मैसेज था। और यही है चैप्टर का टाइटल, स्मार्ट लोगों के बीच की बातचीत। क्लाइन और डिटेक्टिव आइसनगार्ड स्टैंटन के बीच एक इशारों वाली बातचीत। क्लाइन फौरन समझ जाता है शेयर्स बिकने का मतलब था कि पैसा आ गया है, लेकिन न्यूज़ के आखिर में जो एक्सक्लेमेशन मार्क था वो नॉर्मल नहीं था, वो आइसनगार्ड की तरफ से एक वार्निंग थी। क्लाइन का दिमाग तेजी से चलता है। वो शेयर्स उसकी पुरानी आइडेंटिटी शर्लॉक मोरियार्टी के थे, उनका बिकना। इसका मतलब है कि शर्लॉक मोरियार्टी या उसका कोई आदमी बैकलैंड वापस आ गया है। और इस खबर से ग्रेट स्मॉग में इन्वॉल्व रॉयल फैमिली के लोग अलर्ट हो गए हैं। अब वो डिटेक्टिव आइसगार्ड पर नजर रख रहे हैं, इस इंतजार में कि जो भी पैसे लेने आएगा उसे पकड़ लेंगे। तो अब सिचुएशन ये है कि क्लाइन का पैसा तैयार है, लेकिन उसे लेने जाना एक ट्रैप में फंसने जैसा है। और चैप्टर ही एंड हो जाता है इस सवाल के साथ कि क्लाइन अब यह पैसे कैसे हासिल करेगा। यहाँ आगे की स्टोरी और भी इंटेंस होने वाली है। एक तरफ हाई सोसाइटी का ड्रामा और दूसरी तरफ एक डेंजरस स्पाई गेम। तो भाई, चैप्टर 769 की शुरुआत होती है रात के 10 बजे बैकलैंड शहर में। माहौल एकदम डिटेक्टिव नॉवेल वाला था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी में एक पतला सा कोहरा छाया हुआ था जो पूरे शहर को एक मिस्टीरियस ब्यूटी दे रहा था। सीन आता है फेमस डिटेक्टिव आइसेनगार्ड स्टैंटन के घर पर, जहां उनका असिस्टेंट बोवेन नीचे के फ्लोर पर आखिरी खिड़की बंद करने जा रहा था। ये सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक परछाई खिड़की से अंदर कूदती है और दीवार पर आराम से लैंड कर जाती है। और ये परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक नीले रंग की छोटे बालों वाली आवारा बिल्ली की थी। अब बोवेन उस बिल्ली को देखता है जिसकी बड़ी बड़ी पीली आंखें उसे ही घूर रही थीं, और ये देखकर वो हल्का सा हंस देता है। वो बिल्ली से कहता है, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। बात ये थी कि आइसेनगार्ड का काम ऐसा था कि उनके दुश्मन बन जाते थे, इसलिए वो घर पर ज्यादा नौकर नहीं रखते थे और खाना भी बस हिसाब का बनता था ताकि कुछ बचे ही ना। लेकिन भाई, इसलिए ट्विस्ट तो अब आता है। वो नीली बिल्ली अपना मुंह खोलती है, पर म्याऊं करने की जगह इंसानों की तरह बोलना शुरू कर देती है। मैं शर्लॉक मोरियार्टी हूँ और मैं मिस्टर आइसेनगार्ड स्टैंटन से मिलने आया हूँ। ये सुनते ही बोवेन के तो होश उड़ गए। हालांकि वो खुद गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के चर्च का एक बियॉन्डर था, लेकिन वो एक लो सीक्वेंस बियॉन्डर था। उसने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी थीं। लाइफ में पहली बार एक बोलती हुई बिल्ली देखना उसके लिए बहुत बड़ा शौक था, और वो कुछ सेकंड्स के लिए तो एकदम ब्लैंक हो गया। जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उसे बिल्ली की बात याद आई। इसने कहा कि ये शर्लॉक मोरियार्टी है, ये ग्रेट डिटेक्टिव तो सच में कोई मामूली इंसान नहीं है। वो एक बिल्ली में बदल गया। नहीं नहीं, उसने एक बिल्ली को कंट्रोल कर लिया है। सोचो, ये कितनी अजीब और डरावनी पावर होगी कि आप किसी जानवर को कंट्रोल करके उससे बात कर सको। खैर, बोवेन जल्दी से खुद को शांत करता है और बिल्ली को सीधा जवाब देने की बंदर देता है। और फिर वो धीमी आवाज में कहता है, मेरे पीछे आओ। बिल्ली भी अपनी पूंछ उठाए बड़े आराम से बोवेन के पीछे पीछे चलने लगती है, और वो उसे सेकंड फ्लोर पर आइसेनगार्ड के बेडरूम तक ले जाता है। बोवेन दरवाजा खटखटाता है और अंदर से आइसेनगार्ड बाहर आते हैं, जो पजामे में थे और सोने से पहले अपना पाइप पी रहे थे। वो पूछते हैं क्या बात है। बोवेन कुछ बोलता नहीं, बस सावधानी से नीचे बैठी नीली बिल्ली की तरफ इशारा कर देता है
और कहता है, मिस्टर शर्लॉक मोरियार्टी आपसे मिलने आए हैं। आइसेनगार्ड, जिनके चेहरे पर हमेशा एक सीरियसनेस रहती थी, बस अपनी आईब्रो उठाते हैं और नीचे बिल्ली को देखते हैं। और कमाल की बात यह कि वो जरा भी हैरान नहीं होते, बस 2 कदम पीछे हटते हैं और बिल्ली को अंदर आने का रास्ता दे देते हैं। मतलब ये बंदा अलग ही लेवल पर है। उसे बोलती हुई बिल्ली देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोवेन से कहते हैं, तुम अपने रूम में जाओ और सो जाओ, कल सुबह नॉर्मल टाइम पर उठना, हमारे पास एक केस है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब असिस्टेंट चला जाता है तो आइसेनगार्ड दरवाजा बंद करते हैं और उस नीली बिल्ली को देखते हैं जो अब एक चेयर के पास बैठी थी। वो हंसते हुए कहते हैं, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसी बियॉन्डर पावर्स होंगी। मैं तो डर रहा था कि तुम कहीं सीधे ही ना आ जाओ। इस पर बिल्ली के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो कहती है, मैंने आपका एक्सक्लेमेशन मार्क नोटिस कर लिया था। अब सच कहूं तो एक बिल्ली के चेहरे पर इंसानों जैसा एक्सप्रेशन देखना बहुत ही अजीब और क्रीपी लगता है, किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन आइसेनगार्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी चेयर पर बैठते हैं और आराम से अपना पाइप पीते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी इंटेलिजेंस पर भरोसा है। इसके बाद वो मेन मुद्दे पर आते हैं। आइसेनगार्ड बताते हैं कि सिचुएशन क्या है। जो लोग तुम पर नजर रखे हुए हैं वो मुझ पर ज्यादा सख्ती से निगरानी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डर है कि मैंने पकड़ लूंगा और चर्च को बता दूंगा। इसीलिए किसी इंसान या जानवर को मेरे घर में आने से नहीं रोका जाएगा। और मुझे यकीन है कि ये बात तुम पहले ही समझ गए थे। और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें पक्का ट्रैक किया जाएगा, तुम्हारा पीछा होगा। तो क्या तुम्हारे पास उनकी ट्रैकिंग से बचने का कोई तरीका है? और ये भी सोचो कि पैसों का अमाउंट छोटा नहीं है, उसे बाहर ले जाना वैसे भी बहुत मुश्किल होगा। फिर वो खुद ही एक सॉल्यूशन सोचते हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये पैसा किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दूं और फिर तुम बैकलैंड के अलग अलग हिस्सों से कई लोगों से उसे निकलवा लो? ये कहकर वो खुद ही हंसते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका जो मैं सोच सकता हूँ, लेकिन इसे करना बहुत झंझट वाला काम है। इस पर बिल्ली कोई सीधा जवाब नहीं देती, बस एक गहरी हंसी हंसती है और कहती है, मुझे बस आपसे एक खाली कमरा और 3 कैंडल्स चाहिए। ये सुनकर आइसेनगार्ड भी चौंक गए होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो पैसों का हिसाब देते हैं। शेयर्स टोटल 12,000 पाउंड्स में बिके थे, जिसे अर्ल हॉल की बेटी ऑड्रे ने खरीदा है। लेकिन लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मिलाकर 600 पाउंड्स लग गए। इसके अलावा 0.5% स्टैम्प ड्यूटी और 20% डी टाइप टैक्स भी लगा। तो आखिर में तुम्हारे पास सिर्फ 8,940 पाउंड्स बचे हैं। टैक्स, 20% टैक्स, मतलब 2,000 पाउंड से ज्यादा तो बस टैक्स में ही उड़ गए। ये सुनते ही बिल्ली के चेहरे का एक्सप्रेशन, यानी हमारे क्लेन का एक्सप्रेशन, एकदम फ्रीज हो गया। भाई, क्लेन पहले नाइट हॉक था तो सैलरी टैक्स फ्री थी, फिर प्राइवेट डिटेक्टिव बना तो इनकम पर कोई नजर नहीं थी, और फिर एडवेंचर बना तो समुद्री डाकुओं पर मिलने वाले इनाम पर भी टैक्स नहीं लगता था। उस बेचारे को आज तक पता ही नहीं था कि टैक्स भी देना पड़ता है। रियलिटी ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा था, और मेरे हिसाब से ये सीन बहुत ही फनी और रिलेटेबल था कि हीरो को भी टैक्स भरना पड़ रहा है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बिल्ली कहती है, ठीक है, मुझे कैश दे दीजिए और उसे खाली कमरे में रखवा दीजिए। पैसों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आइसेनगार्ड अपना पाइप लेकर उठते हैं और कहते हैं, मैंने सब चेक कर लिया है, वो लोग पैसों पर कोई सस्ती ट्रिक नहीं करेंगे, ये मेरी इंटेलिजेंस बेइज्जती होगी। वो अपने बेडरूम की तिजोरी से कैश के बंडल निकालते हैं और उन्हें अलग अलग ब्रीफकेस में भर देते हैं। फिर वो ब्रीफकेस लेकर सामने वाले गेस्ट रूम में जाते हैं और बिल्ली भी उनके पीछे पीछे जाती है। आइसेनगार्ड ब्रीफकेस जमीन पर रखते हैं और कहते हैं, चेक कर लो। लेकिन बिल्ली कहती है, मुझे आप पर भरोसा है। इसके बाद आइसेनगार्ड कैबिनेट की तरफ इशारा करके कहते हैं, अंदर कैंडल्स हैं। और फिर वो दरवाजे तक जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं सच में बहुत क्यूरियस हूं कि तुम यहाँ से कैसे निकलोगे। मुझे यकीन है कि ये एक बहुत ही एक्साइटिंग मैजिक शो होने वाला है। और क्लिक की आवाज़ के साथ वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कमरे में अब पूरी शांति थी। तभी बिल्ली के बगल में एक डार्क रेड कोट और पुरानी तिकोनी हेड पहने एक फिगर अचानक से प्रकट होता है। ये कोई और नहीं बल्कि क्लेन का मैरियोनेट रेत सेनोर था। सेनोर जल्दी से कैंडल्स ढूंढता है और एक सिंपल सा ऑल्टर, यानी एक छोटी वेदी तैयार करता है। वो रिचुअल के शुरुआती कई स्टेप्स को स्किप करके सीधे एल्विस भाषा में मंत्र पढ़ना शुरू करता है। समुद्र और आत्मा की दुनिया के रक्षक, रोस्टेड आर्किपेलागो के गार्डियन, सुनामी और तूफानों के स्वामी, महान कालवेटुआ, आपका भक्त आपके ध्यान के लिए प्रार्थना करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी भेंट स्वीकार करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने किंगडम के द्वार खोलें। जैसे ही वो ये बोलता है, कमरे में तेज हवाएं चलने लगती हैं। सेनोर तुरंत अपने हाथ के पीछे एक कट लगाता है और खून की कुछ बूंदें हवा में उछाल देता है। एक सीक्वेंस 5 रेत होने के नाते उसके शरीर की हर चीज स्पिरिचुअलिटी से भरपूर थी। तेज हवाएं उस खून को सोख लेती हैं और सी गॉड कालवेटू को सिंबलाइज करने वाली कैंडल की लौ में घुस जाती हैं। और वो लो अचानक से बड़ी हो जाती है और एक इल्यूसोरी यानी मायावी दरवाज में बदल जाती है, जिस पर ढेरों मैजिक सिंबल्स बने हुए थे। लगभग 10 सेकंड के बाद वो दरवाजा एक भारी चरमराती आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगता है।
सेनोर एक एक करके पैसों से बैठाता है और उस मायावी दरवाजे के अंदर फेंकना शुरू कर देता है। जब लगभग सारे ब्रीफकेस अंदर चले जाते हैं तो सेनोर के शरीर में रखा एक सोने का सिक्का बाहर निकलता है और ऑल्टा पर गिर जाता है। फिर रेत की आत्मा उस सिक्के के अंदर प्रोजेक्ट हो जाती है और वो सिक्का कांपता हुआ हवा में उड़ता है, आखिरी ब्रीफकेस के साथ चिपता है और उस सैक्रिफिशियल दरवाज के अंदर चला जाता है। और बस वो रहस्यमयी दरवाजा चुपचाप बंद हो जाता है और तीनों कैंडल्स की लौ वापस नॉर्मल हो जाती है। ये था क्लेन का जीनियस प्लान, सैक्रिफाइसिंग टू वन सेल्फ, यानी खुद को ही बलि चढ़ाना, लेकिन एक प्रॉक्सी गॉड के जरिए। उसने पैसे सीधे अपने पास टेलीपोर्ट कर लिए थे। ठीक इसी समय वो नीली बिल्ली, जिसे क्लेन कंट्रोल कर रहा था, उसे होश आता है। वो कंफ्यूजन में इधर उधर देखती है और म्याऊं करने लगती है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। थोड़ी देर बाद आइसेनगार्ड दरवाज खोलकर अंदर आते हैं और देखते हैं कि पैसों से भरे सारे ब्रीफकेस गायब हैं। वहां बस 3 जलती हुई कैंडल्स थीं और वो नीली बिल्ली जो अब डरकर उन्हें घूर रही थी। आइसेनगार्ड ये सब देख ही रहे होते हैं कि सड़क के दूसरे छोर पर एक किराए की धीरे धीरे वहां से गुजरती हैं। शायद क्लेन उसी में था। और इसी रात कहानी का फोकस शिफ्ट होता है शियो और फॉर्स पर, जो अपने घर पर थीं। शियो फॉर्स को बताती है कि मिस्टर एक्स की अगली गैदर फ्राइडे रात को उसी जगह पर होगी। ये सुनकर फॉर्स की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि अब वो ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर वर्ल्ड यानी क्लेन को दे सकती है। लेकिन फिर शियो एक और अजीब बात बताती है। मिस्टर एक्स ने एक मिशन भी दिया है जिसमें काफी अच्छा इनाम है। मिशन ये है कि लोगों को अपने आसपास के उन लोगों के बारे में बताना है जिनकी किस्मत एबनॉर्मली अच्छी हो। ये सुनकर फॉर्स हैरान हो जाती है। क्या इस आदमी का दिमाग खराब है? ऐसी गैदरिंग में कोई अपने आसपास के लोगों की जानकारी क्यों देगा? इससे तो उनकी असली पहचान आसानी से पता चल जाएगी। लेकिन उसे इस मिशन के पीछे का असली मकसद समझ नहीं आता और वो इसे मिस्टर वर्ल्ड को बताने का फैसला करती है। और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, एक नए मिस्ट्री के साथ कि ये एबनॉर्मल लक वाले लोग कौन हैं और मिस्टर एक्स उन्हें क्यों ढूंढ रहा है। तो भाई, चैप्टर शुरू होता है ग्रे फॉग के ऊपर हमारे क्लाइंट के साथ, जो मिस मैजिशियन से मिली इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत गहराई से सोच रहा था। इन्फॉर्मेशन ये थी कि मिस्टर एक्स, जो कि ऑरोरा ऑर्डर का एक मेंबर है, बैकएंड में ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनकी लक यानी कि किस्मत बहुत ही एबनॉर्मल है। अब देखो, एबनॉर्मल लक का मतलब सिर्फ अच्छी किस्मत नहीं होता। इसका मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी या बहुत ज़्यादा बुरी किस्मत भी हो सकती है, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल की। मुझे तो पहले लगा कि ये कोई नॉर्मल मिशन होगा, लेकिन भाई स्टोरी में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। तो क्लाइन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करता है और वो सोचने लगता है कि उसकी जान पहचान में ऐसे कौन लोग हैं जिनकी किस्मत एबनॉर्मल रही है। और तुरंत उसके दिमाग में 2 नाम आते हैं। पहला है फॉक्सी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर अंडरसन हुड और दूसरा है डॉक्टर एरन सेरेस। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन दोनों की किस्मत पर स्नेक ऑफ फेट का असर हुआ था। यहीं से क्लाइन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सारे डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर देता है। उसे याद आता है कि एंजल ऑफ फेट, जिसका नाम है औरोबोरोस, रोज रिडेम्पशन नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएटर्स में से एक था और ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रू क्रिएटर को सपोर्ट करती है और ऑरोरा ऑर्डर तो ट्रू क्रिएटर का चर्च ही है। मतलब सब कुछ एक ही जगह जाकर मिल रहा था। और फिर क्लाइन को असली पिक्चर समझ आती है, एक ऐसा कंक्लूजन जो किसी को भी शॉक कर दे। ये जो मिस्टर एक्स लोगों को ढूंढ रहा है, ये असल में एंजल ऑफ फेट औरोबोरोस का प्लान है। वो ऑरोरा ऑर्डर के मेंबर्स को यूज करके स्नेक ऑफ इट वेलोसिप्टिन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। भाई सोचो, 2 सीक्वेंस 1 एंजल्स के बीच का खेल चल रहा था और बेचारा मिस्टर एक्स तो बस एक छोटा सा मोहरा था। और इसका सीधा साधा मतलब ये था कि मिस्टर एक्स के पीछे बैकएंड में कोई और नहीं बल्कि एक किंग ऑजल छिपा हुआ है। ये रियलाइजेशन इतना बड़ा था कि क्लाइन के होश उड़ गए। अब सिचुएशन ये थी कि अगर कोई मिस्टर एक्स को मारने की कोशिश करता है तो वो सीधा सीधा किंग ऑफ एंजल्स से पंगा ले रहा है, जो कि एक सुसाइड मिशन से कम नहीं है। तभी क्लाइन को समझ आया कि मिस्टर एक्स बैकम इतना फिक्र होकर क्यों घूम रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे कौन है। ऑफिशियल फैक्शंस तो ज्यादा से ज्यादा यही सोचेंगे कि उसके पीछे कोई सेंट लेवल का बंदा होगा, लेकिन किंग ऑफ एनजीओ का तो कोई सोच भी नहीं सकता। ये जानकारी मिलते ही क्लाइन का पहला थॉट यही था कि वो मिस मैजिशियन का कमीशन तुरंत रिजेक्ट कर दे और उसे वार्न भी करे कि मिस्टर एक्स से दूर रहे। लेकिन क्लाइन ने उसे सीधे सीधे मना नहीं किया, क्योंकि वो पहले सिचुएशन को कंफर्म करना चाहता था। और कंफर्म करने के लिए इस दुनिया में स्नेक ऑफ फेट वेलोसिप्टिन से बेहतर कौन हो सकता है। तो उसने द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो को समन किया और मिस मैजिशियन को मैसेज भेजा कि वो कल तक उसे रिप्लाई करेगा। यार, क्लाइन की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। वो कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता, हमेशा सोच समझकर और पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर ही कोई कदम उठाता है। इसके बाद क्लाइन रियल वर्ल्ड में वापस आता है और अपने वॉलेट से वो बहुत ही नाजुक सा पेपर क्रेन निकालता है जो विल ऑसेप्टिन से कांटेक्ट करने का जरिया था। उसने जल्दी में कुछ नहीं लिखा, पहले आराम से अपने सारे सवाल ड्राफ्ट किए, फिर पेंसिल शार्प करके लिखना शुरू किया। उसने 3 मेन सवाल पूछे। पहला कि ऑरोरा ऑर्डर एबनॉर्मल लक वाले लोगों को क्यों ढूंढ रहा है। दूसरा, क्या वो वर्म ऑफ टाइम से चार्म्स बनाना जानता है। और तीसरा, क्या उसका प्लेसेंटा ब्लड एक मिथिकल क्रिएचर का ब्लड माना जाएगा, और अगर हाँ तो क्या वो एक ड्रॉप ले सकता है।
ये सब लिखने के बाद क्लाइन ने उस पे क्रेन को बहुत संभाल कर वॉशफोल्ड किया और अपने तकिए के नीचे रख दिया। फिर जाकर उसे अपने पैसे गिनने का टाइम मिला और भाई उसके पास टोटल 17,046 पाउंड्स थे, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। वो बैकएंड में एक छोटा मोटा टाइकून तो बन ही गया था। ये सोचकर वो खुश तो हुआ, लेकिन फिर से अपने कर्ज और फ्यूचर के बड़े खर्चे भी याद आ गए, तो खुशी थोड़ी कम हो गई। इसके बाद वो आराम से सोने चला गया, लेकिन उसकी नींद नॉर्मल नहीं थी। उसे एक सपने में खींच लिया गया। उसने खुद को एक वीरान काले मैदान में पाया, जिसके बीच में एक बहुत ऊंचा ब्लैक टावर था। वो उस टावर के अंदर गया और वहां उसने देखा कि जमीन पर टैरो कार्ड्स का एक सर्कल बना हुआ था, लेकिन बीच में कोई जवाब नहीं। कंफ्यूज हो गया कि विल ने उसे सपने में बुलाया तो है, पर कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया। और तभी अंधेरे में से एक ब्लैक कलर का बेबी प्रैम, मतलब बच्चों की गाड़ी, लुढ़कती हुई बाहर आई और उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो सिल्वर सिल्क में लिपटा हुआ था। क्लाइन थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, मिस्टर स्नेक ऑफ फेट? और भाई उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो सुनकर क्लाइन हैरान रह गया। उस बच्चे ने एकदम क्लियर आवाज में कहा, तुम्हें कैसे पता कि ये एक मिस्टर ही है? मतलब सोचो, एक सीक्वेंस 1 एंजल उससे जेंडर पर सवाल कर रहा था। इस फनी जवाब से माहौल थोड़ा लाइट हो गया और क्लाइन ने पूछा, तो मैं आपको कैसे बुलाऊं? जिस पर उस बेबी ने कहा, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। फिर उस बेबी यानी विल ऑसेप्टिन ने जो एक्सप्लेन किया वो मॉन्स्टर पाथवे का सबसे बड़ा सीक्रेट था। उसने बताया कि हर बार जब वो रीस्टार्ट करता है, यानी दोबारा पैदा होता है, तो वो खुद को थोड़ा अलग बनाने की कोशिश करता है ताकि उसकी मेंटल स्टेट ठीक रहे। उसने कहा, एक बच्चे को बच्चे की तरह ही एक्ट करना चाहिए। क्लाइन को तुरंत समझ आ गया कि ये मॉन्स्टर पाथवे का तरीका है पागलपन से बचने का। हर रीस्टार्ट के साथ वो अपनी मैडनेस को धो डालता है। क्लाइन ने मौके का फायदा उठाकर पूछा कि क्या ओरोबोरोस ऑरोरा ऑर्डर के जरिए उसे ढूंढ रहा है। इस पर विल हंसा और बोला, मैं उसके साथ हाइड एंड सीक बहुत लंबे टाइम से खेल रहा हूँ। उसे ये सब नहीं आता, उसका कोई बचपन ही नहीं था। विल ने बताया कि वो जल्द ही ओरोबोरोस का ध्यान बैकएंड से भटका देगा, जिसका मतलब था कि मिस्टर एक्स को मारने का चांस अभी भी था। फिर क्लाइन ने वर्म ऑफ टाइम चार्म के बारे में पूछा। विल ने सीधा जवाब देने के बजाय क्लाइन से ही सवाल कर लिया, तुम्हें वर्म ऑफ टाइम पैलेस ज़रोआस से मिला है ना? क्लाइन शॉक हो गया कि इसे कैसे पता। विल ने बताया कि पैलेस उसके पुराने कलीग लियोनार्ड मिचेल के अंदर पैरासाइट बनकर रह रहा है और वो लियोनार्ड ही था जो शर्लॉक मोरियार्टी की जासूसी कर रहा था। ये सुनकर क्लाइन को एक और झटका लगा। खैर, विल ने चार्म बनाने का तरीका बताया। तुम अपनी उस यूनिकनेस यानी ग्रे फॉग को प्रे करके और मरकरी सिल्वर का यूज करके चार्म बना सकते हो। क्लाइन ये सुनकर बहुत खुश हो गया, लेकिन तभी विल ने एक जोर का झटका दिया और बोला, लेकिन उसके लिए सिंबल कौन सा यूज करना है वो मुझे नहीं पता। भाई ये तो भयंकर वाला ट्रोल था। क्लाइन बेचारा बस अपना मुंह देखता रह गया। आखिर में जब क्लाइन ने प्लेसेंटर के बारे में पूछना चाहा तो विल अचानक एक असली बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा। वाह! क्लाइन एकदम फ्रीज हो गया कि अब क्या करे। उसने जल्दी से कहा, अरे ठीक है ठीक है, मैं बस पूछ रहा था कि क्या वो मिथिकल क्रिएचर का ब्लड है। विल तुरंत रोना बंद करके हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल है, लेकिन मैं उसे एक्सचेंज कर दूंगा ताकि तुम लोग मरो नहीं। उसने कहा कि अगर क्लाइन कोई अच्छी चीज ऑफर करे तो वो एक ड्रॉप दे सकता है। और गुड बाय बोलते ही सपना टूट गया। क्लाइन की आंख खुल गई। ये चैप्टर क्लाइन को बहुत सारे जवाब और उससे भी ज्यादा सवाल देकर खत्म हो गया। तो भाई लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के इस नए चैप्टर की शुरुआत होती है क्लाइन के थॉट्स से। वो आराम से अपने बेड पर तकिए के सहारे बैठा हुआ सोच रहा था कि एक स्नेक ऑफ फेट जैसी पावरफुल हस्ती आखिर किस चीज में इंटरेस्टेड होगी। मतलब विल ऑसेप्टिन के पैदा होने में अभी भी कम से कम एक महीना बाकी था, तो उसके पास सोचने का काफी टाइम था। और उसने सोचा कि यार ये सवाल मैं द हर्मिट कैटलिया और उनके पीछे जो क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट है उन पर भी छोड़ सकता हूँ, वो लोग अपना दिमाग लगाएं। लेकिन हाँ, क्लाइन ने इस पॉसिबिलिटी को भी नकारा नहीं। ऑसेप्टिन अचानक जल्दी पैदा होने का फैसला कर ले, कुछ भी हो सकता था। खैर, इन सब बातों को साइड में रखकर क्लाइन का पूरा ध्यान अब एक बहुत ही खास चार्म बनाने पर था, वर्म ऑफ टाइम चार्म। विल ऑसेप्टिन ने जैसा समझाया था उसके हिसाब से क्लाइन के पास सारी कंडीशंस पूरी थीं, बस एक चीज की कमी थी, एक सही सिंबल। अब देखो, उसे द फूल को प्रे करना था और ग्रे फॉग के ऊपर की मिस्टीरियस स्पेस की पावर्स यूज करनी थी। तो वो सोचने लगा, क्या मरॉडर पाथवे से जुड़ा कोई सिंबल काम करेगा? और अगर करेगा भी तो मुझे तो पता ही नहीं कि वो सिंबल है क्या। उसके दिमाग में एक वाइड आइडिया आया, जब तक मैं किसी मरॉडर को ग्रे फॉग के ऊपर खींच कर न लाऊं और वो हाई बैक चेयर खुद उसका पैटर्न न बना दे, तब तक तो ये पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही वो ये सब सोच रहा था उसके दिमाग में बिजली एक ब्रिलियंट आइडिया कौन था। उसने सोचा, क्यों मैं द फूल की कुर्सी के पीछे वाला सिंबल ही ट्राई करूं। वही सिंबल एक प्यूपिललेस आई जो कंसीलमेंट यानी छुपाने को रिप्रेजेंट करती है, और साथ में वो कॉन्टोर्टेड लाइंस जो चेंज यानी बदलाव को दिखाती हैं। ये आइडिया आते ही क्लाइन का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया। पता नहीं ये काम करेगा नहीं, डिविनेशन से भी ठीक ठीक पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कोशिश सक्सेसफुल होगी या नहीं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर ये फेल भी हो गया तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो खुद को ही प्रे कर रहा था। तो अगर एक्सपेरिमेंट में मटेरियल वेस्ट भी हुआ तो वो ग्रे फॉग के ऊपर ही जाएगा, कहीं खोगा नहीं।
ये सोचते ही क्लाइन में एक नई एनर्जी आ गई और वो इतना पंप अप हो गया कि उसी रात बेड से उठकर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला कर लिया। अब जरा सोचो, वर्म ऑफ टाइम जैसा मटेरियल जो एमन के लेवल के मरॉडर डेमिगॉड ने छोड़ा हो, उसकी वैल्यू क्या होगी। भले ही वो मर चुका था, लेकिन उसका एसेंस और लेवल अभी भी बहुत हाई था। जब इससे कोई चार्म बनता तो हो सकता है वो एंजल लेवल तक ना पहुंचे, लेकिन एक सेंट के पीक स्ट्रेंथ के बराबर तो होगा ही। अगर क्लाइन कामयाब हो जाता तो उसके हाथ में एक और ट्रम्प कार्ड आ जाता, एक ऐसी पावर जो मुश्किल समय में उसकी एक और जान बचा सकती थी। तो भाई वो एक्साइटेड और उम्मीद से भरा हुआ क्यों न होता। उसने सोचा, मैं ग्रे फॉग के ऊपर की मिस्टीरियस की थोड़ी सी पावर यूज का हूं तो शायद वर्म ऑफ टाइम चार्म का लेवल थोड़ा और गिर जाएगा, लेकिन फिर भी ये एडमिरल एमीरियस के दिए हुए नाइन्थ जैसा पावरफुल तो होगा ही। ये सब सोचते हुए क्लाइन अपने पजामे में ही नंगे पैर खड़ा हो गया। उसने मोटे कारपेट पर काउंटर क्लॉकवाइज 4 कदम लिए, मंत्र पढ़ा और सीधा ग्रे फॉग ऊपर पहुंच गया। वहां उस लंबी ब्रोंज टेबल के आखिर में द फूल की सीट पर बैठकर उसने एक डार्क रेड फाउंटेन पेन और पीले भूरे रंग का गोटस्किन पेपर निकाला और उस पर अपना डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। जो चार्म मैं अभी बनाने वाला हूं वो सक्सेसफुल होगा। अपनी कलाई से स्पिरिट पेंडुलम खोलकर क्लाइन ने उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ा और कॉजिटेशन की स्टेट में चला गया। 7 बार स्टेटमेंट दोहराने के बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि टोपास फिल्म काफी धीमी स्पीड से और नॉर्मल एम्पलीट्यूड में काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा था। इसका मतलब था कि ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन था। सक्सेसफुल ये साबित करने में कि सिंबल इफेक्टिव है, या सक्सेसफुल ये साबित करने में कि सिंबल काम नहीं करता। एक एक्सपीरियंस्ड सीयर होने के नाते क्लाइन ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। तो उसने फैसला किया कि अब एक्सपेरिमेंट करके ही देखना पड़ेगा, बिना किए गलतियों को खत्म नहीं किया जा सकता था। इसके तुरंत बाद क्लाइन ने एक नया डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। इस फ्राइडे को मिक्स का एसेसिनेशन खतरनाक होगा। इस बार टोपास पेंडुलम ज्यादा तेजी से और बड़े एम्पलीट्यूड के साथ क्लॉकवाइज घूमने लगा। इसका मतलब था कि खतरा तो काफी है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई डेमिगॉड शामिल हो या उससे भी ऊपर किंग ऑफ एंजल्स लेवल का कोई हो। क्लाइन समझ गया कि अगर उस लेवल का कोई होता तो उसे उसकी डिविनेशन का पता चल जाता और वो उसे रजिस्ट करता। लगता है एंजल ऑफ फेट ओरोबोरस को जल्द ही बैकलैंड से बाहर ले जाया जाएगा। इसका मतलब है कि खतरा खुद मिस्टर एक्स और उसके लोगों से है जो मेरे कंट्रोल में है। ये सोचकर उसे तसल्ली हुई कि अगर उसने कोई गलती नहीं तो सक्सेस के चांस काफी हाई हैं। ये सब सोचकर क्लाइन ने पेन और पेरिनियल वर्ल्ड में वापस आया। एक मिस्टिसिज्म एक्सपर्ट होने के नाते जो अक्सर चार्म्स बनाता रहता था, उसके पास कॉमन मटेरियल्स की कोई कमी नहीं थी। उसने तुरंत कुछ कैंडल्स निकाली और उन्हें टेबल पर जलाया, फिर एक सिंपल सा ऑल्टर सेट किया। इसके बाद उसने सिल्वर के एक टुकड़े से द फूल को रिप्रेजेंट करने वाला कंबाइंड सिंबल बनाया। सिंबल बनाने के बाद क्लाइन ने एक मेटल की बोतली और अपनी स्पिरिचुअलिटी की मदद से मरकरी को उस बनाए हुए पैटर्न में भर दिया। इस बार उसने फैसला किया कि वो अभी सिर्फ सामने वाली साइड ही पूरी करेगा। फिर वो खुद को सम्मन करेगा और खुद को ही रेस्पॉन्ड करेगा, और फिर उस 12 ट्रांसलूसेंट रिंग्स वाले वम को कमरे में वापस लाएगा और उसे सिल्वर शीट पर रखेगा। ये सब करने के बाद क्लाइन ने ऑल्टर को एडजस्ट किया, 2 कदम पीछे हटा और पुराने हर्मिस भाषा में कहा, द फूल जुसेरा से बिलोंग नहीं करता। प्रोसेस के हिसाब से सारे जरूरी स्टेप्स पूरे करने के बाद उसने काउंटर क्लॉकवाइज 4 कदम लिए ग्रे फॉग के ऊपर की स्पेस में एंटर कर गया। वहां उसने खुद को ब्लैक एम्परर कार्ड से लैस किया और अपनी स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करके गे फॉग की थोड़ी सी पावर को अपनी ही प्रेयर का जवाब देने के लिए यूज किया। जैसे ही वो पावरफुल एनर्जी लाइट के सर्कल में घुसी, क्लाइन बिना किसी हिचकिचाहट के रियल वर्ल्ड में लौट आया। उसने देखा कि ऑल्टर डार्क और ग्लूमी हो गया था, जैसे वहां अनगिनत सीक्रेट छुपे हों, और वो सिल्वर शीट पहले ही ऊपर तैरकर वम ऑफ टाइम की लाश के साथ फ्यूज हो गई थी। क्लाइन ने 2 कदम आगे बढ़कर सिल्वर शीट को पलटा और पीछे की तरफ बने सिंबल में भी मरकरी भर दिया। जैसे ही लाइंस जली, उनमें से एक धुंधली सी चमक निकली। क्लाइन ने तेजी से अपने हाथ पीछे खींच लिए और देखा कि वो चमक और भी ज्यादा रिच हो गई, और उसने सिल्वर शीट और वर्म ऑफ टाइम की लाश को अपने अंदर समा लिया। अचानक ऑल्टर के चारों ओर का अंधेरा डिस्टॉर्ट हो गया, जैसे पूरा स्पेस ही एबनॉर्मल हो गया हो। ये बदलाव जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। अजीब पैटर्न से भरा वो चार्म धीरे धीरे डेस्क पर आ गिरा। ये पूरी तरह से ट्रांसलूसेंट था और इसका कलर डार्क ब्लैक था, जैसे कि स्पेशल क्रिस्ट से बना एक मिनिएचर कार्ड हो। ये ऐसा भी लग रहा था जैसे किसी हस्ती की आंखें हों जो इस दुनिया को देख रही हों। ये कामयाब हो गया था, ये सच में काम कर गया। क्लाइन खुशी से भर गया। उसने जल्दी से उस चार्म को उठाया। वो छूने में बर्फ की तरह ठंडा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ कि चार्म के इफेक्ट्स क्या होंगे, सिर्फ उसका बन जाना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। क्लाइन ने एक बार फिर डेमीगॉड लेवल का एक हाई लेवल चार्म हासिल कर लिया था। वो फिर से बिजी हो गया और उस बनी हुई आइटम को ग्रे फॉग के ऊपर ले गया, जहां उसने ड्रीम डिविनेशन का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि इसे कैसे यूज करना है। ब्लैक क्रिस्टल कार्ड की शेप वाले इस चार्म का सिर्फ एक ही इफेक्ट था, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक था। ये दूसरों की किस्मत को साइफन कर सकता था, यानी चूस सकता था।
और अगर प्रिसाइजली कहें तो ये फेट को ग्राफ्ट करता था, मतलब टारगेट की किस्मत का एक हिस्सा यूजर पर ग्राफ्ट हो जाता। सबसे सिंपल सिचुएशन ये होगी कि जब कोई दुश्मन मुझे मारने वाला हो, मैं इस चार्म का इस्तेमाल करूं और उसके बचने की किस्मत को साइफन कर लूं और अपनी मरने वाली किस्मत को उस पर ग्राफ्ट कर दूं। तब सिचुएशन ये होगी, वो क्लियरली कामयाब हो रहा होगा, लेकिन अचानक वो खुद ही मर जाएगा। ये मरॉडर पाथवे की आदतों से मैच करता था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा खतरनाक और डरावना था। ये दौलत चुराने से बढ़कर किस्मत चुराने तक पहुंच गया था। क्लाइन ने सोचा, अगर वर्म ऑफ टाइम जिंदा होता और मैं ग्रे फॉग की पूरी पावर यूज कर पाता तो ये चार्म शायद टाइम के डोमेन तक पहुंच जाता। ये सोचते हुए क्लाइन को एक डर का एहसास हुआ। अगर इस मिस्टीरियस ने उसे ऑब्स्ट्रक्ट और पर्ज करके असिस्ट न किया होता तो उसके पास वर्म ऑफ टाइम से डील करने का कोई रास्ता नहीं था। फिर अब ये मेरा है, मैं इसे अब वर्म ऑफ टाइम नहीं कह सकता, मैं इसे फेट साइफन कहूंगा। ये सब करने के बाद क्लाइन उस फेट साइफन चार्म को रियल वर्ल्ड में वापस ले आया और रिचुअल के सारे निशान मिटा दिए। उसने बहुत गंभीरता से उस हाई लेवल चार्म को आयरन सिगार केस में रखा, एजिक के कॉपर विसल और सेनोर गोल्ड कॉइन के साथ, और फिर उस केस को स्पिरिचुअलिटी की दीवार से सील और आइसोलेट कर दिया। अच्छे मूड में होने की वजह से क्लाइन को नींद नहीं आ रही थी। उसने पर्दे को थोड़ा सा हटाया और क्रिम्सन मूनलाइट को अंदर आने दिया, जिससे उसका कमरा शांति और खामोशी से भर गया। जब वो इस नज़ारे को एंजॉय कर रहा था तो उसने अचानक एक परछाई को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क्स के घर से चुपके से बाहर निकलते हुए देखा। वो और कोई नहीं बल्कि हेजल मार्क्स थी। उसे एक बार फिर सीवर की उसने मैनहोल का कवर हटाया, नीचे उतरी और कवर बंद करना भी नहीं भूली। क्लाइन सोचने लगा, ये हमेशा सीवर में क्यों जाती रहती है? हर बार उसका ट्रिप 1 घंटे से ज्यादा का नहीं होता, तो वो कहीं और जाकर सुपर हीरो बनने की एक्टिंग तो नहीं कर रही होगी। क्लाइन को लगा कि वो शायद कुछ ढूंढ रही है, और अगर वो ऐसे ही सीवर में जाती रही तो वो आसानी से किसी खतरे में पड़ सकती है। क्लाइन ने हेजल को वार्न करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे बियॉन्डर पावर्स कैसे मिली, और उसे चेतावनी देने से वो अनचाहा टेंशन या मुसीबत मोल ले सकता था। थोड़ी देर शांति से नज़ारे देखने के बाद क्लाइन वापस बिस्तर पर गया और सुबह तक सो गया। और इससे पहले कि रिचर्डसन अंदर आता, वो गेहरमन स्पैरो बन गया और द फूल से प्रे किया, मैं मिशन एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन नतीजा चाहे जो भी हो, मुझे तुम्हारे ब्रेसलेट से एक पत्थर चाहिए और साथ ही तुम्हारी उस स्पेलबुक को कुछ समय के लिए यूज करने की एबिलिटी भी। अगर मिशन कामयाब हुआ तो जंग का सारा माल मेरा होगा, तुम सिर्फ टारगेट का सिर ले सकते हो, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें असिस्टेंस भी प्रोवाइड करनी होगी। तो भाई कहानी शुरू होती है टैदेरिंग के बाद, जहां अपना गेहरमन स्पैरो यानी क्लाइन फोर्स से एक ऐसी डिमांड कर देता है कि बेचारी के होश ही उड़ जाते हैं। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे ब्रेसलेट से एक पत्थर चाहिए और कुछ टाइम के लिए लेमानोस ट्रेवल्स यूज करने का हक चाहिए। ये सुनते ही फोर्स एकदम शॉक हो गई और उसका दिमाग घूमने लगा। अरे यार, इसे कैसे पता चला कि मेरे पास ये दो चीजें हैं? उसे ऐसा लगा जैसे गेहरमन स्पैरो ने उसके सारे सीक्रेट्स देख लिए हों, मतलब आर पार देख लिया हो। वो टेंशन में आ गई और फटाफट याद करने लगी कि ये इन्फॉर्मेशन लीक कहाँ से ही होगी। उसके दिमाग में आया, मेरे टीचर जियो और मिस्टर फूल के अलावा तो किसी को नहीं पता, खासकर लेमानोस ट्रेवल्स के बारे में। मैंने तो उसे यूज भी नहीं किया है। तभी उसे याद आया, अरे हाँ, मिस्टर फूल और टैरो गैदरिंग में मिस्टर वर्ल्ड हमेशा बड़े अजीब रहते हैं। वो कभी एम्परर रोजेल की डायरी भी खुद नहीं देते, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इससे उसने अंदाजा लगाया कि मिस्टर वर्ल्ड का कनेक्शन मिस्टर फूल से बहुत गहरा है और ये जानकारी उसे वहीं से मिली होगी। ये सोचते ही उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। उसे लगा कि चलो, कोई और जासूस नहीं है, ये तो घर की ही बात है। अब जब उसका दिमाग शांत हुआ तो उसने गेहरमन की रिक्वेस्ट के बारे में सोचना शुरू किया, और सच कहूं तो फोर्स के लिए ये कीमत बहुत ही कम थी, मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा सस्ती। ऊपर से ये डिमांड एकदम रीजनेबल भी थी। वो एक ऐसी बेयोंडर थी जो ज्यादातर घर पर ही रहती थी, लिखती थी या आराम करती थी, तो कुछ टाइम के लिए लेमानोस ट्रेवल्स किसी को देने से उसकी सेफ्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। और उसके ब्रेसलेट में अभी भी 2 पत्थर बचे थे, तो एक देने के बाद भी उसके पास एक ट्रम्प कार्ड बाकी रहता। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि मिस्टर वर्ल्ड ने कहा था कि वो सिर्फ एक बार ट्राई करेगा, अगर फेल हो गया तब भी वो पेमेंट लेगा। लेकिन फोर्स ने सोचा, ये नॉर्मल है, क्योंकि रिस्क भी तो वही उठा रहा है। उसने तो पहले सोचा था कि उसे उस गद्दार का सिर लाकर देना होगा और न जाने क्या क्या काम करने पड़ेंगे। ये सब सोचकर उसने कुछ सेकंड्स बाद मिस्टर फूल से प्रेयर की, प्लीज मिस्टर वर्ल्ड को बता दीजिए कि मैं उसकी शर्तों के लिए तैयार हूँ और ऑपरेशन में पूरी मदद करूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है क्लाइन की तरफ, जो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे लगा, उसे लो चाहे मिशन सक्सेसफुल हो या फेल, मुझे वो पत्थर तो मिल ही जाएगा। उस पत्थर से वो चुपके से बैकलैंड छोड़कर मिस्टर हैंगमैन के साथ उस प्रिमिटिव आइलैंड को एक्सप्लोर करने जा सकता था। और उसका प्लान तो और भी जबरदस्त था। उसने सोचा कि वो उस पत्थर की पावर को अपनी स्पेलबुक में रिकॉर्ड कर लेगा, ताकि वापसी की कोई टेंशन ही न रहे। मतलब बंदे का दिमाग देखो, हर सिचुएशन के लिए पहले से तैयारी करके रखता है। ये सोचने के बाद वो दरवाज़ा खोलता है और अपने वैलेट रिचर्डसन को बुलाता है ताकि वो उसे तैयार होने में मदद करे। रिचर्डसन उसे दिन का शेड्यूल बताता है। सर, ब्रेकफास्ट के बाद आपको रॉयल म्यूजियम जाना है, जहाँ रॉयल फैमिली के कलेक्शन की एग्जीबिशन लगी है।
अब क्योंकि हमारा ड्वेन डांटेस यानी क्लाइन सोशल डांसिंग बहुत जल्दी सीख गया था, तो उसकी एटिकेट क्लासेस हफ्ते में 5 से 3 हो गई थी, जिससे उसे बाकी चीज़ों के लिए टाइम मिलने लगा था। और ऐसी एग्जीबिशन में जाना तो हाई सोसाइटी का एक ज़रूरी हिस्सा था। अगर वो नहीं जाता तो लोग उसे अनकल्चर्ड समझते। वहीं दूसरी तरफ उसने सेंट सैमुअल कैथेड्रल जाना भी कम कर दिया था, इसलिए नहीं कि उसे हर बार डोनेशन देना पड़ता था, बल्कि इसलिए कि वो किसी पर शक नहीं चाहता था। उसका प्लान था कि हर चीज़ नेचुरल और रीजनेबल लगनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं। कैथेड्रल का नाम सुनते ही उसे लियोनार्ड मिशेल का ख्याल आया, जो उसके पुराने अवतार शर्लॉक मोरियार्टी की खुफिया जांच कर रहा था। क्लाइन सोचने लगा किस बात पर वो होगा, क्या एमलिन व्हाइट की वजह से या फिर पुराने केसेस में शर्लॉक का नाम आने की वजह से रेड ग्लव्स ने नोटिस किया होगा। लेकिन सच कहूं तो क्लाइन को अब ज्यादा टेंशन नहीं थी। वो जानता था कि शर्लॉक मोरियार्टी अब दोबारा पब्लिक में नहीं आएगा। उसे बस इस बात की चिंता थी कि कोई ये न पता लगा ले कि शुरुआती दिनों में शर्लॉक और क्लाइन मोरेटी बहुत मिलते जुलते थे और लोग उस मरे हुए नाइट हॉक के पीछे पड़ जाएं। फिर उसने सोचा, अरे अब तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं पहले वाला क्लाउन या मैजिशियन नहीं हूं, अब तो डेमी गॉड लेवल के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। चर्च के कुछ लोगों के पता चलने से कोई खास बदलाव नहीं आएगा। और उसे ये भी यकीन था कि चर्च उसके भाई बहन बेंसन और मेलिसा को परेशान नहीं करे थे। यही वजह थी कि जब विल ओसेप्टिन ने क्लाइन मोरेटी का जिक्र किया था, तब भी वो एकदम शांत था। वो जानता था कि विल जैसा सीक्वेंस 1 का एंजेल जो किस्मत से डील करता है, वो तो शर्लॉक की असलियत जानता ही होगा। क्लाइन तो मन ही मन हंस रहा था और सोच रहा था, अगर लियोनार्ड को सच में शर्लॉक की असली पहचान पता चल गई तो पता नहीं इसका क्या एक्सप्रेशन होगा। खैर, ये सब सोचते हुए वो अपने बेडरूम से निकला और ब्रेकफास्ट करने चला गया। अब सीन आता है रॉयल म्यूजियम का। क्लाइन अपने बटलर वॉल्टर और वेलेट रिचर्डसन के साथ म्यूजियम में एंटर करता है। ये एग्जीबिशन लोएन की रॉयल फैमिली ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हिस्टोरिकल चीजें डिस्प्ले की गई थीं। क्लाइन, जो खुद हिस्ट्री का ग्रेजुएट था, उसे इन सब में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन उसे एक बात पर बड़ी हैरानी हुई, उसके बटलर वॉल्टर को ज्यादातर एग्जिबिट्स के बारे में बहुत डीप नॉलेज थी और वो ड्वेन डांटेस को बड़े डिटेल में सब कुछ समझा रहा था। क्लाइन ने मन में सोचा, एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आया हुआ बटलर ऐसा ही होता है, कमाल है। और तभी कहानी में एक मिस्ट्री आती है। जैसे ही वो एक एग्जिबिट के पास से गुजर रहे थे, क्लाइन ने नोटिस किया कि वॉल्टर अचानक रुक गया और वो साइड में खड़े एक आदमी को बड़े कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। क्लाइन कोई स्पेक्टेटर तो था नहीं कि वो एक्सप्रेशन का मतलब समझ पाता, इसलिए इसने चुपके से उस आदमी की देखा जिस पर वॉल्टर की नजर थी। वहां एक आदमी एक औरत खड़े थे। आदमी 30s में था, ब्लैक सूट और सिल्क हैट पहने हुए एक अमीर जेंटलमैन लग रहा था। क्लाइन ने तुरंत जज कर लिया कि बटलर उसी आदमी को देख रहा है। लेकिन जब क्लाइन ने ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उस आदमी का चेहरा काफी बूढ़ा लग रहा था, उसकी स्किन धूप से जली हुई थी और उसके हाथ किसी सूखे पेड़ की तरह रफ थे। क्लाइन ने सोचा, अगर इसने ये कपड़े नहीं पहने होते तो कोई भी इसे किसान, माली या गाड़ी चलाने वाला ही समझता। यहाँ पर यह बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि क्लाइन जो खुद एक फेसलेस है, वो ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत ध्यान देता है जो किसी कैरेक्टर को रियल बनाती हैं। तभी उस आदमी ने अपने साथ वाली लेडी को एक झंडे की तरफ इशारा करते हुए कुछ बताया, जिससे पता चला कि उसे हिस्ट्री की भी अच्छी नॉलेज है। अब क्लाइन का दिमाग पूरी तरह से एक्टिव हो गया था। उसने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगा। वो मुस्कुराते हुए उस कपल के पास गया और उस आदमी की तारीफ करते हुए बोला, सर आपकी नॉलेज तो कमाल की था, मुझे लगा नहीं ट्रोज वॉर की इतनी डीप जानकारी किसी को होगी। अपनी पार्टनर के सामने तारीफ सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। उसने कैजुअली क्लाइन के नौकरों की तरफ देखा और अचानक उसकी भौहें चढ़ गईं, जैसे उसने कुछ पहचाना हो, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया। क्लाइन समझ गया कि वो बटलर वॉल्टर को जानता है। क्लाइन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मैं डेसी का एक मर्चेंट हूँ, ड्वेन डांटेस, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो आदमी थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, विलियम साइक्स, मैं एक मैनर में लैंड स्टीवर्ड हूँ। तो अब ये विलियम साइक्स कौन है और उसका बटलर वॉल्टर से क्या कनेक्शन है? ये एक नया सस्पेंस जो कहानी को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के इस नए चैप्टर में कहानी एक बहुत ही शॉकिंग मोड़ लेती है। चैप्टर की शुरुआत होती है ड्वेन डांटेस, यानी हमारे क्लाइंट से, जो रॉयल म्यूजियम में घूम रहा है। वहां उसकी मुलाकात एक बंदे से होती है जिसका नाम है विलियम साइक्स, और पता चलता है कि वो एक लैंड स्टीवर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है ना? लेकिन भाई, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। क्लाइन अपने बटलर वॉल्टर से इस विलियम साइक्स के बारे में पूछता है और वॉल्टर बताता है कि वो प्रिंस एडेसाक के लिए काम करता था, वही प्रिंस जिनकी मौत द ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड में हुई थी। ये सुनते ही क्लाइन के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद उस स्मॉग वाले केस को इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसके दिमाग में तुरंत बत्ती जलती है, यार, ये बंदा प्रिंस का आदमी था, मतलब इसे पक्का कुछ सीक्रेट्स पता होंगे। लेकिन क्लाइन बहुत स्मार्ट है, वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। उसे पता है कि अगर वो इस बंदे की जासूसी करेगा तो रॉयल फैमिली या किसी और खतरनाक फैक्शन की नज़र में आ सकता है। वो सोचता है कि ये काम ना तो मैजिशियन ऑड्रे कर सकती है, ना ही एमलिन या जियो, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। मिस शैरोन कर सकती है,
लेकिन क्लाइन उसकी शांत जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो हीरो बेंडेक एम्परर वाला अवतार है, लेकिन अभीट का मेन फोकस एंटिगोस फैमिली की नोटबुक चुराना है। वो उस प्लान को खतरे में नहीं डाल सकता, तो वो फैसला करता है कि अभी के लिए इस मामले को साइड में रखेगा, मतलब वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। ये सीन क्लाइन की प्लानिंग और उसकी प्रायोरिटीज को दिखाता है कि वो कितना सोच समझकर चलता है। खैर, दिन नॉर्मली गुजरता है। क्लाइन लंच करता, एक नैप लेता है और फिर अपनी लिटरेरी एप्रिसिएशन की क्लास लेता है। शाम को जब उसका टीचर चला जाता है तो अचानक घर की घंटी बजती है। दरवाजे पर दो पुलिस ऑफिसर्स थे, एक हाई रैंकिंग इंस्पेक्टर और एक सार्जेंट जो कि एक लेडी थी। इंस्पेक्टर बड़े प्यार से पूछता है कि क्या वो मिस्टर ड्वेन डांटेस से मिल सकते हैं, एक केस के सिलसिले में। क्लाइन आराम से दरवाजे तक आता है और अपनी पहचान बताता है और बहुत ही पोलाइटली पूछता है, ऑफिसर्स मैं आपको कैसे एड्रेस करूं। वो उन्हें अंदर पार्लर में चाय पर भी बुलाता है, मतलब फुल रिच आदमी वाला एटीट्यूड दिखा रहा है। इंस्पेक्टर चाय के लिए मना कर देता है और सीधा पॉइंट पर आता है। वो पूछता है, मिस्टर डांटेस क्या आप विलियम साइक्स नाम के किसी आदमी को जानते हैं? क्लाइन के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो अपना पोकर फेस बनाए रखता है। वो बताता है कि हाँ, आज सुबह ही रॉयल म्यूजियम में उससे मिला था। फिर वो पूछता है क्या कुछ हुआ उसके साथ, और इंस्पेक्टर जो जवाब देता है वो एकदम शॉकिंग था। वो मर चुका है, ही इज डेड। भाई सोचो, जिस आदमी सुबह मिला वो अब मर चुका था, वो भी म्यूजियम के पास वाले एक होटल में। क्लाइन हैरानी जताता है और पूछता है कि उसकी मौत कैसे हुई, तो इंस्पेक्टर बताता है कि मौत का कारण कॉम्प्लिकेटेड है और मर्डर का शक भी है। क्लाइन फिर पूछता है कि उसके साथ जो एक लेडी थी उसका क्या हुआ, तो पुलिस बताती है कि वो उसकी मिस्ट्रेस थी और जब वो होटल से निकली तब विलियम जिंदा था। इसके बाद पुलिस क्लाइन से उसकी दिन भर की एक्टिविटीज के बारे में पूछती है। क्लाइन सब सच सच बता देता है कि वो सीधा घर आया, लंच किया, नैप लिया और फिर क्लास ली, और उसके सारे सर्वेंट्स पड़ोसी इस बात के गवाह हैं। पुलिस उसके बटलर वॉल्टर और बाकी सर्वेंट्स से भी पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता और वो चले जाते हैं। इस पूरे मामले का क्लाइन पर कोई असर नहीं होता। वो आराम से जाकर अपना डिनर करता है और फिर किताबें पढ़ता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब बंदे का कंट्रोल देखो, नेक्स्ट लेवल का है। रात में सोने से पहले क्लाइन खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा होता है और अचानक अपने वैलेट रिचर्डसन से पूछता है, वॉल्टर ने दोपहर में क्या किया था? रिचर्डसन जवाब देता है कि वो यहीं था, कहीं बाहर नहीं गया। ये सुनकर क्लाइन को लगता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और वो जाकर सो जाता है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है। आधी रात को अचानक क्लाइन की स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर होती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो चुपके से उठता है और खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर देखता है, और जो नज़ारा वो देखता है उससे उसके सारे शक यकीन में बदल जाते हैं। उसका बटलर वॉल्टर दबे पांव गार्डन से होता हुआ दीवार फांद कर बाहर निकल जाता है। क्लाइन नोटिस करता टर के मूवमेंट्स बहुत प्रोफेशनल हैं, जैसे वो कोई ट्रेंड बंदा या लो सीक्वेंस बियॉन्डर हो। वॉल्टर सड़क पर जाकर एक मैनहोल का ढक्कन हटाता और सीवर में उतर जाता है। क्लाइन मन ही मन मजाक करता है, यार इस शहर में सबको सीवर में जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है। अब क्लाइन को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो तुरंत एक्शन में आता है। वो अपने तकिए के नीचे से आयरन सिगार केस निकालता है और अपने रेथ सेनोर को वॉल्टर का पीछा करने के लिए भेज देता है। सेनोर अपनी मिरर जंपिंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करके मैनहोल के पास वाले लैंपोस्ट पर पहुंचता है और चुपचाप वॉल्टर को फॉलो करने लगता है। सीवर के अंदर वॉल्टर एक अंधेरे रास्ते में जाता है और रुक जाता है, जहां कोई पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वॉल्टर किसी से कहता है, तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों की? एक बेहतर मौके इंतजार क्यों नहीं किया? जवाब में एक कमजोर और हल्की दबी हुई औरत की आवाज आती है, यही सबसे अच्छा मौका था। अगर वो एक बार अपने मैंशन में वापस चला जाता तो पता नहीं फिर कब बाहर आता। वॉल्टर चिंता से पूछता है, लेकिन तुम्हें इतनी गहरी चोट कैसे लगी? वो औरत हंसकर कहती है, विलियम साइक्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उससे क्लूज मिल गए हैं। इतने समय बाद अब मुझे सच्चाई के पहुंचने का मौका मिला है। वॉल्टर गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, तुम यहीं छुपी रहो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। वो औरत फिर कहती है, जब प्रिंस जिंदा थे तो उनके बहुत से वफादार थे, लेकिन उनकी मौत के बाद बहुत कम लोग हैं जो उन्हें याद करते हैं या उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। तुम उनमें से एक हो। इस पर वॉल्टर बहुत ही सीरियस टोन में जवाब देता है, वो पहले नोबल थे जिन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया और मैं सच में उनका वफादार हूँ। ये पूरी बातचीत सुनकर क्लाइन को सारी कहानी समझ आती है। प्रिंस एडेसाक के कुछ वफादार लोग, जिनमें वॉल्टर भी शामिल है, चुपके से उसकी मौत की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं और विलियम साइक्स का मर्डर इसी का हिस्सा था। अब क्लाइन अपने मैरियोनेट सेनोर को और आगे भेजता है ये देखने के लिए कि वो औरत कौन है। सेनोर चुपके से उस अंधेरे रास्ते में घुसता है, देखता है कि वॉल्टर खड़ा है और उसके पीछे दीवार के सहारे एक औरत बैठी है जिसने काले कपड़े पहने और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। और जैसे ही वो औरत अपना सिर घुमाती है, क्लाइन उसे देख लेता है। उसका चेहरा गोल था, आंखें पतली थी, और वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही जानी पहचानी लड़की थी। वो थी ट्रिसी चिक, वही लड़की जो टिंगेन में क्लाइन के पड़ोस में रहती थी और जो बाद में एक विच बन गई थी। और इस शॉकिंग ट्विस्ट के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। सोचो, ट्रिसी अब बैकलैंड में है और इस पूरे मामले में शामिल है।
अब आगे क्या होगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो भाई, पिछले चैप्टर के बाद कहानी अब एक बहुत ही शॉकिंग मोड़ लेती है। क्लाइन ने जैसे ही ट्रिसी को देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। वो अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उसके दिमाग में एक साथ कई सवाल घूमने लगे। ये जिंदा है, ये बच कैसे गई, और क्या ये सच में प्रिंस एडेसाक की मौत का बदला लेने की कोशिश कर रही है? मतलब क्लाइन ने बातों बातों में अंदाजा तो लगा लिया था, लेकिन जब सच आंखों के सामने आया तो वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा शॉकिंग था। उसे सब याद आने लगा, बैक उणी के ग्रेट स्मॉग के टाइम की बातें, कैसे ट्रिसी उस वक्त प्रिंस एडेसा के कंट्रोल से भागना चाहती थी। वो अपनी किस्मत के इस खेल से आज़ाद होना चाहती थी। उसे अपनी रोज की जिंदगी एक दर्द जैसी लगती थी। और अब वही डेमोन्स, जो पहले एक आदमी थी, उसने प्रिंस एडेसाक के लिए बदला लेने की अपनी आत्मा एक शैतानी भगवान को बेच दी। क्लाइन मन ही मन सोचता है, भाई ये कौन सी घिसी पिटी बॉलीवुड की लव स्टोरी चल रही है यहाँ पर। ये सोचकर उसके होंठ हल्के से फड़क गए, और तभी उसने देखा ट्रे ने ट्रिसी की तरफ खाने का एक बैग फेंका और कुछ सलाह देकर वहां से निकल गया। अब देखो, सिचुएशन और मजेदार होने वाली थी। जैसे ही वॉल्टर गया, पार्लियामेंट के मेंबर मार्क्ट के घर से एक फिगर बाहर निकला, और ये कोई और नहीं बल्कि हेजल थी, जिसके पास माराउडर पाथवे एक मिस्टिकल आइटम था। वो धीरे धीरे सीवर के एंट्रेंस की तरफ बढ़ रही थी। क्लाइन ने जैसे ही ये देखा, वो अपना सिर पीटने ही वाला था। अरे नहीं, अब ये वॉल्टर से टकराएगी। ये कोई सीवर का एंट्रेंस नहीं है, ये तो किसी बिजी शहर का चौराहा बन गया है। मतलब एक के बाद एक लोग वहीं आ रहे थे जहां क्लाइन नजर रखे हुए था। हेजल ने सीवर के मैनहोल पर पहुंचकर बड़ी सावधानी से आसपास देखा और फिर कवर हटाकर नीचे उतर गई। पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ था कि लगा जैसे वो ये काम रोज करती हो। वो नीचे नम जमीन पर उतरी और जंग लगे मेटल पाइप्स के सारे तय रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी अचानक उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी सा महसूस हुई, जैसे किसी ने बर्फीला हाथ रख दिया हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल हेजल को लगा जैसे वो किसी बर्फीली नदी में डूब गई हो। एक ऐसी ठंडक जो उसके पूरे शरीर पर हावी हो रही थी। और फिर जो हुआ वो बहुत डरावना था। उसने खौफ से देखा कि वो खुद एक अलग डायरेक्शन में चल रही है, सीधे मेटल पाइप्स वाली दीवार की तरफ, और ये सब उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। उसका शरीर अब उसके कंट्रोल में नहीं था। हेजल का दिमाग डर से सुन्न हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सारी स्पिरिचुअलिटी अपने गले में पहने नेकलेस में डाल दी। उस नेकलेस पर 7 हरे रंग के जेम्स लगे हुए थे, जिनके चारों तरफ छोटे छोटे डायमंड्स थे। अंधेरे में भी वो हल्के हल्के चमक रहे थे। अचानक एक जेम तेजी से चमका और उसकी हरी रोशनी में हेजल का डरावा पीला चेहरा साफ दिखाई दिया। वो दीवार के सहारे रुकी। उसने अजीब तरह से अपने पैर आगे बढ़ाए, और फिर पीछे ही उसने ऐसा किया। वो बर्फीली ठंडक एक पल के लिए रुक गई। हेजल ने बिना एक सेकंड सोचे अपनी और स्पिरिचुअलिटी यूज करके एक और हरा जेम जलाया, अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी तरफ एम किया और अपनी कलाई घुमा दी। और इसी के साथ उसके दिमाग में कई रहस्यमय सिंबल और पैटर्न घूमने लगे। उसकी स्पिरिचुअलिटी और आवाज एक पल के लिए बदल गई। उसने एक बियॉन्डर पावर चुरा ली थी, रेत श्रीक। हेजल चीखने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ फिर से उसके कंट्रोल से बाहर हो गए, और उन्होंने तेजी से उसका मुंह बंद कर दिया। उसकी चीख एक दबी हुई आवाज में बदल गई, और उसके कदम उसे तेजी से दीवार की तरफ ले गए, और वो एक दूसरे रास्ते में मुड़कर घने अंधेरे में छिपकर बैठ गई। उसने बहुत संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। वो अपने नेकलेस को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रही थी। हेजल की गहरी भूरी आंखें डर और गुस्से से चौड़ी हो गईं, और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। और ठीक इसी मोमेंट पर वॉल्टर दूसरे रास्ते से वापस आया, सीवर के एंट्रेंस पर पहुंचा और फुर्ती से ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो बोकलुंड स्ट्रीट के अपने घर में वापस घुसा, हेजल को अचानक अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस मिल गया। वो ठंडक पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसने हैरानी से पहले अपने हाथ देखे, फिर घबराकर चारों ओर ऐसे देखा जैसे सीवर के अंधेरे में अनगिनत मॉन्स्टर्स छिपे हों। हेजल ने तुरंत अपने नेकलेस को छुआ, सावधानी से खड़ी हुई और एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगी। वो घबराकर भागी नहीं, बल्कि अंधेरे से होने वाले किसी भी हमले के लिए तैयार थी। ये दिखाता है कि वो पूरी तरह से नौसिखिया नहीं है, उसमें बेसिक स्किल्स हैं। फाइनली वो बोकलुंड स्ट्रीट पर वापस आ गई, जहां स्ट्रीट लैंप की रोशनी फैली हुई थी। तब जाकर हेजल ने अपनी स्पीड बढ़ाई और घर की तरफ भागी। रास्ते में वो अचानक मुड़ी और घबराहट में जल्दी जल्दी मैनहोल का कवर बंद किया। ये सब करने के बाद वो परछाइयों का सहारा लेकर अपने गार्डन में घुसी और पाइप्स की मदद से अपने बेडरूम की बालकनी में पहुंच गई। वहां पहुंचकर ही उसे सोचने का मौका मिला। उसने अपनी आंखें फाड़कर कमरे में चारों ओर देखा और धीरे धीरे उसका शरीर कांपने लगा। उधर सीवर में सेनोर अपने डार्क रेड कोट और तिकोन वाली हैट में प्रकट हुआ और चुपचाप बोला, हेजल में रिएक्ट करने की बेसिक काबिलियत तो है, वो पूरी तरह से नई नहीं है। इसके बाद क्लाइन के कंट्रोल में वो फिर से इनविजिबल हो गया और उस छिपे हुए रास्ते में चला गया जहां ट्रिसी थी। जैसे ही वो रेत पास पहुंचा, ब्लैक ड्रेस वाली ट्रिसी ने ऊपर देखा और एक कमजोर लेकिन जिद्दी मुस्कान दी। वो बोली, लगता है तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं है। वो लेडी काफी लकी थी। भाई साहब, मतलब ट्रिसी ने हेजल को भी सेंस कर लिया था, और इस रेत को भी वो कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। सेनोर का फिगर सामने आया और वो हैसा, शायद उसे मारने से तुम्हारे लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। सच कहूं तो क्लाइन चाहता था कि वो ट्रिसी को अधिकारियों को रिपोर्ट कर दे, क्योंकि उसे पता था कि ट्रिसी ने कितने बुरे काम किए हैं। लेकिन जब उसे पता चला कि ट्रिसी प्रिंस एडेसाक की मौत के पीछे का रहस्य ढूंढ रही है, तो क्लाइन के दिमाग में एक नया प्लान आया।
उसने सोचा कि वो इस डेमोनस को उकसाएगा और कुछ मामलों में उसके साथ कॉपरेट करेगा, क्योंकि प्रिंस एडेसाक की मौत का रहस्य बैक ओणे के ग्रेट स्मॉग के सच के बराबर था। क्लाइन ने सोचा, इस मामले की जांच करना बहुत खतरनाक होगा। अगर मैं किसी और को इसमें शामिल करूंगा तो मुझे गिल्ट होगा कि कहीं मेरी वजह से उन्हें कोई नुकसान न हो जाए। लेकिन अगर ट्रिसी ये काम करती है तो मुझे ऐसा कोई साइकोलॉजिकल बोझ महसूस नहीं होगा। उसने जो पाप किए हैं उनकी सजा तो उसे मिलनी ही है। बस एक प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो इस जांच का इस्तेमाल अपने किसी और मकसद के लिए कर रही हो। मुझे सावधान रहना होगा ताकि वो मेरा इस्तेमाल न कर सके। ये सोचते हुए क्लाइन ने सेनोर को 2 कदम आगे बढ़ाया। ट्रेसी ने अपने सामने खड़े उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और हंसी। तो जब आपका इरादा बुरा है तो आगे बढ़िए मिस्टर सेनोर। इस पल क्लाइन को अपने मैरियोनेट के जरिए महसूसी के चारों ओर अनगिनत धागे तैर रहे हैं और बीच में वो बैठी है जैसे कोई मकड़ी अपने जाले के बीच में हो। वो बहुत आकर्षक और साथ ही दयनीय लग रही थी। सेनोर ने पूछा, तुम मुझे जानती हो? ट्रिसी का एक्सप्रेशन थोड़ा खोया हुआ था। उसने जवाब दिया, मैंने समंदर में एक बहुत ही यादगार वक्त बिताया है। क्लाइन मन में बोला, हाँ तब तुम एक आदमी हुआ करते थे। फिर उसने सेनोर से कहलवाया, वो तुम प्रिंस एडेसाक की मौत की जांच क्यों करो? इसने तो सुसाइड किया था ही हो। उसने सुनते ही ट्रिसी ने तुरंत ऊपर देखा और उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। सुसाइड भी अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ लोग अपनी मर्जी से करते हैं और कुछ को मजबूर किया था। क्लाइन हैरान था, नहीं यार, ये तो सच में प्रिंस एडेसाक की मौत को लेकर सीरियस लग रही है। अरे ले भूल गई क्या कि तुम पहले एक आदमी थी? वो सारा दर्द भूल गई जिसके बारे में तुम बात करती थी? कहीं ये स्टॉकहोम सिंड्रोम तो नहीं, जहां आपको अपने ही कैदी बनाने वाले से लगाव हो जाता है उसकी थोड़ी सी दया की वजह से? खैर, क्लाइन ने सेनोर से आगे पूछवाया, तो तुम्हें लगता है कि प्रिंस एडेसाक को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया था और तुमने इस मामले की जांच के लिए विलियम साइक्स को हायर किया था? ट्रिसी के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और एक दर्द भरी लेकिन खूबसूरत मुस्कान आ गई। हाँ, सही कहा, उसी ने एडेसाक को स्पिरिचुअलिटी ऑब्लिटरेशन बुलेट से सुसाइड करने पर मजबूर किया था, लेकिन उसे भी किसी और ने आदेश दिया था और मरने से पहले उसने अपना सारा सच उगल दिया है। लेकिन फिर भी वो मुझे छू नहीं सका। मैंने उसे अपनी पुरानी फोटो भी दिखाई, वो और भी ज्यादा दर्द और निराशा में मरा। क्लाइन ने सोचा, मैं सोच भी नहीं सकता विलियम ने क्या झेला होगा। ये ट्रिसी पहले की तरह ही ट्विस्टेड है और प्लेजर स्टेज की डेमोनस सच में बहुत खतरनाक होती हैं। फिर उसने सेनोर से पूछा, वो कौन है? ये सवाल पूछते वक्त क्लाइन को उम्मीद नहीं थी कि उसे जवाब मिलेगा, लेकिन ट्रिसी हंसी और बोली, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड, रॉयल फैमिली का रॉयल गार्ड कैप्टन। और इसी बड़े खुलासे के साथ ये चैप्टर जज जाता है। अब कहानी रॉयल फैमिली की साजिश की तरफ बढ़ रही है। तो भाई, पिछले चैप्टर का एंड जहां हुआ था, ये चैप्टर वहीं से कहानी को आगे बढ़ाता है। क्लाइन ने अपने मैरियोनेट सेनोर के जरिए ट्रिसी से पूछा था कि बैकलैंड स्मॉग के पीछे किसका हाथ है, और ट्रिसी ने जवाब दिया, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड, रॉयल फैमिली का गार्ड कैप्टन। ये सुनकर क्लाइन के दिमाग की बत्ती जली। उसे लगा कि हाँ, इस बात में दम तो है, मतलब रॉयल फैमिली का कोई फैक्शन इसके पीछे हो सकता है। लेकिन कौन, ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। फिलहाल क्लाइन के पास ट्रिसी के जवाब को वेरीफाई करने का टाइम नहीं था, तो उसने सेनोर से बस एक एरहान सा रिएक्शन दिलवाया। सेनोर ने कहा, तुमने इतनी आसानी से सब बता दिया, मुझे थोड़ा शक हो रहा है। इस पर ट्रिसी ने एक सेल्फ डिप्रिकेटिंग, मतलब खुद का मजाक उड़ाने वाले टोन में जवाब दिया। वो बोली, क्योंकि इसमें मेरा भी फायदा है। मुझे पता है कि तुम और तुम्हारा फैक्शन रॉयल फैमिली के असली इरादों में बहुत इंटरेस्टेड हो। तो अगर मैं तुम्हें कुछ क्लूज दूं और तुम्हारी वजह से उन लोगों में आपस में लड़ाई हो जाए तो असली मास्टरमाइंड सामने आ सकता है। इससे मेरा बदला भी पूरा होगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। अब देखो ये लड़की कितनी स्मार्ट है। यहाँ से स्टोरी में एक नया एंगल आता है। क्लाइन तुरंत समझ गया कि ट्रिसी उसे यूज करना चाहती है। वो चाहती है कि क्लाइन का फैक्शन सामने आकर लड़े ताकि वो खुद से रहे और उसका काम भी हो जाए। मतलब वो अपनी ल्यू दिखा रही थी ताकि क्लाइन उसे मारने का इरादा छोड़ दे। एक तरह से वो खुद को एक माइंड क्लियरर की तरह पेश कर रही थी, जो सच्चाई सामने लाने के लिए खुद खतरा मोल लेगी। ये सब सोचकर क्लाइन ने अपने मैरियोनेट से कहलवाया, बहुत रीजनेबल बात है, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम अपने जख्म ठीक होते ही विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करोगी, चाहे मैं तुम्हें धमकी दूं या न दूं। इस पर ट्रिसी ने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, बस उम्मीद है कि उसे लड़के पसंद न हो। ये सुनकर क्लाइन के मन में तो कई बातें आईं। उसने सोचा, अरे इसका भी सॉल्यूशन है। अगर तुम सीक्वेंस 5 बन ही गई हो तो हंटर पाथवे के सीक्वेंस 4 आयरन ब्लेडेड नाइट में स्विच करने का सोच सकती हो। और वैसे भी तुम अपना पास्ट कैसे भूल सकती हो? तुम मर्दों से डील करने के लिए डिमोनेस ऑफ प्लेजर की पावर्स की इतनी आदी क्यों हो रही हो? ये सब सोचते हुए क्लाइन ने सेनोर के चेहरे पर एक स्माइल लाई और कहा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमेशा उसे अपनी पुरानी फोटो दिखा सकती हो। और भाई, ये सुनते ही ट्रिसी का चेहरा देखने लायक था। उसका एक्सप्रेशन एकदम ट्विस्ट हो गया, जैसे किसी ने उसके सबसे गहरे जख्म को खोदकर बाहर निकाल दिया हो और धूप में रख दिया हो। गुस्से और बेइज्जती से उसकी खूबसूरत आंखें लाल हो गईं और चोट की वजह से जो पीला चेहरा था वो एकदम लाल हो गया। ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट था, क्योंकि ये दिखाता है कि ट्रिसी अपने पास्ट से कितना नफरत करती है। खैर,
ट्रिसी ने जल्दी से अपने इमोशंस पर काबू पाया और गुस्से से दबी हुई आवाज में बोली, जैसा एडमिरल ऑफ ब्लड से उम्मीद थी, लगता है तुम्हें डिमोनेस पाथवे के बारे में बहुत कुछ पता है। अब यहाँ क्लाइंट को रियलाइज हुआ कि ट्रिसी पहले श्योर नहीं थी। उसने तो बस ये सोचकर मजाक किया था कि डिमोनेस सेक्ट और रोज स्कूल ऑफ थॉट ने साथ काम किया है तो एडमिरल ऑफ ब्लड को असैसिन पाथवे के सीक्रेट्स पता होंगे। क्लाइंट ने मन में सोचा, दूसरों के जेंडर का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, पर हाँ, ये एडमिरल ऑफ ब्लड के कैरेक्टर पर सूट करता है। एक मैरियोनेटिस्ट का प्रिंसिपल यही तो है कि हर मैरियोनेट की अपनी एक अलग सेटिंग और पर्सनालिटी होती है। ये सोचकर क्लाइंट ने सेनोर को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरे लेवल पर मुझे हमेशा बहुत सारे सीक्रेट्स पता होते हैं। फिर उसने टॉपिक बदलते हुए पूछा, मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे कर सकता हूँ? हो सकता है विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की इन्वेस्टिगेशन में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये सुनकर ट्रिसी ने अपना हाथ अपने कान की तरफ बढ़ाया और अपने सिल्की काले बालों का एक गुच्छा पकड़ा। फिर नीले रंग की बर्फ बनिया उसने बालों को तोड़ दिया। इसके बाद उसने अपनी हथेली खोली और एक साइलेंट काली आग जली, जिसने उन बालों को जलाकर राख कर दिया। ये राख में उड़ी नहीं, बल्कि सिकुड़कर एक चिपचिपी काली चीज बन गई। ये सीन बहुत ही मैजिकल और विजुअली इंटरेस्टिंग था। मुझे तो काफी पसंद आया। ट्रिसी ने अपनी कलाई घुमाई और वो काली चिपचिपी चीज सेनोर की तरफ फेंकते हुए कहा, इसे एक शीशे पर बराबर से लगा देना, मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। फिर मैं उसी शीशे से तुमसे कम्युनिकेट करूंगी। इसे लगभग 5 बार यूज किया जा सकता है, जो काफी हो क्योंकि सेनोर सिर्फ एक मैरियोनेट था। क्लाइंट को उसे पकड़ने में कोई डर नहीं लगा। उसने उस चीज को पॉकेट में रख लिया। फिर ट्रिसी कुछ सेकंड चुप रही और अपने होंठ चबाते हुए बोली, अगर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए हुई तो मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट करूंगी? अब ये एक प्रॉब्लम थी। क्लाइंट चाहता तो कि वो सीधे मिस मैसेंजर से कांटेक्ट करे, लेकिन वो अभी इतना भरोसा नहीं कर सकता था। उसे पता था कि अगर ट्रिसी ने एडमिरल ऑफ ब्लड के बारे में पता लगाया तो उसे गेरमन स्पैरो का सच पता चल जाएगा। इसलिए कुछ सोचने के बाद उसने एक सेफ रास्ता चुना। उसने सेनोर से कहलवाया, इन सीवर्स में बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हैं। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए तुम यहाँ टेक्स्ट फॉर्म में छोड़ सकती हो, और अगर मामला बहुत अर्जेंट हो तो तुम उस आदमी से कांटेक्ट कर सकती हो जिससे तुम पहले मिली थी। वो मैसेज छोड़ देगा। ट्रिसी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। बातचीत लगभग खत्म हो चुकी थी। क्लाइंट अपने मैरियोनेट को वापस बुलाने ही वाला था। तभी उसकी नज़र ट्रिसी के हाथों पर पड़ी और उसने नोटिस किया कि जो नीलम की अंगूठी वो पहने थी, जो ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट के बराबर थी, वो गायब थी। ये देखकर क्लाइंट को झटका लगा। उसने सोचा, इसका मतलब है कि प्रिंस एडेसाक के मैनर से भागते और इनसे जैंगविल के कंट्रोल से बचते हुए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। क्या प्रिंस एडेसाक ने उस पर जो निशान छोड़ा था वो भी गायब हो गया? ये सोचते हुए उसने सेनोर से हंसते हुए आखिरी सवाल पूछा, एक और बात, तुमने आत्मा किस ईविल गॉड को बेची है? ट्रिसी ने उसे गहरी नजरों से देखा और जवाब दिया, और द प्राइमोडियल डिमोनेस। और ये सुनते ही क्लाइंट के दिमाग में एक धमाका हुआ। वो सोचने लगा, तुम तो इसी अजीब स्टेट से भागने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें लग रहा था कि तुम खुद को खो रही हो, फिर तुम वापस उसी रास्ते पर क्यों चली गई? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा नाम ट्रिसी चीक रखकर वो लोग तुम्हें प्राइमोडियल डिमोनेस का वेसल बनाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, शायद उसे सच में नहीं पता। वो शायद ये भी नहीं जानती कि चीक का क्या मतलब है। उसने अपनी किस्मत से भागने की पूरी कोशिश की और आखिर में उसी में और गहरे धंस गई। उस एक पल के लिए क्लाइंट को किस्मत भगवानों से एक अजीब सा डर महसूस हुआ। ये सच में कहानी का एक बहुत ही ट्रेजिक और शॉकिंग मोमेंट था। उसने सेनोर के चेहरे पर स्माइल बनाए रखी और कहा, तुमने इतनी आसानी से जवाब दे दिया, मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है। ट्रिसी की आंखों में थोड़ी कंफ्यूजन थी। उसने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्योंकि ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, कोई सीक्रेट नहीं। अगर एक और इंसान को पता होगा तो शायद सोल्यूशन का एक और मौका मिल जाए। चांस कम ही सही, पर कुछ न होने से तो बेहतर है। क्लाइंट ने मन में सोचा, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते तुम्हारे खत्म होने के भी चांस बहुत ज्यादा हैं। उसने टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया और कुछ सोचकर कहा, जब तुम विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड और असली मास्टरमाइंड के करीब जाओ तो अपने आसपास होने वाले कोइंसिडेंसेज पर ध्यान देना। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी, क्योंकि जितना गहरा वो इस केस में जाएगी उतना ही ज्यादा इनसे जैंगविल और 008 का ध्यान उसकी तरफ जाएगा। कोइंसिडेंसेज। ट्रिसी ने ये शब्द दोहराया और उसे रेड रोज मैनर में हुए सारे अजीब इत्तेफाक याद आने लगे। जब उसने सिर उठाकर देखा तो एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर गायब हो चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पर। क्लाइन अपने ड्वेन डांटेस वाले अवतार में टाइम पर उठता है, रिचर की मदद से कोट पहनता है और डाइनिंग हॉल पहुंचता है। वहां वाल्टर दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वाल्टर ने प्रोफेशनल तरीके से उसे याद दिलाया, सर, आज का आपका शेड्यूल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मांगते घरटी सेशन अटेंड करने का है। वो एकदम नॉर्मल लग रहा था। कोई कह ही नहीं सकता था कि वो रात में सीवर्स में गया था। क्लाइन ने भी स्माइल करते हुए सिर हिलाया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह ब्रेकफास्ट के बाद जब वो पेपर्स पढ़ रहा था तभी उसकी एटिकेट टीचर वहां आई, और फिर वाल्टर ने आकर इन्फॉर्म किया कि टी सेशन कैंसिल हो गया है क्योंकि मैडम रियाना की बेटी मिस हेजल बीमार है। हेजल बीमार है? ये सुनते ही क्लाइन का दिमाग चलने लगा। क्या वो रात के डर की वजह से बीमार हुई? नॉर्मल इंसान होता तो हो सकता था, पर एक बेयोंडर की फिजिकल हेल्थ तो अच्छी होती है।
और हेजल ने तो पोशन के आउट ऑफ कंट्रोल होने का असली रूप देखा भी नहीं है। उसका मेंटल स्टेट ठीक था। बीमारी डिमोनेस पाथवे का सीक्वेंस 5 दूसरों को बीमार कर सकता है। इसका मतलब ट्रेसी ने रात में चुपके से अपनी बीमारी वाली पावर छोड़ दी थी और सेनोर एक रेत होने की वजह से उस पर असर नहीं हुआ, इसलिए मुझे पता नहीं चला। तो इसका मतलब ट्रेसी सच में सीक्वेंस 5 में एडवांस हो चुकी है। ये सब सोचते हुए क्लाइन ने शांति से कहा, प्लीज मिस हेजल को मेरी तरफ से रिगार्ड्स देना। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एक और मिस्ट्री और एक और कन्फर्मेशन के साथ। तो भाई चैप्टर स्टार्ट होता है क्लाइन के साथ। हाई टी सेशन तो हुआ नहीं, तो उसने सोचा चलो थोड़ा सेंट सैमुअल कैथेड्रल जाकर एक भक्त होने की एक्टिंग करते हैं ताकि लोगों को लगे कि वो कितना डिवाउट है। और हाँ, वो कैथेड्रल के बाहर स्क्वायर पर बैठे व्हाइट पिजन्स को देखना नहीं भूला ताकि सब कुछ एकदम कैजुअल और रिलैक्स्ड लगे। वो कैथेड्रल के अंदर जाता है, उन दीवारों से गुजरता है जिन पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, और फिर एक शांत प्रेयर हॉल में पहुंचता है। ये जगह दूसरे चर्चेस की तरह बहुत फैंसी नहीं थी, बल्कि यहाँ एक अजीब सी शांति और सुकून था। क्लाइन अपनी हैट और केन अपने असिस्टेंट रिचर्डसन को देता है और आगे बढ़ जाता है, और तभी सामने वाली बेंच से दो लोग खड़े होते हैं और एंट्रेंस की तरफ मुड़ते हैं। उनमें से एक था अपना पुराना पॉड मिशेल, वही काले बालों और हरी आंखों वाला पोएट बॉय। और जैसे ही लियोनार्ड मुड़ता है, उसकी नज़र ड्वेन डांटेस पर पड़ती है और वो एक सेकंड के लिए पूरा स्टिफ हो जाता है। मतलब शौक में था कि ये अमीर आदमी यहाँ क्या कर रहा है। क्लाइन ने लियोनार्ड को देखकर बस एक कैजुअल सी स्माइल के साथ सिर हिलाया, एकदम फ्रेंडली और नॉर्मल तरीके से। लियोनार्ड बेचारा एक फोर्सड स्माइल के साथ थोड़ा धीरे से सिर हिलाता और साइड हट जाता है। और जब वो साइड हटा तो क्लाइन ने देखा कि उसके पीछे कौन था। वो भी कोई अनजानी नहीं थी, बल्कि मैम डेली थी, जिन्होंने एक स्पिरिट मीडियम वाला ब्लैक रोब पहना हुआ था। इस लेडी ने अभी भी ब्लू आई शेडो और ब्लश लगाया हुआ था, जिससे एक अजीब सी अनकैनी ब्यूटी आ रही थी। डेली ने भी ड्वेन डांटेस को एक नज़र देखा और एक पल के लिए उनका एक्सप्रेशन थोड़ा खोया हुआ सा लगा, जैसे उन्हें कुछ फैमिलियर फील हुआ हो। उन्होंने तुरंत अपनी नज़र हटाई और चुपचाप एग्जिट की तरफ चली गईं। अब क्लाइन के दिमाग में बत्ती जली। नहीं यार, मैंने तो सिर्फ कैप्टन की गहरी आंखों की नकल की थी, कलर भी अलग है, फिर भी मैम डेली कुछ फैमिलियर लग गया। औरतों का इंट्यूशन सच में खतरनाक होता है। यहाँ पर क्लाइन को पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे उसे हमेशा से लगता था कि मैम डेली मन ही मन में कैप्टन डॉन स्मिथ को पसंद करती थी, वरना वो इतना बड़ा रिस्क लेकर टिंगेन क्यों आती, सिर्फ इसलिए ताकि क्लाइन कैप्टन को एक्टिंग मेथड सिखा सके। और जहाँ तक कैप्टन की बात है, क्लाइन को उनके बारे में श्योर नहीं था। उस टाइम डॉन स्मिथ की याददाश्त बहुत खराब थी, वो अक्सर सपनों और हकीकत में फ़र्क नहीं कर पाते थे। हो सकता है वो अपने दिल की बातें भूल गए हों। लेकिन फिर क्लाइन को याद आता है, कैप्टन अक्सर मैम डेली का जिक्र करते थे, उनका एग्जाम्पल देकर बाकी लोगों को सिखाते थे। उन्हें ये तक याद था कि मैम डेली को एडवांस होने में कितने साल लगे, उनका टैलेंट कैसा है, जैसे सब कुछ रट लिया हो। और जब भी कैप्टन ये सब बताते थे तो वो ये भी कहते थे कि उन्हें मिडनाइट पोएट से नाइटमेयर बनने में 9 साल लग गए थे। तो क्लाइन सोचता है, क्या कैप्टन मैम डेली के सामने थोड़ा इन्फीरियर महसूस करते थे? ये सब सोचकर क्लाइन का मूड अचानक से थोड़ा भारी हो जाता है। उसे एहसास होता कि वो सच में अपने कैप्टन को भी पूरी तरह समझ ही नहीं पाया कि उस आदमी ने अपने अंदर कितनी बातें छिपाई हुई थीं। खैर, इन सब इमोशनल बातों से ध्यान हटाकर क्लाइन एक बेंच पर बैठता है और प्रेयर करने लगता है। उधर प्रेयर हॉल के बाहर लियोनार्ड वापस नॉर्मल हो चुका था और अपनी रेड ग्लव्स टीम के साथ खड़ा था। थोड़ी देर बाद सोएस जो स्पिरिट वॉरलॉक बन चुका था बाहर आता है और मिशन ब्रीफिंग देता है। मिशन ये था कि ब्लैक स्केलेटन गैंग के हेडक्वार्टर एक्सप्लोजन से मिले क्लूज को यूज करके बैकलैंड में मौजूद न्यूमिनस एपिस्कोपेट के सारे फॉर्मल मेंबर्स को ढूंढना है। और क्योंकि मैम डेली कॉप्स कलेक्टर पाथवे से थी और न्यूमिनस एपिस्कोपेट के बारे में काफी कुछ जानती थी, इसलिए सेंट एंथोनी ने उन्हें इस मिशन में असिस्ट करने के लिए भेजा था। अब सीन शिफ्ट होता है शाम का। क्लाइन रिचर्डसन को भेजकर अकेले में 4 कदम एंटी क्लॉकवाइज चलता है और ग्रेफॉग के ऊपर पहुंच जाता है। वहां वो वर्ड जर्मन स्पैरो का रूप लेकर प्रेयर करता है। वो मिस मैजिशियन यानी कि फोर्स को मैसेज भेजता है, प्लीज मिस मैजिशियन को इन्फॉर्म करे कि उन्हें फ्राइडे रात से एक होटल रूम रिजर्व करना है और ये उस जगह से दूर होना चाहिए जहां मिस्टर एक्स की गैदरिंग होती है। वो स्टोन और स्पेलबुक मुझे टाइम से पहले दे दें, मुझे कुछ तैयारी करनी है। फ्राइडे रात को उन्हें अपने उस दोस्त को रोकना होगा जो मिस्टर एक्स की गैदरिंग में पार्टिसिपेट करता है, और मुझे उस पर्सन का भेस बदलने के बाद वाला अपीयरेंस भी बताना होगा। तो अगर कुछ और हुआ तो मैं टाइम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। मिस्टर एक्स के असिनेशन में सिर्फ 2 दिन बचे थे और क्लाइन को बहुत सारी तैयारियां करनी थीं। ड्वेन डांटेस बनकर वो सब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस मैजिशियन की हेल्प चाहिए थी। उसका शुरुआती प्लान ये था कि वो एक फेसलेस की पावर्स यूज करके गैदरिंग में जाने वाले किसी पार्टिसिपेंट का भेस बदलेगा और पासकोड यूज करके सीधे अंदर जाएगा। अंदर की सिचुएशन के हिसाब से वो आगे का प्लान बनाएगा। क्लाइन को अपने एक्सपीरियंस से पता था कि एक मैरियोनेटिस्ट का मेन प्रिंसिपल होता है पर्दे के पीछे छिपकर चुपचाप एक स्क्रिप्ट को डायरेक्ट करना। जब तक बहुत जरूरी न हो, एक मैरियोनेटिस्ट को डायरेक्ट लड़ाई से बचना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। गैदरिंग रात के 8 बजे थी
और उस टाइम पर एक अमीर करोड़पति ड्वेन डांटेस तो अपने घर पर होना चाहिए है ना, वो अपने बटलर और सर्वेंट्स को धोखा देकर ईस्टबोरो कैसे जा सकता है? ये सिचुएशन एक तरफ तो अलीबाई बनाने के लिए परफेक्ट थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि घर के सब लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। वो सोचता है, काश मेरे पास एक और फेसलेस पार्टनर होता जो मेरी जगह डांटेस बनकर घर पर रह सकता। मिस जस्टिस का नेकलेस ये काम कर सकता है, लेकिन वो तो बैकलैंड में है ही नहीं। क्लाइन कुर्सी पर बैठकर अपना सिर मलने लगता है। उसने ये भी सोचा कि वो सीधे खुद को समन करे और हीरो बैंडेड ब्लैक एम्पेरेटिटी में ऑपरेशन करे, लेकिन ऐसा करने से वो अपना फिजिकल अपीयरेंस नहीं बदल पाता और न ही वो फोर्स दोस्त की बॉडी पजेस कर के गैदरिंग में जा पाता। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था और उसे कोई सीधा रास्ता नहीं मिल रहा था। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो ऐसा तरीका सोचता है जिसमें वो अपनी पिछली जिंदगी में बहुत माहिर था, बीमारी का नाटक करना। मैं कल से बीमार होने की एक्टिंग शुरू करूंगा, बहुत कम खाऊंगा और 8 बजे से पहले सो जाऊंगा। इस तरह बटलर और सर्वेंट्स मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो गई और वाल्टर या कोई और दरवाजा खटखटाने लगा तो क्या होगा? एक मैजिशियन का इल्यूजन क्रिएशन सिर्फ आंखों को धोखा दे सकता है। वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। मैं इल्यूजन को एक मिरर पर फिक्स कर सकता हूँ जिससे वो ड्वेन डांटेस जैसा दिखेगा और फिर मैं रिमोट से आंसरिंग के लिए एरोडेस को बुला सकता हूँ। ये आइडिया आते ही क्लाइन की सारी टेंशन दूर हो जाती है। वो मन ही मन सोचता है, मानना पड़ेगा, एरोडेस कभी भी बहुत यूजफुल हो सकता है। इसके बाद क्लाइन वापस रियल वर्ल्ड में आता है, डेस्क पर जाता है और एक पेन और पेपर निकालकर एक सिंबल ड्रॉ करने लगता है। जैसे ही वो आखिरी स्ट्रोक पूरा करता है, कमरे की रोशनी अचानक डिम हो जाती है। उसके सामने वाला फुल बॉडी मिलने गहरा काला होता है और फिर उस पर सिल्वर लाइट चमकती है और एक एक करके शब्द भरने, मास्टर, आपका वफादार और विनम्र सेवक एरोडेस ने आपका समन सुना। क्या मुझे आने में देर हो गई? क्लाइन हंसते हुए सिर हिलाता है और कहता है, नहीं। मिरर पर तुरंत नए शब्द आते हैं, आप मुझ पर कितने मेहरबान हैं ग्रेट मास्टर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्लाइन एक पल सोचता है, फिर कहता है, मैं ऑरोरा ऑर्डर के ओरेकल मिस्टर एक्स को खत्म करने का प्लान बना रहा हूँ। तुम्हारे पास कोई सजेशन है? मिरर पर लिखे शब्द कुछ सेकंड के लिए जम जाते हैं और फिर बदलते हैं। बेहतर होगा कि ये थर्सडे के बाद करें। ये तो मेरे डिवाइनेशन से मैच करता है। इसका मतलब आज रात और थर्सडे को मिस्टेक्स के आस एंजल ऑफ फेट, औरोबोरोस या ऑरोरा ऑर्डर का कोई सेंट हो सकता है। क्लाइन मुस्कुराता है और कहता है, एरोडेस से तुम्हारी मदद की जरूरत है। मिरर पर शब्द बड़ी तेजी से उभरते हैं। ये तो मेरा सम्मान है, आप मुझे एक मौका दे रहे हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि मिशन क्या है? क्लाइन सिर हिलाकर कहता है, इस फ्राइडे रात मैं एक मिरर को एक इल्यूजन प्रॉप की तरह यूज करूंगा और उसे अपनी प्रेजेंट आइडेंटिटी जैसा दिखती होती हैं। तो तुगर कोई इम्हे उस मिरर को कंट्रोल करके जवाब देना होगा और किसी को कोई एबनॉर्मेलिटी पता नहीं चलनी चाहिए। क्या तुम ये कर सकते हो? फुल बॉडी मिरर के चारों ओर हवा अचानक से घूमने लगती है और ड्वेन डांटेस की एक चापलूसी भरी आवाज गूंजती है, ग्रेट मास्टर, आप जो भी हुक्म देंगे मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि ये ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा और ये मेरी यूजुअल हैबिट से मैच नहीं करता, लेकिन यहाँ के लोगों से डील करने के लिए काफ़ी है। अगर आप चाहें तो मैं किसी की भी आवाज़ की नकल कर सकता हूँ। क्लाइन सोचता है, तुम तो मेरे अंदाज से ज़्यादा टैलेंटेड निकले। इन दिनों एक मिरर होना भी आसान नहीं है। लेकिन ये आखिरी स्टेटमेंट थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? क्लाइन अपने चेहरे के मसल्स को कंट्रोल करते हुए कहता है, जब तुम उनसे डील करो तो क्वेश्चन आंसर गेम वाले नेचर को छिपा कर रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एरोडेस तुरंत मिरर पर एक नया सेंटेंस दिखाता है, मैं आपकी आइडेंटिटी अच्छे से प्ले करूंगा। बहुत अच्छे। क्लाइन सिर हिलाता है। उसे सच में चिंता थी कि एरोडेस बटलर वाल्टर और वेलेट रिचर्डसन से अजीब अजीब और एम्बेरेसिंग सवाल पूछना शुरू कर देगा, जैसे कि क्या तुमने कभी उन लेडीज के बारे में फैंटेसाइज किया है जिनके बारे में तुम्हें नहीं करना चाहिए था, या देर रात जब तुम अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करते हो तो किसके बारे में सोचते हो? उसे यकीन था कि मैजिक मिरर की जैसी हरकतें हैं, वो बिना किसी वार्निंग के ऐसा कुछ जरूर कर सकता था। बिना और कुछ कहे क्लाइन टॉपिक बदलता है, आज के लिए बस इतना ही। मैं फ्राइडे रात को तुमसे फिर कांटेक्ट करूंगा। जी ग्रेट मास्टर, आपका विनम्र सेवक आपकी सेवा करने के लिए पहले से ही इंतजार कर रहा है। एरोडेस ने ये लाइन दिखाने के बाद हाथ हिलने वाली एक ड्राइंग भी बनाई और इसके साथ ही क्लाइन का अलीबाई का प्लान पूरी तरह से सेट हो चुका था। तो भाई चैप्टर स्टार्ट होता है फ्राइडे आफ्टरनून से। अपना क्लाइन, जो एक लिटरेरी सैलून स्किप कर चुका था बीमार होने का बहाना बनाकर, एक बार फिर ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच जाता है। मतलब बाहर से बीमार, अंदर से फुल प्लानिंग ऑन। उसके सामने रखी थी एक ब्रॉन्ज ग्रीन कलर की हार्ड कवर्ड नोटबुक जो फॉर्स यानी मैजिशियन ने दी थी लेमानोस ट्रेवल्स। यह कोई डायरी नहीं बल्कि एक स्पेल बुक के ज्यादा करीब थी। क्लाइन ने उस बुक को एक खास पेज पर खोला और सी गॉड सेप्टर को भी समन कर लिया। प्लान क्लियर था, सेप्टर की डेमीगॉड लेवल की पावर को इस बुक में रिकॉर्ड करना। उसने थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी बुक में डाली और बुक हल्के से चमकने लगी। फिर सेप्टर के टिप पर लगा हुआ ब्लू जेम भी तेजी से चमका और भाई सीन बन गया। अचानक हवा में से सिल्वर कलर की बिजियां निकलने लगी, एकदम मोटी और खतरनाक, जो आपस में मिलकर एक तूफान बना रही थीं।
साथ ही लेमानोस ट्रेवल्स के पेज पर अजीबोगरीब सिंबल्स और लेबल्स बनने लगे, एक दूसरे में फ्यूज हो रहे थे। बट आखिरी मोमेंट में जैसे ही पेज सिल्वर होने वाला था, बिजलियां बुक से बाहर निकल गईं और सारे पैटर्न्स डिस्ट्रॉय हो गए। फिर से फेल। क्लाइन ने ठंडी सांस ली और प्रोसेस रिपीट किया, और यह उसका पहला अटेम्प्ट नहीं था। वेडनेसडे रात से जब से उसे यह बुक मिली थी, वो बार बार ग्रे फॉग में आकर सेप्टर की पावर्स को रीड करने की कोशिश कर रहा था। तब तक ट्राई करता जब तो उसकी स्पिरिचुअलिटी ऑलमोस्ट खत्म न हो जाए और फिर उसे रेस्ट के लिए रियल वर्ल्ड में लौटना पड़ता था। इस प्रोसेस में सक्सेस भी मिली और फेलियर भी। उसने बार बार कोशिश करके आखिरकार लाइटनिंग स्टॉर्म स्पेल को रिकॉर्ड कर ही लिया, जिसके पीछे वो कब से पड़ा था। यह सेलर पाथवे की एक डेमी गॉड पावर थी। सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। पिछले फेलियर से पहले क्लाइन लगभग 20 बार फेल हो चुका था। कह सकते हैं कि उसकी किस्मत बहुत ही खराब चल रही थी, लेकिन इस बार 5वें अटेम्प्ट के बाद उसे फाइनली सक्सेस मिली। येलोश पेज पर एक सिल्वर चमक फैल गई और एक अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सिंबल बन गया, ऐसा सिंबल जिसे देखकर ही किसी को करंट लग जाए। फ्यू, आखिरकार हो गया। क्लाइन ने पेज को फील करते हुए सोचा। उसने पिछले 2 दिन में की गई मेहनत को एडमायर किया। इन 2 दिनों में उसने सिर्फ लाइटिंग स्टॉर्म ही बल्कि 2 डेमीगॉड पावर्स भी रिकॉर्ड की थीं। एक थी पेपर एंजल, जिसे उसने ग्रेफॉग की पावर्स को इस्तेमाल करके यूज किया था। यह डिविनेशन और प्रोफेसीज को डिस्टर्ब करने में हेल्प करती थी। और दूसरी थी हरिकेन, जो उसी गॉड सेप्टर से ही आई थी। इनको रिकॉर्ड करते टाइम वो काफी लकी रहा। एक 9 बार में और दूसरी 12 हो गई। और उसके अलावा फ्लाइट, ग्लाइड, लाइटनिंग स्ट्राइक जैसी छोटी पावर्स तो 1 या 2 बार में ही हो गई थी। अब तक बुक ऑलमोस्ट भर चुकी थी। क्लाइन ने सोचा कि ये स्पेल बुक अकेले बियॉन्डर्स के लिए शायद उतनी यूजफुल न हो, क्योंकि इसमें पावर्स रिकॉर्ड करने के लिए बहुत टाइम और पेशेंस चाहिए। लेकिन अगर यह बुक किसी बड़े फैक्शन के हाथ लग जाए जिनके पास डेमीगॉड्स हैं, तो भाई ये बुक आधी डिवाइन आर्टिफैक्ट के बराबर है। क्योंकि एक डेमीगॉड तो चाहे जितनी बार पावर यूज करके रिकॉर्ड करवा सकता है, जबकि क्रीपिंग हंगर जैसी चीज भी एक डेमीगॉड को डिवाउर करने में फेल हो सकती है। यह सब सोचकर क्लाइन की नज़र फॉर्स के दिए हुए उस पत्थर पर पड़ी जिससे स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते थे। अब उसके पास अस्त्र शस्त्र तैयार थे। लेमानोस ट्रेवल्स, स्पिरिट वर्ल्ड वाला पत्थर, फेट साइफन चार्म और उसका रेथ मैरियोनेट। इन सब के साथ उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो मिस्टर एक्स को आराम से खत्म कर देगा, भले ही उसके पास कोई सेंट लेवल का प्रोटेक्टर ही क्यों न हो। मिशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। क्लाइन ने टेम्पल्स पर हाथ फेरा और रियल वर्ल्ड में वापस लौट आया। उसने एक बेस्टोमेंट रिचुअल सेटअप किया और सारी जरूरी चीजें वापस ले आया। सब प्रिपरेशंस के बाद वो फुल बॉडी मिरर के सामने गया और खुद को एक बीमार, थका हुआ लुक दिया ताकि उसकी अलिबी स्ट्रांग रहे। डिनर के बाद क्लाइन बीमार होने का बहाना बनाकर अपने कमरे में चला गया। रात का नजारा देखने के बाद उसने एक छोटा सा मिरर ड्रॉर से निकाला और तकिए पर रख दिया। फिर जैसे ही वो पीछे हटा, मिरर ने उसकी इमेज यानी ड्वेन डांटेस की इमेज रिफ्लेक्ट की। उसने धीरे से अपनी बॉडी सीधी की और एक कदम पीछे लिया और बेड पर एक और ड्वेन डांटेस पैदा हो गया। यह एक मिरर इल्यूजन था। यह इल्यूजन वाला डांटेस सिल्क का पजामा पहने हुए था, तकिए से टेक लगाए, हाथ में एक बुक लिए और आंखें आधी बंद जैसे कुछ सोच रहा हो। बिल्कुल परफेक्ट अलीबी। नॉट बैड। यह मिरर इल्यूजन पेपर फिगरीन इल्यूजन से कम नहीं है, क्लाइन ने सोचा। और इस इल्यूजन को कंट्रोल करने के लिए उसने अपने पुराने दोस्त को बुलाया। उस क्लाइन ने डेस्क पर जाकर एक अजीब सा सिंबल बनाया और बेड पर लेटा हुआ डांटेस अचानक आंखें खोलकर एक चीप सी स्माइल देता है। ग्रेस्टर, आपका वफादार और हम्बल सर्वेंट एरोडेस हाजिर है। भाई, डांटेस के चेहरे पर ऐसी स्माइल देखकर नॉर्मल फील हो ही नहीं सकता। क्लाइन ने बस वेरी गुड कहा और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। टॉप हैट पहनकर वो बालकनी से फर्स्ट फ्लोर पर स्लाइड कर गया। गार्डन के रास्ते से होता हुआ वो 160 बॉकलैंड स्ट्रीट की दीवार कूद गया और इस प्रोसेस में वो खिड़कियां बंद करना नहीं भूला। सड़क पर लैंड करते ही उसने ऊपर देखा और उसी पल उसका चेहरा आउटलाइन सब बदल चुका था। अब वो था खैर ब्राउन आइज वाला पतले चेहरे वाला गेरमन स्पैरो, वो अजीब एडवेंचरर जिस पर सिर्फ एक देश ने 50,000 पाउंड्स का बाउंटी रखा था। शिकार शुरू होने वाला था। अब सीन शिफ्ट होता है चेरवुड बरो। जियो, जो मिस्टर एक्स की बियॉन्ड द गैदरिंग में जाने के लिए रेडी थी, उसे फोर्स रोक लेती है। फोर्स ने उसे बाहर जाने से रोकने के लिए एक स्टोरी बनाई। उसने कहा, नहीं, पैसे कमाने जा रही हूँ। मुझे एक मिशन मिला है एक घोस्ट के गायब होने के बाद बची हुई धूल ढूंढने का। और तुम जानती हो, सिमेट्री में तो कोई घोस्ट मिलेंगे नहीं, इसलिए ईस्ट बरो जाना पड़ेगा। क्या तुम ऐसी सुंदर और नाजुक लड़की को अकेले ऐसी जगह जाने दोगी? जियो थोड़ा कंफ्यूज हुई और बोली, लेकिन तुम एक दिन रुक नहीं सकती। मैं मिस्टर एक्स की गैदरिंग में जा रही थी। फोर्स ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मुझे कल मिशन कंप्लीट करना है, पूरे 50 पाउंड्स मिलेंगे। जियो को थोड़ा सा शक हुआ, अगर कल ड्यू है तो पिछले कुछ दिनों में क्यों नहीं किया? फोर्स हंस पड़े, क्या तुम मुझे आज पहली बार जान रही हो? तुम्हें नहीं पता मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन की कितनी बुरी बीमारी है? और फिर उसने जियो को कन्विंस कर लिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो गैदरिंग में जाकर क्या फायदा। जियो बेचारी अपने दोस्त की बात मान गई। क्लियरली फोर्स जियो को उस खतरनाक गैदरिंग से दूर रखना चाहती थी। अब वापस क्लाइन पर आते रोक एक सस्ते से मोटेल में क्लाइन उस रूम में एंटर हुआ जिसे मिस मैजिशियन ने उसके लिए बुक किया था। एक सिंगल रूम मिलना यहाँ लग्जरी थी।
रूम में एक टूटा फूटा मिरर भी था। क्लाइन ने अपना हैट उतारा और मिस मैजिशियन का दिया हुआ हुड वाला रोप पहन लिया, और फिर उसकी बॉडी छोटी होने लगी। उसकी स्किन धीरे धीरे पेल हो गई, उसके गले से एडमोस एप्पल गायब हो गया और उसके बाल लंबे और ब्लॉन्ड हो गए। क्लाइन तुरंत समझ गया कि वो फॉर्स के दोस्त मिस जियो जैसा दिख रहा था, ऑफ कोर्स हुड पहना था, इसलिए पूरी तरह से लड़की बनने की जरूरत नहीं थी, बस इजीली नोटिस होने वाली चीजें बदली थीं। हाइट का कुछ नहीं कर सकता, 150 सेंटीमीटर तक जाने के लिए पूरा पोषण डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्लाइन ने सोचा। खैर, उसकी हाइट अब 160 सेंटीमीटर थी और जियो वैसे भी डिस्गाइज में अपनी हाइट बढ़ाती थी, तो ज्यादा टेंशन नहीं थी। डिस्गाइज कंप्लीट करके क्लाइन खिड़की से रूम से बाहर निकला और ईस्ट बरो की एक गली में आ गया। वो घूमकर उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचा जहां मिस्टर एक्स की गैदरिंग हो रही थी। मिस मैजिशियन का बताया हो पासकोड याद करके उसने दरवाजे पर नॉक किया, 3 हल्के टैप, 3 भारी टैप, बीच में 2 लंबे और 3 छोटे इंटरवल के साथ। 10 सेकंड के बाद दरवाजा चुपके से खुला। एक आयरन मास्क पहने अटेंडेंट ने उसे चेक किया और अंदर आने का रास्ता दिया। क्लाइन बिल्कुल शांति से बिना किसी घबराहट के उस बिल्डिंग में एंटर कर गया। मिशन ऑन था। तो भाई, आज का चैप्टर लिटरली दिमाग हिला देने वाला है। इसका टाइटल है 1+1 ग्रेटर देन 2, और ये टाइटल इस चैप्टर जीनियस प्लान को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो सीन शुरू होता है क्लाइन के साथ, जो एक सीक्रेट गैदरिंग में पहुंचा है, और उसका इरादा कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन निकालना नहीं है, बल्कि सीधे इस गैदरिंग के होस्ट मिस्टर एक्स को अपना निशाना बनाना है। जैसे ही क्लाइन लिविंग रूम से गुजरता है, उसे अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन से फील होता है कि कोई अनदेखी नज़र उसे स्कैन कर रही है, मतलब कोई उसे छिपकर देख रहा है। लेकिन हमारा क्लाइन भाई प्रो लेवल का एक्टर है, वो ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला और आराम से एक्टिविटी रूम में चला जाता है। उसने अंदर जाकर सिचुएशन को समझा और होस्ट की सीट से सही दूरी पर अपनी जगह ढूंढ ली। और सबसे कमाल की बात यह हुई कि जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आया, उस पर से वो सारी अटेंशन गायब हो गई। क्लाइन मन में सोचता है कि अच्छा उन्हें अपने रेत यानी सिनोर को 3-3 सील लगाकर आइसोलेट किया हुआ है, वरना वो पक्का पकड़ा जाता। इससे ये भी पता चलता है कि मिस्टर जितना क्रेजी और बोल्ड बाहर से दिखता है, उतना है नहीं, अंदर से वो भी काफी केयरफुल है। क्लाइन अपने हुड को और नीचे करके बैठ जाता है ताकि उसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में छिप जाए। लगभग 10 मिनट के बाद जब ज्यादातर मेंबर्स आ चुके थे, तब एंट्री होती मिस्टर एक्स की, जिसने एक ब्रास का मास्क पहना हुआ था। वो बिना कोई शोर शराबा किए अंदर आता है और अपनी सीट की तरफ बढ़ता है। उसने एक क्लासिक ब्लैक रोब और एक पॉइंटेड मेज हेड पहना था, और भाई उसके ऑरा में इतनी पावर थी कि वहां बैठे सभी लोग अनजाने में ही अपना सिर झुका लेते हैं। मिस्टर एक्स अपनी सीट पर बैठता है और पूरी जगह को स्कैन करने के बाद अपनी गहरी आवाज में कहता है, चलो शुरू करते हैं। क्लाइन नोटिस करता है कि टारगेट अब उससे सिर्फ 4 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वो कोई जल्दबाजी नहीं करता। वो पेशेंटली इंतजार करता है और देखता है कि कैसे दूसरे मेंबर्स एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। अब देखो, यहीं से क्लाइन का असली प्लान शुरू होता है, जो इतना साइलेंट और डेडली था कि किसी को कानों खबर तक नहीं हुई। जैसे ही लोगों के ध्यान ट्रांजैक्शंस पर चला जाता है, क्लाइन चुपके से अपनी स्पिरिट बॉडी थ्रेस वाली विजन को एक्टिवेट कर लेता है। अचानक उसकी आंखों के सामने हर इंसान से निकलते हुए काले धागे दिखने लगते हैं, जो कहीं दूर तक जा रहे थे। ये धागे बेसिकली किसी की भी आत्मा की डोरियों की तरह होते हैं, और क्लाइन एक मैरियोनेटिस्ट होने के नाते इन्हें कंट्रोल कर सकता है। उसने बाकी सबको इग्नोर करके सीधा मिस्टर एक्स के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब इस मिशन में 2 बड़ी मुश्किलें थीं। पहली ये कि मिस्टर एक्स खुद ऑरोरा ऑर्डर का एक बड़ा मेंबर था, तो हो सकता है कि उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन बहुत यूज हो और उसे खतरे का एहसास हो जाए। मतलब जैसे ही क्लाइन उसके धागों को खींचना शुरू करेगा, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो सकती है। लेकिन क्लाइन के पास इसका भी तोड़ था। वो सिर्फ एक मैरियोनेटिस्ट नहीं, बल्कि द फूल भी था, जिसके पास ग्रे फॉग के ऊपर की मिस्टीरियस स्पेस की पावर थी। उसने उस पावर का इस्तेमाल करके ऐसा इंटरफेरेंस क्रिएट किया कि मिस्टर एक्स को कुछ भी पता नहीं चला। 10 सेकंड से ज्यादा गुजर गए। क्लाइन ऑलमोस्ट मिस्टेस पर इनिशियल कंट्रोल हासिल करने वाला था। सिर्फ 3 सेकंड बाकी थे, लेकिन उस ऑरोरा ऑर्डर के ओरेकल को जरा भी भनक नहीं लगी। और फिर एकदम क्रिटिकल मोमेंट पर क्लाइन रुक गया। ये उसके प्लान का सबसे जीनियस पार्ट था। उसने कंट्रोल को बस मेंटेन किया और अपना हाथ अपनी जेब में डाला, जहां उसने एक आयरन सिगार केस रखा हुआ था। उस केस के अंदर कैद था एडमिरल ऑफ ब्लड सिनोर, एक बेहद पावरफुल रेत। क्लाइन ने अपनी उंगलियों से स्पिरिचुअलिटी की दीवार हटाई और सिनोर उस केस से आजाद हो गया। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद जैसे ही मिस्टर एक्स ने दूसरी तरफ देखा, क्लाइन ने अपना कंट्रोल पूरा कर लिया। 2 सेकंड्स, 1 सेकंड 0। एक झटके में मिस्टर एक्स के थॉट्स ऐसे स्लो हो गए जैसे किसी ने उसके दिमाग में सीमेंट भर दिया हो। उसे बस इतना समझ आया, दुश्मन खत। लेकिन इससे पहले कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स या उस छिपे हुए बंदे से मदद मांग पाता, एक बर्फीली ठंडक ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। ये था एडमिरल ऑफ ब्लड सिनोर का पोजीशन। और यहीं पर आता है चैप्टर का टाइम +1 ग्रेटर देन 2। देखो, अकेले मैरियोनेटिस्ट का कंट्रोल परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि टारगेट को तुरंत पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन यहाँ क्लाइन ने मैरियोनेटिस्ट कंट्रोल के साथ रेत पोजीशन को कंबाइन कर दिया था।
मैरियोनेटिस्ट के कंट्रोल ने मिस्टर एक्स के दिमाग को स्लो कर दिया और रेत के पोजीशन ने उसके शरीर को जाम कर दिया। मतलब मिस्टर एक्स का दिमाग चिल्ला रहा था कि भागो, लेकिन उसकी बॉडी उसे सुन ही नहीं रही थी। सोचो ये कितनी भयानक सिचुएशन होगी। आप पूरी तरह से होश में हो पर अपने ही शरीर के कैदी बन चुके हो। मिस्टर एक्स की आंखें फैल गईं। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने हाथ उठाने की कोशिश की पर उसके हाथ उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर पास रखे चाय के कप की तरफ बढ़ने लगे। ये सब इतनी सफाई से हो रहा था कि बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को कुछ भी अजीब नहीं लगा। अब मिस्टर एक्स ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर टेलीपोर्टेशन से भागने की कोशिश की। वो अपने दिमाग में ट्रैवलर्स डोर के सिंबल बनाने लगा, लेकिन उसके थॉट्स इतने स्लो थे और रेत का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा था कि वो सिंबल बन ही नहीं पाए। क्लाइन के कंट्रोल में सिनोर ने बस मिस्टर एक्स का सिर हल्का सा हिलाया और पूरा का पूरा स्पेल कैंसिल हो गया। मिस्टर एक्स का दिमाग कह रहा था, मेरा रिएक्शन, मुझे मिस्टिकल आइटम यूज करना होगा। उसने अपनी उंगली में पहनी एक रूबी रिंग की तरफ अपनी स्पिरिचुअलिटी भेजने की कोशिश की, लेकिन एक सोच को एक्शन में बदलने में उसे इतना ज्यादा टाइम लग रहा था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। और इसी मौके का फायदा उठाकर सिनोर ने मिस्टेक्स का ही हाथ उठवाया और उसकी उंगलियों से उसके माथे पर हल्के से टैप करवाया, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। ये एक्शन बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इस टैप की सारी फो मिस्टर एक्स के दिमाग के अंदर गई और उसकी स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। अब तो वो अपने मिस्टिकल आइटम्स भी यूज नहीं कर सकता था। मिस्टर एक्स अब पूरी तरह से हेल्पलेस था। वो अपनी आंखों से देख रहा था कि कैसे वो धीरे धीरे मौत और एक कठपुतली बनने की तरफ बढ़ रहा है। उसे अब जाकर समझ आया कि एक मैरियोनेटिस्ट और एक रेत का कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा खतरनाक और अनसॉल्वेबल होता है। ये साइलेंट हंट सबके नाक के नीचे चलता रहा और किसी को भी भनक तक नहीं लगी। 5 मिनट गुजर गए और क्लाइन मिस्टर एक्स को मारकर उसे पूरी तरह से अपनी मैरियोनेट में बदलने से बस एक कदम दूर था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। प्रॉब्लम ये थी कि उसने अभी तक मैरियोनेटिस्ट पोशन को पूरी डाइजेस्ट नहीं किया था, इसलिए वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही मैरियोनेट कंट्रोल कर सकता था और वो था रेत सिनोर। अगर उसे मिस्टर एक्स को अपनी मैरियोनेट बनाना था तो उसे सिनोर को छोड़ना पड़ता, और जैसे ही वो ऐसा करता एडमिरल ऑफ ब्लड की लाश सबके सामने आ जाती और हंगामा मच जाता। और अगर वो मिस्टर एक्स को सिर्फ मार देता तो भी वो छिपा हुआ ऑरोरा ऑर्डर का सेंट अलर्ट हो जाता। यही इस प्लान की दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल थी। काम करने के बाद सेफली निकलना कैसे है? तो क्लाइन ने बहुत पेशेंस दिखाया। वो चुपचाप बैठा रहा जैसे उसे किसी भी आइटम में कोई इंटरेस्ट न हो। फाइनली जब गैदरिंग खत्म होने वाली थी तो क्लाइन के कंट्रोल में मिस्टर एक्स ने अपनी उसी गहरी आवाज में नॉर्मल तरीके से कहा, एंड। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पिछली गैदरिंग में किया था, इसलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ। जैसे ही सारे मेंबर्स एक एक करके उठने लगे, क्लाइन भी भीड़ में मिक्स हो गया और उसी टाइम उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी एस्केप की तैयारी के लिए ले मानोस ट्रेवल्स नाम की किताब को खोल लिया। तो भाई, चैप्टर में आपका स्वागत है और इस चैप्टर का नाम है वन शॉट, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कुछ बहुत ही जबरदस्त और फाइनल होने वाला है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखी क्लाइन एक सीक्रेट गैदरिंग में है और उसका टारगेट मिस्टर एक्स ठीक उसके सामने है, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि ऑरोरा ऑर्डर का एक सेंट, मतलब एक डेमीगॉड लेवल का बंदा भी कहीं आसपास ही छिपा हुआ है। अब सिचुएशन यह है कि क्लाइन को मिस्टर एक्स को मारना भी है और उस खतरनाक सेंट से बचना भी है। तो चैप्टर शुरू होता है क्लाइन के हाथ में रखी एक बुक से, जिसका नाम है लेमानोस ट्रेवल्स। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है दोस्तों, ये एक स्पेल बुक है जिसमें अलग अलग लेवल की पावर्स रिकॉर्ड की जा सकती हैं और इसकी बनावट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो व्हाइट पेपर थे वो पतले और स्मूथ थे, जिन पर सिर्फ सीक्वेंस 9, 8 और 7 की पावर्स रिकॉर्ड हो सकती थी, मतलब लो लेवल की पावर्स। फिर जो थोड़े पीले भूरे रंग के गोटस्किन पेजेज थे वो थोड़े मोटे और फ्लेक्सिबल थे, जिन पर सीक्वेंस 6 और 5 की पावर्स थीं, यानी मिड लेवल। और आखिर में थे 3 जले हुए पीले पेजेज, ये सबसे मोटे और टेक्सचर्ड थे और इन पर गॉडहुड पावर्स यानी डेमीगॉड लेवल की शक्तियां रिकॉर्डेड थीं। तो सिर्फ छूकर ही कोई भी बता सकता था कि कौन सा पेज कितना पावरफुल है। अब क्लाइन अपनी उंगलियों से महसूस करता है और तुरंत उन 3 सबसे मोटे पेजेज में से बीच वाला पेज चुन लेता है। उसका पॉकेट इतना बड़ा नहीं था कि वो पूरी बुक खोल सके, लेकिन फोर्स ने उसकी ये हुडेड रोप खुद मॉडिफाई की थी, तो पॉकेट में इतनी जगह थी कि वो बुक को 90 डिग्री एंगल पर खोल सके, एक हाथ से बुक को बंद होने से रोकते हुए। क्लाइन अपनी उंगली उस पेज पर फिराता है जिस पर अजीब से पैटर्न्स और सिंबल्स बने हुए थे, जो बहुत ही मिस्टीरियस और एंशिएंट फील दे रहे थे, और फिर वो अपनी स्पिरिचुअलिटी उसमें इंजेक्ट करता है। इस पेज पर स्टॉर्म पाथवे की एक डेमीगॉड पावर रिकॉर्डेड थी, हरिकेन। हाँ भाई, पूरा का पूरा तूफान। अब सोचो क्लाइन का प्लान कितना खतरनाक था। वो इस हरिकेन का इस्तेमाल करके वहां पर टोटल केओस मचाना चाहता था। मकसद ये था कि उस अफरातफरी में जो ऑरोरा ऑर्डर का सेंट अंधेरे में छिपा है उसका ध्यान भटक जाए और इसी मौके का फायदा उठाकर क्लाइन मिस्टर्स को एसेसिनेट कर दे और हवा की मदद से वहां से निकल जाए। और इसका एक और फायदा था, इस केओस में सबके ट्रक छिप जाते, गैदरिंग में मौजूद सब लोग इधर उधर भागते, और क्योंकि किसी को किसी की असली पहचान नहीं पता थी तो सब के सब सस्पेक्ट बन जाते और ऑरोरा ऑर्डर के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो जाता कि असली कातिल कौन था, जिससे जियो भी सेफ रहती।
मतलब एक तीर से कई निशाने, ये होता है जीनियस लेवल का प्लान। तो जैसे ही क्लाइन अपने मन में ये सब सोचता है, वो लेमानोस ट्रेवल्स को धीरे धीरे बाहर निकालता है। उसी वक्त मिस्टर एक्स 2 कदम चलकर क्लाइन के बगल में आकर खड़ा हो जाता है, ऐसे जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो। और फिर एक जोरदार बज की आवाज आती है और सबके सामने एक भयानक हरिकेन कंट्रोल से बाहर होकर घूमने लगता है। ये ठीक उसी जगह पर बना था जहां क्लाइन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी को टारगेट किया था। कमरे में रखी टेबल्स, सोफे, कुर्सियां, सब कुछ हवा में उड़ने लगता है और वो खतरनाक तूफान दीवारों को फाड़ता हुआ, छत को उड़ाता हुआ गली की तरफ बढ़ जाता है। गैदरिंग में मौजूद कुछ लोग तो सीधे तूफान के रास्ते में आ गए और दूर जाकर फेंका गए। बाकी लोग हवा के प्रेशर से गिरते पड़ते दूसरी दिशा में भागने लगे। अगर क्लाइन ने जानबूझकर तूफान की टाइमिंग और डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं किया होता तो सिर्फ मिस्टर एक्स का पुराना घर ही नहीं बल्कि आसपास के सारे घर तबाह हो जाते और गैदरिंग के लोग तो तूफान में ऐसे उड़ जाते कि उनका बचना सिर्फ किस्मत पर होता। बज की आवाज और तेज होती है और आसमान को छूता हुआ वो हरिकेन एक भयानक दैत्य की तरह गली से सड़क की तरफ बढ़ता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देता है। इस केओस में क्लाइन भी हवा में उड़ जाता है और उसके साथ साथ मिस्टर एक्स, जिसे क्लाइन ने पजेस कर रखा था, दूसरी गली में जाकर गिरता है। लेकिन यहाँ पर क्लाइन की स्किल देखने लायक थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे और एथरेथ यानी कि सिन्योर हवा में तैर सकता था। तो उसने हरिकेन के बावजूद मिस्टर एक्स की बॉडी पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। इसलिए क्लाइन और मिस्टर एक्स के बीच की दूरी 5 मीटर से ज्यादा नहीं बढ़ी और उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का कंट्रोल कभी टूटा ही नहीं। मतलब इतने बड़े तूफान में भी बंदा अपने टारगेट को कंट्रोल किए हुए है। कमाल है यार। हवा में उड़ते हुए कानों में तूफानी हवाओं का शोर था और तभी क्लाइन अपने राइट हैंड से अपनी छाती पर एक झटके से मारता है, अपने हुडेड रोप को फाड़ता है और अपनी बगल से डेथ नेल रिवॉल्वर निकाल लेता है। वैसे तो मिस्टर एक्स की जो हालत थी, उसे मारने के लिए एयर बुलेट्स ही काफी थीं, लेकिन क्लाइन कोई चांस नहीं लेना चाहता था। वो बहुत कॉशियस था। उसे डर था कि कहीं मिस्टर एक्स के पास कोई ऐसा मिस्टिकल आइटम न हो जो अचानक एक्टिवेट हो जाए, बिल्कुल एडमिरल ऑफ ब्लड सीनियर के नेकलेस की तरह। शिकार करते वक्त अपना बेस्ट देना जरूरी है। रिवॉल्वर निकालने के इस एक्शन से स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर उसका कंट्रोल थोड़ा सा हिला जरूर था। और अगर मिस्टर एक्स पहले से ही पूरी तरह कंट्रोल होने की कगार पर नहीं होता तो सिर्फ इतना ही उसे होश में लाने के लिए काफी था। लेकिन फिर मिस्टर्स के थॉट्स अब फ्री हो चुके थे और उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा था। उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन रेड सीनियर के पोजीशन ने उसकी कोशिशों को कुछ पलों के लिए बेकार कर दिया। तभी मिस्टर एक्स की आंखों में अपने दुश्मन का चेहरा दिखाई देता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। एक पतला चेहरा जिसकी फेशियल लाइंस बहुत शार्प थीं। उसकी नजरों में उस शख्स ने ठंडे अंदाज में रिवॉल्वर कॉक की और काली बैरल को उसकी तरफ पॉइंट कर दिया। बैंग! क्लाइन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया और गोली की आवाज तूफानी हवाओं के शोर में दबकर रह गई। मिस्टर एक्स का सिर पीछे की तरफ एक झटके से गया, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे दबा दिया हो। उसका सिर और पीतल का मास्क टुकड़ों में बिखर गए और रेड और व्हाइट लिक्विड्स हर तरफ छिटक गए। ये एक लीथल शॉट था। डेथनेल ने उसके लिए मौत की घंटी बजा दी थी। धड़ाम! शॉट लेने के बाद क्लाइन अपनी पीठ के बल जमीन पर आ गिरता है। एक थड़ की आवाज के साथ मिस्टर एक्स भी उसके बगल में आकर गिरता है और हवा में बिखरे हुए खून और टुकड़े अजीब तरह से वापस बहकर उसकी गर्दन के पास इकट्ठा हो जाते हैं, एक क्रैक से भरा हुआ सिर वापस बना देती हैं। ये एक रेत की एबिलिटी थी। उसी वक्त हरिकेन अब धीरे धीरे शांत हो रहा था और इतने बड़े हंगामे ने दूर बैठे डेमीगॉड्स का ध्यान जरूर खींच लिया था। होली विंड कैथेड्रल के अंदर बैकलैंड के नए आर्चबिशप डीप ब्लू ऑफिसेंट रैंडल वैलेंटिनस तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगते हैं। जमीन पर गिरे हुए क्लाइन ने नोटिस किया कि हवा का प्रेशर कम हो गया है। एक हाथ में डेथ नेल और दूसरे में लेमानोस ट्रेवल्स पकड़े हुए उसने बुक को पहले पीले भूरे गोटस्किन पेज पर खोला। इस पेल बुक को हासिल करने के बाद उसे पता चला था कि इसमें कुछ पेजेज पहले से ही रिकॉर्डेड थे और उनमें से एक था ट्रैवलर्स डोर। पहले तो क्लाइन को लगा कि ये एक कोइंसिडेंस है, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये तो होना ही था, क्योंकि लेमानोस ट्रेवल्स एंशिएंट अब्राहम फैमिली का था, जो खुद अप्रेंटिस पाथवे को कंट्रोल करते थे। तो उनके लिए ट्रैवलर की पावर्स रिकॉर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और अब जैसे ही ट्रैवलर्स डोर बनता, क्लाइन मिस्टर एक्स की लाश के साथ, जिसे सीनियर पजेस की ओर सिर्फ निकल सकता था। उसने ये पावर बिल्डिंग के अंदर इसलिए यूज नहीं की थी क्योंकि हो सकता था कि ऑरोरा ऑर्डर का सेंट उसे रोक लेता, और तो और मिस्टर एक्स खुद भी एक ट्रैवलर था, तो वो ट्रैवलर्स डोर से भाग सकता था। इसलिए क्लाइन उसके पूरी तरह मरने से पहले ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी अचानक क्लाइन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो देखता है कि आसपास की गलियां एक अजीब पिच ब्लैक लिक्विड से भर गई हैं, जो तेजी से जमकर एक मजबूत पिंजरा बना रही थीं। उस अंधेरे में परछाइयां जिंदा होने लगीं और ठंडी निगाहें उस पर की पावर। ऑरोरा ऑर्डर का सेंट सच में यहीं पास में है। अब मैं सीधे टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। क्लाइन का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने शांति से लेमानोस ट्रेवल्स को जले हुए पीले पेज पर खोला। स्विश! एक सिल्वर पायथन हवा में से निकलता है और उस अंधेरे से लिपट कर सब कुछ रोशन कर दे। स्टॉर्म! वो जमा हुआ कालापन तुरंत टूट गया
और बिना एक पल भी गंवाए क्लाइन ने डेथ नेल वाले अपने राइट हैंड को अपनी जेब में डाला और जले हुए निशानों वाले एक डार्क ग्रीन पत्थर को पकड़ा। डोर। उसने एंशियंट हर्मिस भाषा में एक बहुत ही शांत आवाज में कहा। एक ब्लू कलर की चमक निकली और क्लाइन की फिगर तेजी से धुंधली होने लगी, यहां तक कि मिस्टर एक्स की लाश भी जो उसका कंधा पकड़ने के करीब आ गई थी उसी तरह बदलने लगी। दोनों फिगर्स तुरंत इनविजिबल हो गए और वहां से गायब हो गए और स्पिरिट वर्ल्ड के ओवरलैपिंग कलर्स के बीच से एक शानदार एस्केप कर गए। उस अंधेरी गली में जहां अब सिर्फ टूटी फूटी बिल्डिंग का मलबा पड़ा था, किसी ने गुस्से में कहा, डैम इट। इस वक्त तक गैदरिंग के बाकी मेंबर्स भी गली से भाग चुके थे और दूर आसमान से एक सोनिक बूम की आवाज सुनाई दी। दूसरी तरफ जियो और फॉर्स जो ईस्ट बोरो में घोस्ट ढूंढ रहे थे, अचानक आसमान में हुई रोशनी से चौंक गए। उन्होंने दूर देखा तो उन्हें एक सिल्वर फॉरेस्ट जैसा कुछ दिखाई दिया जो खिल रहा था। उसकी भयानक शेप और हॉरर की फीलिंग ने उन्हें इतनी दूर से भी कंपा दिया था, वो उसे सीधे देखनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। वहां पर क्या हुआ? जियो ने खालीपन से फॉर्स को देखते हुए कहा। फॉर्स को हैश में एक गेस था, लेकिन उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो की ताकत के बारे में उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। एक अंधेरी गली में क्लाइन मिस्टर एक्स की लाश के साथ हवा में से प्रकट होता है और जमीन पर लैंड करता है। वो बिल्कुल भी घबराया हो नहीं था। उसने डेथ नेल को अपनी जेब में रखा और फिर एक और बुक निकाली, ग्रॉसेल्स ट्रेवल्स स्मैक। क्लाइन ने इमेजिनेशन के ड्रैगन एंकवेल्ड द्वारा लिखी गई उस किताब को मिस्टर एक्स के चेहरे पर दे मारा, जिससे कवर पर खून लग गया। कुछ ही पलों बाद मिस्टर एक्स की लाश गायब हो गई और पीछे सिर्फ रेड सिन्योर अपने डार्क रेड कोट और पुरानी तिकोनी टोप में खड़ा रह गया। इसके ठीक बाद क्लाइन ने ग्रॉसेल्स ट्रेवल्स को वापस रखा, लेमानोस ट्रेवल्स को खोला और एक और जले हुए पीले पेज को ऊपर की तरफ करने अचानक किताब से एक तेज रोशनी निकली और 12 पंखों वाला एक इल्यूजरी एंजल उड़कर क्लाइन के ऊपर आ गया। ये सब एक पल में गली में वापस अंधेरा छा गए। क्लाइन ने तुरंत एक और मेटल की बोतल निकाली, उसमें से खून निकालकर लेमानोस ट्रेवल्स पर एक समान तरीके से मल दिया। ये सब करने के बाद उसने बाकी सब कुछ वापस रखा, अपना हुडेड रोब उतारा और उसे अपने बगल में फेंक दिया। एक लाल रंग तुरंत भड़की और उस फटे हुए रोब को जलाकर राख कर दिया। इसी बीच क्लाइन चुपचाप 10 सेंटीमीटर और लंबा हो गया और एक नॉर्मल दिखने वाले अपीयरेंस में बदल गया। फिर उसने तारों की मदद से अपनी दिशा पहचानी और एक गिरी हुई टहनी को सहारे के लिए उठाकर वो तेजी से उन अंधेरी और खराब सड़कों से होते अपने सस्ते मोटेल में वापस चला गया। इस पॉइंट पर उसे अभी भी नहीं पता था कि उसे कौन सी एडिशनल वीकनेस मिली है। मोटेल के सिंगल रूम में क्लाइन ने अपने कपड़े बदले और वापस गेरमन स्पैरो बन गया। शीशे में उस पतले और ठंडे दिखने वाले क्रेजी एडवेंचरर को देखकर वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर अपनी हैट उठाकर पहन ली। उस टूटी हुई बिल्डिंग के ऊपर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के कार्डिनल, बैकलैंड के आर्चबिशप, डीप ब्लू ऑफिसिएंट रैंडल वैलेंटिनस, जो किसी को भी पकड़ने में नाकाम रहे थे, काफी देर तक चुपचाप नीचे देखते रहे। 160 बोकलैंड स्ट्रीट पर बाहर आए विजिटर को देखकर बटलर वाल्टर ने हैरानी से पूछा, योर एक्सीलेंसी, आप अचानक यहाँ कैसे? क्या कुछ हुआ है? बिशप इलेक्ट्रा ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना कि ड्वेन बीमार है, तो मैं उससे मिलने आया हूँ। शायद गॉडेस के आशीर्वाद से वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लाइन ने मिस्टर एक्स को फाइनली हरा दिया था। अब आगे की कहानी सुनो। सीन शिफ्ट होता है ड्वेन डांटेस के घर पर, जहां हमारा हीरो बीमार होने का नाटक कर रहा है। उसका बटलर वॉल्टर मास्टर बेडरूम का दरवाजा नॉक करता है। अंदर से ड्वेन यानी क्लाइन की थोड़ी कमजोर सी आवाज आती है। वॉल्टर दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बोलता है, सर, चर्च ऑफ एवरनाइट से बिशप इलेक्ट्रा से मिलने आए हैं। अब ये कोई आम बात नहीं थी। चर्च के बड़े ऑफिशियल का आना मतलब मामला सीरियस है। वॉल्टर पूछता है कि उन्हें लिविंग रूम में मिलना है या बेडरूम में ही बुला ले। नॉर्मली किसी विजिटर को मास्टर के बेडरूम में अलाउ नहीं करते, ये बहुत इम्पोलाइट माना जाता है, लेकिन बीमार आदमी से मिलने आना एक एक्सेप्शन होता है। थोड़ी देर साइलेंस के बाद अंदर से डांटेस कहता है, उन्हें बेडरूम में ही ले आओ। अब सोचो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बेड पर जो डांटेस लेटा हुआ है वो असली क्लाइन नहीं है, वो तो एरोडेस है, वही मैजिकल मिरर। क्लाइन तो अपना जरूरी काम करने बाहर गया हुआ है और मिरर को अपनी जगह एक्टिंग करने के लिए छोड़ गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिचुएशन कितनी गड़बड़ हो सकती है। खैर, बिशप इलेक्ट्रा अंदर आते हैं और देखते हैं कि ड्वेन डांटेस तो सच में बहुत बीमार लग रहा है, चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है। वो आते ही कंसर्न दिखाते हुए पूछते हैं, ड्वेन तो अचानक से इतना बीमार कैसे पड़ गए? डॉक्टर को दिखाया, उन्हें कोई स्पिरिचुअल डेंजर फील नहीं हुआ, इसलिए वो बस एक नॉर्मल बिलीवर की तरह ही उससे मिलने आए थे। डांटेस यानी एरोडेस हल्का सा खांस कर कहता है, मैं अब ठीक हूँ, कल या परसों तक चर्च जरूर आऊंगा। यहाँ तक तो सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में लग रही थी। लेकिन अब आएगा कहानी में असली मजा। डांटेस अचानक बिशप से एक अजीब सा सवाल पूछता है, वैसे गॉडेस के चर्च के जो लोग होते हैं वो शादी कर सकते हैं? बिशप इलेक्ट्रा, जो खुद लगभग 40 साल के थे, मुस्कुराकर जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि यह एक बहुत पुराना डिबेट है। एक साइड कहती थी कि गॉडेस के सर्वेंट्स को प्योर रहना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरी साइड कहती थी कि गॉडेस खुद मैरिज को एनकरेज करती हैं।
तो फाइनली चर्च ने एक मिडिल रास्ता निकाला, ना वो बैन करते हैं ना एनकरेज करते हैं, बस इतनी सी कंडीशन है कि शादीशुदा लोग अपनी फैमिली को चर्च के अंदर नहीं रख सकते। इसके बाद डांटेस यानी हमारा एरोडेस एक और पर्सनल सवाल दाग देता है, तो क्या आपकी शादी हुई है योर एक्सीलेंसी? बिशप इलेक्ट्रा थोड़ा शर्माते हुए बताते हैं कि हाँ, 2 इयर्स पहले उनकी शादी हुई थी और इस साल उन्हें एक बच्चा भी हुआ है। वो कहते हैं कि उन्होंने तो सोचा था पूरी लाइफ सिंगल रहकर गॉडेस की सेवा करेंगे, लेकिन खैर लाइफ में चीजें हो जाती हैं। अब बिशप डांटे से पलट पूछते हैं, तुम भी सिंगल लगते हो, क्या तुम भी शादी के बारे में सोच रहे हो? कैसी लड़की पसंद है? शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। और भाई साहब, यहाँ से एरोडेस ने जो बयान देना शुरू किया है ना, सुनकर बटलर और वैलेट के होश उड़ गए। डांटेस कहता है, पहले मैं बहुत एडवेंचर्स पर जाता था, इसलिए शादी नहीं की, डर लगता कि किसी को मेरे साथ रिस्क में ना डाल दूं। फिर वो कहता है, मुझे तो कई टाइप की औरतें पसंद नहीं हो, और यहाँ से उसकी लिस्ट शुरू होती है। वो कहता है, मुझे वो पसंद है जो मुझसे बड़ी हों, जो मुझे वार्मथ दे सकें, जिनके साथ आराम महसूस हो। इतना सुनते ही उसका वैलेट रिचर्डम शाक हो जाता है और अपना सर नीचे कर लेता है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन डांटेस यानी एरोडेस रुकता नहीं है। वो आगे बोलता, मुझे वो भी पसंद हैं जो मुझसे छोटी हों, जो एकदम प्योरदा दिल हों, जिनको देखकर सुबह होने जैसा फील हो। अब बिशप इलेक्ट्रा का चेहरा भी अजीब सा होने लगता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करके अजीब तरह से खांसने लगते हैं, शायद टॉपिक चेंज करने की कोशिश में। पर एरोडेस तो एरोडेस है, वो तो फुल फ्लो में था है। वो कहता है, मुझे वो भी पसंद है जिनका पहले कोई अफेयर रहा हो या शादी हो चुकी हो। ऐसी औरतें जिन्हें लोग उनके स्टेट्स की वजह से अप्रोच नहीं करते, जिन्हें बस दूर से देखा जा सकता है। वो इतनी चार्मिंग होती हैं कि उनका हर एक्शन नशा कर देखता हूँ। मैं अक्सर सपने कर तो बटलर वॉल्टर कांपने लगता है। उसे अजीब सा फील हो रहा था, जैसे वो कोई ऐसा सपना देख रहा हो जिससे वो जागना नहीं चाहता, लेकिन यह गलत है। मतलब पूरे रूम का माहौल एकदम ऑकवर्ड हो चुका था। डांटे सभी और बोलने ही वाला था कि अचानक वो चुप हो जाता है और फिर एक अजीब सी स्माइल दे कहता है, यह सब नॉर्मल है। जब इंसान अपनी लिमिट्स पर होता है तो उसके दिमाग में अजीब ख्याल आते हैं, बस उन्हें कंट्रोल करना आना चाहिए। आदमी को एक अच्छा हस्बैंड, अच्छा पिता और एक अच्छा इंसान बने रहना चाहिए। और ये लास्ट लाइन एरोडेस ने नहीं बोली थी, ये क्लाइन ने बोली थी। असली क्लाइन आखिरी मोमेंट पर आकर बालकनी से अंदर कूद गया था और उसने एरोडेस को टेक्स्ट दिया था बोलने के लिए। उसने लास्ट सेकंड में आकर सिचुएशन को पूरी तरह से संभाल लिया। बिशप ने भी इस बात से एग्री किया और जल्दी से चाय पीकर वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद वॉल्टर और रिचर्डसन भी अजीब सोच में डूबे हुए थे। अब सोचो, अगर क्लाइन टाइम पर नहीं लौटता तो क्या होता। एरोडेस ने तो डांटेस की पूरी रेपुटेशन बर्बाद कर देनी थी। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल जाती, एक परवर्ट है। क्लाइन भी यही सोच रहा था कि शुक्र है मैं टाइम पर आ गया, वरना कल सुबह वॉल्टर और रिचर्डसन अपने कमरे में लटके हुए मिलते। उसने एरोडेस से कहा, तुमने काम ठीक किया, पर अगली बार किसी से बात करते टाइम उन्हें इतना परेशान मत करना। मिरर जो अब डांटेस के रूप में था, सॉरी बोलता है और वापस एक छोटे से मिरर जाता है। अब असली काम में बट टाइम था। क्लाइन को मिस्टर एक्स की आत्मा को ग्रेस करना था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जिससे वो मरे हुए बियॉन्डर की पावर्स चुरा सकता है। वो तुरंत ग्रे फॉग के ऊपर अपने कैसल में जाता है। वहां मिस्टर एक्स की लाश पड़ी थी। क्लाइन को उम्मीद थी कि उसे 2 पावर्स मिलेंगी, ट्रैवलिंग और रिकॉर्ड। अगर ये मिल जाती तो इस पूरी फाइट का फायदा डबल हो जाता। उसने क्रीपिंग हंगर यानी अपने अजीब से ग्लव को यूज किया। ग्लव ने मिस्टर एक्स की आत्मा और उसकी पावर्स को अपने अंदर खींच लिया। क्लाइन ने आंखें बंद करके सेंस किया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल गई। इस बार उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। उसे वो पावर मिल गई थी जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था, ट्रैवलर्स डोर। ये पावर बेसिकली टेलीपोर्टेशन है। इससे इंसान स्पिरिट वर्ल्ड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। इसका मतलब क्लाइन पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। ये एस्केप करने के लिए, अटैक करने के लिए, कहीं चुपके से घुसने के लिए एक परफेक्ट टूल था। उसकी मोबिलिटी अब नेक्स्ट लेवल हो गई थी। वो सोचने लगा कि क्या अब वो सीधे उस प्रिमिटिव आइलैंड तक टेलीपोर्ट कर सकता है जिसके बारे में मिस्टर हैंगमैन ने बताया था। इसके अलावा उसे एक और पावर मिली, अप्रेंटिस सीक्वेंस की डोर ओपनिंग। ये ट्रेवलिंग का एक बहुत कमजोर वर्जन था, तो उतना यूज का नहीं था। खैर, मेन टारगेट तो हासिल हो गया था। फाइनली उसकी नज़र मिस्टर एक्स के हाथ में पहनी रूबी रिंग पर जाती है और यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब अगली कहानी उस रिंग से शुरू होगी। मेरे हिसाब से ये चैप्टर भी कमाल का था। एक तरफ अजीब सी कॉमेडी और टेंशन और दूसरी तरफ एक मैसिव पावर अप। स्टोरी अब यहाँ से तेजी से आगे बढ़ेगी। तो भाई, चैप्टर 781 की शुरुआत होती है मिस्टर एक्स की लाश से। क्लाइन उसे थोड़ी देर तक घूरता रहता है और उसका मन करता है कि खुद जाकर उसकी जेबें चेक करे क्या माल मिला है, लेकिन नहीं, सेफ्टी फर्स्ट। उसने अपने मैरियोनेट यानी कठपुतली सहोड़ को आगे भेजा कि जाकर रूबी रिंग उठा लाओ। ये एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि अगर मिस्टर एक्स के पास कोई ऐसा आइटम हुआ जिसके खतरनाक नेगेटिव इफेक्ट्स हों, तो वो असर क्लाइन पर नहीं बल्कि उसके मैरिनेट पर होगा। सोचो कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। खैर, सहोर ने जाकर सब चेक किया और उसे मिली एक रूबी रिंग, 48 पाउंड्स कैश और एक नॉर्मल सा पाइप। बस एक ऑरोरा ऑर्डर का ओरेकल और उसके पास बस इतना सा सामान।
क्लाइंट तो एकदम हैरान रह गया। मन ही मन उसे गरीब कहने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को शांत किया और लॉजिकली सोचने लगा कि शायद ये सिचुएशन रीजनेबल है। देखो, मिस्टर एक्स एक ट्रैवलर था, जिसका मतलब है कि वो दूसरों की बियॉन्डर पावर्स को रिकॉर्ड कर सकता था। एक तरह से वो ऑलराउंडर था। तो ऐसा पावर हाउस अपने साथ मिस्टिकल आइटम्स लेकर क्यों घूमेगा और उनके नेगेटिव इफेक्ट्स क्यों झेलेगा? वो तो बस उनकी पावर्स को रिकॉर्ड करके इस्तेमाल करेगा ताकि खुद सेफ रहे। इस हिसाब से जो रिंग उसे मिली है, उसकी पावर या तो पैसिव होगी या फिर किसी सिचुएशन में खुद खुद एक्टिवेट होती होगी। ये सब सोचकर क्लाइंट थोड़ा शांत हुआ और उसने सहोर को मिस्टर एक्स का टूटा हुआ और चिपचिपा सिर उठाने का ऑर्डर दिया। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रे फॉग के ऊपर द फूल की सीट के पीछे। यहाँ क्लाइंट को किसी चीज का डर नहीं था। उसने सीधे वो रूबी रिंग उठाई और डिविनेशन शुरू कर दिया ताकि उसकी असली पावर्स का पता लगा सके। और जो पता चला वो काफी इंटरेस्टिंग था। उस रिंग का नाम था फ्लावर ऑफ ब्लड। ये रिंग पहनने वाले को अपनी बॉडी पे एक डीप लेवल का कंट्रोल देती थी। मतलब जब तक उसे कोई तुरंत मार ना दे या पूरी तरह से प्यूई ना कर दे, वो धीरे धीरे रिकवर कर सकता था। ये एक तरह से पैसिव इफेक्ट था जो हमेशा काम करता रहता। ये जानने के बाद क्लाइंट को एहसास हुआ कि डेथ नेल से उसे एक ही झटके में मारना कितना सही फैसला था। अगर वो अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं करता तो शायद मिस्टर एक्स मरा ही नहीं होता। वो दर्द से होश में आ जाता और मैरियोनेटिस के कंट्रोल से बचकर भाग जाता। मिस्टर एक्स ने अपनी इस कमजोरी का भी ध्यान रखा था कि उसकी बॉडी एक स्पेल कास्टर की तरह उतनी मजबूत नहीं है। इस रिंग में फ्लैश मैजिक की अच्छी खासी पावर थी जो काफी यूजफुल थी। अब बारी थी इसके नेगेटिव इट्स को जानने की और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। लगभग 1 मिनट के डिविनेशन के बाद क्लाइंट ने अपनी आंखें खोली और उसका चेहरा देखने लायक था। क्या बकवास है ये, वो मन ही मन बोला। उसे पता चला कि फ्लावर ऑफ ब्लड का नेगेटिव इफेक्ट ये था कि वो रैंडमली कभी भी पहनने वाले की सोचने समझने की शक्ति छीन लेती थी। मतलब आपका दिमाग अचानक काम करना बंद कर देगा। ग्रेट, ये तो बिल्कुल क्रिएटर की फिलॉसफी से मैच करता है। एकदम पागलपन, एक ऐसा नेगेटिव इफेक्ट जो पूरी तरह से रैंडम हो। इसका मतलब था कि फ्लावर ऑफ ब्लड को इस्तेमाल करने का कोई तरीका ही नहीं था। अब सोचो, फाइट के बीच में आपका दिमाग ही हो जाए तो क्या होगा? गेम ओवर। क्लाइंट को हंसी भी आई और गुस्सा भी कि मिस्टर एक्स ही खतरनाक रिंग पे हिम्मत भी कैसे कर सकता था। फिर उसे याद आया, अरे हाँ, जो लोग ट्रू क्रिएटर को मानते हैं उनमें सोचने समझने की शक्ति तो वैसे भी नहीं होती, तो शायद ऐसी रिंग पहनने से उनकी हालत और खराब नहीं होती होगी। खैर, क्लाइंट ने एक गहरी सांस ली और फैसला किया कि वो इस फ्लावर ऑफ ब्लड को कबाड़ में फेंक देगा। ये एक ऐसी चीज थी जिसे ना तो वो खुद इस्तेमाल कर सकता था और ना ही कोई इसे खरीदना चाहेगा। लेकिन तभी उसकी नजर अपने बगल में खड़े एडमिरल ऑफ ब्लड सौंकोर पर पड़ी और उसके दिमाग की बत्ती जली। एकदम यूरेका मोमेंट था वो। अरे यार, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मैरियोनेट तो वो तो वैसे भी मर चुका है और बस मेरे ऑर्डर्स फॉलो करता है। उसे सोचने की क्या जरूरत है? एडमिर ऑफ ब्लड और फ्लावर ऑफ ब्लड, ये तो किस्मत का कनेक्शन है। इस तरह अगर सहोर का ज़ॉम्बी शरीर किसी हमले में डैमेज भी हो जाता है तो वो इस रिंग की मदद से ठीक हो सकता है। ये सोचकर क्लाइंट बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत सहकौर को वो रूबी रिंग पहना दी। इसके बाद क्लाइंट ने एक और जरूरी काम किया जो एक पुराना वादा था। उसने क्रीपिंग हंगर ग्लव से इंटरोगेटर की आत्मा को आज़ाद किया। ये उस ग्लव में कैद आखिरी आत्मा थी जिसे उसे फ्री करना था। एक ठंडी हवा के झोंके के साथ एक धुंधली आत्मा ब्रॉन्ज टेबल के पास दिखाई दी। वो एक नेवी यूनिफॉर्म में 30s का एक आदमी था जिसका रैंक कमांडर का था। उसके चेहरे पर दर्द और कंफ्यूजन था। क्लाइंट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और किलागोस ने तुम्हें कैसे मारा? उस आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम एंडी हेडन है। मैं एनमेट जहाज का सेकंड मेट था। मैं एक समुद्री लड़ाई में मारा गया था। नहीं, मैं तुरंत नहीं मरा। मुझे एक फेसाक के आदमी ने पकड़ लिया था और उसके बाद मैं तुम्हारे इस ग्लव में आ गया। मैं किसी किलागोस को नहीं जानता। ये सुनकर क्लाइंट को झटका लगा। मतलब ये इंटरोगेटर तो तब से ग्लव में था जब किलागोस को क्रीपिंग हंगर मिला भी नहीं था। इसका मतलब ग्लव का पिछला मालिक कोई और था। क्लाइंट की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने पूछा, जिस फैसाकिया ने तुम्हें पकड़ा था वो कौन था? कैसा दिखता था? एंडी ने बताया कि वो एक काम था जिसकी नाक बड़ी थी, आंखें नीली थीं और बाल ब्लॉन्ड थे और हाइट लगभग 2 मीटर्स थी। क्लाइंट ने सोचा, ऐसे लोग तो फेसाक में कॉमन है सिवाय कैप्टन की रैंक के। फिर उसने पूछा, तुम किस साल मरे थे? एंडी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसने आखिरी शब्द कहे, यानी आज से 12 साल पहले। क्लाइंट ने हिसाब लगाया कि वाइस एडमिरल हरिकेन किलागोस तो पिछले 10 साल से भी कम समय में फेमस हुआ है। इसका मतलब वो कैप्टन अब तक शायद एडमिरल बन चुका होगा। क्लाइंट को एहसास हुआ कि वो एंडी से उसकी आखिरी इच्छा पूछना तो भूल ही गया, लेकिन फिर सोचा, चलो छोड़ो, उसे आज़ाद कर दिया। यही बहुत बड़ी बात है। अब सीन शिफ्ट होता है। फॉर्स की एक मैजिशियन है। एक क्लाइंट ने द वर्ल्ड बनकर उसे मैसेज भेजा, मिस मैजिशियन को बता देना कि मिस्टर एक्स लुइस वियन मर चुका है। आइटम और स्पेलबुक उनसे ले लेना। जब मुझे जरूरत होगी मैं फिर से मांग लूंगा। फॉर्स की आंखों के सामने अंतहीन ग्रे फॉग था और द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। हालांकि वो इस खबर के लिए तैयार थी, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसने सच में कर दिखाया? क्या ईस्ट बोरो में आया तूफान उसी ने बनाया था? फॉर्स ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में किया और रात के अंधेरे में एक रिचुअल सेटअप किया
जल्द ही एक इल्यूजनरी दरवाजा बना और उसमें से दो आइटम उड़कर बाहर आए। एक तो उसकी स्पेल बुक लेमानोस ट्रेवल्स थी और दूसरा एक फटा हुआ खून से सना हुआ सिर था। वो सिर ऐसा लग रहा था जैसे कांच के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया हो। फॉर्स जो मिड स्कूल से ग्रेजुएट थी और एक डॉक्टर के तौर पर काम कर चुकी थी, उसने बहुत लाशें देखी थीं, लेकिन इतना घिनौना, डरावना और भयानक सिर उसने कभी नहीं देखा था। वो डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि उसने अपना मुंह बंद कर लिया और 2 कदम पीछे हट गई। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने उस सिर को फिर से देखा और पहचान लिया कि ये लुइस वियन का ही है। उसने एस्ट्रोमेंसी से फाइनल कन्फर्मेशन भी कर लिया। फिर वो खुद से बोली, मिस्टर वर्ड ने टारगेट का सिर तोड़ दिया और फिर उसे वापस जोड़ दिया। इस पल फॉर्स के दिमाग में एक अजीब सा सीन आया। ठंडे और बेपरवाह गेरमन स्पैरो एक टेबल पर बैठे हैं और खून से सने सिर के टुकड़ों को एक करके जोड़ रहे हैं, जैसे कोई जिक्सॉ पजल सॉल्व कर रहे हों। ये सोचकर ही फॉर्स कांप गई। उसे लगा कि द वर्ल्ड एक साइकोटिक किलर है, जिसे कोई सीरियस मेंटल इलनेस है। उसने अपनी नजरें हटाई और अपनी स्पेल बुक उठाई। जब उसने उसे पलटा तो उसकी आंखें जम गई, क्योंकि बुक में बहुत सारे नए स्पेल्स थे जो ज्यादातर हवा और बिजली से रिलेटेड थे। उसे तुरंत ईस्ट बोरो में आया वो बिजली का तूफान याद आ गया और उसे यकीन हो गया कि वो मिस्टर वर्ल्ड ने ही किया था। उसने बुक के 3 जले हुए पन्ने भी देखे जो अब खाली थे। उसे लगा कि शायद मिस्टर फूल की मदद से द वर्ल्ड ने डेमीगॉड लेवल की बियॉन्डर पावर्स रिकॉर्ड की हैं। उसे ये भी एहसास हुआ कि वो टैरो क्लब के मेंबर्स को हायर करके अपनी स्पेल बुक और भी पावरफुल बना सकती है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। खैर, उसने मिस्टर फूल थैंक यू कहा और द वर्ल्ड को एक मैसेज भेजा, मुझे बहुत खेद है कि मेरा पेमेंट इस मिशन की मुश्किल के बराबर नहीं है। जैसे ही मुझे मेरे टीचर से रिवॉर्ड मिलेगा, मैं आपको मुआवज दूंगी। रिचुअल खत्म करने के बाद फॉर्स ने उस सिर को जल्दी से छिपा दिया। वो सोचने लगी, अगर जियो ने इसे देख लिया तो वो पक्का कोई हॉरर स्टोरी। पर जब फॉर्स का जवाब क्लाइंट तक पहुंचा, वो रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका था। उसे बस धुंधली सी फीमेल आवाज सुनाई दी, लेकिन इतना ही काफी था। उसे एक अजीब सा डर और खौफ महसूस हुआ, क्योंकि डेथ नेल ने उसे एक और कमजोरी दे दी थी, और वो थी औरतों का डर। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की कहानी में आपका स्वागत, जिसका टाइटल है सैटरडे नाइट। कहानी शुरू होती है सैटरडे की सुबह से, और हमारा हीरो क्लाइन, जो अपने पजामास में था, सिर पकड़कर बिस्तर से उठता है। भाई, उसकी रात बिल्कुल अच्छी नहीं गुजरी थी। उसे रात भर अजीब अजीब सपने आ रहे थे, जिसमें अलग अलग औरतें थीं, और इन सपनों से वो डर कर बार बार जाग जाता था। मतलब सोचो, डिमोनेस पोशन के साइड इफेक्ट्स कितने खतरनाक थे कि उसे सोने भी नहीं दे रहे थे। उसे हर बार उकर खुद को शांत करना पड़ता था, तब जाकर दोबारा नींद आती थी। खैर, अच्छी बात ये थी कि ये कमजोरी सिर्फ 6 घंटे तक ही रहती है और उसे रात के में ही बाहर नहीं जाना पड़ा। वो मन ही मन सोचता है, शुक्र है मुझे मेड्स को फेस नहीं करना पड़ा। ये सोचते हुए अपने बेड के पास लगी रस्सी खींचता है और उसका वैलेट रिचर्डसन तुरंत अंदर आता है। वो क्लाइन के लिए आज के कपड़े लेकर आया था। अब यहाँ एक छोटी सी फनी सिचुएशन थी। क्लाइन नोटिस करता है कि रिचर्डसन उससे नजरें चुरा रहा है, उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। क्लाइन सोचने लगता है कि यार, उस मैजिक मिरर एरोडेस ने ऐसा क्या कह दिया इसे। मुझे याद है जब मैं वापस आया था तो मिरर बटलर वाल्टर की पसंद के बारे में बता रहा था। शायद इसने रिचर्डसन के बारे में भी कुछ ऐसा बताया होगा जो सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा अजीब हो। अब देखो, क्लाइन को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि रिचर्डसन की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो चाहे किसी को भी पसंद करे, उसमें एक्शन लेने की हिम्मत तो है नहीं। तो उसने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। खैर, कपड़े बदलने के बाद क्लाइन नीचे डाइनिंग रूम की तरफ जाता है। वहां दरवाजे पर उसका बटलर वाल्टर हमेशा की तरह व्हाइट ग्लव्स पहने उसका इंतजार कर रहा था। ड्वेन डांटेस यानी क्लाइन को आता देख वाल्टर आगे बढ़कर झुकता है, कहता, गुड मॉर्निंग सर, आज आपके 2 लेसन्स हैं और शाम को आपको मिस्टर पोर्टलैंड मोमेंट के घर एक बैंक्वेट में जाना है। ये मिस्टर पोर्टलैंड एक बड़े आदमी थे, बैकलैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, रॉयल साइंस इंस्टीट्यूट के फेलो, और उन्होंने कुछ नए मेटल एलाइज भी बनाए थे, जिस वजह से वो काफी अमीर और फेमस थे। जैसे ही वाल्टर ये सब बता रहा था, क्लाइन की न उसके चेहरे पर पड़ती है और वो देखता है कि वाल्टर की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात सोया ही न हो। ये देखकर क्लाइन मन ही मन सोचता है, अगर मेरे पास फेसलेस की पावर्स नहीं होती तो शायद आज मेरी हालत भी ऐसी ही होती। अब यहाँ पर राइटर हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है, और मेरे हिसाब से ये सीन वाल्टर के कैरेक्टर को बहुत मजबूत दिखाता है। क्लाइन वाल्टर से काफी इंप्रेस था। सोचो, वो एक डीमोनेस से रोज मिलता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी फैंटेसीज को कंट्रोल में रखा हुआ था। डीमोनेस का चार्म कोई नॉर्मल चीज नहीं होती भाई। वो एक बियॉन्डर पावर है जो सीधे किसी भी मेल के दिमाग और हार्मोन्स पर असर करती है। उनका हर एक्शन, हर अदा एक नशे की तरह होती है, जिससे बचना लगभग नामुमकिन होता है। क्लाइन खुद, जो एक सीक्वेंस 5 का बियॉन्डर है, उसे भी ट्रेसी जैसी डीमोनेस के सामने हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था कि कहीं वो उसके चार्म में न फांस जाए। तो एक नॉर्मल इंसान जैसे वाल्टर के लिए ये कितना मुश्किल होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ विल पावर से कंट्रोल करने वाली चीज नहीं थी। इसके बावजूद वाल्टर ने खुद को रोके रखा, जो दिखाता है कि वो प्रिंस एडेसाक के लिए कितना लॉयल था और अपनी वाइफ और बेटी से कितना प्यार करता था। क्लाइन ये सब सोचकर एक लंबी सांस लेता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। आज ब्रे उसकी फेवरेट डेसी पाई थी।
अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं समंदर के बीच। रात का वक्त था, समंदर बिल्कुल काला लग रहा था और क्लाइन का एक और रूप यानी कि द हैंग्ड मैन एल्गर विल्सन अपनी घोस्ट शिप ब्लू अवेंजर पर खड़ा था। उसके चेहरे पर तो शांति थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो सोनिया आइलैंड के नॉर्थ में मौजूद एक बहुत ही खतरनाक जगह एबिस मेलस्ट्रॉम के पास पहुंच चुका था। ये एक ऐसा खतरनाक भंवर था जो बिना किसी वार्निंग के आ जाता था, इसलिए कोई भी शिप यहां आने की हिम्मत नहीं करती थी। एल्गर का मिशन था एक खास समुद्री जीव को ढूंढना, ताकि वो अपने एडवांसमेंट के लिए पोषण बना सके। इसके लिए वो एक खास तरह का टिन से बना चार्म यूज कर रहा था, जिससे वो समंदर की मछलियों के साथ साइकिक लेवल पर कम्युनिकेट कर सकता था। मतलब भाई, वो लिटरली मछलियों से पूछ रहा था कि ओबनिंस कहाँ मिलेगा। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। सैकड़ों बार फेल होने के बाद फाइनली एक मछली उसे बताती है कि ओबनिस अक्सर कहाँ दिखाई देते हैं। एल्गर मन में सोचता है, अगर मुझे ये पता नहीं होता कि टारगेट एबिस मेलस्ट्रॉम के पास है, तो मैं कब का हार मान चुका होता। उसके पास सिर्फ 5 चार्म्स बचे थे। अब उसे अपना काम अकेले करना था, तो उसने एक बहुत ही डेयरिंग प्लान बनाया। उसने एक सीलबंद मेटल की बोतल निकाली, जिसमें सैंगुइन एस्थेटिक गैस थी। ये गैस उसने द मून से खरीदी थी। क्योंकि ब्लू अवेंजर एक घोस्ट शिप थी, तो रात में उसे चलाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती थी। एल्गर ने चालाकी से उस रात अपनी ड्यूटी लगा ली थी। उसने वो गैस चुपके से सालर्स के कमरों में छोड़ दी, ताकि सब बेहोश हो जाएं और कोई उसे देख न सके। यहाँ तक कि स्टोर रूम में भी, ताकि अगर कोई वहां कार्ड्स खेल रहा हो तो वो भी सो जाए। ये दिखाता है कि एल्गर अपने गोल के लिए कितना ज्यादा डिटरमाइंड और रूथलेस है। सारी तैयारी करने के बाद वो शार्क स्किन से बना एक डाइविंग सूट पहनता है और बिना कोई आवाज किए समंदर में कूद जाता है। पानी के अंदर उसकी आंखें डार्क ब्लू जाती हैं और वो अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता था। वो फिर से एक चार्म यूज करके मछलियों से बात करता है और उनकी मदद से फाइनली एक अंडर वाटर वोल्केनो यानी पानी के अंदर एक ज्वालामुखी के पास पहुंचता है। मछलियों को ठीक ठीक तो नहीं पता था कि ओबनिस्क यहीं रहता है। बस उन्हें ये पता था कि इस एरिया में अक्सर मछलियां और दूसरे शिकारी गायब हो जाते हैं। एल्गर अपनी बियॉन्डर पावर से दूर देखता है और उसे उस वोल्केनो के अंदर एक बहुत बड़ी काली गुफा दिखाई देती है। और भाई, उस गुफा से पाइथन से भी ज्यादा मोटे मोटे टेंटिकल्स बाहर लहरा रहे थे। वो जीव इतना विशाल था कि एल्गर की पूरी शिप भी उसके सामने एक खिलौना लगती। ये देखकर एल्गर की भी हालत खराब हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पास जाए। वो दूर से ही कंफर्म करता है कि हाँ, यही उसका टारगेट है। फिर वो एक और चार्म यूज करता है और उस गुफा के अंदर मौजूद उस विशाल जीव से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसका कनेक्शन बनता है, वो विशाल जीव पहले तो थोड़ा शांत होता है, लेकिन फिर अचानक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ता है। रोआर एक भयानक दहाड़ के साथ उस गुफा के अंदर एक जबरदस्त भंवर बन जाता है, जो आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसमें एल्गर भी शामिल था। एल्गर को तुरंत समझ आया कि ये जीव उससे नफरत करता है। उसके प्यूपिल सिकुड़ जाते हैं और वो अपनी सारी बियॉन्डर पावर्स लगाकर उस भंवर से बचने की कोशिश करता है। जैसे तैसे वो उस भंवर के असर से बाहर निकलता है और जितनी तेजी से दूर भाग सके। कुछ देर बाद जब वो सेफ डिस्टेंस पर पहुंच जाता है, तो वो राहत की सांस लेता है। वो सोचने लगता है, ये ओबनिस्क सी क्रिएचर से दोस्ती बढ़ाने वाले चार्म्स को भी रेजिस्ट कर सकता है। क्या इसे मेरे लॉर्ड यानी लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के ऑरा वाली चीजों से नफरत है? अब एल्गर यहाँ तक आ चुका था और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। उसने हिम्मत जुटाई और अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। वो पानी के अंदर ही एल्विस भाषा में प्रेयर करना शुरू करता है, द फूल दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस एरा। और बस इसी जबरदस्त क्लिफहैंगर पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब देखना यह है कि द फूल उसकी मदद कैसे करते हैं और क्या एल्गर अपने मिशन में कामयाब हो पाए या नहीं। तो भाई, चैप्टर 783 की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सिचुएशन से। हमारा हीरो क्लाइन, जो ड्वेन डेंटिस के अवतार में है, एक सुपर हाई क्लास दावत में बैठा हुआ है। मतलब एक ग्रैंड बैंक्वेट चल रहा है और ये नॉर्मल पार्टी नहीं थी। ये पोर्टलैंड मोमेंट के घर पर थी, जो कि एक बहुत बड़ा आदमी है। टाइम डिफरेंस की वजह से जब मिस्टर हैंग्ड मैन प्रेयर कर रहा था, क्लाइन यहाँ डिनर कर रहा था। ये बैंक्वेट इतना फैंसी और लंबा था कि आप सोच भी नहीं सकते। 7:30 बजे शुरू होना 10 बजे तक चलता रहा। एक के बाद एक डिशेज आ रही थीं। एपेटाइजर, सूप, साइड डिश, मेन कोर्स, डेजर्ट, मतलब टोटल 10 से 20 डिशेज थीं। और हर डिश के साथ कौन सी शराब पीनी है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता था। क्लाइन के लिए ये सब बहुत थका देने वाला और मुश्किल काम था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, खाना बहुत टेस्टी था। तो जब वेटर भुना हुआ लैम्ब हटा रहे थे, क्लाइन को मौका मिला और उसने अपने दई वो बैठी मैम विलिस से कहा, माफ कीजिएगा, मुझे वॉशरूम यूज करना है। ये कहकर वो बहुत ही जेंटलमैन वाले अंदाज में उठा और डाइनिंग हॉल से निकलकर सेकंड फ्लोर के एक वॉशरूम में चला गया। और भाई, वॉशरूम में घुसते ही असली काम शुरू हुआ। दरवाजा लॉक करते ही क्लाइन ने काउंटर क्लॉकवाइज 4 कदम लिए और सीधा पहुंच गया ग्रे फॉग के ऊपर, अपनी असली दुनिया में। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि मिस्टर हैंग्डमैन की प्रेयर आ रही है। मिस्टर हैंग्डमैन यानी एल्गर विल्सन एक बहुत बड़ी मुश्किल में था। उसे एक ओबनिस्क नाम के समुद्री जीव का भरोसा जीतना था, ताकि वो आगे एडवांस कर सके, और इसके लिए वो मिस्टर फूल से मदद मांग रहा था।
बदले में वो रोजिल की डायरी के 15 पेजेस ढूंढने या उतनी ही वैल्यू का कोई और काम करने को तैयार था। क्लाइन ने सोचा कि एल्गर की प्रोग्रेस काफी अच्छी चल रही है। वो द फूल की कुर्सी पर बैठा और अपनी स्पिरिचुअलिटी को उस क्रिम्सन स्टार पर फोकस किया जो लगातार चमक और सिकुड़ रहा था। कुछ सेकंड सोचने के बाद क्लाइन ने जवाब दिया, उन सभी फैसाक कैप्टन्स की जांच करो जिन्होंने 1338 में कोनोटॉप समुद्री लड़ाई में हिस्सा लिया था। एक हिस्टोरियन होने के नाते क्लाइन को तुरंत पता चल गया था कि ये कौन सी लड़ाई थी, क्योंकि इसी लड़ाई में एक कमांडर लेवल का आदमी मारा गया था और एक फैसाक फ्लीट पर ज्यादा कैप्टन्स तो होंगे नहीं, तो ये टारगेटेड मिशन था। अब सीन शिफ्ट होता है गहरे अंधेरे समुद्र में, जहां एल्गर विल्सन को मिस्टर फूल का जवाब सुनाई देता है। वो सोच में पड़ जाता है कि मिस्टर फूल इतने पुराने और छोटे मामले में क्यों इंटरेस्टेड हैं। क्या इस लड़ाई में कोई बहुत बड़ा राज छुपा है? लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किया और फौरन हामी भर दी। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। उसके लिए ये मिशन मुश्किल तो था, लेकिन खतरनाक नहीं था, इसलिए वो इसे कर सकता था। जैसे ही उसने जवाब दिया, उसे मिस्टर फूल की गहरी आवाज फिर से सुनाई दी, तुम टारगेट के पास वापस जा सकते हो। बस इतना ही। एल्गर हैरान रह गया। मिस्टर फूल सच में कितने पावरफुल हैं। जब से उन्हें सी गॉड की अथॉरिटी मिली है, वो असली सी गॉड से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। उनकी ताकत सिर्फ रोरस्टेड आर्किपेलागो तक ही सीमित नहीं है। एल्गर ने खुशी खुशी मिस्टर फूल को धन्यवाद दिया और वापस अंडरवाटर वोल्केनो की तरफ तैरने लगा जहां वो मॉन्स्टर था। कुछ ही मिनटों में वो उस विशाल अंधेरी गुफा के पास पहुंच गया और देखा अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। मॉन्स्टर के टेंटेकल्स गुस्से में लहरा रहे थे। हालांकि एल्गर को मिस्टर फूल पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो सीन देखकर वो थोड़ा सावधान हो गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे लगा कि शायद वो मॉन्स्टर उसके स्वागत में ही अपने टेंटेकल्स लहरा रहा है। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही थी जो ग्रे फॉग के ऊपर बैठे क्लाइन को दिख रही थी। क्लाइन ने सी गॉड सेप्टर पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की सी फ्रस्ट्रेशन थी। वो धीरे से बोला, ये सी गॉड के साथ कम्युनिकेट करने से मना कर रहा है और उसे ये फीलिंग इतनी नफरत भरी लग रही है कि वो कोई गुडविल दिखाने को तैयार नहीं है। मतलब क्लाइन का पहला प्लान, जिसमें वो प्यार से एफिनिटी वाली पावर से मॉन्स्टर को शांत करना चाहता था, बुरी तरह फेल हो गया था। वो ऑब्निस्क किसी अनजान वजह से समुद्री जीवों से दोस्ती बढ़ाने वाली किसी भी बियॉन्डर पावर को रेजिस्ट कर रहा था। क्लाइन प्रेयर सीन के जरिए देख सकता था कि वो मोटे मोटे टेंटिकल्स गुस्से में फट रहे थे और वो मॉन्स्टर अपने पास आने वाले हर जिंदा जीव को चीर फाड़ देना चाहता था। क्लाइन ने देखा कि मिस्टर हैंग्डमैन सीधा उसी की तरफ जा रहा है और क्लाइन का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। उसने फैसला किया कि अब तरीका बदलना पड़ेगा और यहीं पर चैप्टर का असली मजा आता है, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन का ट्रिक। क्लाइन ने सी गॉड सेप्टर को थोड़ा और ऊपर उठाया और उसके सिरे पर लगे नीले रत एक करके जलने लगे, जिससे एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। इसके ठीक बाद उसने लाइटनिंग स्टॉर्म की वायलेंट ऑरा को उस मॉन्स्टर की तरफ डायरेक्ट कर दिया। समुद्र के नीचे जो मोटे टेंटिकल्स गुस्से में लहरा रहे थे, वो अचानक जम गए और फिर नीचे गिर पड़े, जैसे किसी ने उनकी सारी हवा निकाल दी हो। उस अंधेरी गुफा में अनगिनत हरी बत्तियां जलने लगी। एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज के बीच एक इतना डरावना मॉन्स्टर बाहर निकला जो एक पूरी नाव को निगल सकता था। उसका पैटर्न वाला काला शरीर विशाल और अजीब था। उसके टोटल 3 सिर थे और हर सिर पर 1 दर्जन से ज्यादा आंखें थीं और सभी हरी बत्ती की तरह चमक रही थीं। लेकिन इस पावर के झटके के बाद वो मॉन्स्टर एक ट्रेंड शिकारी कुत्ते की तरह जमीन पर लेट गया और बिल्कुल आज्ञाकारी बन गया। क्लाइन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, कम्युनिकेशन में सच में ट्रिक्स की जरूरत होती है। फिर उसने एफिनिटी पावर्स का इस्तेमाल करके उस ओब्निस्क को साइकिक कनेक्शन के जरिए अपने तीनों मुंह खोलने का आदेश दिया। एल्गर ने अपनी आंखों के सामने 3 अंधेरी गुफाएं देखीं, जिनमें से हर एक इतनी कि एक नाव अंदर जा सकती थी। एल्गर मन ही मन बोला, मिस्टर फूल की जय हो। उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और बीच वाले सिर को चुनकर तेजी से उसके अंदर तैरने लगा। अंदर एक घुमावदार रास्ता था जिसकी दीवारें मांस की बनी थीं। पानी के बहाव के साथ एल्गर अंदर खिंचता चला गया और कुछ ही देर में वो उस मॉन्स्टर के पेट में था। अंदर की दुनिया अंधेरी और विशाल थी और जमीन पर चिपचिपा लिक्विड फैला हुआ था, जिसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। एल्गर को एक सेकंड में एहसास हुआ कि ये लिक्विड उसे गला रहा है। उसने फौरन अपने चारों ओर एक पानी का गोला बना लिया। बिना किसी देरी के उसने अपनी तैयार की हुई बोतलें निकालीं और पोषण बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पोषण तैयार करके पिया, उसकी बॉडी में एक बर्फीला नमनेस फैल गया। उसे अनगिनत आवाजें सुनाई देने लगीं, जो समुद्र के सभी जीवों की थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी स्पिरिचुअलिटी और साउंड वेव्स उसकी आत्मा को बदलने लगीं। वो लगभग अपना कंट्रोल खोने वाला था। उसकी स्किन पर अजीब स्केल्स बनने लगे और मांस के लंबे रेशे टेंटिकल्स की तरह बाहर निकलने लगे। जब वो कंट्रोल खोने की कगार पर था, तो उसे एक मौका मिला और उसने बिना किसी शर्म के जोर जोर से गाना शुरू कर दिया ताकि उसके शरीर को फाड़ने वाली इनविजिबल साउंड वेव्स बाहर निकल सकें। उसका बेसुरा और मेटेलिक गाना चारों ओर गूंजने लगा और इस प्रोसेस में वो धीरे धीरे अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल पाने लगा और आखिरकार उसने अपनी फैलती स्पिरिचुअलिटी को काबू में कर लिया। एल्गर ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसने अपनी जिंदगी का पहला बड़ा लक्ष्य पूरा कर लिया था। वो ओशन सॉन्गस्टर बन गया था। उसने अपनी नई शक्तियों को चेक किया और फिर धीरे से ओबनिन्स के बंद मुंह पर दस्तक दी।
मुंह धीरे धीरे खुला और एक दहाड़ के साथ उसने एल्गर को बाहर उगल दिया। एल्गर वापस अपनी घोस्ट शिप ब्लू एवेंजर की ओर तैरने लगा और उसे सही सलामत देखकर उसने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ मिस्टर हैंगमैन से दोबारा धन्यवाद मिलने के बाद क्लाइन रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। उसने हाथ धोए, सुखाए और वॉशरूम से निकल वापस डाइनिंग हॉल की ओर चल पड़ा। जब वो अपनी सीट पर वापस आया तो डेजर्ट सर्व किया जा रहा था। क्लाइन ने मन में सोचा, लगता है मैं वॉशरूम में बहुत ज्यादा देर रुक गया। उम्मीद है आज के बाद लोग ये बातें नहीं करेंगे कि ड्वेन डेंटिस को कब्ज है। इस अजीब सिचुएशन से बचने के लिए उसने मुस्कुराते हुए मैम विलिस से कहा, जब मैं छोटा था तो मैंने सदर्न कॉन्टिनेंट में हर तरह का अजीब खाना खाया था। शायद उसी वजह से मेरा पेट थोड़ा कमजोर हो गया है। और इस तरह उसने बड़ी चालाकी से अपनी देरी का कारण बता दिया। एक तरफ वो एक एंशिएंट गॉड को कंट्रोल कर रहा था और दूसरी तरफ पार्टी में अपनी इमेज भी बचा रहा था। तो भाई, चैप्टर की शुरुआत होती है एक बैंक्वेट से जहां अपना क्लाइंट डांटेस बनकर पहुंचा हुआ है। माहौल एकदम हाई क्लास है और तभी मिसेज विलिस नाम की एक लेडी ड्वेन से कहती हैं, आपकी पास्ट लाइफ और आपके एक्सपीरियंस, खासकर डेसी बे और सदर्न कॉन्टिनेंट के, वो किसी भी नॉवेल से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सच कहूं तो ये सब सुनकर मुझे भी वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस करने का मन कर रहा है। अब क्लाइन मन ही मन हंसता है क्योंकि उसे तो पता है कि ये सारी कहानियां उसने हंटर एंडरसन वुड से सुनी है और बस थोड़ा बहुत मसाला लगाकर पेश किया है। वो बड़े ही चार्मिंग तरीके से जवाब देता है, ये कहानियां इसलिए इंटरेस्टिंग क्योंकि मैंने सिर्फ अच्छी वाली ही सुनाई है। बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे मैं दोबारा याद भी नहीं करना चाहता। और भाई, ये लाइन बोलते ही सीन पलट गया। वहां मौजूद बाकी लेडीज के दिमाग में एक बेस्ट सेलिंग नॉवेल की इमेज बन गई जिसका नाम था ए मैन विद ए स्टोरी। उनके लिए ड्वेन डांटेस अब सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो ऊपर से तो शांत झील जैसा दिखता है, लेकिन उसकी गहराइयों में बहुत सारे दर्द और सरप्राइजेस छिपे हुए हैं। मतलब क्लाइन ने अपनी इमेज को और भी ज्यादा डीप और मिस्टीरियस बना दिया था। ये एक परफेक्ट सोशल मूव था। खैर, रात के 9:45 के करीब बैंक्वेट खत्म होता है। कुछ लोग कार्ड्स खेलने चले जाते हैं और बाकी के जेंटलमैन एक अलग एक्टिविटी रूम में पहुंचते हैं चैट करने के लिए। अब ये उस जमाने का कल्चर था। मर्द लोग अलग होकर स्मोक करते थे और अपनी बातें करते थे। औरतों का आना मना नहीं था, लेकिन क्यों, वहाँ स्मोकिंग और थोड़ी वैसी बातें होती थीं तो कोई लेडी उन्हें ज्वाइन नहीं करती थी। अपना क्लाइंट भी एक्टिविटी रूम में पहुंचता है। अंदर घुसते ही उसने देखा कि पूरा का कमरा स्मोकर से भरा हुआ है। तो उसने सबसे पहला स्मार्ट काम ये किया कि वो सीधा खिड़की के पास गया, उसे खोला और वहीं एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि पार्टी के होस्ट पोर्टलैंड मोमेंट हाथ में पाइप लिए हुए हंसते हुए कहते हैं, मर्दों को कभी कभी अपने लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। इसके बाद तो जैसे सबने अपने हथियार निकाल लिए, किसी के हाथ में पाइप, सिगार तो किसी के हाथ में सिगरेट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैजिक ट्रिक चल रही हो। पूरा कमरा कुछ ही पलों में धुएं से भर गया। क्लाइंट को तो खांसी आ रही थी। बेचारा मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा हुआ जो खिड़की के पास बैठ गया, वरना दम ही घुट जाता। उसका तो मन कर रहा था कि मैजिशियन की पावर एक इनविजिबल हवा का पाइप बना ले जो सीधा बाहर से ताज़ी हवा अंदर लाए। लेकिन उसने ऐसा रिस्क नहीं लिया क्योंकि क्या पता उन लोगों के बीच कोई और बियॉन्डर छिपा बैठा हो। इतने में पोर्टलैंड मोमेंट क्लाइन की तरफ देखकर पूछते हैं, ड्वेन तुम स्मोक नहीं करते? क्लाइन बेचारा अपनी नकली बीमारी का बहाना बनाते हुए खांसता है और कहता है, अभी तक मेरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर ने मुझे कुछ टाइम के लिए स्मोक करने से मना किया है। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल, जिसे कहते हैं कैरेक्टर एसेसिनेशन। प्रोफेसर पोर्टलैंड हंसते हुए कहते हैं, मैंने बिशप इलेक्ट्रा से सुना है कि तुम्हारे बीमार होने की वजह कुछ और है। तुम्हारे पास एक वाइफ की कमी है। क्लाइन मन ही मन सोचता है, क्या ये बिशप इतना गॉसिप फैलाता है? ये सब उस जादुई शीशे एरोड्स की गलती है। लेकिन चेहरे पर स्माइल रखते हुए वो कहता है, मैं शादी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। अगर कोई सही इंसान नहीं मिलता तो मैं सिंगल रहना पसंद करूंगा। तभी मिस्टर विलिस, जो बैकएंड म्यूनिसिपल ऑफिस में काम करते हैं, धुएं का छल्ला छोड़ते हुए कहते हैं, सच कहूं तो मुझे ड्वेन की सिंगल लाइफ से जलन होती है। ये किसी भी तरह की औरत को हंसजड़ कर सकता है जिसे वो पसंद करे। उसने किसी भी तरह की या पर जानबूझकर जोर। ये सुनकर सब लोग एक अजीब सी हंसी हंसने लगे। क्लाइन को तुरंत समझ आ गया कि उसकी इमेज ऐसे अमीर आदमी की बनाई जा रही है जिसे हर तरह की औरतें पसंद है, एक तरह का प्ले बॉय। क्लाइन को यह भी एहसास हो गया कि ये खबर बिशप ने नहीं बल्कि उसके खुद के बटलर वाल्टर ने नौकरों के जरिए फैलाई होगी और इसके पीछे एक बहुत गहरी सोशल स्ट्रेटजी थी। देखो, ऐसा जो हर चीज में परफेक्ट हो, अमीर, हैंडसम और डीप, उससे बाकी मर्द लोग अनजाने में ही दूरी बना लेते हैं, थोड़ा जलते हैं। लेकिन अगर उस परफेक्ट इंसान में एक छोटी सी कमी हो, एक ऐसा टॉपिक जिस पर मजाक किया जा सके, तो वो ज्यादा रिलेटेबल बन जाता है और लोग उससे आसानी से दोस्ती कर लेते हैं। तो ये एक सोचा समझा प्लान था ताकि क्लाइन उस सर्कल में आसानी से घुल मिल सके। क्लाइन को इस बात पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने भी सिचुएशन को समझते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद इसीलिए मैं इतनी आसानी से चुन नहीं पाता और आज तक सिंगल हूँ। ये सुनकर सब जोर से हंस पड़े और माहौल एकदम लाइट हो गया। अब जब ये सब बातें चल ही रही थीं, क्लाइन की नज़र खिड़की के बाहर गार्डन में जाती, वहां उसे हेजल मार्क दिखाई देती है, वही लड़की जो थोड़ी देर पहले पियानो बजा रही थी।
वो गार्ड में एक रास्ते पर आगे बढ़ रही थी और बार बार रुककर आसपास देख रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। क्लाइन का दिमाग तेज चलने लगा। क्या वो किसी से मिलने जा रही है? नहीं, आज की पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जो उसके लेवल का हो। या फिर उसे अपने मिस्टिकल आइटम की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई प्राइवेसी वाली जगह जैसे लाउंज या वॉशरूम में जाता, खुले गार्डन में नहीं। तो फिर मामला क्या है? क्लाइन ने सारे ऑप्शंस हटाने के बाद एक थ्योरी बनाई। जिस तरह से हेजल कुछ खोजने या महसूस करने की कोशिश कर रही थी, उससे लगता है कि उसने पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी कोई असाधारण घटना महसूस की है और वो उसे करीब से देखने और डील करने जा रही है। और इसका सीधा मतलब ये था कि इस घर में यानी प्रोफेसर पोर्टलैंड मोमेंट के परिवार में कोई न कोई बियॉन्डर है। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सेंट सैमुअल थेड्रल बिशप अक्सर यहाँ आते जाते रहते थे, पर उन्हें भी आज तक कुछ नोटिस नहीं किया। क्लाइन को समझ आ गया कि एक मरॉडर सीक्वेंस की पावर्स चीज़ों को सेंस करने में कितनी ज़बरदस्त होती हैं। उसने फैसला किया कि वो बीच में नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हेजल सेंस कर सकती है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी। उधर गार्डन में हेजल एक अंधेरे और सुनसान कोने में पहुंच जाती है। उसने नोटिस किया था कि जमीन पर चींटियां और दूसरे कीड़े एक अजीब तरीके से इकट्ठा हो रहे थे, और उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन उसे बता रही थी कि यहाँ कुछ छिपा हुआ है। ये उसकी सीक्वेंस की एक नेचुरल एबिलिटी थी जो कभी फेल नहीं होती थी। उसे महसूस हो रहा था कि जमीन के नीचे बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी इकट्ठा हो गई है जो कीड़ों और आत्माओं को अपनी तरफ खींच रही है। उसने अंदाजा लगाया कि ये किसी इंसान की बॉडी नहीं है, बल्कि कुछ स्पिरिचुअलिटी वाले मटेरियल्स जिन्हें यूज करने के बाद यहाँ एक साथ दफना दिया गया है, जिसकी वजह से ये अनचाहे बदलाव हो रहे हैं। हेजल को यकीन हो गया कि पोर्टलैंड मोमेंट के परिवार में कम से कम एक बियॉन्डर तो जरूर है, और अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो आने वाले कुछ दिनों में आसपास के घरों में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। उसने अपना बायां हाथ जमीन की तरफ किया और धीरे से अपनी कलाई घुमाई। एक पल में वहां इकट्ठा हुई सारी स्पिरिचुअलिटी ऐसे गायब हो गई जैसे किसी ने उसे चुरा लिया हो। हेजल ने चुपचाप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, और इस तरह ये चैप्टर एक नए रहस्य के साथ खत्म हो जाता है। तो भाई, चैप्टर 75 शुरू होता है 100 बॉकन स्ट्रीट से, पोर्टलैंड मोमेंट के घर के गार्डन के एक कोने में। वहां पर बहुत सारी चींटियां और कीड़े मकोड़े जमा थे, लेकिन अचानक एक ठंडी और क्रीपी सी फीलिंग के कारण वो सब धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। इस सीन से ये तो क्लियर हो जाता है कि हेजल के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, लेकिन शायद उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे ही उसका काम पूरा हुआ, हेजल ने हल्के से सिर हिलाया और फिर तेजी से मुड़कर गार्डन में टहलने लगी। वो वापस जाने की जल्दी में नहीं थी। उसे वो लाल चांदनी, ठंडी हवा और फूलों की हल्की खुशबू काफी अच्छी लग रही थी। काफी देर टहलने के बाद हेजल गार्डन से निकलकर फर्स्ट फ्लोर के हॉल में एंटर करती है। इस टाइम तक टेक्सास होल्डम खेलने वाले मेहमानों को छोड़कर ज्यादातर लेडीज और जेंटलमैन जा चुके थे। हेजल जैसे ही अपनी माँ मैडम रियाना के पास पहुंचती है, वो देखती है कि उसके पिता पार्लियामेंट के मेंबर मार्क कुछ और जेंटलमैन के साथ नीचे आ रहे हैं, और वो लोग काफी जोश में बात कर रहे थे। महल काफी लाइवली था। रियाना अपनी बेटी को पास आने का इशारा करती है और अपने हस्बैंड की तरफ बढ़ते हुए लोगों को स्माइल के साथ ग्रीट करती है। वो मार्क से पूछती है, क्या हम घर चलने के लिए तैयार हैं? कल सुबह तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट से मिलना है। मार्क सिर हिलाते हुए कहता है, अगर वो जरूरी काम नहीं होता तो मैं पोर्टलैंड का एक और सिगार जरूर ट्राई करता। ये बातचीत चल ही रही थी कि रियाना की नज़र विलिस और ड्वेन डांटेस पर पड़ती है, और वो ऐसे ही पूछ लेती है, जेंटलमैन आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब यहाँ से सिचुएशन थोड़ी मजेदार हो जाती है। मार्क थोड़ा साइड होकर स्माइल के साथ कहता है, ड्वेन बता रहा था कि जब वो सदर्न कॉन्टिनेंट में था तो उसका सामना भूतों से हुआ था। वो आगे कहानी सुनाता है। ड्वेन और उसके साथी रात के बीच में अचानक जागे और उन्होंने पाया कि वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। उनकी बॉडी इतनी भारी लग रही थी जैसे कोई उनके ऊपर बेन्हें दबाठा हो, या उन्होंने बहुत ज्यादा ताकत लगाकर किसी तरह खुद को उस स्टेट से आज़ाद किया और बिस्तर से उठे। लेकिन तब उन्होंने नोटिस किया कि उनके कमरे बहुत ज्यादा ठंडे थे, और ये बात अजीब इसलिए थी क्योंकि ईस्ट बालाम का वेदर ज्यादातर टाइम गर्म ही रहता है। फिर ड्वेन और उसके साथियों ने डबल बैरल वाली हंटिंग राइफल्स हाथ में ली और पूरी रात पहरा दिया, और जैसे ही सूरज निकला वो लोग डर के मारे शहर छोड़कर ही भाग गए। अब ये सुनने के बाद मैडम रियाना बड़े इंटरेस्ट के साथ ड्वेन डांटेस यानी हमारे क्लाइंट की तरफ देखती हैं और पूछती हैं, क्या ये सच है? क्या सच में भूत होते हैं? इस पर क्लाइंट बस सिर हिलाकर एक स्माइल देता और कहता है, ये तो मैं पक्का नहीं कह सकता। शायद मेरे साथी और मैं एक बहुत ही मुश्किल एडवेंचर से गुजरे थे, तो हमारी बॉडी और माइंड बेस्ड कंडीशन में नहीं थे। हो सकता है इसी वजह से हमें हर तरह की प्रॉब्लम्स महसूस हो रही थीं। अब देखो क्लाइंट स्मार्टनेस लेवल। उसने ये कहानी असल में एंडरसन हंटर के एक्सपीरियंस से उठाई थी। जब फॉक्सी का स्ट्रांगेस्ट हंटर एक पुराने जंगल में मंदिर एक्सप्लोर कर रहा था, तब उसका सामना एक स्पेक्टर से हुआ था। खैर, भूतों की बात सुनकर हेजल अपना सिर घुमाकर गार्डन की तरह देखती है, और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है जिसे वो तुरंत छुपा लेती हैं। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप अपने पेरेंट्स को बाकी लोगों को अलविदा कहते हुए सुनती रही, और फिर सब साथ में घर लौट आए।
देर रात हेजल, जो अब सोने वाले गाउन में थी, अपनी बालकनी में जाती है और पर्दों के गैप से बाहर झांकती है। वो सीधे बोकलुंड स्ट्रीट पर बने सीवर मैनहोल को देख रही थी। उसे देखते देखते उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा, जैसे उसे कोई बहुत दर्दनाक और डरावना एक्सपीरियंस याद आ गया हो। ये वही जगह थी जहां उसके साथ वो भयानक घटना हुई थी। उसने जबरदस्ती अपनी नजरें हटाई, 2 गहरी सांसें ली और अपने बिस्तर की तरफ चली गई। इस दौरान वो हल्के से अपने होंठ चबा रही थी और मन ही मन बुदबुदा रही थी, वो शायद एक रेत था। पक्का, मुझे सन डोमेन के आइटम्स या चार्म्स की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा क्लू था कि उसके साथ क्या हुआ था और वो किससे लड़ी थी। जिस टाइम हेजल उस मैनहोल को देख रही थी, ठीक उसी टाइम क्लाइन भी वही कर रहा था। वो सोच रहा था, इतने दिन हो गए, पता नहीं वो डीमनेस ट्रिसी कितनी रिकवर हुई है और वो यहाँ से गई है या नहीं। शुक्र है मेरे डराने के बाद हेजल ने दोबारा उस मैनहोल के पास जाने की हिम्मत नहीं की है। ये सोचते हुए क्लाइन की नज़र स्ट्रीट लैंप पर पड़ी और उसने हल्का सा सिर हिलाया। उसने अपना आयरन सिगार केस खोला और फुल बॉडी मिरर में अपने रेत मैरिनेट सेनोर को अपीयर करवाया। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सेनोर को सीवर में भेजकर उस एरिया को चेक करेगा ताकि ट्रिसी की कंडीशन कंफर्म हो सके। वो नहीं चाहता कि वो डीमनिस कोई भी मुसीबत खड़ी करे। और सबसे बड़ी बात, वो सीवर उसके ड्वेन डांटेस वाले आइडेंटिटी के घर के फिजिकली बहुत ज्यादा करीब था। क्लाइन चाहता था कि ट्रिसी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपना काम करे और बोकलुंड स्ट्रीट से निकल जाए। वो सोचता है, हम एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर को कभी कभी यहाँ दिखाना मेरे बनाए हुए कैरेक्टर सेटिंग के लिए भी अच्छा है, जिसकी वो आसपास नहीं रहता। लेकिन क्योंकि सीवर में कोई सीक्रेट है, वो उसे ढूंढने के लिए अक्सर यहाँ घूमता रहता है। ये सोचते सोचते उसने अपने मैरिनेट को, जो एक पुराना तिकोना हैट पहने था, स्ट्रीट लैंप की सतह पर छलांग लगवाई और फिर एक रेत फॉर्म में वो मैनहोल कवर के आर पार होकर उस छिपे हुए रास्ते की तरफ तेजी से बढ़ने लगा जहां ट्रिसी छिपी हुई थी। डेड एंड तक पहुंचने से ठीक पहले सेनोर, जिसके पास नाइट विजन था, देख सकता कि वो एरिया खाली था। क्लाइन ने सोचा, क्या वो पहले ही रिकवर होकर चली गई? ये सोचते हुए उसने मैरिनेट को आगे बढ़ाया और ठीक उसी जगह रुका जहां ट्रिसी पहले बैठी थी। उसने देखी वो जगह काफी साफ सुथरी थी। न केवल जमीन कीचड़ वाली और गीली नहीं थी, बल्कि दीवारों और कोनों पर लगी काई भी गायब थी। क्लाइन ने मन ही मन मजाक किया, वहां खाने पीने का कोई सामान भी नहीं बचा है। क्या वो औरत बनने के बाद जर्मोफोब बन गई है? नहीं, शायद वो शुरू से ही ऐसी थी। सेनोर की विजन से क्लाइन ने एरिया का सर्वे किया और अंदाजा लगाया कि या तो ट्रिसी अभी तक गई नहीं है या उसे गए हुए एक दिन से ज्यादा नहीं हुआ है, वरना इतनी सफाई मेंटेन करना इम्पॉसिबल था। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आया, रेत के कानों में हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। क्लाइन के कंट्रोल में सेनोर ने अपने कदम पीछे खींचे और उसे देख हैरानी नहीं हुई कि सामने ब्लैक ड्रेस में ट्रिसी खड़ी थी। इस डीमनिस के खूबसूरत काले बाल नीचे झूल रहे, जो उसकी उम्र की दूसरी लड़के हेयर स्टाइल से काफी अलग, सिंपल और नीट थे। उसके पीले चेहरे पर अब थोड़ी रौनक वापस आ गई थी, जिससे ट्रिसी एक समसे फूलने की तरह लग रही थी जो रात में चुपचाप खिल रहा हो। क्लाइन ने मन में सोचा, आखिरकार एक डीमनिस है। शुक्र है कि हमारे बीच एक मैरियनेट है, वरना मैं बस उसे घूरता ही रह जाता। और फिर वो मजाक करता है, हे एक मरा हुआ इंसान कभी आकर्षित नहीं हो सकता। एक डीमनिस कितनी भी चार्मिंग क्यों न हो, वो किसी मुर्दे को जंबी की तरह कब्र से बाहर नहीं निकाल सकती। ये सब सोचते हुए उसने ट्रिसी को देखा, जिसका एक्सप्रेशन तो ब्लैंक था, पर वो अंदर से काफी अलर्ट थी। सेनोर ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? ट्रिसी ने अपनी आईब्रोज उठाई और कहा, क्या तुम वहीं सोना पसंद करोगे जहां खुद को रिलीव करते हो? क्लाइन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मुझे लगा कि एक डीमनिस को वॉशरूम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। ये सोचकर उसने सेनोर से कहलवाया, क्या तुम पेशावर शौच की बात कर रही हो? उसने जानबूझकर मैरिनेट से ऐसे शब्द बुलवाए जो एडमिरल ऑफ ब्लड की एक अजबे समुद्री डाकू वाली पर्सनालिटी से मैच करते थे। ट्रिसी ने हल्का सा फ्राउन किया और कहा, और क्या हो सकता है? सेनोर ने टॉपिक बदलते हुए कहा, लगता है तुम लगभग पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हो। ट्रिसी ने स्माइल किया, ठीक ठाक, मैं कल यहाँ से निकल जाऊंगी। वो एक पल रुकी और अपनी पतली आंखों को थोड़ा सिकोड़कर बोली, सच कहूं तो मुझे कभी कभी शक होता है कि तुम असली एडमिरल ऑफ ब्लड हो भी या नहीं। क्लाइन ने मन में सोचा, बेशक वो असली है, कि मैं ये पूछना चाहिए कि वो जिंदा है या मुर्दा। उसका इंटरेस्ट बढ़ गया और उसने सेनोर से पूछा, तुम ऐसा क्यों कहती हो? ट्रिसी की नजर रेत के चेहरे पर घूमी और उसने कहा जाता है कि एडमिरल ऑफ ब्लड अपनी इच्छाओं में डूबा रहता है और वो खूबसूरत महिलाओं और पुरुषों के प्रति कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाता। लेकिन जब तुम मुझे फेस करते हो तो मुझे तुम्हारी आंखों में डिजायर की कोई चिंगारी नहीं दिखती। मुझे यकीन है कि असली एडमिरल ऑफ ब्लड ने हमारे एग्रीमेंट में ये कंडीशन भी जोड़ी होती कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहूंगी। ये एक तरह का जाल था। क्लाइन ने 2 सेकंड सोचा और फिर सेनोर से एक सेल्फ डेप्रेटिंग स्माइल के साथ कहलवाया, मुझे डर है कि मैं प्लेजर में खुद को खो दूंगा और तुम्हारे कंट्रोल में आ जाऊंगा। ये सुनते ही ट्रिसी का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया, क्योंकि यही एक वजह थी कि उसने ये टॉपिक उठाया था। एक डीमनेस ऑफ प्लेजर के लिए ऐसे बियॉन्डर्स जो अपनी इच्छाओं में डूबे रहते हैं, वो नेचुरल शिकार होते हैं। क्लाइन ने टॉपिक को इग्नोर करते हुए मैरिनेट से कहलवाया, तो तुम कल अपने टारगेट की तलाश में निकल रही हो। ये तो साफ है कि रॉयल गार्ड का कैप्टन तुम्हें जानता है और उसे पता है कि तुम कैसी दिखती हो। क्लाइन ने मन में जोड़ा,
आखिरकार तुम्हें उन्हीं लोगों ने प्रिंस एडेसाक के पास भेजा था। ट्रिसी ने सिर झुकाकर अपने पैरों के अंगूठों को देखा और फिर हंसकर बोली, चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। ये बोलते हुए वो साइड में मुड़ी और कैजुअली सीवर की गहराई में देखने लगी। अगर तुम यहाँ से निकलो तो छठे बाएं मोड़ के आखिर में एक छिपा हुआ रास्ता है। वहां पर लंबे समय तक इंसानी एक्टिविटी के निशान है। मैंने पिछले कुछ दिनों में घूमते हुए इसे खोजा है। मुझे यकीन है कि इसका उस लड़की से कोई लेना देना है और शायद यही वजह है कि तुम यहाँ हो। क्लाइन ने सोचा, छिपा हुआ रास्ता। उसने न तो कन्फर्म किया और न ही मना किया। उसने सेनोर से मुस्कुराते हुए कहलवाया, क्या तुम्हें कुछ मिला? ट्रिसी ने सिर हिलाया। शायद कोई खास रास्ता या किसी स्पेसिफिक आइटम वाला इंसान ही सुराग ढूंढ सकता है। क्लाइन सोचने लगा, ये एक मरॉडर की इंट्यूशन है या हेजल के पास मौजूद किसी चीज का असर। उसने टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया और अपने हाथ को अपनी छाती पर रखकर मुस्कुराते हुए झुका। चूंकि तुम रिकवर हो चुकी हो, अब मैं सुकून से रह सकता हूं। यही वो अचानक गायब हो गया। ट्रिसी ने अपनी आंखें गड़ा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसके छोड़े हुए इनविजिबल थ्रेड्स को एक हवा का झोंका लगा, तब उसने अपनी नजरें हटाईं, ये कन्फर्म करते हुए कि एडमिरल ऑफ ब्लड सच में जा चुका है। उस पल क्लाइन अपने रेत को मैनहोल पर वापस ले आया था। उसने उस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की जिसके बारे में ट्रिसी ने बताया था। इसके 3 कारण थे। पहला, वो जगह 100 मीटर से ज्यादा दूर थी। दूसरा, उसे शक था कि उसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो मरॉडर पाथवे से नहीं था और न ही उसके पास उससे जुड़े आइटम्स थे। और त्रिसी अभी भी वहीं थी। और सीन चेंज होता है। संडे की सुबह फोर्स की नींद अपने आप खुलती है। वो उठकर तैयार होती है और एक ताजे टोस्ट को चबाते हुए अपने मेलबॉक्स से एक स्टैक उठाती है। कॉफी टेबल की तरफ जाते हुए उसने कैजुअली आइटम्स को पलटा और उसे एक रिप्लाई लेटर मिला जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दूसरे पेपर्स और बिल्स को नीचे फेंककर फोर्स ने लिफाफा फाड़ा। टीचर पहले से ही बैकलैंड में। फोर्स ने जल्दी से लेटर पढ़ते हुए हैरानी से कहा, और इसी हैरानी में उसके मुंह में जो टोस्ट था वो सीधे जमीन पर जा गिरा। तो कहानी शुरू होती है बैक उन केक इन से जिसका नाम था हैट्रिक इन। ये चेरवुड बरो की होप स्ट्रीट पर था और रिसेप्शन पर बैठी अटेंडेंट बस पानी पीने ही वाली थी कि तभी एक लेडी अंदर आती है। अब ये लेडी देखने में काफी स्टाइलिश थी। हाइट लगभग 1.65 मीटर्स और उसने एक लाइट कलर की फ्रिली ड्रेस पहनी हुई थी। उसके ब्राउन कर्ली बाल थे और उसने कलर्ड ग्लासेस लगाए हुए थे जिससे उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। मतलब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डेसी बेसे वेकेशन मना भी लौटी हो। उसके हाथ में एक डार्क ब्राउन लेदर का सूटकेस था और वो आराम से चलकर फ्रंट डेस्क तक अटेंड थी। वो जो खुद एक लेडी थी तो उसका ध्यान तुरंत उस लेडी कपड़ों और स्टाइल पर गया। मन में सोच रही थी कि काश मैं इसका चेहरा बिना ग्लासेस के देख पाती। तभी उस लेडी ने बड़े आराम से कहा, एक रात के लिए एक सिंगल रूम चाहिए। अटेंडेंट ने रेट बताया, 2 सोली और 8 पेंस, और फिर पूछा, क्या आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है? वैसे उसे रजिस्ट्रेशन की इतनी भी जल्दी नहीं थी क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स की असलियत चेक करने कोई तरीका था नहीं। लेडी ने हाँ में जवाब दिया, अपना सूटकेस नीचे रखा और हैंडबैग से एक आईडी निकालकर दे दी। अटेंडेंट ने नाम पढ़ा, मार्गरेट, तो नाम रजिस्टर करके उसे चाबियों का गुच्छा थमा दिया। रूम नंबर 2012। लेडी ने थैंक यू बोला, चाबियां ली, सूटकेस उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। तभी एक दूसरा अटेंडेंट जिसने रेड वेस्ट पहनी थी उसके पास आया और झुककर पूछा, मैम क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? उसकी नज़र सीधी उस डार्क ब्राउन सूटकेस पर थी। शायद उसे लगा कि ये भारी होगा, लेकिन लेडी ने बस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत हल्का है। और ये कहकर वो रुकी नहीं, सीधा ऊपर चली गई और अपने रूम 2012 में घुस गई। अब यहाँ सीन थोड़ा बदलता है। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया और सूटकेस नीचे रखा, उसने एक लंबी गहरी सांस ली और वो मन में सोचने लगी, यार मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे मैं कोई साइकोटिक मर्डरर हूं, क्योंकि ये लेडी कोई और नहीं, हमारी अपनी फोर्स वॉल्स थी जो भेष बदल कर आई थी। और उसके सूटकेस में कपड़े या मेकअप का सामान नहीं था, बल्कि मिस्टर एक्स का कटा हुआ सिर था जिसे उसने न्यूज़पेपर्स में लपेट कर रखा था। फोर्स सोच रही थी कि अगर उन अटेंडेंट्स को पता चल जाता कि इस फैशनेबल लेडी के सूटकेस में क्या है तो पूरे इनमें दहशत फैल जाती। मतलब ये तो किसी डिटेक्टिव नॉवेल का प्लॉट बन सकता है। खैर, उसने अपने आप को शांत उठाया और धीरे से दरवाजा खोला। उसने कॉरिडोर में झांक कर देखा। जब कोई नहीं था तो वो चुपके से बाहर निकली और रूम 2016 की तरफ गई। वहां जाकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। इस रूम में उसके टीचर डोरियन ग्रे अब्राहम रुके हुए थे, जो पहले भी इसी रूम में रुके थे। फोर्स को महसूस हुआ कि कोई पीपहॉल से उसे देख रहा है और फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। डोरियन ग्रे ने दरवाजा खोला। वो एक ब्लैक सूट में थे और काफी थके हुए लग रहे थे। उन्होंने पहले बाहर दाएं बाएं देखा और जब कन्फर्म हो गया कि कोई नहीं है तो उन्होंने फोर्स को अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही फोर्स अंदर आई, उन्होंने दरवाजा बंद किया और पूछा, किसी ने तुम्हें नोटिस तो नहीं किया है ना? फोर्स ने अपना सूटकेस नीचे रखा और चेहरे से वो कलर्ड ग्लासेस हटा दिए। नहीं, मैंने एक फेक आइडेंटिटी यूज की है। अब देखो, बैक ओन में एक लो सीक्वेंस बेउंडर होंगे नाते फेआईडी रखना तो नॉर्मल बात थी, सर्वाइवल के लिए जरूरी था, और इस काम में तो उसकी दोस्त जियो एक्सपर्ट थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि ये आईडी पुलिस की जांच के सामने टिक नहीं पाती।
फोर्स ने सुना तो था कि कुछ जगहों पर असली दिखने वाले फेक डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, जिनका रिकॉर्ड पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है, बस पिक्चर बदली होती है। लेकिन वो बहुत महंगे आते थे। डोरियन ने सिर हिलाया और एक ठंडी सांस ली। फिर उन्होंने फोर्स को बैठने के लिए कहा। वो खुद भी एक चेयर लेकर बैठे और बोले, तुमने बताया था कि बैकों की एक बेयोंडर गैदरिंग में कोई अब्राहम फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को ढूंढने के लिए पैसे दे रहा है और उनका मकसद मिस्टर डोर के बारे में जानकारी निकालना है। फोर्स ने सच बताया, हाँ टीचर, मैं फैमिली का मैं ज्यादा नहीं जानती, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि क्या आपको कुछ पता है। लेकिन उसने दो बातें छुपा ली। एक तो ये कि उस बेयोंडर गैदरिंग का नाम टैरो गैदरिंग है, और दूसरा ये कि उसे पहले से पता था कि उसके टीचर खुद अब्राहम फैमिली से हैं। डोरियन ने अपनी चाय का एक घूंट पिया और बड़े शांत एक्सप्रेशन के साथ पूछा, ये पूछ कौन रहा था? फोर्स ने, मैम हर्मिट के बारे में अपना इम्प्रेश्योर नहीं हूं, बस इतना कह सकती हूं कि वो एक औरत थी। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और वो बहुत पावरफुल लग रही थी और उसके पीछे कोई बड़ी बैकिंग जरूर होगी। ये बात उसने नहीं बताई कि उस लेडी का क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट के साथ क्लोज कनेक्शन था। डोरियन कुछ सेकंड्स तक सोचते रहे, फिर बोले, मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि मिस्टर डोर अब्राहम फैमिली के एंसेस्टर हैं। वो वॉर ऑफ द फोर एम्परर्स के दौरान गायब हो गए थे। तुम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कुछ इनाम ले सकती हो। ये सुनते ही फोर्स के होश हुए। मिस्टर डोर अब्राहम फैमिली के एंसेस्टर, मतलब जिस मिस्टर डोर की वजह से पूरी अब्राहम फैमिली पर फुल मून का कर्स लगा है, जिसकी वजह से फैमिली के इतने सारे मेंबर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया, वो असल में उन्हीं का पूर्वज है। ये बात उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। मिस्टर फूल से उसे फैमिली के प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल गया था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस सब की जड़ उनके ब्लड लाइन का सोर्स ही है। वो मन में सोचने लगी, क्या मिस्टर डोर को पता नहीं था कि उनके एक्शंस का क्या नतीजा होगा? डोरियन ने अपनी स्टूडेंट का बदला हुआ एक्सप्रेशन नोटिस कर लिया और पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? फोर्स को रियलाइज हुआ कि वो अपने इमोशंस छुपा नहीं पाई, तो उसने बात को घुमाते हुए कहा, नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि 1000 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो अब्राहम फैमिली के अलावा कोई और मिस्टर डोर के बारे में जानकारी क्यों इकट्ठा करना चाहेगा? अब उसके दिमाग में थ्योरी बनने लगी। शायद वो लोग मिस्टर डोर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन मिस्टिक जो एम्परर रोजेल की बेटी है, और मिस्टर डोर का जिक्र रोजेल की डायरी में भी था, तो हो सकता है क्वीन पास्ट का सच जानने के लिए मिस्टर डोर को ढूंढ रही हो। ये तो नॉर्मल लगता है। लेकिन मिस्टर डोर तो वॉर ऑफ द फोर एम्परर्स में गायब हुए थे, जो रोजेल के टाइम से 1000 साल पहले की बात है। तो उन दोनों ने एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे किया? क्या एम्परर रोजेल भी फुल मून की आवाजें सुन सकते थे? फिर उसे याद आया कि मिस्टर फूल ने एक बार कहा था कि मिस्टर डोर शायद मदद के लिए पुकार रहे हैं। अगर ऐसा है बात, तो ये तो बहुत ही राइटर होने के नाते भी फोर्स के पास अपनी फीलिंग्स को बयां करने के लिए शब्द नहीं थे। डोरियन ने एक फीकी सी स्माइल दी और कहा, मैं भी इसी प्रॉब्लम को लेकर कंफ्यूज हूं। अगर तुम्हें जवाब मिले तो मुझे जरूर बताना। फोर्स ने इस टॉपिक को और नहीं छेड़ा। उसे डर था कि कहीं डोरियन को कुछ शक ना हो जाए। उसने बात बदलते हुए पूछा, टीचर, आप अचानक बैक ऑन कैसे आ गए? डोरियन मुस्कुराए। उन्होंने एक सिगरेट उठाई और उसे बिना जलाए सूंघने लगे और बोले, बस कुछ काम था यहाँ और सोचा कि तुम्हारी डाइजेशन प्रोग्रेस भी चेक कर लूं। लेकिन सच तो ये था कि वो फोर्स के लेटर से ही उन्हें यकीन नहीं हो गया था कि दुनिया में अभी भी कोई मिस्टर डोर के बारे में पूछ रहा है। यहाँ तक कि खुद अब्राहम फैमिली ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। बस वही अकेले थे जो अभी भी लगे हुए थे। इस बात ने उन्हें उस प्रोफेसी की भी याद दिला दी जो फैमिली में चलती आ रही थी कि अब्राहम फैमिली अपने विनाश के बहुत करीब पहुंच रही है। जब उन्होंने इन दोनों बातों को जोड़ा तो वो फौरन बैक दौड़ा आ गए ताकि अपनी स्टूडेंट की सिचुएशन देख सकें और चाहते कि वो जल्द से जल्द एडवांस हो जाए ताकि अब्राहम फैमिली के लिए उम्मीद की एक किरण बची रहे। फोर्स ने थोड़े गिल्टी फील करते हुए जवाब दिया, मैंने बस एस्ट्रोलॉजी की सारी नॉलेज हासिल कर ली है, पैसों की कमी की वजह से। उसने अभी तक वो हाई क्वालिटी क्रिस्टल बॉल नहीं खरीदा था जो एक एस्ट्रोलॉजर के लिए जरूरी होता है। टॉपिक को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए फोर्स डोरियन से एस्ट्रोलॉजर के एक्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पूछने लगी और उसे कुछ एडवाइस भी मिली, जैसे एस्ट्रोलॉजी सब कुछ नहीं कर सकती। आखिर में फोर्स ने अपने बगल में रखे डार्क ब्राउन सूटकेस की तरफ देखा और कहा, टीचर एक और बात है। डोरियन ने आराम से अपनी ब्लैक टी का एक घूंट पिया, पूछा, बात है। फोर्स ने अपनी पहले से तैयार की हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से कहा, जब मुझे पता चला कि लुइस वीन ने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया और आप सबको इतना नुकसान पहुंचाया, तब से मेरे मन में हमेशा से ये ख्याल था कि मैं उसे ढूंढूं और आप सबके लिए बदला लूं। ये सुनते ही डोरियन सीधे होकर बैठ गए। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे पास लेमानोस ट्रेवल्स भले ही हो, लेकिन तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसे मारना तो दूर की बात है। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन फालतू का रिस्क लेने कोई जरूरत नहीं है। फोर्स ने मन में सोचा, हाँ, अकेले तो मैं पक्का नहीं कर सकती। फिर उसने कहा, मेरी जान पहचान एक बहुत पावरफुल बाउंटी हंटर से हुई। मैंने उसे करीब 10,000 पाउंड्स देकर मदद मांगी। उसे जॉब की कॉस्ट का कोई अंदाजा नहीं था, तो उसने वही प्राइस बता दिया जो मिस ऑड्रे ने पहले इंटीस एम्बेसडर को मारने के लिए दिया था। डोरियन को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लुइस वीन शायद एक ट्रैवलर था और उसे ऑरोरा ऑर्डर का सपोर्ट भी था।
कोई बाउंटी हंटर उसका मुकाबला कैसे कर सकता है। लेकिन तभी उसके स्टूडेंट ने कहा, वो कामयाब हो गया। डोरियन को अपनी चाय का फंदा लग गया और वो बुरी तरह खांसने लगे। खांस, उनके हाथ से चाय का कप नीचे गिर गया, लेकिन वो मैजिक की तरह उछलकर वापस कॉफी टेबल पर लैंड हो गया। फोर्स ने अपनी बात जारी रखी, उसने मुझे लुइस वीन का सिर दिया है। ये कहकर उसने वो डार्क ब्राउन सूटकेस उठाया, उसे खोला और न्यूज पर्स में लिपटी वो गोल सी चीज बाहर निकाली। जैसे जैसे न्यूज़पेपर की परतें खुलती गईं, डोरियन ने वो चेहरा देखा जिसे वो कभी नहीं भूल सकते थे। लुइस वीन का चेहरा, जिस पर अब वो घमंडी मुस्कान नहीं थी। उसका सिर बुरी तरह से फटा हुआ था, जैसे उसे टुकड़ों में जोड़कर बनाया गया हो, और उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द और निराशा थी। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते डोरियन की स्पिरिचुअल इंट्यूशन उसे बता रही थी कि ये सच में लुइस वीन का ही सिर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, डोरियन ने एक्साइटमेंट में कहा और फिर अपनी स्टूडेंट की तरफ देखा। कौन था वो बाउंटी हंटर? मैं सोच भी नहीं सकता कि बैक ऊन में इतना पावरफुल बाउंटी हंटर है। फोर्स एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर उसने वो नाम लिया, गेरमैन स्पैरो। तो भाई चैप्टर 787 की शुरुआत होती है फोर्ब्स और उसके टीचर डोरियन के साथ। फोर्ब्स अपने टीचर को बताती है कि उसने लुइस वीन को मारने का काम गेरमैन स्पैरो नाम के एक बाउंटी हंटर को दिया था। और भाई, जैसे ही डोरियन ये नाम सुनता है, उसके माथे की नसें तन जाती हैं और वो अनजाने में ही टेंशन में आ जाता है। अब देखो, डोरियन प्रिट्स हार्बर में रहता है, जो एक पोर्ट सिटी है, तो उसे समंदर की सारी खबरें मिलती रहती हैं, चाहे वो एक्टिवली पता करे या पैसिवली। वो बैकलैंड के लोगों से कहीं ज्यादा जानता था, जो सिर्फ न्यूज़पेपर पर डिपेंड करते थे। पिछले कुछ महीनों में उसने गेरमन स्पैरो का नाम कई बार सुना था। स्टील मावेटी को मारने से लेकर वाइस एडमिरल ट्रेस को बुरी तरह घायल करने तक, और फिर एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर का सक्सेसफुली शिकार करने तक, ये सारी कहानियां गेरमन के पागलपन को दिखाती थीं। डोरियन के मन में यही चल रहा था कि ये बंदा समंदर छोड़कर बैकलैंड आ गया, लेकिन इसका पागलपन तो वैसा का वैसा ही है। उसके दिल में जो डर और शक पैदा हुआ था, उसे दबाते हुए उसने स्टूडेंट फोर्ब्स की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, बेहतर यही होगा कि तुम उस बाउंटी हंटर से कम बात करो। एक दिन वो पक्का किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा और उस दिन को आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सुनकर फोर्ब्स मन ही मन सोचती है, टीचर सच में कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। उन्होंने एक ही बार में मिस्टर वर्ल्ड का असली नेचर पहचान लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो तो खुद टैरो क्लब की मेंबर थी, तो मिस्टर वर्ल्ड से बात न करना तो इम्पॉसिबल था। उसने अपने मन को शांत किया और बड़ी ईमानदारी से सिर हिलाकर कहा, जी टीचर। इसके बाद डोरियन खुद को शांत करता है और अपने पुराने स्टूडेंट और आज के दुश्मन लुइस वीन की डेड बॉडी की तरफ देखता है। लेकिन अब वो ट्रैवलर कुछ भी नहीं बोल सकता था। उसके अंदर जरा सी भी स्पिरिचुअलिटी बाकी नहीं बची थी। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद डोरियन थोड़ा पीछे झुकता है और फोर्ब्स से पूछता है, तुमने कहा था कि तुमने इस काम के लिए 10,000 पाउंड्स पे किए हैं। उसे फोर्ब्स की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता था, बस इतना जानता था कि उसकी स्टूडेंट एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है और उसे अपनी रॉयल्टी से अच्छी खासी कमाई होती होगी, और शायद वो कुछ बियॉन्डर सर्कल्स में भी एक्टिव थी, जहां अच्छे पैसे मिलते थे। इसलिए उसके लिए 10,000 पाउंड्स बचाना कोई बहुत बड़ी या हैरान करने वाली बात नहीं थी। फोर्ब्स थोड़ी नर्वस हो जाती है। उसे थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा था, क्योंकि उसने झूठ बोला था। उसने जानबूझकर एक सवाल पूछा ताकि उसका झूठ पकड़ा न जाए, क्या ये बहुत ज्यादा महंगा है, ताकि ऐसा लगे कि उसे इन मामलों में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। डोरियन अपना सिर हिलाता है, नहीं, ये तो बहुत सस्ता है। इतना सस्ता कि मुझे शक हो रहा है कि गेरमन स्पैरो का कोई और इरादा तो नहीं है। अब सोचो, डोरियन अब्राहम फैमिली का मेंबर था, जिसने बहुत मुश्किलें झेली थीं, इसलिए वो हमेशा बहुत ज्यादा था। फोर्ब्स मन ही मन मजाक करती है, हमारे क्लब की प्रोफेशनल भाषा में इसे मेंबरशिप फीस कहते हैं। फिर वो ईमानदारी से बताती है, कुछ और भी शर्तें थीं, जैसे कि लुइस वीन के पास जो कुछ भी था वो सब उसका होगा और मुझे उसकी मदद करनी होगी। और मैंने ये भी वादा किया है कि अगर उसे फ्यूचर में कैश की जरूरत तो मैं उसे एडिशनल 3,000 पाउंड्स और दूंगी। डोरियन धीरे से सिर हिलाता है, हाँ ये थोड़ा रीजनेबल लग रहा है, पर बस थोड़ा सा है। लुइस वीन जैसे बंदे को मारने के लिए, जिसके पीछे ऑरोरा ऑर्डर का सपोर्ट हो, कम से कम 30,000 पाउंड्स लगते हैं। हम और अगर कोई दूसरी सिचुएशन होती तो प्राइस और भी ज्यादा होता। फोर्ब्स को याद आता है कि उस दिन मिस्टर वर्ल्ड ने लेमानोस ट्रेवल्स में रिकॉर्डेड डेमीगॉड पावर्स का इस्तेमाल किया था। वो सोचने लगती है, शायद उन्होंने कुछ और भी एनकाउंटर किया होगा। क्या ऑरोरा ऑर्डर का कोई सेंट था? टैरो क्लब में रहने की वजह से उसे ऑरोरा ऑर्डर के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पता था। वो अपनी परेशानी छुपा नहीं पाती और कहती है, देखा जाए तो ये वाकई थोड़ा अजीब है, शायद उसे कैश की बहुत ज्यादा जरूरत थी। डोरियन कुछ देर सोचता है और कहता है, शायद उसे लुइस वीन के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में ज्यादा इंटरेस्ट था। दूसरे पाथवे के बियॉन्डर्स के लिए अगर उन्हें को अच्छा आर्टिसन मिल जाए तो वो उससे एक बहुत यूजफुल मिस्टिकल आइटम बना सकते हैं। डोरियन 2 सेकंड के लिए रुकता है और फिर कहता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस फ्यूचर में उससे दूर रहना। हो सकता है कि उसने लुइस वीन को बहुत पहले ही टारगेट कर लिया हो और बस तुम्हारी दी हुई इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसे मार दिया।
और साथ में एक एडिशनल बोनस भी कमा लिया। डोरियन इस टॉपिक को यहीं खत्म कर देता है और अपनी जेब से एक मुट्ठी के साइज का क्रिस्टल बॉल निकालता है। ये स्टार क्रिस्टल से बना है और ये तुम्हारी एस्ट्रोमेंसी को बढ़ाने में काफी मदद करेगा। खिड़की से आती हुई रोशनी में उस क्रिस्टल बॉल के अंदर बहुत शानदार लहरें दिखाई दे रही थीं। इससे पहले कि फोर्ब्स मना कर पाती, डोरियन हंसकर कहता है, लुइस वीन मेरा दुश्मन था, तो उसे रास्ते से हटाने का पेमेंट भी मुझे ही करना चाहिए। मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है, इसलिए मैं पेमेंट के बदले आइटम्स यूज कर सकता हूँ। फोर्ब्स अपना सिर हिलाती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो सच भी बोल रही थी और झूठ भी। सच इसलिए क्योंकि उसने लुइस वीन से छुटकारा पाने का सोचा था, तो वो सिर्फ अपने टीचर का बदला लेना चाहती थी। उसने रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचा था। और झूठ इसलिए कि वो इस रिवॉर्ड को मना भी नहीं कर सकती थी। डोरियन एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं शर्मिंदा और बेचैन महसूस करूं? चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी काफी दौलत है। फोर्ब्स सिर हिलाकर मान जाती है, ठीक है फिर। डोरियन फिर से मुस्कुराता है, और हाँ, मैं तुम्हारे लिए स्क्राइब पोशन का फॉर्मूला भी लाया हूँ। तुम एस्ट्रोलॉजर पोशन को डाइजेस्ट करते करते इसके इंग्रेडिएंट्स जमा कर सकती हो। हे मैं तुम्हारे लिए एक मेन इंग्रेडिएंट तैयार कर दूंगा, एक एस्मान का ब्रेन। बाकी तुम्हें खुद ही इंतजाम करना होगा। एस्मान के बारे में कहा जाता है कि वो एक एंशियंट मॉन्स्टर था, जो एक बिना प्रोटेक्शन वाले इंसानी दिमाग जैसा दिखता था और एक पूरे कमरे को भर सकता था। वो न सिर्फ भयानक इल्यूजन बना सकता था, बल्कि अपने अटैकर्स को उनके ही अटैक से मार भी सकता था। ये बोलते हुए डोरियन एक पीले भूरे रंग का गोटस्किन निकालता है और फोर्ब्स को दे देता है। फोर्ब्स उसे थैंक यू बोलकर लेती है और जल्दी से मेन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पर नजर डालती है। एक एस्मान का पूरा ब्रेन, एक एंशियंट रेडकस्ट आर्टिफैक्ट। फोर्ब्स मन में सोचती है, काश मैं एस्ट्रोलॉजर पोशन डाइजेस्ट होने से पहले बाकी के इंग्रेडिएंट्स जमा कर पाऊं। जैसे ही फोर्ब्स उस गोटस्किन को रोल करती है, वो देखती है कि डोरियन अपने सूटकेस से एक प्योर गोल्ड बॉक्स निकाल रहा है। स्पिरिचुअलिटी की वॉल हटाने के बाद डोरियन बॉक्स खोलता है और कहता है, अगर इसे सोने में बंद करके न रखा जाए तो एस्मान का ब्रेन तुम्हें लगातार अफेक्ट करता रहेगा। तुम्हें हेलुसिनेशन होने लगेंगे जब तक कि तुम अपना दिमागी संतुलन न खो दो। उस स्क्वायर बॉक्स के अंदर एक ग्रेवाइट, ट्रांसलूसेंट और झुर्रियों वाला ऑब्जेक्ट रखा था। ये लुइस वीन के सिर का लगभग 5वां हिस्सा था। फोर्ब्स सोचती है, एक लंबी हिस्ट्री वाली फैमिली से होना ऐसा ही होता है। वो फिर से अपने टीचर को थैंक यू बोलती हैं और गोल्डन बॉक्स लेकर उसे बंद कर देके और स्पिरिचुअलिटी की वॉल से सील कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है होली विंड कैथेड्रल में। डीप ब्लू ऑफिशिएंट रैंडल वैलेंटिनस मैंडेटेड पनिशर डीकन से पूछता है, कुछ पता चला? बैकलैंड का नया आर्कबिशप एक मिडिल एज्ड आदमी था जिसका ऑरा बहुत डोमिनेटिंग था। उसके गहरे नीले बाल घने थे और उसकी आंखों में हमेशा बिजली और तूफान छिपे रहते थे। उसके डेस्क के सामने खड़ा मैंटेड पनिशर डीकन एक पतला सा आदमी था जिसने एक मॉडिफाइड कैप्टन की हैट पहनी हुई थी। उसकी गर्दन पर एक एंकर का टैटू था। उस आदमी ने बड़ी इज्जत से जवाब दिया, योर एमिनेंस, हमने गैदरिंग में हिस्सा लेने वाले कुछ मेंबर्स को पकड़ लिया है, लेकिन उन्हें बाकी लोगों के बारे में कुछ नहीं पता और न ही वो उस इंसान को जानते हैं जिसने मिस्टर एक्स को मारा। उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अटेकर की हाइट लगभग 1.6 मीटर्स थी और वो शायद एक औरत थी, लेकिन हम इस पॉसिबिलिटी से भी इंकार नहीं कर सकते कि वो एक छोटे कद का आदमी हो। रैंडल अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए पूछता है, आगे क्या करने का प्लान है? उस पतले आदमी ने डिटेल में समझाया, अभी हम नहीं जान सकते कि मिस्टर एक्स ने गैदरिंग में किसे इन्वाइट किया था और 1.6 मीटर की औरतें बहुत कॉमन है। हमारा प्लान है कि हम ऊपर से दिखाएंगे कि हमने इन्वेस्टिगेशन ढीली कर दी है, जबकि हम कुछ सस्पेक्ट्स को टारगेट करेंगे और पकड़े गए लोगों को अपना इन्फॉर्मेंट बना लेंगे। जब हमारी तरफ से कोई खतरा नहीं होगा तो ऑरोरा ऑर्डर के वो पागल लोग मिस्टर एक्स का बदला लेने के लिए खुद ही मर्डरर को ढूंढेंगे। इस तरह हमें न सिर्फ एसेसिन मिल जाएगा बल्कि ऑरोरा ऑर्डर के और भी सुराग मिल जाएंगे। रैंडल सिर हिलाता और कहता है, रॉय, एक्शन लेते समय एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट के लिए अप्लाई करना याद रखना। सिचुएशन साफ है कि ऑरोरा ऑर्डर का कम से कम 1 सेंट बैकलैंड में है और असैसिन की ताकत एक टिपिकल सीक्वेंस 5 बियॉन्डर से ज्यादा है और उसे भी किसी डेमीगॉड का सपोर्ट हासिल है। रॉय अपनी दाईं मुट्ठी से अपनी छाती के बाईं ओर मारकर कहता है, यस योर एमिनेंस। और अब कहानी का लास्ट पार्ट। सेंट सैमुअल कैथेड्रल में बिशप इलेक्ट्रा मुस्कुराते हुए एक अमीर आदमी से बात कर रहे हैं जिसका नाम ड्वेन डेंटेस है, जो असल में हमारा क्लाइन है। बिशप कहते हैं, ड्वेन, तुम हमेशा मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम करते हो। तुमने बहुत जल्दी ही द रेवलेशन एवरनाइट्स बुक ऑफ विजडम की स्टडी पूरी कर ली। क्लाइन हंसकर जवाब देता है, एक बिलीवर ये तो उम्मीद की ही जाती है। अगला क्या है? लेटर्स ऑफ द सेंट्स की स्टडी? इलेक्ट्रा पूछता है, हाँ, तुम किस सेंट से शुरू करना चाहते हो? क्लाइन अपने आसपास देखता है और हंसकर कहता है, चलिए सेंट सैमुअल से ही शुरू करते हैं। ठीक उसी पल क्लाइन की स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हो जाती है। उसे अपने ऊपर एक बहुत गहरी, बुरी और शैतानी विल फैलती हुई महसूस होती है और फिर जमीन के नीचे से एक ठंडी और शांत फीलिंग फैलती है जो सब कुछ शांत कर देती है और कैथेड्रल को वापस उसकी पुरानी शांति में ले आती है। बिशप इलेक्ट्रा अपनी सोच से बाहर आते हैं और ड्वेन डेंटेस से कहते हैं,
जिसने ऐसा दिखाया से कुछ हूं नहीं, माफ करना, मुझे बस कुछ याद आ गया था। और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई चैप्टर शुरू होता है क्लाइन के साथ, जो सेंट सैमुअल कैथेड्रल में बिशप इलेक्ट्रा से मिलने गया है। ऑफिशियली तो वो बस एक अमीर बिजनेसमैन बनकर हिस्ट्री डिस्कस कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक अलग ही प्लानिंग चल रही है। बातें करते करते अचानक एक सेकंड के लिए उसे एक बहुत अजीब सी, बहुत ईविल और डायबॉलिकल एनर्जी फील होती है, लेकिन वो फील आते ही गायब हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्लाइन आउटवर्डली तो स्माइल करके नॉर्मल एक्ट करता है, उस फाइन बोलता है, बट भाई उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं। उसे तुरंत क्लिक होता है कि ये अनोमली उस एरिया से आई हैं जहां कीपर्स रहते हैं। अब सोचो, कीपर्स वो लोग हैं जो चैनिस गेट की सुरक्षा करते हैं और उनकी मेंटल कंडीशन हमेशा स्टेबल नहीं रहती। तो क्लाइन के दिमाग में दो थ्योरीज आती हैं। पहली थ्योरी ये कि किसी कीपर ने थोड़ा सा कंट्रोल लूज किया होगा और उसकी ईविल विल रिलीज हो गई, जिसे चैनिस गेट के पीछे जो कोर सील है उसने फौरन दबा दिया। और दूसरी थ्योरी ये कि कीपर सालों से उस सील को गार्ड करते करते एक तरह से उस सील का ही हिस्सा बन गए हैं। उनकी बॉडी उस पावर से ऐसी जुड़ गई है कि जैसे ही उनमें कोई गड़बड़ होती, सील की पावर ऑटोमेटिकली इंटरवीन कर देती है। अब ये दोनों ही थ्योरीज उसके प्लान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पहली थ्योरी सही है तो जैसे ही वो किसी कीपर को बेहोश करके उसकी जगह लेगा, कोर सील को फौरन पता चल जाएगा, प्लान वहीं फेल हो जाएगा। और अगर दूसरी थ्योरी सही है तो कीपर का भेस बदलने के बाद भी जैसे ही वो चैनिस गेट के पास जाएगा, उसे अजीब तरह से रिपेल किया जाएगा। मतलब आगे कुआ पीछे खाई। यहाँ मुझे लगा कि चर्चेस से सील्ड आर्टिफैक्ट्स चुराना इतना मुश्किल क्यों है। ये सीन साफ साफ दिखा देता है उनका सिक्योरिटी सेशन नेक्स्ट लेवल का है। खैर, इन सब टेंशंस के बीच वो आखिरकार बिशप को बाय बोलकर अपने घर 160 बॉकलुंड स्ट्रीट लौटता है। और भाई जैसे ही वो घर में एंटर करता है और अपना हैट और केन बटलर रिचर्डसन को देता है, उसका दूसरा बटलर वॉल्टर उसके पास आता है। वॉल्टर पूछता है, सर क्या आप अगले वीकेंड कोई बॉल या बैंक्वेट रखने का प्लान करें हैं? अब कहने को तो ये एक सवाल था, लेकिन क्लाइन जानता था कि ये एक सजेशन है। मतलब अमीर बने हो, ड्वेन डांटेस का रोल प्ले कर रहे हो, तो सोशल लाइफ भी तो मैनेज करनी पड़ेगी ना, पड़ोसियों से मिलना जुलना पड़ेगा। तो क्लाइन हाँ कर देता है। सैटरडे नाइट को एक बॉल रखते हैं। फिर वो अपनी हाउसकीपर तनेजा से पूछता है कि पैसे काफ़ी हैं या नहीं। तनेजा बताती हैं कि हाँ, काफ़ी पैसे हैं, वाइन सेलर भी इतना भरा हुआ है कि कई बैंक्वेट्स हो सकते हैं। क्लाइन ने उसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए 1000 पाउंड्स कैश दिए थे, जो उस जमाने बहुत बड़ी रकम थी। यहाँ पे राइटर ने लोएन किंगडम की करेंसी की वैल्यू दिखाई है। क्लाइन मन ही मन सोचता है, गोल्ड पाउंड काफ़ी स्ट्रांग है यार। वॉल्टर उसे बताता है कि उसे बस दो काम करने हैं। पहला, गेस्ट लिस्ट फाइनल करनी है और हर गेस्ट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ताकि वो उनसे आराम से बात कर सके। और दूसरा, बॉल के लिए एक नया सूट ऑर्डर करना है। ये सुनकर क्लाइन का दिमाग खराब हो जाता है। यार कितना झंझट है। वो मन ही मन जोक करता है कि क्या वो हेजल से मिलते वक्त ये कहेगा कि यहाँ के सीवर्स सदर्न कॉन्टिनेंट के स्क्वेयर्स से ज्यादा साफ है। ये उसका टिपिकल डार्क ह्यूमर है। अब आती है चैप्टर की मेन हाईलाइट। रात हो चुकी है, आसमान में क्रिम्सन मून है। ड्वेन डॉन्टेस अपने मास्टर बेडरूम में है और यहाँ क्लाइन अपना फेमस रिचुअल करता है। वो खुद को समन करता है। ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो पहले एक रिचुअल सेटअप करता है और फिर अपनी ही स्पिरिट को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। इससे फायदा ये होता है कि ड्वेन डांटेस की फिजिकल बॉडी आराम से एक कुर्सी पर बैठी रहती है, जैसे पेपर पढ़ते पढ़ते सो गई हो, और क्लाइन का स्पिरिट बॉडी आज़ाद हो जाता है एक्सप्लोरेशन के लिए। स्मार्ट मूव है ना। उसका प्लान है सीवर्स में जाकर कंफर्म करना कि ट्रिसी वहां से चली गई या नहीं, और उसके बाद उस हिडन पैसेज को एक्सप्लोर करना जिसके बारे में ट्रिसी ने बताया था। वो कोई बड़ा खजाना मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा, बस उसे टेंशन है कि सीवर्स में छुपा ये सीक्रेट कहीं फ्यूचर में फट जाए और उसका ड्वेन डांटेस वाला प्लान बर्बाद ना कर दे। यहाँ उसकी काफी रिस्पॉन्सिबल थिंकिंग दिखती है। तो क्लाइन क्रीपिंग हंगर पहनकर, एजिक का कॉपर विसल, डेथ नेल और सेनोर गोल्ड कॉइन लेकर अपने स्पिरिट बॉडी फॉर्म में सीवर्स में घुस जाता है। अब एक मैरियोनेटिस्ट होने के नाते वो हर काम खुद नहीं कर सकता। ये उसके एक्टिंग प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। उसको अपने पपेट्स यानी मैरियोनेट से काम करवाना होता है। इसीलिए वो तुरंत अपने रेथ सेनोर को रिलीज करता है और उसे आगे भेजता है। पहले तो सेनोस जहां ट्रिसी छुपी हुई थी, और गुड न्यूज, वो जगह अब गंदी हो चुकी है, वहां चूहे घूम रहे हैं। इसका मतलब ट्रिसी सच में जा चुकी है। क्लाइन जो 50 मीटर पीछे से सब कंट्रोल कर रहा था, चैन की सांस लेता है। उसके बाद सेनोर आगे बढ़ता है और उस सीक्रेट रास्ते पर पहुंचा जाए। सामने एक दीवार थी जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके पीछे कुछ है, लेकिन ट्रिसी ने बताया था, इसलिए क्लाइन सेनोर को डिटेल में चेक करने को कहता है। कुछ मिनट्स बाद सेनोर अचानक से सीधा उस दीवार के अंदर घुस जाता है। दीवार के पार एक आधी नेचुरल आधी आर्टिफिशियल गुफा थी। हाइट थी लगभग 1.8 मीटर और विड्थ थी 3 मीटर। जमीन पर खुदाई के टूल्स पड़े थे, जैसे शॉवेल, और आगे दो और टनल्स थे जो नीचे की तरफ जा रहे थे। एक टनल 5 से 6 मीटर गहरा था और दूसरा लगभग 10 मीटर, लेकिन दोनों ही आगे से बंद थे, जैसे अभी भी खुदाई चल रही हो। ये देखकर क्लाइन दिमाग घूम जाता है। ये सब हेजल ने खोदा है? सीरियसली? दिन में वो हाई सोसाइटी की एरोगेंट लेडी और रात में सीवर्स में आकर मिट्टी खोदने वाली एक्सकेवेटर।
मतलब सोचो हेज़ल अपने गोल के लिए कितनी डेडिकेटेड है। बेचारी एक बाल्टी करके मिट्टी और पत्थर निकाल रही होगी। क्लाइंट को रियलाइज़ होता है कि वो जो एरिया में घूम रही थी वो एग्जैक्ट स्पॉट ढूंढने के लिए था। फिर क्लाइंट सेनोर को उन टनल्स के अंदर भेजता है। सेनोर एक रेत है तो वो मिट्टी और दीवारों के आर पार जा सकता है। वो पहले लेफ्ट वाले टनल में जाता है 100 मीटर, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर वो डायरेक्शन बदल कर एक्सप्लोर करता है, तब भी कुछ नहीं। उसके बाद वो राइट वाले टनल में जाता है, वहां भी कुछ नहीं। क्लाइंट समझ जाता है कि मामला इतना सिंपल नहीं है। ट्रिसी ने सही कहा था, शायद यहाँ घुसने के लिए कोई खास आइटम या पर्टिकुलर पाथवे की जरूरत है। यहाँ पर क्लाइंट एक बहुत ही स्मार्ट और अहम डिसीजन लेता है। उसके मन में आता है कि वो अपने स्पिरिट बॉडी से खुद जाकर एक्सप्लोर करे, शायद उसके ग्रे फॉग के ऑरा से कुछ हो जाए। लेकिन वो खुद को रोक लेता है, क्योंकि पहली बात वो एक मैरियोनेटिस्ट है, हर काम खुद करना एक्टिंग के खिलाफ है। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेफ्टी। क्या पता अंदर कोई हाई सीक्वेंस मॉन्स्टर बैठा हो जो उसके स्पिरिट को ही खा जाए। हमेशा की तरह क्लाइंट का कॉशियस नेचर उसे बचा लेता है। बीइंग केयरफुल इस दुनिया में सर्वाइवल की चाबी है। तो उसका प्लान फाइनल हो जाता है। वो कल टैरो गैदरिंग में मरॉड पाथवे से जुड़ा कोई सस्ता सा मिस्टिकल आइटम खरीदने की रिक्वेस्ट करेगा और फिर उसे यूज करके इस जगह को एक्सप्लोर करेगा। वो सेनोर को वापस बुलाता है और वहां से निकल जाता है। अब चैप्टर के आखिरी हिस्से में सीन शिफ्ट होता है एमलिन वाइट पर। मंडे की सुबह है, एमलिन हार्वेस्ट चर्च जा रहा है। वो मौसम को कोस रहा है कि कितना बेकार है। जैसे ही वो चर्च की सीढ़ियां चढ़ने वाला होता है, एक पेपर बॉय उसे टसॉक टाइम्स न्यूज़पेपर देता है। एमलिन मना करने ही वाला होता है कि उसे दिखता है लड़के की उंगलियों के बीच एक छोटा सा स्लिप है। एमलिन शांत रहते हुए एक पेनी देता है और पेपर के साथ वो स्लिप भी ले लेता है। चर्च में घुसने से पहले वो उसे खोलकर पढ़ता है। उस पे लिखा था, जिन लोगों को तुम ढूंढ रहे हो उनके बारे में क्रेवॉट्स बार आ जाओ। और यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है, एक नए मिस्ट्री और सस्पेंस के साथ। स्टोरी अब और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई, आज की कहानी शुरू होती है मंडे मॉर्निंग 9:30 बजे से। लोकेशन है बैकलैंड ब्रिज एरिया, आयरन गेट स्ट्रीट, ब्रेवहार्स बार के ठीक सामने। एमलिन व्हाइट अपनी कैरेज से नीचे और वहीं जम जाता है। वो इतना कंफ्यूज था कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसे धूप से बचना चाहिए। आखिर वो एक सेंग्विन यानी वैम्पायर जो ठहरा। सीन ये था कि बार का मेन दरवाजा एकदम बंद था और खुलने का कोई नामो निशान नहीं था। अब एमलिन एक ऐसा सिंगन है जो घर से बहुत कम निकलता है और बार जैसी जगहों पर सिर्फ रात में ही जाता है, तो उसे ये आइडिया ही नहीं था कि बार सुबह बंद रहते हैं। वो हार्वेस्ट चर्च से भागते हुए आया था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी अपने मेट्रो का यूज करके। उसने पेपर स्लिप देखी थी और उसे लगा कि उसे कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टाइम बचाने के लिए उस मेट्रो की भीड़ और बदबू को भी बर्दाश्त किया, जो उसके जैसे फैंसी बंदे के लिए बहुत बड़ी बात है। इस मोमेंट पर एमलिन थोड़ा चिढ़ा हुआ था, लेकिन उसे पता था कि गलती उसी की है। अब वो कुछ कर तो सकता नहीं था, तो बस मुंह बनाकर उसने सोचा कि आयरन गेट स्ट्रीट का एक चक्कर लगा लेता हूं ताकि ट्रिप वेस्ट न जाए। जैसे ही वो एक रेंटल कैरेज के पास जाने का, उसकी नजर एक जाने पहचाने फिगर पर पड़ी। वो बंदा एक ब्राउन राउंडेड हेड और पुराना सा कोट पहने हुए था और उसके पास एक फटा पुराना बैग था। और ये कोई और नहीं, अपना अंडरग्राउंड आर्म्स डीलर और इन्फॉर्मेशन मर्चेंट इयान था। एमलिन मन ही मन खुश हो गया कि चलो मेरी इंट्यूशन बहुत सही है, मुझे पता था ये जल्दी आ जाएगा। एमलिन ने अपने हाथ पॉकेट में डाले और स्टाइल मारते हुए इयान के सामने जा खड़ा हुआ, उसका रास्ता रोकते हुए हंसा। उसने कहा, गुड मॉर्निंग। इयान ने ऊपर देखा और उस हैंडसम आदमी को पहचान लिया, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज्ड था। बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर व्हाइट, आपको तो शाम को आना चाहिए था। एमलिन जो अब अच्छे मूड में था, मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगता है ये टाइम भी सही है। फिर उसने पूछा, इयान तुम हमेशा सेम कपड़े पहनते हो जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ? इयान ने बिना बुरा माने जवाब दिया, इससे मैं थोड़ा मैच्योर लगता हूँ और लो प्रोफाइल रह सकता हूँ। और हाँ, मेन रीजन यह है कि मेरे पास पैसे कम हैं। इयान ने ये लास्ट लाइन मजाक में कही थी। एमलिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा कि गम क्या पहनते हो। इयान ने कहा, मैं बस अपना कोट उतार दूंगा। बात करते करते इयान ने अपने फटे हुए बैग से 2 पेपर्स निकाले। ये वही बाउंटी नोटिसेस थे जो एमलिन ने उसे पहले दिए थे। इयान बोला, ईस्ट बरो में किसी ने इस आदमी को देखा है? उसने एक पेपर एमलिन को दिया जिस पर नाम लिखा था आर्गोस। एमलिन को रियलाइज हुआ कि प्राइमोर्डियल मून के बिलीवर्स के बारे में क्लूज मिल गए हैं। उसने खुशी से पूछा, वो कहाँ है? इयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्माइल करता रहा। एमलिन समझ गया। उसने तुरंत अपना वॉलेट निकाला और इयान को 150 पाउंड्स दे दिए और बोला, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। इयान ने स्माइल करते हुए कहा, अभी तो आधा बाकी, आधा और। एमलिन का मन किया कि इस मर्चेंट को अपनी सेंग्विन पावर्स दिखा दे, क्योंकि एक क्लू की कीमत 20 पाउंड्स थी और एग्जैक्ट लोकेशन की 150 पाउंड्स। लेकिन फिर उसे समझ आया और उसने एक्साइटमेंट में पूछा, क्या एक और मिल गया? इयान ने कहा, हाँ। उसने दूसरा पेपर एमलिन को दिया और बताया, जब मेरा दोस्त आर्गोस पर नजर रख रहा था तो पता चला कि वो गैलिस केविन नाम के इस आदमी से मिला था, इसलिए मैंने दोनों टारगेट्स का एड्रेस पता कर लिया है। एमलिन ने कहा, वेरी गुड, और उसने अपना वॉलेट खाली करके उन 50 पाउंड्स इयान को दे दिए। वो आज कुछ ज्यादा ही खुश था। उसे लगा कि इंसेस्ता और मिस्टर फूल उसे ब्लेस कर रहे हैं।
क्योंकि टोटल 5 टारगेट्स थे और वो एक को पहले ही हंट कर चुका था। अब 2 और क्लूज मिल गए थे, मतलब अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो बाकी सेंग्विन से जीत जाएगा। इयान ने नोटों को सीरियसली गिना और चेक किया, फिर धीरे से बोला, आर्गोस ईस्ट बरो की 6 लाइमस्टोन स्ट्रीट के अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर में है, पब्लिक वॉशरूम के सामने, और गैलिस केविन भी ईस्ट बरो में ही है। वो 19 बेलुगाविल स्ट्रीट के 1st फ्लोर पर सीढ़ियों के पास वाले कमरे में रहता है। एमलिन ने सिर हिलाया और वार्निंग देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कन्फर्म करूंगा। मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ 300 पाउंड्स के लिए अपना बिजनेस खराब नहीं करोगा। फिर वो हंसा और बोला, वो इतनी आसानी से मिल गए। इयान की लाल आंखें इधर उधर घूमी और उसने कहा, पहली बात, बहुत सारे बाउंटी हंटर्स मेरे दोस्त हैं और ईस्ट बरो में उनके बहुत सारे इन्फॉर्मर्स हैं। दूसरी बात, उन दोनों जेंटलमैन ने कोई खास डिस्गाइज नहीं किया था। ईस्ट बरो में होने के बावजूद उनके कपड़े वहां के लोगों से एकदम अलग थे। अगर वो फटे पुराने कपड़े पहनते और 12 घंटे मजदूरी करते तो शायद उन्हें ढूंढना मुश्किल होता। एम्बलिन ने मन ही मन सोचा, अच्छा ऐसा है क्या? मतलब छुप टाइम एनवायरनमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। एम्बलिन को लगा कि उसने आज एक नई ट्रिक सीख ली है। उसका अभी तुरंत ईस्ट बरो जाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि अगर उसने दिन दहाड़े एक्शन लिया तो बिना हंगामा किए वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। बैकलैंड में ये काफी डेंजरस था, क्योंकि हो सकता है कि घोंचते ही मैंडेटेड पनिस्ते या नाइट हॉक्स उसका दरवाजा खटखटाने आ जाएं। एम्बलिन ने प्लान बनाया कि वो टैरो गैदरिंग के बाद रात को 8 या 9 बजे के आसपास सिचुएशन चेक करेगा और एक्शन लेगा। उसने सोचा, पिछला प्राइमोर्डियल मून बिलीवर काफी स्ट्रांग था और ये दोनों भी कम नहीं होंगे। हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन सिर्फ खुद पर भरोसा करना सेफ नहीं लगता। ये सब सोचते हुए उसने यान को बाय बोला और एक रेंटल कैरेज लेकर ब्रिज के साउथ साइड की तरफ निकल गया। अब सीन शिफ्ट होता है ईस्ट चेस्टर काउंटी स्टोन सिटी की तरफ। ऑड्रे हॉल रेलिंग के पीछे खड़ी थी और सर्वेंट्स को देख रही थी, जो फैमिली कैसल से लाया हुआ सामान सही जगह पर रख रहे थे। माहौल काफी बिजी था, लेकिन सब कुछ औड़ो ही चल रहा था। ऑड्रे ने सोचा, मैं बाद में किसी को एसोसिएट प्रोफेसर मिशेल के पास भेजूंगी कि मैं रेलिक सर्च एंड प्रिजर्वेशन फाउंडेशन विजिट करने आ रही हूँ। उम्मीद है कि उन्हें कुछ ऐसे आइटम्स मिले होंगे जिनमें बियॉन्डर इफेक्ट्स हों। ऑड्रे अपनी सोच में खोई हुई थी और स्माइल कर रही थी। उसे अपने फाउंडेशन डोनेशन वाले डिसीजन पर काफी प्राउड फील हो रहा था। तभी उसकी पन्ना जैसी हरी आंखों ने वॉल क्लॉक पर टाइम देखा और उसने जल्दी से अपने थॉट्स को रोका और अपने बेडरूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी। बेडरूम के एक कोने में सुजी बैठी हुई थी। उसके अगले पंजे क्रॉस थे जो उसे एक एलिगेंस दे रहे थे। उसके सामने एक खुली हुई किताब थी जिस पर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ था। सुजी बीच बीच में अपना एक पंजा उठाती उलटती वो बहुत सीरियस होकर पढ़ रही थी। ऑड्रे ने मन ही मन सोचा, जब भी मैं सुजी को ऐसे देखती हूँ मुझे थोड़ी शर्म आती है। ऑड्रे, तुम्हें अपनी पढ़ाई में आलस नहीं करना चाहिए। ऑड्रे ने खुद को एंकरेज किया और सोचा कि वो सुजी को बाहर कर दरवाजा गार्ड करने के लिए कहेगी। सुजी ने ऊपर देखा और ऑर्डरेंस किया, फिर वो सीधी खड़ी हो गई और बोली, मैं समझ गई। ये बोलकर वो बिना दरवाजा बंद किए बेडरूम से बाहर भाग गई। ऑड्रे ने पल झपकाए और धीरे से बड़बड़ाई, मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं था। उसने सुजी को ऐसे इंस्ट्रक्शंस कई बार दिए थे ताकि सुजी को ये शक न हो कि वो मंडे को दोपहर 3 से 3:30 बजे तक अकेले रहना चाहती है। उसने बाकी दिनों में भी ऐसा नाटक किया था कि कोई गैदरिंग है और उसे अकेले रहना है। ऑड्रे ने सोचा, मुझे मानना पड़ेगा कि सुजी की वजह से मेरा पढ़ाई में मोटिवेशन बढ़ा है और मैं चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रिक्टली हेल्प करने लगी हूँ। मैं एक कुत्ते से पीछे नहीं रह सकती, लेकिन एक कुत्ते से बेहतर होना कोई तारीफ की बात भी तो नहीं है। ऑड्रे ने अपने गाल फुलाए और खुद पर ही कमेंट करते हुए अपने बेड के पास बैठ गई। टैरो गैदरिंग शुरू होने का इंतजार करने लगी। अब वक्त है दोपहर के 3 बजे का। ग्रे फॉग के ऊपर लंबी ब्रॉन्ज टेबल के दोनों तरफ डार्क रेड फिगर्स प्रकट हुए और धुंधले आकारों में बदल गए। ऑड्रे ने खुश होकर आवाज दी, गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल, और झुक ग्रीट किया। बाकी मेंबर्स ने भी एक करके ग्रीट किया और ऑनर सीट पर बैठे एग्जिस्टेंस ने सिर हिलाकर जवाब दिया। बैठते हुए फोर्स यानी मिस मैजिशियन की नज़र मिस्टर वर्ल्ड पर पड़ी। वो सोच रही थी कि बात कैसे शुरू करे। अपने टीचर का रिप्लाई मैम हर्मिट को देने के अलावा उसका 2 और काम करने का प्लान था। पहला, वो मिस्टर वर्ल्ड को बताना चाहती कि मिशन की डिफिकल्टी की वजह से वो उसे ज्यादा पे करेगी, लेकिन उसे थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि घर बिकने में टाइम लगता है। दूसरा, बहुत सोचने के बाद उसे पैसे कमाने और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक अच्छा तरीका मिला था। उसे ये इंस्पिरेशन द वर्ल्ड के एक्शन से मिली थी और वो आइडिया था लेमानोस ट्रेवल्स को रेंट पर देना। जब किसी मेंबर को किसी सिचुएशन से निपटने के लिए टेम्परेरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ चाहिए हो तो वो उससे लेमानोस ट्रेवल्स रेंट पर ले सकते हैं। रेंट 2 तरीकों से दिया जा सकता है, या तो कैश जो ज्यादा महंगा नहीं होगा, या फिर बियॉन्डर पावर्स रिकॉर्ड करके। इसका मतलब रेंट पर लेने वाले को ये गारंटी देनी होगी कि वो स्पेलबुक को और ज्यादा भरे हुए पेजेस के साथ वापस करेगा। बेशक प्रोवाइडर होने के नाते फोर्स उसमें यूजफुल अप्रेंटिस पावर्स जैसे डोर ओपनिंग रिकॉर्ड करके देगी ताकि रेंटर को हेल्प मिल सके। इस ट्रांजैक्शन में एक ही रिस्क था कि रेंटर शायद बुक वापस न करे, लेकिन टैरो क्लब में मिस्टर फूल की मौजूदगी में फोर्स को यकीन था कि कोई लालच में नहीं आएगा
और रेंटर की डेथ होना एक लो प्रोबेबिलिटी इवेंट था जिससे बुक हो सकती थी। लेकिन जब सबको पता है कि वो डेंजर के टाइम पर मिस्टर फूल से प्रे कर सकते हैं तो डेथ के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। फोर्स ने सोचा बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, मैं मिस्टर वर्ल्ड से बात करूंगी कि वो इसे कब यूज करेंगे ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो। फोर्स ने अपनी नज़र हटाई और मैम हर्मिट को बोलते हुए सुना, ऑनरेबल मिस्टर फूल, इस बार मेरे पास रॉसेल की डायरी के 2 पेजेस हैं। जब से क्वीन मिस्टिक के साथ कांटेक्ट हुआ है डायरी पेजेस मिलने का सिलसिला डरावने तरीके से स्टेबल हो गया है। क्ले ने हल्का सा सिर हिलाया और मन ही मन हंसा। वेरी गुड। थोड़ी देर की शांति के बाद कैटलिया ने 2 पीली भूरी पेपर्स कॉन्जूर किए। वो पेपर्स ऐसे उड़कर मिस्टर फूल के हाथों में गए जैसे वो स्पिरिट वर्ल्ड के थ्रू टनल करके आए हों। क्लेन ने धीरे से अपनी नज़र हाथों में मौजूद दिसंबर, फिर से नया साल आने वाला है। सारे मौसोलियम्स बन चुके हैं, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। यहाँ पर ये डायरी एंट्री एक बहुत बड़े रहस्य की तरफ इशारा करती है और इसी सस्पेंस के साथ हम आज का नरेशन रोकते हैं। सोचो, रॉसेल ने ऐसा क्या कर दिया जो अब बदला नहीं जा सकता, और इन मौसोलियम्स का क्या राज है। खैर, ये सब हमें आगे पता चलेगा, तब तक के लिए गुड बाय। तो भाई, चैप्टर शुरू होता है क्लाइन के हाथ में रोजेल की डायरी के एक पन्ने से, और इस पन्ने पर लिखी बातें इतनी जबरदस्त हैं कि क्लाइन का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। सिचुएशन ये थी कि रोजेल ने अपनी डायरी में लिखा था, सारे मौजोलियम्स बन चुके हैं, जो हो गया अब उसे बदला नहीं जा सकता। ये लाइन सुनने में छोटी है लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। क्लाइन को तुरंत समझ आ जाता है कि ये उसके पुराने गेस को कंफर्म कर रहा है कि रोजेल ने अपनी लाइफ के एंड में जानबूझकर ब्लैम्पर पाथवे चुना था, भले ही इसका मतलब पागल होकर एक सीक्वेंस 0 यानी एक सच्चा गॉड बनना था। अब सोचो, रोजेल जैसा जीनियस आदमी जो हमेशा इतने प्लान्स बनाता था, उसने इतना बड़ा और खतरनाक फैसला क्यों लिया होगा। ऐसा उसने क्या देख लिया था कि पिछली डायरी में वो इतना बेचैन और डरा हुआ था और इस वाली में एकदम शांत लेकिन और भी ज्यादा एक्सट्रीम लग रहा था। ये वो शांति थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। क्लाइन के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या ये एंजल्स का नॉर्मल पागलपन था, या उसके फॉलोअर्स के फेथ में कोई प्रॉब्लम आ गई थी? तो क्या वो थोड़ा रुककर हिडन सेज को निगलने का सही मौका नहीं ढूंढता? लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, सिर्फ थ्योरीज थीं, और उस पन्ने पर बस ये 2 छोटी लाइनें थीं, जैसे ये रोजेल की जिंदगी की आखिरी डायरी एंट्री हो। एक एरा का एम्परर, एक ट्रांसमाइग्रेटर और उसके आखिरी शब्द। ये सोचकर क्लाइन को भी थोड़ा दुख होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब क्लैंडाइन डायरी का अगला पन्ना पलट नहीं थी उसको, लेकिन फेसाक लैंग्वेज में एक लाइन लिखी थी। ये पिछले पन्ने के ठीक बाद का है। हैंडराइटिंग रोजेल की नहीं थी, बहुत ही सुंदर और साफ थी। क्लियरली ये किसी और ने बाद में ऐड किया था, शायद क्वीन मिस्टिक ने, ये बताने के लिए कि ये डायरी का आखिरी हिस्सा है। क्लाइन हैरान था कि इस पर डेट क्यों नहीं है, और जैसे ही वो आगे पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं। उस पेज पर रोजेल ने लिखा था, मुझे यकीन है कि मैं इस दुनिया में अकेला ट्रांसमाइग्रेटर नहीं हूँ। भाई साहब, ये लाइन पढ़ते ही क्लाइन के कान खड़े हो गए। रोजेल आगे लिखता है, अगर कोई और है जो मेरी डायरी पढ़ सकता है तो याद रखना अपना बियॉन्डर पाथवे बहुत ध्यान से चुनना। उसने समझाया कि एक बार तुमने पाथवे चुन लिया तो तुम्हारे दोस्त और दुश्मन लगभग तय हो जाते हैं। ये कोई जॉब बदलने जैसा नहीं है, ये तुम्हारी पूरी किस्मत लिख देता है। रोजेल ने यह भी कहा कि वो कोई असली सजेशन नहीं दे सकता क्योंकि उसे खुद भी 7 गॉड्स और ईविल गॉड्स के असली चेहरे नहीं पता। इसका कनेक्शन शायद सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट से था, जिसे एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन छुपा कर रखती है। और फिर रोजेल ने दी एक बहुत ही काम की वार्निंग, ऐसे पाथवे मत चुनना जिनका सीक्वेंस 0 पहले से ही किसी ने ले रखा हो, और अपने पड़ोसी सीक्वेंस 0 और सीक्वेंस 1 से भी सावधान रहना। यहाँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा था क्योंकि उसे इस मामले में बहुत नुकसान हुआ था। ये बेसिकली एक रूल है, अगर टॉप सीट पर पहले से कोई गॉड बैठा है तो तुम उस पाथवे पर गॉड नहीं बन सकते। और फिर वो लिखता है, ये पन्ना मेरी जिंदगी का आफ्टरवर्ड है। अगर मैं सफल हुआ तो मैं गॉड बन जाऊंगा और वो एक नई कहानी होगी, और अगर मैं फेल हुआ तो कोई फ्यूचर नहीं होगा। क्या एटीट्यूड था बंदे का। और फिर डायरी के एंड में आती है सबसे शॉकिंग और मिस्टीरियस वार्निंग। रोजेल लिखता है, मेरे दोस्त जो मेरी डायरी को समझते हो, ट्रांसमाइग्रेशन का सीक्रेट और उसके पीछे का सच ढूंढो। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हें देखता रहूंगा। आखिरी लाइन थी, याद रखना, चांद से सावधान रहना। बस ये लाइन पढ़कर तो क्लाइन का दिमाग सुन्न हो गया। चांद से सावधान रहना, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या प्राइमोर्डियल मून की बात हो रही है, या फिर रोजेल ने सच में चांद पर जा कुछ ऐसा देख लिया था जो बहुत खतरनाक था? क्या ट्रांसमाइग्रेशन का कनेक्शन चांद से है? इतने सारे सवाल और कोई जवाब नहीं। ये सब पढ़ने के बाद क्लाइन अपने को ऑर्गेनाइज करता है। उसे थोड़ी राहत मिलती है कि उसका यानी सीयर पाथवे का सीक्वेंस 0 अभी खाली है, क्योंकि सीक्वेंस 1 का जराटुला अभी भी जिंदा है। और बियॉन्डर लॉ के हिसाब से अगर सीक्वेंस 1 है तो सीक्वेंस 0 नहीं हो सकता, मतलब उसके पास मौका है, लेकिन उसे जराटुला, मिस्टर डोर और एमन जैसे खतरनाक लोगों से बचकर रहना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है टैरो क्लब की मीटिंग पर। क्लाइन डायरी को गायब कर देता है और कैटलिया से पूछ, क्या तुम्हें कुछ पूछना है? कैटलिया, जो क्वीन मिस्टिक है, सीधे पॉइंट पर आती है और पूछटर फूल, क्या एम्परर रोजेल अभी भी जिंदा हैं?
ये सवाल सुनते ही टैरो क्लब बाकी मेंबर्स के भी कान खड़े हो गए। ऑड्रे जो एक साइकियाट्रिस्ट बन चुकी है, वो भी अपनी एक्साइटमेंट नहीं रोक पाती। सबको गॉसिप चाहिए थी। क्लाइन जो हमारा मिस्टर फुल बना हुआ है, एक स्माइल के साथ अपना क्लासिक जवाब देता है, शायद। इस एक शब्द उसने सब कुछ कह दिया कि रोजेल ने बचने का प्लान बनाया था। लेकिन वो सफल हुआ या नहीं, ये कन्फर्म नहीं। मीटिंग के एंड में फोर्स यानी द मैजिशियन कहती है कि उसे द वर्ल्ड से प्राइवेट में बात करनी है। क्लाइन थोड़ा हैरान होता है कि अब क्या काम आ गया। प्राइवेट चैट में फोर्स कहती है कि मिस्टर एक्स के सिर के लिए उसे जो इनाम मिला है वो मिशन की मुश्किल के हिसाब से कम था, इसलिए वो द वर्ल्ड को कॉम्पेंसेट करना चाहती है और वो 5000 पाउंड्स ऑफर करती है। क्लाइन मन ही मन खुश हो जाता है कि मैजिशियन थोड़ी लालची होने के बावजूद ईमानदार है और शायद वो द वर्ल्ड के क्रेजी रेपुटेशन से थोड़ा डर भी गई थी। क्लाइन द वर्ल्ड के कैरेक्टर में रहते हुए कहता है, अगर तुम नोट्स की जगह गोल्ड कॉइन्स दे सको तो कम पैसे भी चलेंगे। और फिर फोर्स एक ऐसी बात पूछती है जिसे सुनकर क्लाइन भी हैरान रह जाता है। वो पूछती है, मिस्टर आपको लेमानोस ट्रेवल्स कब चाहिए? मैं सोच रही हूँ कि उसे बाकी टाइम के लिए रेंट पर देता कि कुछ पैसे कमा सकूं। भाई साहब, एक मिस्टिकल आइटम को रेंट पर देना। क्लाइन सोच में पड़ जाता है कि इस लड़की का बिजनेस वाला दिमाग कितना तेज चलता है। और इसी फनी नोट पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई टैरो क्लब की मीटिंग दोबारा शुरू हो चुकी है और इस बार मिस मैजिशियन यानी फोर्स ने एक ऐसा आइडिया टेबल पर रखा है जो पूरे क्लब का शन ही बदल सकता है। एक नया बिजनेस मॉडल। सिचुएशन ये थी कि क्लाइन जो अर्थ के इंटरनेट एज से आया था, उसने तुरंत मिस मैजिशियन का प्लान समझ लिया। ये तो सीधा सीधा शेयरिंग इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट था, जैसे हम लोग सर्विसेज रेंट करते हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया में जहां पावरफुल आइटम्स को लोग अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं, वहां कोई उन्हें रेंट पर दे रहा है। और टैरो क्लब और मिस्टर फूल की प्रेजेंस में टेक्नोलॉजी या ट्रस्ट का कोई इशू ने सोचा जा। क्लैन मिस मैजिशियन वैसे तो काफी लेजी रहती है और मीटिंग में ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन बिजनेस के मामले में इसका दिमाग तो काफी तेज निकला। फिर उसे रियलाइज हुआ कि ये आइडिया उसके स्पेल बुक मांगने से ही शुरू हुआ था। खैर, जो भी हो, इतनी जल्दी इंस्पायर होकर एक पूरा बिजनेस मॉडल खड़ा कर देना काफी इंप्रेसिव था। अब सीन में द वर्ल्ड यानी गेहरमन स्पैरो का रोल आता है। क्लाइन ने जानबूझकर द वर्ल्ड कुछ सेकंड्स के लिए चुप करवाए, एकदम सीरियस वाला लुक देकर, और फिर उसने कहा, मुझे इसकी जरूरत वीकेंड अगले हफ्ते पड़ सकती है। ये टाइम उसने द हैंग्ड मैन यानी एल्गर के एबिस मेलस्ट्रॉम से वापस आने हिसाब से आगे पीछे करके एस्टीमेट किया था। प्लान ये था कि जैसे ही एल्गर वापस आएगा, सप्लाईज रिप्लेनिश करेगा, वो दोनों मिलकर उस प्रिमिटिव आइलैंड को एक्सप्लोर करने जाएंगे जहां खतरनाक बियॉन्डर क्रीचर्स भरे पड़े हैं। मतलब एक हाई लेवल मिशन की तैयारी चल रही थी। फोर्स ने ये सुनते ही झट से हाँ कर दी। ठीक है, मैं आगे के अरेंजमेंट्स देख लूंगी ताकि उस टाइम इसे कोई और यूज न कर सके। एक लंबी सांस लेने के बाद उसने मिस्टर फूल से रिक्वेस्ट की कि आगे जो भी रेंटल एग्रीमेंट्स होंगे वो उसके विटनेस बने। मिस्टर फूल से कंफर्मेशन मिलने के बाद उसने सबको बताया कि प्राइवेट कम्युनिकेशन हो गई है। इसके बाद उसने अपनी फेमस स्पेल बुक लेमानोस ट्रेवल्स हवा में मैनिफेस्ट की और सबकी तरफ देखा। दोस्तों, मेरे पास एक मिस्टिकल आइटम है, उसने अनाउंस किया। इसमें टोटल 38 पेजेस हैं। हर पेज यूजर को किसी भी बियॉन्डर पावर को रिकॉर्ड हेल्प करता है और फिर जरूरत पड़ने पर उसे रिलीज भी कर सकते हैं। ओरिजिनल से थोड़ी वीकर होगी, उसने आगे एक्सप्लेन किया। हर पेज को बार बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें 3 पेजेस ऐसे हैं जिन पर डेमीगॉड लेवल की पावर्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस के चांसेस बहुत कम हैं, शायद 10 में से एक बार ही काम करे। फोर्स ने बुक की सारी एबिलिटीज और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी बता दिए, और ये सुनते ही ऑड्रे और बाकी सब लोगों की आंखें चमक उठीं। अब ये लोग मिस्टिसिज्म की दुनिया में नए तो थे नहीं, उन्हें फोर्स के बिना बताए ही समझ आ गया था कि ये आइटम कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। उनके लिए एक डेमीगॉड लेवल आर्टिफैक्ट था। सब सोचने लगे, ये तो शेपर्ड या क्रीपिंगर जैसा है, दूसरे पाथवेज की पावर यूज कर सकते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी उतने ज्यादा नहीं हैं। लेकिन एक नेगेटिव इफेक्ट था जो ऑड्रे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपना खून इस्तेमाल करना होगा, ये सोचते ही उसने डर के मारे अपना हाथ पीछे खींच लिया। एक पावरफुल नोबल की बेटी होने के नाते उसे बचपन से कभी चोट नहीं लगी थी, इसलिए उसे पेन का आइडिया ही अजीब और डरावना लगता था। जैसे ही फोर्स ने एक पॉज लिया, ऑड्रे ने अपना हाथ उठाया और पूछा, मिस मैजिशियन, आप इसे कितने में बेचना चाहती हैं? ऑड्रे को पूरा भरोसा था कि इसके फादर अल हॉल इस बुक की वैल्यू जरूर समझेंगे और उसे पैसे रिम्बर्स कर देंगे, इसलिए वो फोर्स की डिमांड पूरी करने को तैयार थी। उसे लगा, बेचारी जरूर पैसों की कमी होगी, वरना इतना इंपॉर्टेंट आइटम कोई क्यों बेचेगा। ऑड्रे तो प्रीमियम प्राइस ऑफर करने का भी सोच रही थी। दूसरी तरफ द हैंग्ड मैन एल्गर का दिल टूट गया। डैम इट, ये बुक तब सेल पर क्यों नहीं आई जब मैं प्रिमिटिव आइलैंड से वापस आऊंगा। उसको लेमानोस ट्रेवल्स में जबरदस्त इंटरेस्ट था, लेकिन अभी उसके पास तो पैसे थे नहीं मटेरियल्स। उसके जो 1300 पाउंड्स थे, वो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन इस बुक के सामने कुछ भी ही। एल्गर ने मन ही मन हिसाब लगाया, ये कम से कम 10,000 पाउंड्स की है।
अगर किसी पावरफुल फैक्शन के बियॉन्डर को बेची तो 30,000 पाउंड से ज्यादा में बिक सकती है। उसने जस्टिस की तरफ देखा जो प्राइस पूछ रही थी, और फिर हमिट कैटलिया की तरफ जो अपना चश्मा ठीक करते थी। ऐसी लग रही थी जैसे वो भी बिड में शामिल होने वाली हैं। उसने एक ठंडी आह भरी। एमलिन और डेरिक को भी बुक में इंटरेस्ट था, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट ही, उन्हें पता था कि इनकी औकात के बाहर है। जब फोर्स ने मिस जस्टिस का सवाल सुना, उसे रियलाइज हुआ कि वो सबसे जरूरी बात बताना तो भूल ही गई। उसने जल्दी से ऐड किया, नहीं ये बिकाऊ नहीं है, मैं इसे सिर्फ रेंट कर रही हूँ। जब आपको जरूरत हो आप इसे थोड़े टाइम के लिए रेंट पर ले सकते हैं और मिस्टर फूल इसके विटनेस रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है। ये सुनते ही क्लाइन और डेरिक को छोड़कर सबके होश उड़ गए। उन्हें पता था कि रेंट क्या होता है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट एक मिस्टिकल आइटम पर अप्लाई हो सकता है, और वो भी टैरो क्लब में। ये आइडिया अचानक से सबको ब्रिलियंट लगने लगा। हर मेंबर के लिए ये काफी यूजफुल था। उन्हें ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और सब अफोर्ड कर सकते थे। दूसरी तरफ मिस मैजिशियन इससे धीरे धीरे एक अच्छा खासा पैसा बना सकती थी, लेकिन सबसे बड़ा फायदा फोर्स को था कि वो अलग अलग पाथवेज की बियॉन्ड पावर्स कलेक्ट कर सकती थी, लोगों से रेंट के बदले पावर्स रिकॉर्ड करवा के। एल्गर ने तुरंत इस प्लान की जीनियस को समझ लिया और खुश होकर पूछा, रेंटल फी कितनी है? फोर्स ने भी टैरो क्लब में रहते हुए काफी एक्सपीरियंस गेन कर लिया था। उसने सोचा, लेमानोस ट्रेवल्स सीक्वेंस 6 के लेवल का है, नॉर्मल प्राइस 5,000 पाउंड्स होता है, लेकिन इसकी यूनिकनेस कैसे ये 10,000 से कम का नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, हर रेंटल बेसिकली 300 पाउंड से शुरू होगा, हर एक्स्ट्रा दिन के 50 पाउंड्स, और जब आप इसे वापस करेंगे तो इसमें 2 एक्स्ट्रा बियॉन्डर पावर्स रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर रेंट करते टाइम एक या 0 ब्लैंक पेजेस हों तो बस पूरी बुक भर कर देनी होगी। 50 पाउंड्स अ डे, महीने के 1500। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसे हमेशा रेंट पर रख सकती हूँ। ऑड्रे ने मन ही मन सारा हिसाब लगा लिया। एल्गर ये सुनकर और भी खुश हो गया। उसने एकदम शांत चेहरा बनाकर कहा, मैं इसे 2 दिन के लिए रेंट करना चाहता हूँ, लेकिन प्राइस पर नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बुक में पहले से कौन सी पावर्स रिकॉर्डेड हैं। अब उसे अपनी प्रिमिटिव आइलैंड की एक्सप्लोरेशन के लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। आप कब रेंट करना चाहते हैं? फोर्स ने पूछ होते हुए कि उसे फौरन बिजनेस मिल गया। एल्गर ने बिना सोचे जवाब दिया, इस वीकेंड से लेकर अगले वीकेंड के बीच में कभी भी 2 दिन के लिए। एग्जैक्ट टाइम अभी फाइनल नहीं है। ये सुनते ही फोर्स के माथे पर शिकन आ गई। उसने थोड़ा टेंशन में कहा, टाइम पीरियड तो पहले से ही मिस्टर वर्ल्ड के लिए रिजर्व्ड है। द वर्ल्ड के लिए रिजर्व्ड है? ये कब हुआ? एल्गर एकदम से हैरान हो गया और उसने द वर्ल्ड की तरफ देखा। फिर उसके दिमाग की बत्ती जली। ओह, ये उनके प्राइवेट कम्युनिकेशन में डिसाइड हुआ था। लेकिन उनके बीच ऐसी क्या डील हुई? उनके बीच और क्या ट्रांजैक्शंस हुए? फिर उसको याद आया, मिस मैजिशियन ने ऑरोरा ऑर्डर के एक ओरेकल को मारने का मिशन दिया था। द वर्ल्ड ने वो मिशन एक्सेप्ट किया था, और ओरेकल की एक एबिलिटी थी दूसरों की बियॉन्डर पावर्स को रिकॉर्ड करके यूज करना। है ये तो बिल्कुल लेमानोस ट्रेवल्स जैसा ही है। एल्गर ने सारे डॉट्स कनेक्ट कर लिए। इसका मतलब द वर्ल्ड ने मिशन पूरा कर दिया है और मिस मैजिशियन उस पर कर्जदार है जो अभी तक पूरा नहीं चुका, तो अब वो इस मेथड से बाकी का पेमेंट कर रही है। एल्गर को लगा कि उसने सच्चाई पता लगा लिया है। बिना किसी को खबर हुए गेहरमन स्पैरो ने एक ऑरोरा ऑर्डर ओरेकल, एक सस्पेक्टेड सीक्वेंस 5 का शिकार कर लिया था। ये सोचकर एल्गर को अंदर ही ठंडक महसूस हुई, क्योंकि वो जल्द ही द वर्ल्ड के साथ कॉपरेट करने वाला था। शुक्र है मिस्टर फूल विटनेस है, उनके सामने गेहरमन स्पैरो एग्रीमेंट नहीं तोड़ेगा। उसने खुद को तसल्ली दी। इसी बीच ऑड्रे और कैटलिया ने भी ओरेकल वाले मिशन और इस बुक की एबिलिटीज के बीच का कनेक्शन जोड़ लिया था, और उन्हें भी यही लगा कि द वर्ल्ड ने मिशन कंप्लीट कर दिया है। एमलिन इन सब बातों में नहीं पड़ा। उसका फोक इस बात पर था कि बुक इस वीकेंड अवेलेबल नहीं है, मतलब अगले कुछ दिन अवेलेबल है। अगर इस नोटबुक की हेल्प मिल जाए तो वो 2 प्रिमिटिव बिलीवर्स मेरे लिए कोई थ्रेट नहीं रहेंगे। एमलिन ने सबकी तरफ देखा और कैजुअली पूछा, क्या मैं इसे आज और कल के लिए रेंट कर सकता हूँ? 400 पाउंड्स 2 पेजेस की बियॉन्डर पावर्स। फोर्स ने सीधा प्राइस बता दिया। एमलिन ने हाँ में सिर हिलाया। पहले ये बताओ इसमें कौन सी पावर्स रिकॉर्डेड हैं? अगर मेरे ज्यादा काम की नहीं है तो मैं चाहूंगा कि प्राइस थोड़ा कम हो, क्योंकि मुझे पावर्स रिकॉर्ड करने में टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। फोर्स ने लेमानोस ट्रेवल्स के पन्ने पलटे और बताना शुरू किया। डोर ओपनिंग, ब्लैक स्क्रीन, टेलीपोर्ट, लाइटनिंग स्ट्राइक, विंड ब्लेड्स। एल्गर सुनते सुनते अचानक चौंक गया। इसमें इतनी सारी स्टॉर्म डोमेन की बियॉन्डर पावर्स क्यों हैं? ये द वर्ड ने यूज की थी क्या? क्या उसने मिस्टर फूल से सी गॉड की पावर्स रिकॉर्ड की हैं? मुझे कैथेड्रल वापस जाकर बैकलैंड में हाल ही में क्या हुआ है पता करना पड़ेगा। वो ओरेकल बिना किसी निशान के तो नहीं मरा होगा। ये सोचते हुए एल्गर ने इन्वेस्टिगेशन का प्लान बना लिया। तो भाई, टैरो क्लब की गैदरिंग चल रही थी और माहौल काफी इंटेंस था। सबसे पहले बात रही थी लेमानोस ट्रेवल्स की, वो मैजिकल स्पेल बुक जो फोर्स किराए पर दे रही थी। हर्मिट यानी हमारी एडमिलॉ स्टार्स कैटलिया उस बुक में रिकॉर्डेड स्टॉर्म पाथवे की पावर्स सुनकर काफी इंटरेस्टेड हो गई। उसके दिमाग में आया, काश मैं द फूल से रिक्वेस्ट करके स्टॉर्म पाथवे की डेमिगॉड पावर्स का एक डेमो देख पाती।
ये मोसेस एस्टिक ऑर्डर से मदद मांगने से तो बेहतर ही होगा, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे पास लेमानोस ट्रेवल्स है। कैटलिया को पूरा यकीन हो गया था कि इस स्पेलबुक की वैल्यू उसके लेवल से कहीं ज्यादा है, और उसे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि मिस मैजिशियन इसे सिर्फ किराए पर दे रही हैं, बेच नहीं रही। दूसरी तरफ था हमारा वैम्पायर एमलिन मून। उसने जैसे ही सुना कि बुक में लाइटनिंग जैसी पावर्स है, उसने राहत की सांस ली। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पावर्स आर्टिफिशियल वैम्पायर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, और उसका मिशन भी उन्हीं से जुड़ा हुआ था। उसने मन में सोचा, चलो अच्छा है, वरना मुझे दसन से मदद मांगनी पड़ती और उसे ये बुक देनी पड़ती ताकि वो प्यूरिफिकेशन पावर्स रिकॉर्ड कर सके। ये सोचते ही वो एकदम रिलैक्स हो गया और उसने फॉरेन फोर्स को देखा और बोला, डील। अब सोचो, उसके मिशन के सामने 400 पाउंड्स, कुछ बियॉन्डर पावर्स की रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं थी। ये सुनकर फोर्स के तो चेहरे पर चमक आ गई। उसे लगा कि यार, ये तो पैसे कमाने पावर्स हासिल करने का कितना शानदार तरीका है। उसे अपना फ्यूचर एकदम ब्राइट नजर आने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, गैदरिंग के बाद मैं मिस्टर फूल से कर इसे आप तक पहुंचा दूंगी। इसके तुरंत बाद वो कैटलिया की तरफ मुड़ी और बोली, मैम, अब्राहम फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट का जवाब आ गया है। आप प्राइवेट में बात करना चाहेंगी या मैं सबके सामने बता दूं? कैटलिया ने एक पल सोचा और कहा, प्राइवेट में ही करते हैं। जैसे ही बाकी मेंबर्स के सेंसेस ब्लॉक हुए, फोर्स ने अपने टीचर की बातें बताना शुरू की। उसने कहा, वो लोग मिस्टर डोर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, बस दो नहीं 3 बातें पता हैं। पहली बात, उनके आंसेस्टर्स में एक बहुत पावरफुल हस्ती थी जिन्हें मिस्टर डोर के नाम से जाना जाता था। दूसरी, ये आंसेस्टर वॉर ऑफ द 4 एम्परर्स के दौरान गायब हो गए थे और वो लोग तब से वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात जो फोर्स ने अपनी तरफ से ऐड की थी, वो ये कि फुल मून और ब्लड मून के दौरान उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं जो उन्हें आउट ऑफ कंट्रोल कर सकती हैं। फोर्स ने ये पॉइंट इसलिए जोड़ा ताकि हर्मिट और उनके पीछे की क्वीन मिस्टिक को मिस्टर डोर के मामले को समझने में और मदद मिले, जिससे शायद अब्राहम फैमिली को उनके कर्ज से छुटकारा मिल सके। कैटलिया ने ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की। मिस्टर डोर अब्राहम फैमिली के आंसेस्टर हैं और वॉर ऑफ द 4 एम्परर्स में गायब हो गए थे, और फुल मून पर उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। ये आखिरी बात तो मिस्टर फूल ने भी कंफर्म की थी। इसका मतलब ये था कि मिस्टर डोर गायब होने के बावजूद अभी भी अपनी ब्लड लाइन के बियॉन्डक्ट कर सकते हैं। वो रियल वर्ल्ड से पूरी था कटे नहीं हैं। कैटलिया को थ्योरी समझ आने लगी। शायद इसी वजह से एम्पर उनसे इंटरेक्ट कर पाए थे। उसने सिर हिलाया और कहा, अगर कोई और सवाल हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगी। बाकी के 650 पाउंड्स मैं आज ही पे कर दूंगी। अब फोर्स ने अपना हिसाब लगाया। 650 पाउंड्स कैटलिया से और 400 पाउंड्स एमलिन से, मतलब आज उसने टोटल 1050 पाउंड्स कमा लिए थे। अपनी पुरानी सेविंग्स मिलाकर अब उसके पास लगभग 3000 पाउंड्स होने वाले थे। वो अचानक खुद को काफ़ी अमीर महसूस करने लगी। इसी खुशी में उसने सोचा कि वो अपनी दोस्त जियो के लिए इंट्रोगेटर बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक खरीदने में मदद करेगी, क्योंकि मिस्टर एक्स के मामले में जियो को काफ़ी रिस्क उठाना पड़ा था। जैसे ही प्राइड कम्युनिकेशन खत्म हुआ, द वर्ल्ड गेहरमन स्पैरो ने बोलना शुरू किया, मुझे मरॉडर पाथवे का एक मिस्टिकल आइटम चाहिए, सीक्वेंस 9 या 8 का हो तो चलेगा। कैटलिया ने कहा कि वो पता करेगी, लेकिन इस पाथवे के आइटम्स रेयर हैं और शायद थोड़े महंगे मिलें। द वर्ल्ड ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्लाइन ने अपने मैरियोनेट द वर्ल्ड का चेहरा नई नई अमीर बनी मिस मैजिशियन की तरफ घुमाया और कहा, मैं एक इंटरोगेटर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक बेचना चाहता हूँ, सिर्फ 1000 पाउंड्स में। ये सुनकर फोर्स के तो होश उड़ गए। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मली 1200 पाउंड्स की मिलती थी, और दूसरा, द वर्ल्ड को कैसे पता चला कि उसे यही चाहिए और अब उसके पास पैसे भी हैं। उसे लगा ये पक्का मिस्टर फूल का ही कोई इशारा है। वो 2 सेकंड के लिए शॉक में चली गई और फिर तुरंत चिल्लाई, डील। कैटलिया, जो खुद ऑफर देने का सोच रही थी, मन ही मन बड़बड़ाई, मैंने तो अभी अपना ऑफर दिया भी नहीं था। उसे समझ आ गया कि द वर्ल्ड और मैजिशियन के बीच कोई अजीब सी अंडरस्टैंड। वो चुप रही। इसी बीच उसने नोटिस किया कि द हैंग्ड मैन इस हफ्ते कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा है। उसने अंदाजा लगाया कि वो ओशन सॉन्गस्टर यानी सीक्वेंस 5 में एडवांस हो चुका है। ये ख्याल आते ही कैटलिया को, जो 5 सीज की फेमस एडमिरल थी, पहली बार एक सेंस ऑफ अर्जेंसी महसूस हुई। उसे लगा कि द वर्ल्ड और अब द हैंग्ड मैन की वजह से टैटेरो क्लब में उसकी सुपीरियोरिटी खतरे में है। खैर, इन सब ख्यालों को परे रखकर उसने द वर्ल्ड से पूछा, मिथिकल क्रीचर के ब्लड का कुछ हुआ? क्लाइन इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। उसने द वर्ल्ड की आवाज में कहा, उस एंजेल ने मुझे तुमसे पूछने को कहा है कि तुम एक बूंद खून के बदले में से क्या दे सकती हो। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसे सेटिस्फाई कर सके। ये सुनते ही पूरे टैरो क्लब में सन्नाटा छा गया। एंजेल, मिस्टर वर्ल्ड का डायरेक्ट कांटेक्ट एक जिंदा एंजेल से है। सब हैरान थे। उन्हें लगा था कि द वर्ल्ड के पास कोई क्लू होगा। ये नहीं पता था कि वो सीधे एक एंजेल से बात करता है। ऑड्रे ने तुरंत द फूल की तरफ देखा। उसे यकीन हो गया कि ये एंजेल जरूर मिस्टर फूल के अंडर काम करता होगा। कैटलिया ने अपनी हैरानी को कंट्रोल करते हुए पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये एंजेल किस पाथवे का है? द वर्ल्ड ने जवाब दिया, मॉन्स्टर। मॉन्स्टर यानी फेट पाथवे का एंजेल। ये सुनते ही सबको लॉजिक समझ आ गया। मिस्टर फूल के ऑनरिफिक नेम में लिखा है, किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु वील्ड्स गुड लक।
मतलब गुड लक को कंट्रोल करने वाले किंग के पास फेट पाथवे का एंजेल होना तो बनता ही है। लेकिन असली कहानी तो क्लाइन के दिमाग में चल रही थी। उसे एक कमाल की बात रियलाइज हुई। उसने जो अपना फेक ऑनरिफिक नेम बनाया था, उसकी तीसरी लाइन हु वील्ड्स गुड लक सच में ग्रे फॉग के ऊपर के स्पेस से जुड़ गई थी और उसे असली अथॉरिटी दे रही थी। उसे समझ आया कि शायद इसी वजह से फेट पाथ वाले बियॉन्ड उसकी यूनिकनेस को देख पाते हैं। द फूल का टाइटल सिर्फ एक नाम नहीं था, उसमें असली पावर थी। खैर, कैटलिया ने कहा कि वो इस बारे में सीरियसली सोचेगी और जल्द ही जवाब देगी। इसके साथ ही ट्रांजैक्शन का दौर खत्म हुआ और फ्री कम्युनिकेशन का टाइम शुरू हो गया। फॉर्स ने एमलिन को याद दिलाया, बुक की पावर्स को अच्छे से समझ लेना, लड़ाई में गलत पेज खोल दिया तो बहुत डेंजरस हो सकता है। एमलिन ने घमंड से कहा, मुझे अपनी इंटेलिजेंस पर पूरा भरोसा है। इसके बाद फॉर्स ने उसे एक और वार्निंग दी कि ईस्ट बोरो में बियॉन्डर्स से जुड़ा एक बड़ा केस हुआ है और वहां हाई अलर्ट है, तो कोई भी ऑपरेशन करने से पहले सावधान रहे। ये सुनकर एमलिन थोड़ा सीरियस हो गया। तो भाई, टैरो क्लब की मीटिंग चल रही है और माहौल एकदम सीरियस है। मिस्टर मुलिन फॉर्स से बैकग्राउंड के ईस्ट बोरो में हुए एक बड़े कांड के बारे में पूछता है। अब देखो, फॉर्स को तो सब पता है, क्योंकि वो कांड किसी और ने नहीं बल्कि द वर्ल्ड यानी हमारे क्लाइंट ने ही किया था। वो मुंह खोलने ही वाली थी कि हाँ भाई, मुझे सब पता है, लेकिन तभी उसकी नज़र द वर्ल्ड पर पड़ती है और वो एकदम चुप हो जाती है। समझ रहे हो, द वर्ल्ड की परमिशन के बिना वो कुछ भी नहीं बोल सकती थी, वरना मिस्टर फूल के सामने उसकी क्या इज़्ज़त रह जाती। उधर ऑडी, एल्गर और कैटले ये तीनों भी मन ही मन समझ जाते हैं कि ये उसी अरोरा ऑर्डर के ओरेकल के असैसिनेशन की बात हो रही जो द वर्ल्ड ने किया था। लेकिन बेचारा एमलिन वो स्पेक्टेटर पाथवे का नहीं है, तो उसे ये सब इशारे समझ नहीं आते। तो फॉर्स बस एक झूठी स्माइल देकर उसे गोलमोल जवाब देती है। वो कहती है, मैं तुम्हें पूरी डिटेल्स तो नहीं बता सकती, बस इतना जानती हूँ कि वहां पर स्टॉर्म डोमेन की डेमिगॉड लेवल की बेयोंडर पावर यूज हुई थी और चर्च ऑफ स्टॉर्म्स इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहा है। उसने बड़ी चालाकी से सिर्फ उतना ही बताया जितना उसने खुद देखा था, बाकी सब द वर्ल्ड पर छोड़ दिया। अब ये सुनते ही ऑड्रे और बाकी लोगों के कान खड़े हो गए। स्टॉर्म डोमेन की डेमिगॉड पावर, ये कैसे हो सकता है? उन सबको तो यही लग रहा था कि द वर्ल्ड ने मिस्टर फूल से पावर उधार लेकर ओरेकल को मारा होगा, लेकिन यहाँ तो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का एंगल आ गया। उनकी सारी थ्योरीज एक पल में धरी की धरी रह गईं। अब उनके दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगे। पहला, शायद लेमानोस ट्रेवल्स नाम का वो आइटम फॉर्स के पास पहले से था और द वर्ल्ड ने उसकी पावर यूज की। या फिर दूसरा, शायद चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का कोई बड़ा आदमी वहां था और उसने अटैक किया, लेकिन द वर्ल्ड इतना पावरफुल है कि वो वहां से भी बचकर निकल गया। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक था, शायद द वर्ल्ड ने जानबूझकर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स और ऑर्डर को भिड़वा दिया और जब दो डेमिगॉड लेवल के लोग लड़ रहे थे तो उसने चुपके से अपना काम कर दिया। भाई सोचो, कितना बड़ा मास्टरमाइंड है द वर्ल्ड। ऑड्रे ये सब सोचकर हैरान थी। उसे समझ आ गया था कि द वर्ल्ड के पास ताकत, दिमाग और सपोर्ट सब कुछ है और वो सीक्वेंस 5 के टॉप बेयोंडर्स में से एक है। वो मन ही मन सोचती है, कितना खतरनाक है ये आदमी, सच में मिस्टर फूल का ब्लेस्ड है। उधर एल्गर भी यही सब सोच रहा था। उसे भी लग रहा था कि द वर्ल्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो खुद को ये कहकर तसल्ली दे रहा था कि चलो अच्छा है, प्रिमिटिव आइलैंड को एक्सप्लोर करने में एक स्ट्रॉन्ग हेल्पर तो मिमलिन की। अब बात और फोर्स की बात सुनकर टेंशन में आ गया। डेमिगॉड लेवल स्टॉर्म पावर, उसे ये सुनकर ही सिरदर्द होने लगा। उसे लगा था कि उसका मिशन बहुत सिंपल होगा, ईस्ट बोरो जाकर दो नकली वेम्पायर्स को मारना है बस। लेकिन अब उसे पता चला कि वहां पर मैंडेटेड पनिशर्स यानी ऑफिशियल बेयोंडर्स गश्त लगा रहे हैं। उसे डर था कि कहीं वो अपना टारगेट ढूंढने से पहले ही पकड़ न जाए। वो सोचने लगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो भले ही चर्च ऑफ अर्थ मदर की वजह से मुझे मारा न जाए, लेकिन मेरा मिशन तो फेल हो जाएगा और शायद लेमावल्स भी छीन लिया जाएगा। और ऐसे टाइम पर सीवर से जाना तो और भी ज्यादा खतरनाक था। पता नहीं कितने ऑफिशियल बेयोंडर्स वहां घात लगाए बैठे होंगे। अचानक से उसका आसान सा मिशन बहुत मुश्किल बन गया था। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे याद आया कि फॉर्स ने बताया था कि लेमानोस ट्रेवल्स में टेलीपोर्ट नाम की एक पावर है। ये याद आते ही उसकी सारी टेंशन दूर हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। वो मन ही मन हैसा और बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उसका एटीट्यूड ऐसा था जैसे कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। ये देखकर क्लाइन को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। उसे पता था कि एमलिन को लेमावल्स का ट्रेवलर्स डोर याद आ गया है। क्लाइन ने सोचा, अगर मेरे पास खुद ट्रैवलिंग पावर नहीं होती तो मैं पक्का ये शर्त रखता कि कोई भी उस स्पेलबुक के उस पेज को हाथ नहीं लगाएगा। खैर, क्लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास तो क्रीपिंग हंगर नाम का ग्लव था जिससे वो वापस जा सकता था। मीटिंग आगे बढ़ती है। एल्गर लिटिलसन यानी डेरिक से पूछता है कि सिटी ऑफ सिल्वर में क्या चल रहा है। डेरिक बताता है कि 6 मेंबर काउंसिल पुराने चीफ के मकबरे यानी मौजोलियम में कुछ कर रही है, लेकिन उसे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। ये सुनकर क्लाइन को भी याद आता है कि सिटी ऑफ सिल्वर का पुराना चीफ एक मकरा बनाकर उसमें चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। सबको शक था कि वो सीक्वेंस 3 में एडवांस होने की कोशिश में फेल हो गया था। क्लाइन की स्पिरिचुअल इंट्यूशन उसे बता रही थी कि उस जगह पर कोई बहुत बड़ा खतरा है।
एल्गर भी डेरिक को वार्न करता है कि वो इस मामले पर नजर रखे, क्योंकि इतने क्रिटिकल टाइम पर उस मकबरे की जांच करना जरूर किसी बड़ी और खतरनाक चीज का संकेत है। डेरिक भी सीरियसली सिर हिलाता और कहता है कि वो पता लगाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद मीटिंग का नॉर्मल पार्ट शुरू होता है, जहां सब लोग डेरिक को बाहर की दुनिया की लैंग्वेजेस सिखाते हैं और उससे पुराने मिथ्स के बारे में सीखते हैं। इस बीच ऑड्रे थोड़ी उदास थी। उसे लग रहा था कि इस हफ्ते कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, न कुछ खरीदा, न कुछ शेयर किया। लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि ये नॉर्मल है, वो एक अर्ल की बेटी है। अगर उसकी लाइफ में हर हफ्ते खतरनाक बियॉन्डर मैटर्स होने लगे तो इसका मतलब होगा कि सोसाइटी का पूरा सिस्टम ही फेल हो गया है। ये सोचकर वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाती है और मिस्टर फूल को गुड बाय कहकर मीटिंग से चली जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद क्लाइन कमरे की बालकनी में खड़ा होकर सोच रहा होता है। वो सोचता है कि जिस तरह फॉवर्स ने लेमानोल्स को किराए पर देने की कोशिश की, फ्यूचर में टैरो क्लब में ऐसे और भी ट्रांजैक्शंस होंगे, और क्लाइन को इसमें एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। उसने सोचा, हाँ, इन लोगों को अभी तक एहसास भी नहीं है कि उनकी बियॉन्डर पावर्स भी बेची जा सकती हैं। जब ये रेंटल वाला सिस्टम पॉपुलर हो जाएगा तो कोई न कोई पावर रिकॉर्ड करवाने की रिक्वेस्ट भी करेगा, और उस टाइम पर क्लाइन अपने पास मौजूद कई मिस्टिकल मदद से अलग अलग डोमेन की पावर सप्लाई कर पाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान था। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था कि कौन सबसे पहले हिम्मत करके द फूल से डेमिगॉड लेवल की पावर रिकॉर्ड करने के लिए कहेगा, और अगर कोई नहीं भी करेगा तो वो द वर्ल्ड के जरिए एक एग्जाम्पल सेट करवा देगा। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी मिस्टर फूल का मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि सब लोग ऑनर्ड, डिलाइटेड और डरे हुए रहेंगे। क्लाइन फ्यूचर के बारे में यही सब सोच रहा था, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अंदर आया उसका बटलर वॉल्टर, और उसने बताया कि नेशनल एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन काउंसिल से मैडम मैरी उनसे मिलने आई हैं। मैरी शॉर्ट। क्लाइन हैरान था। ये वही लेडी थी जिसने अपने एक्स हस्बैंड की जांच करने के लिए हायर किया था। वो यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं उसे ड्वेन डेंटेस यानी क्लाइन का नकली अवतार पसंद तो नहीं आ गया। खैर, क्लाइन ने स्माइल के साथ उसे अंदर बुलाने को कहा। जल्द ही मैडम मेरी एक्टिविटी रूम में उसके सामने बैठी थीं। वो पहले से ज्यादा क्लासी और एलिगेंट लग रही थीं। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद क्लाइन ने सीधे पॉइंट पर आकर पूछा, मैडम, आप किसी बात को लेकर परेशान लग रही हैं? मैरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने आपकी समझदारी के बारे में बहुत सुना है। बात यह है कि क्या आप कोई कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? क्लाइन ने शांति से पूछा, क्यों, क्या आप किसी मुश्किल में हैं? मैरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, कोई और उन्हें बेच रहा है। तो भाई, आज बात करते हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 794 की, जिसका टाइटल है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और ये चैप्टर दिखाता है कि कैसे हमारा क्लाइंट ड्वेन डांटेस की अपनी नई आइडेंटिटी को एक अलग ही लेवल पर ले जा रहा है, जहां वो बियॉन्डर्स से नहीं बल्कि बिजनेस की दुनिया के शार्क से डील कर रहा है। तो सीन ये है कि क्लाइंट मैडम मैरी के साथ हाई टी एंजॉय कर रहा है और माहौल काफी फॉर्मल और एलिट क्लास वाला है। लेकिन इस चाय पर चर्चा के पीछे एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ड्रामा चल रहा था। मैडम मैरी ने बताया कि उनकी कंपनी कोइम कंपनी के शेयर्स कोई और बेच रहा है। अब क्लाइन, जो ड्वेन डांटेस बना हुआ है, वो तुरंत सवाल नहीं पूछता, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह सिचुएशन को समझता है। वो मैरी से ही पूछ लेता है, मैम, आप खुद क्यों नहीं खरीद लेती? और फिर वो अपनी नॉलेज दिखाता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे लोएन किंगडम में पॉल्यूशन को लेकर नए कानून बनने के बाद कोइम कंपनी, जो अच्छी क्वालिटी का कोयला बेचती है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मतलब ये कंपनी आगे चलकर मिलियंस की भी बन सकती है। तो ऐसे में इसके शेयर्स खरीदना तो सोने की खान खरीदने जैसा है। मेरे हिसाब से क्लाइन का ये मूव बहुत स्मार्ट था। उसने ये दिखा दिया कि वो सिर्फ पैसे वाला ही नहीं बल्कि दिमाग वाला इन्वेस्टर भी है। इस पर मैडम मैरी अपनी पूरी कहानी बताती हैं। वो कहती हैं कि जब से पॉल्यूशन वाला कानून पास हुआ है, उनकी कंपनी तेजी से बढ़ रही है, और इसी वजह से बड़े बड़े पावरफुल लोग इस कंपनी पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। सिचुएशन ये थी कि अगर वो नेशनल एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन काउंसिल की मेंबर न होती और बड़े बड़े नोबल्स और सरकारी अधिकारियों को न जाती, तो अब तक तो उन्हें प्रेशर में आकर अपने शेयर्स बेचने पड़ जाते। ये एक क्लासिक कॉर्पोरेट वॉरफेयर का सीन था, जहां छोटी मछली को बड़ी मछलियां खाने की कोशिश कर रही थी। मैरी ने बताया कि ये कंपनी उसके पिता की विरासत है और वो इसे किसी और का खिलौना बनते नहीं देखना चाहती। उसने अपनी पूरी शेयर्स गिरवी रखे, प्रॉपर्टी बेची, दोस्तों से मद ली और जैसे तैसे करके 45% शेयर्स अपने कंट्रोल में कर लिए थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि एक छोटा शेयर होल्डर अचानक अपने 3% शेयर्स बेच रहा था, और मैरी और उसके दोस्तों के पास उसे खरीदने के लिए कैश नहीं था। अब सोचो, सिर्फ 3% शेयर्स की वजह से पूरी कंपनी हाथ से जा सकती थी। ये सब सुनकर क्लाइन को एहसास होता है कि ये तो एक बिजनेस वॉर है, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसे ये सब नया और थोड़ा अनफैमिलियर भी लगा। आखिर वो तो मॉन्स्टर्स और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने का आदी था। खैर, वो अपनी ड्वेन डांटेस वाली एक्टिंग जारी रखता है और सैंडविच खाते हुए पूछता है, आप जो नए शेयर्स खरीदेंगी उन्हें भी तो गिरवी रख सकती हैं ना? मैरी जवाब देती है कि उतना टाइम ही नहीं है, दूसरी पार्टी कभी भी डील क्लोज कर सकती है। तब क्लाइन मुद्दे की बात पर आता है, तो आप मेरे पास क्यों आई? इस पर मैरी ने राहत की सांस ली और 3 कारण बताए।
पहला कि तुम बैकलैंड में बहुत सारा पैसा ले आए हो, तुम्हें फंड्स जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, तुम यहाँ नए हो, तुम्हारा दूसरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा, तो तुम एग्रीमेंट नहीं तोड़ोगे। और तीसरा कि हमारी भले ही एक ही मुलाकात हुई हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही डिग्निफाइड और नॉलेजेबल जेंटलमैन हो। ये सुनकर क्लाइन मन ही मन थोड़ा एम्बेरेस्ड होता है, लेकिन खुश भी होता है कि ड्वेन डांटेस की उसकी एक्टिंग काम कर रही है। दुनिया की नज़र में वो एक दूर की सोचने वाला, काबिल और अमीर आदमी था जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा है। और सच में उसके पास पैसा था भी। वो मन ही मन अपने एसेट्स काउंट करता है। मिस मैजिशियन से मिले 6,000 पाउंड्स, मिस्टर एक्स से मिले 48 पाउंड्स और उसके खुद के पैसे मिलाकर उसके पास टोटल 22,991 पाउंड्स थे। मिस मैसेंजर का कर्ज चुकाने के बाद भी वो एक असली टाइकून था। फिर मैरी अपना ऑफर बताती है। वो चाहती है कि क्लाइन वो 3% शेयर्स खरीद ले और इसके बदले में वो उसके साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। पहला कि वो 3 महीने में क्लाइन से वो शेयर्स वापस खरीदेगी और वो भी उस 3 महीने की सबसे हाईएस्ट प्राइस पर, और टैक्स भी वो खुद भरेगी। दूसरा कि वो दोनों कंपनी के मामलों में मिलकर काम करेंगे और इसके अलावा वो क्लाइन को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर भी बनाएगी, जिससे उसे हाई सोसाइटी में और अच्छी एंट्री मिल जाएगी। ये सुनकर क्लाइन को लगा कि ये तो एक श्योर विन डील है, मतलब इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। ये एक तरह से लोन देने जैसा था, जिसके बदले में उसे इंटरेस्ट और सोशल रिसोर्सेज दोनों मिल रहे थे। और ये उसके ड्वेन डांटेस वाले कैरेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि उसे वैसे भी कुछ इन्वेस्टमेंट दिखाने थे ताकि किसी को शक न हो। ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था, मतलब जब भी उसे बैकलैंड छोड़ना पड़ेगा वो आसानी से अपना पैसा निकाल कर जा सकता है। तो क्लाइन एक वार्म स्माइल के साथ कहता है, एक लेडी की प्रॉब्लम सॉल्व करना तो मेरा फर्ज है, लेकिन वो अपनी सावधानी भी दिखाता है। वो कहता है, मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत कॉशस रहता हूँ। मैं एक लॉयर और एक अकाउंटिंग टीम हायर करूंगा जो कोइम कंपनी की सिचुएशन की जांच करेगी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं निकली तो हम ये डील कर सकते हैं। और मन ही मन वो सोचता है कि इसके अलावा मैं डिवाइनेशन तो करूंगा ही। इस पर मेरी मान जाती और कहती हैं कि इन सब का खर्चा भी वही उठाएगी। शेयर्स की कीमत थी लगभग 12,000 पाउंड्स, जो क्लाइन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और इसी के साथ उनकी डील पक्की हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं बैकलैंड के ईस्ट बोरो में, जहां रात के 8 बज रहे हैं। यहाँ हमारा वेट दोस्त एमलिन पाइट एक मिशन पर निकला था। उसने एक मजदूर की तरह ग्रे ब्लू कपड़े पहने थे, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि उसके कपड़े गरीबों के फटे पुराने के मुकाबले बहुत ज्यादा नए और साफ थे। ये देखकर उसे अपनी ड्रेस खुद ही फाड़नी पड़ी, और फिर जो हुआ वो बहुत फनी था। एमलिन, जो साफ सफाई को लेकर बहुत पर्टिकुलर था, उसे दीवार से गंदगी उठाकर अपने कपड़ों और चेहरे पर लगानी पड़ी। कोयले, कीचड़ और न जाने किस किस चीज की बदबू से इसका सिर घूम रहा था। उसे लगभग उल्टी ही आ गई थी। उसे उस दिन एहसास हो कि एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सॉफ्ट स्मेल होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। खैर, जैसे तैसे अपना भेस बदलकर वो भीड़ में घुस गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, उसे इस बोरो के रास्ते ही नहीं पता थे। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद वो अपने पहले टारगेट आर्गोस के घर पहुंचा, जो प्राइमोर्डियल मून का बिलीवर था। लेकिन जब उसने अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसे पता चला कि कमरे में कोई नहीं जिंदा न मुर्दा। वो या तो जा चुका था या अभी वापस नहीं आया था। एमलिन को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दूसरे टारगेट गैलिस केविन घर की ओर निकल पड़ा। और इस बार वो खुश हो गया, क्योंकि उसे घर के अंदर से खुशबू आई। गैलिस केविन घर पर था, लेकिन तभी उसे एक और खुशबू आई जो बिल्कुल आर्गोस की थी। उसके दिमाग की बत्ती जली। आर्गोस अपने घर पर इसलिए नहीं था क्योंकि वो गैलिस केविन के पास आया हुआ था। कमरे में 2 लोग थे, और ये रियलाइज करते ही एमलिन का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। वो 1-on-1 फाइट के लिए तो कॉन्फिडेंट था, लेकिन 1 against 2, वो भी 2 आर्टिफिशियल वैम्पायर्स के खिलाफ, उसे थोड़ा डर लग रहा था। भले ही उसके पास लेमानोवल्स जैसा पावरफुल आर्टिफैक्ट था। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, एक सस्पेंस के साथ कि अब एमलिन क्या करेगा। तो भाई, पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने क्लाइन की साइड की स्टोरी देखी, लेकिन अब कैमरा घूमता है हमारे दूसरे कैरेक्टर एमलिन व्हाइट पर। याद है ना, हमारा वैम्पायर दोस्त जो खुद को बहुत कूल समझता है, लेकिन असल में ज्यादातर टाइम घर पर ही रहना पसंद करता है। सिचुएशन ये थी कि एमलिन एक मिशन पर था। उसे प्राइम बड़े मून के कुछ बिलीवर ठिकाने लगाना था। लेकिन जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचता है, उसे एक सरप्राइज मिलता है। अंदर एक नहीं बल्कि 2 टारगेट थे। अब एमलिन, जो कि एक सैंगवाइन है, उसे लड़ाई झगड़े का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसने अपनी पूरी लाइफ में शायद उंगलियों पर गिनने लायक फाइट्स की होंगी, और वो भी ज्यादातर 1-on-1 या जहां उसका पल्ला भारी हो। 2 दुश्मनों को एक साथ हैंडल करना उसके लिए बिल्कुल नया था, और सच कहूं तो उसकी थोड़ी फट रही थी। उसे अपनी पुरानी हार याद आ जाती है, जब वो और उसके पेरेंट्स मिलकर भी हार्वेस्ट के एक बिशप को नहीं हरा पाए थे। वो याद आते उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, जैसे उसे वो सारा टॉर्चर फिर से याद आ गया हो जो उसे वहां सहना पड़ा था। तो अब सवाल ये था कि एमलिन को आगे क्या करना चाहिए। वो ज्यादा देर दरवाजे के बाहर खड़ा नहीं रह सकता था, क्योंकि उसका टारगेट गैलिस केविन एक आर्टिफिशियल वैम्पायर था और उसकी सेंसेस काफी शार्प थीं। वो चुपके से कॉरिडोर के एंड में जाकर
परछाई में छिप जाता है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ कोई सॉलिड प्लान बनाने की कोशिश कर रहा था। और तभी उसके दिमाग में टैरो क्लब के एक और मेंबर द हैंगमैन की सिखाई हुई बात गूंजती है। पेशेंस। किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए पेशेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब तुम अपने गुस्से और जल्दबाजी पर काबू पा लेते हो, तभी तुम सबसे बड़े खतरों से बच सकते हो। कभी कभी बस सब्र करना और सहना ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। ये शब्द एमलिन के दिमाग में बैठ जाते हैं और उसे समझ क्या करना है। उसका प्लान सिंपल था। वो घात लगाकर इंतजार करेगा जब तक कि दूसरा बंदा अरगोस वहां से चला नहीं जाता, क्योंकि ये उसका घर तो था ही, तो जाहिर है वो कभी न कभी तो जाएगा ही। और जैसे ही वो जाएगा, सिचुएशन वन ऑन वन हो जाएगी, जिसे एमलिन हैंडल कर सकता था। पेशेंस, टॉलरेंस, वेटिंग। एमलिन अन्य मन में इन शब्दों को किसी मंत्र की तरह दोहरा रहा था, ताकि वो अपने आसपास के माहौल से हो रहे डैमेज को झेल सके। और भाई, माहौल सच में बहुत ही ज्यादा खराब था। वो जिस बिल्डिंग की पहली फ्लोर पर छिपा था, वहां हवा में हर तरह की गंदी बदबू थी, पेशाब की, सड़न की, बिना फ्लश किए हुए टॉयलेट्स की, और वहां रहने वाले लोगों के पसीने की स्मेल। ये सारी बदबू मिलकर एक जहर जैसा बना रही थी, जो एमलिन की शार्प वैम्पायर सेंसेस पर सीधा हमला कर रही थी। लाइफ में पहली बार इनको लगा कि काश वो अपनी नाक काटकर फेंक सकता। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी नर्क में फंसा हुआ है और टॉर्चर झेल रहा है। लेकिन वो सब्र करता रहा। हर एक सेकंड उसे घंटों जितना लंबा लग रहा था। और फाइनली उसका इंतजार खत्म हुआ। उसने देखा कि गैलिस केविन का दरवाजा खुला और एक ब्राउन फिगर बाहर निकला। ये वही दूसरा बंदा, आर्गोस था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और उस पर फोड़े हो रहे थे, जो देखने में काफी घिनौना लग रहा था। जैसे ही आर्गोस बिल्डिंग से बाहर निकला, एमलिन की आंखों में चमक आ गई। उसने लगभग 5 मिनट जार किया ताकि पूरी तरह से श्योर हो जाए, और फिर वो एक्शन के लिए तैयार हो गया। अब उसका टारगेट था गैलिस केविन, एक आर्टिफिशियल वैम्पायर। एमलिन को उसके पावर्स और एबिलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा था, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसे पता था कि गैलिस की सूंघरी शक्ति कम नहीं होगी और उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन भी अच्छी होगी, जो उसे खतरे के बारे में पहले ही आगाह कर सकती है। तो एमलिन ने सबसे पहले एक पोशन पिया और एक लिक्विड अपने ऊपर स्प्रे किया ताकि उसकी बॉडी की स्मेल पूरी तरह से छिप जा। फिर उसने एक और पोशन यूज किया, जिससे वो और उसके कपड़े पूरी तरह से इनविजिबल हो गए, जैसे किसी ने उसे इरेजर से मिटा दिया हो। इसके बाद आता है उसका असली ट्रम्प कार्ड, ले मानोज ट्रेवल्स। ये एक ब्रॉन्ज ग्रीन कलर की छोटी सी नोटबुक थी, जो हवा में अचानक से प्रकट हुई। ये नोटबुक अपने आप खुलने लगी और एक ऐसे पेज पर रुकी जिस पर एस्ट्रोलॉजी के सिंबल्स बने हुए थे। जैसे ही वो सिंबल्स गायब हुए, आसपास की स्पिरिचुअल दुनिया में एक तरह का डिसरप्शन पैदा हो गया। ये एक एस्ट्रोलॉजर की एबिलिटी थी, जिससे टारगेट की खतरे को भांपने की शक्ति कमजोर हो जाती है। अब सोचो कितना जीनियस प्लान था। पहले खुद को छिपाया, फिर दुश्मन की सिक्स सेंस को ही जाम कर दिया। सारी तैयारी के बाद एमलिन चुपचाप गैलिस केविन के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा, लेकिन वो दरवाजे से अंदर नहीं गया। नहीं, ये तो पुराना तरीका हो गया। उसने फिर से ले मानोज ट्रेवल्स को निकाला और उसे डोर ओपनिंग वाले पेज पर खोला। एमलिन के दिमाग में एक अजीब सी आवाज आई और उसने अपना हाथ सामने की दीवार पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ दीवार से टच हुआ, उसके सामने एक धुंधला नीला इनकॉर्पोरियल दरवाजा बन गया, जो दीवार के आर पार जा रहा था। एमलिन ने एक गहरी सांस ली और उस भूतिया दरवाजे के अंदर चला गया, जैसे वो पानी की किसी स्क्रीन से गुजर रहा हो। और बस एक पल में सीन बदल गया। वो अब गैलिस केविन के अपार्टमेंट के अंदर था, और उसके पीछे वो नीला दरवाजा ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। ये तो भाई हॉलीवुड मूवी से भी नेक्स्ट लेवल की एंट्री थी। अंदर उसने अपने टारगेट गैलिस केविन को देखा। वो बेड के साइड में बैठा दरवाजे को घूर रहा था, शायद अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका कातिल ऑलरेडी उसके बगल में खड़ा है, पूरी तरह से इनविजिबल। एमलिन चुपके से उसकी साइड में गया, एक ऐसे एंगल पर जहां वो उसे देख न सके, और उसने अपनी नोटबुक का एक और पेज खोला। इस पेज पर एक पतले से पेड़ जैसा फिर बना था, जिसकी शाखाएं फैली हुई थीं। एमलिन ने अपनी उंगली उस पेज पर फिराई और अचानक पूरे कमरे में चांदी की बिजली कौंध गई। एक जोरदार ऐजने साउंड के साथ वो बिजली सीधे गैलिस केविन के सिर पर गिरी और उस बेचारे को तुरंत ही चार कर दिया। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसकी आंखें फोकस खो बैठीं। वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। और इससे पहले कि वो पैरालाइसिस से रिकवर कर पाता, बिजली की चमक के बीच एमलिन उसके ठीक पीछे प्रकट हुआ। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और एक झटके में उसकी गर्दन पकड़ ली। कचाक उसने शांति से गैलिस की गर्दन तोड़ दी और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, ताकि वो अपनी हीलिंग पावर से खुद को ठीक न कर पाए। गैलिस की बिना सिर वाली लाश जमीन पर गिर पड़ी और चारों तरफ खून फैल गया। एक आर्टिफिशियल वैम्पायर बस इतनी आसानी से मारा गया। एमलिन खुद हैरान था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए सिर को अविश्वास से देखा। गैलिस को मरते दम तक पता नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या था। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और कंफ्यूजन था। ये इतना आसान था, एमलिन ने सोचा। फिर उसे रियलाइज हुआ, ये सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी, ये था बियॉन्डर पावर्स के परफेक्ट कॉम्बिनेशन का कमाल। एस्ट्रोलॉजर की डिसरप्शन, डोर ओपनिंग से सरप्राइज अटैक, और फिर लाइटनिंग स्ट्राइक से पैरालिसिस। इस स्ट्रेटेजी ने दुश्मन को मौका ही नहीं दिया। उसे पहली बार ले मानोज ट्रेवल्स की असली कीमत समझ आई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही एमलिन लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था,
उसे 2 मिनट बाद अचानक दरवाजे की तरफ से कुछ आहट सुनाई दी। उसे कदमों की आवाज़ आई और फिर उसे आर्गोस की जानी पहचानी स्मेल आई। ये वापस क्यों आ गया? एमलिन तुरंत नर्वस हो गया। आर्गोस ने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिलने पर उसे शक हो गया। उसे खून की गंध आ गई थी। एमलिन सोच में पड़ गया, अब क्या करूं? बाहर निकलकर उसे खत्म कर दूं? नहीं, कोई देख लेगा तो ऑफिशियल बियॉन्डर्स पीछे पड़ जाएंगे। अचानक उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उसने गैलिस के सिर को वापस बेड पर रखा और खुद फिर से इनविजिबिलिटी पोशन पीकर कमरे के एक कोने में छिप गया। उसने सीन को ऐसा बना दिया जैसे कातिल अपना काम कर कब का भाग चुका है। बाहर और अंदर पूरी तरह से सन्नाटा था। अचानक कमरे की खिड़की धीरे से खुली और एक जोड़ी आंखें अंदर झांकने लगी। पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद आर्गोस खिड़की से अंदर कूद गया और धीरे धीरे अपने साथी की लाश की तरफ बढ़ने लगा। और इधर कोने में एमलिन व्हाइट ने चुपके से लेमानोस ट्रॉवल्स को निकाला और उसे फिर से लाइटनिंग स्ट्राइक वाले पेज पर खोल दिया। आर्गोस का ध्यान बेड पर पड़े अपने दोस्त के सिर पर था और ठीक उसी मोमेंट उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो चुकी थी? यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है, एक जबरदस्त क्लिफहैंगर के साथ। In a quiet room, the candle burns low, a page turns slow, the symbols flow, voices rise.